ताबानी तहा बलूची शायरी, बलूची सकाफत, बलूची समाज के खदोखाल, हज असगर, दमगी रहबन, पंत शौन हवारन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन प्रोग्राम आबाद सिंध में मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ थेबो। नाजरीन, इस हफ्ते हम बात करेंगे 27वीं आइनी तरमीम के बारे में बात करेंगे जो अभी सेनेट में बिल पेश किया गया। उस बिल में जो है वफाकी आइनी अदालत का क़याम और चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो ओहदा है वो आर्मी चीफ़ को देने की जो तजवीज़ पेश की गई है, और 27वीं आइनी तरमीम जो है उसके बारे में जो पॉलिटिशियंस हैं और हमारे जो वकला है और सिविल सोसाइटी है वो क्या कहते हैं, हम उनके हवाले से बात करेंगे कि उनको क्या रिजर्वेशन है और पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। अभी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है नसीर मेमन साहब। जी वालेकुम सलाम। नसीर साहब वेलकम इन प्रोग्राम। नसीर साहब, ये जो अभी बिल भी पेश हो गया सेनेट में 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से, और जो वफाकी आइन अदालत का क़याम है वो भी इसमें शामिल है। चीफ़ ऑफ डिफेंस का जो ओहदा है फोर्सेस का वो आर्मी चीफ़ को देने के हवाले से तजवीज़ें दी गई हैं। आप क्या कहेंगे इस बिल के बारे में? बहुत शुक्रिया आसिफ। शुरू में जब इस बिल के खदोखाल सामने आए तो उसमें एक और पहलू डोमिनेट कर रहा था, और वो था सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से। उसमें मेनली 2 पॉइंट सामने आए थे जो बिलाल भुट्टो साहब ने खुद ट्वीट किया। एक तो ये था कि NFC अवार्ड में जो एक क्लॉज है कि NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम नहीं हो सकता पिछले अवार्ड से, उसको ख़त्म करना चाह रही वफाकी हुकूमत। और 2 महकमे उन्होंने लिखे थे कि सूबों के पास से जो वफाकी हुकूमत वापस रखना चाहती है जी। लेकिन फिर गाय बगाए लगा कि ये तो नहीं हो सकेगा, कोई भी पार्टी उसके लिए विलिंग नहीं है। और मेरा अपना ये ख्याल है कि ये भी एक दिखावा था, एक माहौल बनाना था, और असल में यही 2 तरमीमें हैं जो अभी आपने बताई हैं। एक तो वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात हो रही है, और ये बात सही है कि ये मिसाक जमहूरियत में मौजूद है। बेनजीर साहबा खुद भी इसकी बड़ी हामी रही कि एक वफाकी अदालत हो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स देखे, जिसमें चारों सूबों की यकसा नुमाइंदगी हो। अब इस पे जो वकला बरादरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात के माहिरीन, वो इसको कैसे देखते हैं, बज़ाहिर तो मुझे इसमें कोई खराबी नज़र नहीं आती। हाँ, अनलेस कि उसके पीछे कोई हिडन एजेंडा और हो, वो अलग बात है। वरना कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे एक अलग कोर्ट के पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज बड़े सीरियस रहे हैं, बहुत ही सीवियर क्राइसिस रहे हैं, बड़े बायसेस रहे हैं। उसमें आपने देखा कि बेनजीर साहबा की हुकूमत बहाल नहीं होती थी, और 2 साल बाद वही अदालतें नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बहाल करती थी, वो भी उसी तरह टापले हुए थे। तो उसी वक्त ये लाहौर और लाड़काना की हुकूमत वाली बात का एक जो है ना क्रेज सामने आया। तो मेरा ख्याल है कि एक ऐसी अदालत जिसमें चारों सूबों की नुमाइंदगी हो। अभी तो फेडरल कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें सच्ची बात है कि मतलब अभी 2-4 महीने पहले तक तो कोई सिंधी स्पीकिंग जज भी नहीं था, बलोची भी मुझे याद नहीं है, तो इस लिहाज से तो मुझे ठीक लगता है। लेकिन उसके और डायमेंशन हो सकते हैं जो, चूंकि मेरा मौजू नहीं है, इसके बारे में मेरी महारत नहीं है, तो शायद मैं उसको मिस कर जाऊं। दूसरी बात जो है आर्मी सरबराह के पावर्स को बढ़ाना, वो मुतवक्का था, क्योंकि इन्होंने एक नया ओहदा तो पैदा कर दिया जो उन्होंने फील्ड मार्शल करार दे दिया, लेकिन उसकी आइन में कहीं उसका तस्करा नहीं था। अच्छा, अब उन्होंने चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ की पोजीशन खत्म करके ये पावर सीधी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को देने की बात की। फ्रैंकली चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ वैसे ही एक सेरेमनियल होता था, हमने कभी उसको डोमिनेट करते हुए या डिसीजंस लेते हुए, डोमिनेट नहीं कहूँगा, वो नहीं देखा था। बहरहाल जो बड़ी फौज का सरबराह होता है पाकिस्तान में वही सरबराह होता है, लेकिन जाहिर है फोर्सेज अलग हैं, उनका अपना रोल है। अब वो उसको अपेरेंटली लगता है कि एक जगह पे उसको ज्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में रखना चाहते हैं कि एक सिंगल कमांड मौजूद हो, लेकिन उसमें और भी मामलात हैं। अब जैसे उसमें कि ये ताहयात टाइटल रहेगा, उसकी ताहयात टाइटल का मकसद ये है कि वो ताहयात पर्सन बैठा रहेगा, लेकिन वो टाइटल ताहयात रहेगा, बज़ाहिर उसको एक बड़ी आनर के साथ कनेक्ट किया गया है। तो ये डिफेंस से रिलेटेड मामलात हैं, कोई उस सब्जेक्ट का माहिर उस पर बात कर सकता है। लेकिन 18वीं तरमीम और NFC वाला मामला पसे पुश चला गया, एटलीस्ट अब वो हमें होते हुए नजर नहीं आ रहा फौरी तौर पर।
अच्छा नसीर साहब, ये बिल जो पेश किया गया है इसमें आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई मतलब जो हमें खदशात थे उसके हवाले से भी कोई बात नहीं है, और जो बिलावल ने ट्वीट किया था पहले कुछ दिन पहले, तो ये क्या माजरा था कि मतलब उन्होंने जो ट्वीट किया था और में एनएफसी की बात की गई और सूबाई खुद मुख्तियारी 18वीं तरमीम की बात की गई, लेकिन अब जो सामने चीज़ आई है तो उसमें तो ऐसी कुछ चीज़ नहीं है आप कह रहे हैं। जी, जो अभी तक उसका कंटेंट सामने आया उसमें ये क्लाजेस नहीं है। तो उसकी एक वजह मुझे लगता है कि चूंकि पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी थी उसने जी। वाज़े अल्फाज में ये कह दिया था कि हमें ये तरमीम मंजूर नहीं है जिसमें एनएफसी में सूबों का शेयर कम हो, और फजल रहमान ने भी मुखालफत की। अब इसके तो बाकी सूबों ने भी मुखालफत करनी थी क्योंकि सब सूबे शेयर लेते हैं ना एनएफसी से। सही। तो इसलिए वो दूसरा ये भी कभी कभी एक पॉलिटिकल स्टंट भी होता है। आप एक ऐसी चीज सामने ले आए जो आपको पता हो कि यार वैसे ही नहीं होनी, लोग उसमें एंगेज हो जाएं, डिस्कोर्स उधर चला जाए। आपने देखा 2-4 दिन यही डिबेट में था, और फिर एंड टाइम पे आप पोटली से कुछ और निकाल लें, तो फिर और चीजें जो असल मेरा ये ख्याल है कि वो सिर्फ फसाड था, असल एजेंडा यही था, यही तरामीम थी जो कि आज हमने टेबल होते हुए देखी है सेनेट में। अच्छा नसीर साहब, तो अब देखा जाए कि हमने बिलावल के जो ट्वीट के बाद जो एक सोशल मीडिया पे तूफान देखा कि 18वीं तरमीम जो है रोल बैक होगी और एजुकेशन और पॉपुलेशन जो है वफाक के पास चले जाएंगे, तो उस पर पीपल्स पार्टी का जो स्टैंड है वो तो अब सबके सामने है। तो अभी जो है आप कह रहे हैं कि ये चीज़ मतलब पहले से ही ड्राफ्ट में शामिल नहीं थी या बाद में पीपल्स पार्टी के स्टैंड लेने के बाद ये कुछ चीज़ें तब्दील हुई हैं, इसके बारे में बताएं। जी आसिफ, मुमकिन है क्योंकि बिलाल भुट्टो ने लिखा कि वजीर आजम ने जब उनसे मुलाकात की और प्रेसिडेंट जरदारी से, तो जिन निकात में मदद तलब की वजीर आजम ने उसमें बिलाल भुट्टो ने चीज लिखी थी। तो एन मुमकिन है कि एजेंडा में कभी कभी होते हैं आप 10-12 आइटम रख लेते हैं, सही। फिर आप पॉलिटिकल प्रोसेस में जाते हैं, कुछ चीजें फिल्टर होकर निकल जाती हैं, कुछ चीजें फंस जाती हैं। तो मुझे लगता है कि ये वो चीजें थी जिस पे रायमा को हमवार करना पॉलिटिकली बहुत मुश्किल था पीपल्स पार्टी के लिए, खुद नवाज लीग के लिए भी आसान ना होता, लेकिन उन्होंने कह दिया। तो एक तो देखें सिंध में बड़ा क्विक रिएक्शन, आपने देखा कि एकदम सिंध में एक सेमिनार हुआ कराची में, कुछ फिर आपने सोशल मीडिया देखा, फिर आपने सिंधी मीडिया पे देखा, इवन मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसमें भी, वैसे तो मैं सिंधी मीडिया और बलोची मीडिया सबको मेन स्ट्रीम मीडिया ही समझता हूँ, समाओ हमारे पास उर्दू मीडिया को मेन स्ट्रीम कहा जाता है, जी। बट उसमें भी आप देख रहे थे कि उन चैनल्स पे भी जो डिबेट थी तो कोई इसको सपोर्ट नहीं मिल रही थी। रज़ा रब्बानी साहब ने एक स्ट्रांग स्टेटमेंट दे दी इसके खिलाफ, तो कोई सपोर्टिंग वॉइसेज ही नहीं थे इन चीजों के खिलाफ के हक में कि आप सूबों के इख्तियारात कम करें और उनके वसाइल कम करें। लिहाजा हो सकता है हुकूमत की ख्वाहिश हो, और लेकिन उन्होंने देखा हो कि चलो अब इस वक्त और बड़े अहम इशूज हमारे प्लेट पे हैं, अगर उस पर मफामत हो रही है, इतफाक राय, तो चले पहले तो उसको निकालें ना, और बाकियों पे फिर हम अगले मरहले में एफर्ट करेंगे। तो आपने देखा होगा कि वो फैसल जो है वो क्या नाम है वाडा, जी वो जी। कहते रहे कि जी 18वीं तरमीम भी आएगी, तो हो सकता है उन्होंने कुछ चीजें आगे के लिए रखी हों, जैसे 26वीं में कुछ चीजें नहीं हुई थी तो यहाँ पे ले आए थे, अब आगे भी ले जा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये एजेंडा से वक्ती तौर पर हटाए, इससे इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल लीडरशिप को कोई मतलब नसीर कंफर्ट साहब, नहीं है आपके इसमें। मुताबिक तूफान जो है वो वक्ती तौर पे टल गया है लेकिन मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुआ, आप कह रहे हैं कि आगे कुछ भी हो सकता है। जी जी बिल्कुल हो सकता है, इसलिए कि ये पुरानी ख्वाहिश है, फिर कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि सूबे मजीद बनाए जाएं, ये ख्वाहिशात हैं और आज की नहीं है, पुरानी है। इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी और जो सेंट्रलिस्ट माइंडेड पॉलिटिकल लीडरशिप है वो पहले दिन से खफा है कि ये आपने सूबों को इख्तियार क्यों दिए, आपने वसाइल क्यों दिए, बड़ी उसके लिए दलीलें होती हैं उनके पास। तो वो ख्वाहिश तो है ना, ख्वाहिश तो खत्म नहीं हुई, अब मुवाफिक हालात नहीं है तो अभी वो रुक गया मामला। इतना आसान नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है उसको विड्रॉ नहीं करेंगे, किसी मौके पे दोबारा उठाएंगे इसको। सही, बहुत बहुत शुक्रिया नसीर मेमन साहब, आपने हमें कीमती राय से आगाह किया। नाजरीन, हमारे साथ सीनियर तज्ज़ा निगाह नसीर मेमन साहब बात कर रहे थे 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से, और उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो 18वीं आइनी तरमीम थी उसमें जो सूबों को खुद मुख्तियारी मिली, मतलब खदशात थे कि उसको रोल बैक किया जाए, मगर ऐसी कुछ भी नहीं हुआ। और अगर देखा जाए कि आबादी और तालीम के हवाले से जो पहले बिलावल साहब ने ट्वीट किया था कि मतलब वो खदशात हैं, लेकिन उसके बाद काफ़ी तब्दीली आ गई और जो पीपल्स पार्टी ने अपना स्टैंड लिया और उस पर एनएफसी अवार्ड हो, चाहे सूबाई खुद मुख्तियारी के मामला हो या 18वीं तरमीम हो, उस पर कोई भी समझौता नहीं किया। और हमें एक तकरीर भी याद है, हम वो तकरीर भी आपको दिखा सकते हैं, जब आसिफ अली जरदारी जो है सदर पाकिस्तान, उनसे पूछा गया एक इंटरव्यू में
कि बीबी के खोने के बाद आपने क्या हासिल किया, तो उन्होंने कहा कि हमने 18वीं तरमीम हासिल की। तो ये सूरत हाल है अभी जो सियासी है मुल्क में, गर्मा गर्मी की सूरत हाल है। अभी हम यहाँ पे लेंगे एक मुख्तसर सा ब्रेक। बेचारे मरागिश बेजाना पनशंबे दरशंबेया शपे साहत अश्ता योका वशन्यूजा। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे थे 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से। अभी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर गेस्ट है हमारे सीनियर तज्ज़िया निगार प्रोफेसर इनाम भट्टी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इनाम भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी तबीयत नासाजगार होने के बावजूद आपने हमें टाइम दिया। इनाम भट्टी साहब, अभी जो ये सारे मुल्क में ये एक डिबेट चल रहा है 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से, काफ़ी पहले रिजर्वेशन थी कि 18वीं आइनी तरमीम को बाईपास किया जाएगा, लेकिन वो अभी जो हमारे सामने एक चीज़ आई है और ड्राफ्ट सामने आया है, तो उसमें जो है वफाकी आइनी अदालत, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है, और जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो ओहदा है आर्मी चीफ को देने की बातें हो रही हैं। तो आप क्या कहेंगे इस बिल के हवाले से कि ये जो बिल पेश किया गया इसकी ज़रूरत पेश क्यों हुई? बड़ी मेहरबानी आसिफ। वो एक मशहूर मुहावरा है कि एक बंदा कोर्ट में उसका केस चल रहा था, उसकी वकील ने उसके लवाहिकीन से बहुत अच्छे खासे पैसे लिए और उनको वायदा किया कि मैं उसको बचा लूंगा। तो उसको फांसी की सजा आ गई। फांसी की सजा आने के बाद वो बाहर आया और उनके रिश्तेदारों को बोला कि जज साहब तो उसको दाढ़ी मूछें मुंडवा कर उसके बाद फांसी दे रहे थे, तो मैंने उससे बड़ी मिन्नत समाजत की कि ये बड़ी इज्जत का मसला है, तो उसके दाढ़ी मूछें जो है वो उसकी जो है वो ना करे, उसको भले आप फांसी दे दें। तो उसके लवाहिकीन जो है खुश हो गए कि हमारे बंदे की जो है दाढ़ी मूछें बच गई, फांसी आ गई तो खैर है। तो ये जो पहले सारा शोशा शुरू किया गया था मीडिया पे कि 18वीं तरमीम रिवर्स हो रही है या एनएफसी अवार्ड में कुछ तब्दीलियां हो रही हैं, तो ये सब पीपल्स पार्टी और नून लीग का एक जो है वो लोगों को कैमोफ्लेज करना था। असल जो मसला है वो ये है कि पाकिस्तान के जो मुक़्तदर इदारे हैं जिनकी पूरी अभी हर चीज़ पे गिरफ्त हो चुकी है, उनका ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनली उनको पूरा जो है अब शेयर मिलना चाहिए और उनको उनके पावर को तस्लीम किया जाए। तो ये जो अभी 27वीं तरमीम है उसमें सबसे पहले तो यही एक चीज सामने आई है, वो ये है कि एक तो ताहयात फील्ड मार्शल के स्टेटस को कबूल करना और उसकी वर्दी, उसकी मुराद, उसकी हर चीजें जो है वो कायम रहेंगी। सिर्फ उसकी नहीं बल्कि जो एयर मार्शल होंगे या एयर मार्शल के साथ जो फ्लीट मार्शल होंगे उनके भी यही जो है एजाजात और उनकी जो हैसियत है वो रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मुल्क के अंदर वो लोग जिनको अपनी तनख्वाह मिलती है, अपनी ड्यूटी करते हैं, उसमें उनकी अगर परफॉर्मेंस अच्छी है तो आप उनके लिए ये क्रिएट करते हैं कि उनको ताहयात जो है मुराद दी जाए। फिर तो इसी तरह से मुल्क के बहुत सारे दूसरे भी शोबे हैं जिनमें लोगों की खिदमतें मुल्क के लिए होती हैं और वो ताहयात उनको फिर वो देना चाहिए। तो असल ये बात वो नहीं है। दूसरा, जुडिशरी का सिस्टम जो है उसको मुकम्मल तौर पर जो है कंट्रोल करके और अदलिया की आज़ादी जो है वो सलब की जा रही है। तो असल में जो डेमोक्रेसी होती है जमहूरियत के अंदर, एक तो पार्लियामेंट खुद मुख्तियार होती है, अवाम के वोट के बुनियाद पर जो पार्लियामेंट के मेंबरान आते हैं उनको ये अख्तियार होता है कि वो मुल्क के अंदर जमहूरी निज़ाम को चलाए।
अदलिया जो होती है वो आज़ाद और खुद मुख्तियार होती है कि मुल्क के अंदर जहाँ पर भी कोई नाइंसाफ़ी होती है तो वो उसके खिलाफ जो है अपने जुडिशरी सिस्टम के ताकत से और तवज्जुह से उसको कंट्रोल करे। लेकिन यहाँ पर ये सब चीज़ें जो है ख़त्म करके इस मुल्क को एक ऐसे सिस्टम में ढाला जा रहा है जो चंद अफराद के कंट्रोल में रहे। और वो चंद अफराद कौन है? एक वो ताकतवर जो जंग के जोर पर मुल्क के ऊपर मुसल्लत हैं, और दूसरा उनके अभी जो शेयर होल्डर जिनको वो जिसको हम कहते हैं कि फार्म 47 के जरिए या आने वाली इलेक्शन में पता नहीं अब और क्या होगा, किस तरीके से इक़्तिदार पर लाते हैं, उनको सारा अख्तियार देकर सारे मुल्क को चलाने के लिए है। दूसरा मैं इसमें ये चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल हवाले से अगर हम बात करें, आप एज ए सीनियर तर्जा निगार कैसे देखते हैं कि आर्टिकल 184 जो की भी तैयारियाँ और मतलब बात कर रहे हैं कि उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के जो अख्तियार आते हैं वो जो हैं ख़त्म करके आइनी अदालतों के पास चले जाएंगे, तो क्या वाकई में हम मतलब आइनी अदालतों की ज़रूरत पेश क्यों आई है? देखिए वैसे तो अगर पाकिस्तान को फेडरल सिस्टम के तौर पर चलाते और कोर्ट का सिस्टम भी वही होता तो हर प्रोविंस की अपनी सुप्रीम कोर्ट होती और फिर फेडरल सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होती, तो फिर तो ये सिस्टम जो है एक तरह से सही किसी हद तक नजर आता है कि मुल्क के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मामला हैं और बिलखुसूस प्रोविंशियल और प्रोविंसेस के फेडरेशन के साथ जो भी मामला हैं उनको देखने के लिए वो कोर्ट होती तो फिर तो सही है। लेकिन यहाँ पर मामला ये नहीं है। यहाँ पर मामला ये है कि फेडरल जो जुडिशल कोर्ट बनाई जा रही है उसका मकसद ये है कि ये अपने जो भी आईनी तजावुज़ात कर रहे हैं, जो जमहूरियत से मावरा फैसले कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए इस तरह के कोर्ट्स जो हैं वो बनाई जा रही है। दूसरा आसिफ, मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर लूँ कि पाकिस्तान की पास्ट हिस्ट्री जो रही है उसमें यही है कि आलमी जो सूरत हाल है उसको नजर में रख के देखा जाता है कि क्या जरूरत पड़ती है पाकिस्तान के अंदर कि हर कुछ चंद 10 सालों के बाद किसी बावर्दी शख्स को ताकतवर बना के मुल्क का पूरा इक़्तिदार उसके हवाले किया जाता है। तो आप वो जनरल अयूब से लेकर जनरल मुशर्रफ तक और अब जो सिस्टम चल रहा है उसमें अगर देखेंगे तो आज की सूरत हाल भी वैसी है कि इस खित्ते के अंदर अमेरिका की जो नीड है, जो उसकी ज़रूरत है, उसके हिसाब से उसको ये लगता है कि कोई बावर्दी शख्स जो है उसके पास मुकम्मल पावर हो तभी उनकी जो एजेंडा है वो आगे बढ़ सकती है, नहीं तो अदरवाइज जो जमहूरी हुकूमतें होती हैं उनसे उनकी एजेंडा आगे नहीं बढ़ सकती। तो अभी इस खित्ते में जो सूरत हाल बन रही है उसमें मेरा तो हमेशा यही रहा है कि जो बावर्दी लोगों को पावरफुल बना के मुल्क का इक़्तिदार उनके हवाले किया जाता है, उसके पीछे ये आलमी कुव्वतों की एजेंडा शामिल होती है। तो अभी कुछ ही सालों में आप देखेंगे कि इस इलाके के अंदर उस आलमी एजेंडा की क्या जो है पेशरफ्त होती है। आया अफगानिस्तान में दोबारा कोई जंग का आगाज हो जाता है या आया यहाँ पर खित्ते में चाइना और अमेरिका दोनों की आपस में कोई खींचातानी जो है वो शुरू हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान एक ही वक्त में ग्वादर चाइना को दे रहा है तो उसी वक्त ही दूसरा जो है पसली अमेरिका को देने के लिए तैयार है। एक ही वक्त में पाकिस्तान के अंदर चाइना जो है वो सिंधक में और बाकी जगहों पर मिनरल्स पे काम कर रहा है, दूसरी तरफ वहीं पर ही पाकिस्तान अमेरिका के साथ मुआहदे कर रहा है कि वो मिनरल्स और आयरलैंड गैस में जो है वहाँ पर आके जो है अपनी इन्वेस्टमेंट करे या वो आके कंट्रोल संभाल ले। तो ये सारी चीजें जो है उस पर बेटर करता है। तो अच्छा, मेरे ख्याल से सियासत पे और जमहूरियत पे इस बिल का क्या असर पड़ेगा? जो जमहूरी अमल है वो मुकम्मल तरह से ठप हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ज़ियाउल के दौर में 10-11 साल जो है एक जनरल के पास कंट्रोल रहा, अयूब के दौर में उसके पास कंट्रोल रहा, मुशर्रफ के दौर में उसके पास कंट्रोल में रहा। तो इस वक्त सिर्फ फर्क ये है कि डायरेक्ट मार्शल या जो जिस तरह पीसीओ आर्डर जो था मुशर्रफ का वो उसको चेंज करके इन्होंने एक जदीद तरीका निकाला है, और वो जदीद तरीका ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनली वहाँ पर प्रोविजन पैदा कर रहे हैं कि एक बावर्ती शख्स को मुकम्मल तरह पे ताकतवर जो है फर्द बना के मुल्क के अख्तियारात में उसको हिस्सा दिया जाए। सही।
बहुत बहुत शुक्रिया इनाम भट्टी साहब, आपने हमें कीमती वक्त दिया। नाजरीन, इनाम भट्टी हमारे साथ बात कर रहे थे 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से। अभी हम यहाँ पे लेंगे एक मुख्तसर सा ब्रेक। सिद्दीक बलोच दा फरवरी 1947 लियारी कराची वदी बुत्तक आईया सिटी स्कूल लियारियाच्या मॅट्रिक एसएम लो कॉलेज कराचीच्या इंटरमीडिएट कराची यूनिवर्सिटीच्या ग्रेजुएशन और मुआशियात ताहा मास्टर को तक सिद्दीक बलोच जानकारी सियासतदानी और फुटबॉल जवानी ले भी हम बुत्तक भले आईया अहवालकारी पेड़ा नाम कशे तक बलूचिस्तान सियासत और मुआशियात बाबता आशी वारे मर्दमी बुत्तक वो आइया ए सरहालानी सरा किताब हम निबिश्ता को तक 1972 बलूचिस्तान पेशरगी गवर्नर गौस बख्श बिजंजो प्रेस सेक्रेटरी हम बुत्तक सियासी लेका हो जौदानी सबबा नवाब कैर बख्श मरियो गौस बख्श बिजंजो हवारिया जेला हम बंद बुत्तक आइया हेवाल कार्य बिंदात च अंग्रेजी रोहताक कुतक औरंदा रोहताक एक्सप्रेस कोयटा रोहताक आज़ादी कोयटे बोनहिश तीर को तक सिद्दीक बलोचा हेवाल कारानी डलानी अंबराइया बाजी मुल्कानी तरोताब हम को तक आदा 6 साला कैंसर नादराइये आमाज पुतक ओ अब्तादो 8 साले उम्रा 6 फरवरी 2018 कराची बिरान पुतक वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से। अभी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है सीनियर सहाफ़ी हैं और डायरेक्टर न्यूज़ पाक अलर्ट जो हैं अली आबिद हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी अली आबिद हुसैन, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और अभी जो हमने देखा है मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर अखबारात में कि जो है वफाकी आईनी अदालत का क़याम और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो आर्मी चीफ को ओहदा देने के हवाले से बातें हो रही है। 27वीं आईनी तरमीम का जो बिल है काबीना के बाद सीनेट में पेश किया गया। अब आप क्या कहेंगे इसके हवाले से, बिल के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो अपने प्रोग्राम में मुझे एक बार फिर शामिल किया। आपका निहायत ही मशकूर हूँ, ममनून भी हूँ आपका मैं। देखिए, आज ये बिल पेश किया गया है और मैं तो कोई कानूनी माहिर तो हूँ नहीं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का क़याम है उसके हवाले से, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हम तक है, जो मालूमात हैं वो पहुंची हैं हम तक ज़रा से, वो ज़रूर आपको हम बताना चाहेंगे। देखिए, इस पे तो बातें हो रही थी। सबसे पहले अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा इसको आपको थोड़ा बैक पे ले जाना चाहूँगा। वो ये कि पहले तो इस पे बातें जो हो रही थी वो इस तरमीम के हवाले से वो बंद कमरों में हो रही थी। उसके बाद फिर जो है वो एक ट्वीट के ज़रिए ये बातें हमें पता चली हैं, जो कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन राबर्ट ज़रदारी की जानिब से एक ट्वीट की गई थी। तो उसके बाद ये चीज़ें जो है वो आश्कार हुई हैं। उसके बाद फिर पता चला कि जी ये तरमीम जो 27वीं यानी तरमीम है उसमें उस मसवदे में जो भी शिक हैं उनका फिर पता चला कि इन चीज़ों पर वो गवर्नमेंट जो है वो चीज़ों को अमेंड करने जा रही है। इस अमेंडमेंट में ये चीज़ें शामिल हैं, जिसमें आपका जो है वो सबसे अहम मामला उस वक्त ये कहा जा रहा था कि NFC अवार्ड है और सूबों की खुद मुख्तारी है, शायद उस पर भी हमला होगा, जिनके बात उस पर भी की गई थी। उसके बाद फिर एजुकेशन था, उसके बाद फिर जो है वो बात की गई पॉपुलेशन पर, और इंतहाई अहम जो आर्टिकल 243 था उसमें भी। तो फिर उसके बाद जो है वो पीपल्स पार्टी यकीनी तौर पे ये कहा जा रहा था कि शायद वो भी साथ देंगे। तो फिर उनकी तरफ से CC का इजलास बुलाया गया। इजलास के बाद फिर फैसला हुआ कि जी हम जो है वो इंडिया और पाकिस्तान की जंग के बाद से जो है वो कारनामा था फील्ड मार्शल का, हमारी फ़ौज का, तो मुसल्लह अफवाज और दिफा से रिलेटेड जो इस्लाहात थी उस पर जो है वो पीपल्स पार्टी ने हिमायत का भी ऐलान किया, और उस पर बाकी जो भी शिकें थी उन पर उनका जो है वो डेडलॉक था, उन्होंने जो है वो उसको मुस्तरद किया। फिर उसके बाद उन्होंने एक फिर जो है वो इजलास बुलाया। इजलास के बाद उन्होंने फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो
कोर्ट्स हैं उस पर और फिर जजों का जो तबादला है उस पर भी उन्होंने हामी भरी है। तो आज ही ये मजे की बात यह है कि जिस दिन यानी कि गुज़िश्ता रोज भी कैबिनेट का इजलास होना था, लेकिन चूंकि पीपल्स पार्टी ने खुलकर जो है वो हिमायत नहीं की थी तो फिर इजलास जो है वो पोस्टपोन हो गया था। लेकिन अब आज फिर, और मजे की बात यह है कि वज़ीर आज़म जो है वो मुल्क में मौजूद नहीं है, लेकिन वीडियो लिंक के जरिए वो शरीक हुए और उन्होंने जो है वो कैबिनेट ने मंजूरी दी, पेश किया गया। तो आज ही जो है वो उसको सेनेट में पेश किया गया है और मसौदा मंजर-ए-आम पर आ गया है, जिसमें जो है वो फील्ड मार्शल जो है उनका ओहदा ताहयात करार दिया गया। बाकी जजेस के हवाले से अभी हतमी तौर पर चीज़ें सामने नहीं आ सकी हैं। तो यही कहा जा रहा था कि शायद हो सकता है कि 18th अमेंडमेंट में जो चीजें थी उनको रोल बैक किया जाएगा या उसके हवाले से, लेकिन अभी तक उसके हवाले से कोई चीजें देखने को नहीं मिली हैं। आया ये भी कहा गया है कि जजेस का जो ट्रांसफर है उसके हवाले से भी अभी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और अपोजिशन ने भी आज असेंबली में, जब मैं आपसे बात कर रहा था तो उनके भी जो रहनुमा है वो भी, उनका भी खिताब का सिलसिला जारी था। वो तो अपोज कर रहे हैं, वो शायद शिरकत ना करेंगे, लेकिन अगर वो शिरकत ना भी करते तो हुकूमत इस बिल को पास कराने में कामयाब हो जाएगी। अच्छा जी, शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि आसिफ जरदारी ने इस बिल के हवाले से हमारा साथ दिया और बिलावल भुट्टो की ट्वीट हमारे सामने थी कुछ दिन पहले, तो सोशल मीडिया पे के तूफान बरपा हो गया कि 18वीं तरमीम को रोल बैक करेंगे, बाईपास करेंगे। लेकिन हमें आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान का वो इंटरव्यू याद है जिसमें पूछा गया था उससे कि बीबी के खोने के बाद हमने क्या पाया, तो उन्होंने कहा कि हमने 18वीं तरमीम पाई। तो उस हवाले से हमें बताएं कि अगर 18वीं तरमीम की कोई भी शिक इसमें शामिल होती तो पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ होता, जैसे अभी पीपल्स पार्टी ने स्टैंड लिया इस बिल के हवाले से? देखिए, इस पर तो पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा ही सही राय दे सकता है। एज ए जर्नलिस्ट हम ये कहेंगे, देखिए पीपल्स पार्टी जब से पावर में आई है और अभी इनके जो रहनुमा हैं या चेयरमैन हैं, सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी हों या उनके चेयरमैन हों, उनके रहनुमा हों, वो 18th अमेंडमेंट को जो है वो अपना कारनामा करार देते हैं। वो कहते हैं कि जी आइन भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही बनाया था 73 का, जो कि एक बहुत बड़ा कारनामा है। उसके बाद वो कहते हैं कि जी 18th अमेंडमेंट हमने दी है, और देखिए उसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें हम ये कह सकते हैं कि 18th अमेंडमेंट जो है वो यकीनी तौर पर कंसेंसस के बाद जो है वो 90 रोज की जो है वो बैठक के बाद, सर जोड़ के बैठने के बाद जो है वो उसको 2/3 अक्सरियत से मंजूर कराने में कामयाब हुए, और इसमें सूबाई खुद मुख्तारी और भी चीजें इसमें शामिल थी, सूबों को एम्पावर किया गया। तो जब पीपल्स पार्टी जब ये सोचे और ये कहे हर प्लेटफॉर्म पे पीपल्स पार्टी जब ये जाकर कहे कि जी ये हमारा कारनामा है, जाहिर सी बात है तो पीपल्स पार्टी इतनी बड़ी गलती ऐसी नहीं कर सकती एक ट्वीट पर या तो फिर 2-3 मुलाकातों पर नहीं, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो एक पुरानी जमात है। उसने जो है वो डिक्टेटरशिप का सामना किया है, एक आमरीत का एक तवील दौर रहा है जिसमें उनका जो है वो उनके साथ जो है वो मुकाबला रहा है। तो अब देखना यह है कि यहाँ कर जो लोग बातें कर रहे थे या हमारे कुछ तजिया निगार, कुछ दानिश्वर खुसूसन सिंध पर ये बातें कर रहे थे कि जी अब इन्होंने भेज दिया है, अब ये कोई सौदाबाजी करेंगे, अब तक देखने में वो चीजें नहीं आ रही। क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी 18th अमेंडमेंट या NFC अवार्ड से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड जो मामला थे वफाक को सुपर्द करने की जो चीजें थी उनमें तो उन्होंने खुलकर उस पर बात की है। अभी ये कहा जा रहा है कि जी उन्होंने उन पर खुलकर बात इसलिए की है क्योंकि अगर 18th अमेंडमेंट को वो रोल बैक करते हैं तो यकीनी तौर पे वो उनका फिर देखिए ना वो सियासी मौत हो जाएगी पीपल्स पार्टी के लिए। अब जो आप गवर्नेंस देख लें, दीगर चीजें देख लें, ऐसी इनकी जो 15 साल कारकर्दगी है उनकी वो चीजें देख लें, वो एक तरफ है, लेकिन नेशनल लेवल पर उनकी पॉलिटिक्स है वो आईनी तौर पर जो है वो आइन से रिलेटेड चीजें हों, फिर 18th अमेंडमेंट का बार जो है वो सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी हों या इनके रहनुमा हो, हर टॉक शो में जो है वो हर जो है वो जलसों में ये यही करार देते हैं कि 18th अमेंडमेंट इनका बहुत बड़ा कारनामा है और वो सुर्ख लकीर है, उस पर वो बात नहीं करेंगे। तो मैं नहीं समझता, शुरू से ही जब आपसे मेरी बात हुई पहले भी तो मैंने आपसे यही कहा कि पीपल्स पार्टी इस तरीके से नहीं जाएगी, ऐसे कोई जल्दबाजी में वो चीजों को जो है वो नहीं लेंगे, क्योंकि 18th अमेंडमेंट बड़ी मुश्किल से इन्होंने जो है वो कंसेंसस के बाद जो जी आपको हम बताते चलें कि आपसे पहले हमारी बात हुई थी नसीर मेमन साहब और इनाम भट्टी साहब से, तो उनका ये कहना था कि ये जो शोशा छोड़ा गया खुद मुख्तियारी का, सूबाई खुद मुख्तियारी का, तो सिर्फ शोशा था, बिल यही पास करवाना था, इनका मकसद यही था। देखिए वो तो वो उनकी राय है, मोहतरम है, सीनियर जो है वो तजिया निगाह, सीनियर सहाफ़ी कॉलम निगाह नसीर साहब, वो उनकी राय है यकीनी तौर पर। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये आने वाला वक्त बताएगा कि आया कि पीपल्स पार्टी ने इस पर सौदेबाजी की है या जो है वो, देखिए ना इस पर मैं आपको ये बात बताते चलूँ कि पीपल्स पार्टी की तरफ से एक प्रेस नहीं है, उन्होंने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी का स्टैंड लिया है उन्होंने, और ऐसे जो हमें शक व शुबात थे वो भी नहीं है इसमें, लेकिन ये सिर्फ बिल पास करवाने के हवाले से ये एक 18वीं तरमीम का, एजुकेशन का और पॉपुलेशन का जो था वो वफाक को वापस देने का एक शोशा छोड़ा गया था, लेकिन बिल असली मकसद यही था जो वो पास करवा के।
देखिए बिल्कुल कभी इम्कान है इसका, ये चीजें थी। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दो तरफ एक ऑप्शन दिए गए, या तो फिर आप उस तरफ जाएं या तो फिर इस तरफ जाएं। मैं दबे लफ्जों में चीजें कह रहा हूं, तो फिर यकीनी तौर पर उन्होंने ये रास्ता इख्तियार किया जिस पर ये एग्री हुए हैं, और हो सकता है ये भी मुमकिन है। लेकिन आप जो है देखना ये है कि ये कब जो है बिल पास होता है और इस पर मजीद क्या क्या चीजें होती हैं। अब इस बिल ने जो है वो इसको जो है वो कमेटीज के सुपुर्द कर दिया गया है, उसके बाद जब दोनों ऐवानों से इसको पास कराया जाएगा, अब मजीद इसमें चीजें दिन ब दिन चीजें सामने आती जाएंगी। तो अब देखते हैं, क्योंकि जल्दी भी है गवर्नमेंट को पास करवाने की, ये आप भी समझ सकते हैं, ये मैं भी समझ सकता हूं। लेकिन पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर अपनी साख थोड़ी सी बहाल करने की भी पूरी कोशिश की है। वो क्योंकि इस पर जब ट्वीट के बाद से ही जो है वो, जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो है वो इंकशाफ किया, ट्वीट के बाद ही सिंध में जो है वो वुकला कन्वेंशन, सिंध बार काउंसिल ने भी ऐलान किया था कि वो उसके अलावा सिंध की जो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं उन्होंने भी प्रोटेस्ट की बात की थी, साथ साथ सिविल सोसाइटी। तो सिंध से बहुत ज्यादा आवाजें उठ रही थी और यकीनी तौर पे वो उनकी दिफा में भी थे। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर थोड़ी सी अपनी साख बेहतर करने की पूरी कोशिश की है। और अभी जो आप बात कर रहे थे कि हो सकता है कि मकसद जो है वो आर्टिकल 243 की तरामीम की तजवीज़ है असल में, और साथ साथ ये भी रख दिया गया, डाइवर्ट किया गया इस तरफ, ये भी मुमकिन है। अली आबिद हुसैन साहब, आपने हमें कीमती वक्त से मतलब बहुत बातें बताई हैं, और आपका बहुत शुक्रिया कि 27वीं जो आइनी तरमीम के हवाले से आपने बात की और 18वीं आइनी तरमीम में क्या था, और वो जो सूबों के हवाले से बात की गई, सूबाई खुद मुख्तियारी के हवाले से कि रोल बैक करने की तैयारियां हो रही है, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जो खदशात थे वो ख़त्म हो गए। नाज़रीन, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, तब तक अपने मेज़बान आसिफ थेबो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। उस्ताद अब्दुल सत्तार नुस्तसद सियोपंचा लियारिया वदी बुताई आइए कवला रोहिर कप्ती बलूचिस्तान शहर बमपूरा चलोडुबार कुतग कराची दमग लियारिया जामिनन बुतग आइया चा कसानिया साउज सेमला गो हुब बुतग बिंदाती वानुगसान गपत आइया उस्ताद नजर मोहम्मद शागिर्दिया साउज जेमले पेड़ हेल गिप्तग चर्शिया पद यक जवानी गुशंदये बिस्तारा आयोतेज़म पेशताश तक EMI ग्रामाफोन कंपनी आइए तवारा च मुतासिर बुतग ओगो हाइया राबताई कुतग आइए अवली सौत दिल कंते पिरियात रिकॉर्ड कनक बुत इस सौते नामदार वागा पद EMI ग्रामाफोन कंपनियां आइए बाजी सौत रिकॉर्ड कनाई उस्ताद सत्तारे सौतानी बाजी सीडियो नवार शिंग बुता आइए शागिर्दानी तहा कासिम अमीन, आरिफ बलूच, इमाम बख्श मजनू, शौकत मुराद, शाहजान दाऊदी, इमाम बख्श मस्ताना, हुदगी बासी नाम आवारन, उस्ताद सत्तार बलूच, अब्तादो यक साले हमरा, 14 अप्रैल 2006 लियारी दमक गुल मोहम्मद लैना बिरान बुत, बलूच राज आइए वशी तवारा च जिबार बुत। मुझे 25 दिसंबर 1982 का वो दिन आज भी याद है, जब मैं लाहौर जिमखाना में अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ कॉफी पी रहा था। तो मेरे एक दोस्त ने इंतहाई समझदारी का सवाल किया। उसने कहा कि मुनव्वर, तुम यहाँ की मेंबरशिप भी नहीं ले लेते। मैंने इंतहाई बेकार जवाब दिया, किस खुशी में लूं? लेकिन अब एहसास होता है कि मेरे इस बेकार से जवाब ने मुझे बहुत सी खुशियों से महरूम कर दिया। जिमखाने की मेंबरशिप का क्या फायदा, ये अपनी जगह, लेकिन अब तो जिमखाने की मेंबरशिप मिलना ही मुश्किल है। एक लंबा इंतजार करना पड़ता है या फिर करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे खुशी है कि मेरे समझदार बेटे ने गवादर जिमखाने की मेंबरशिप ले ली और इस फैसले से उसके आने वाले नस्लों को भी फायदा पहुंचता रहेगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि गवादर
कराची, इस्लामाबाद और लाहौर से बहुत जल्द आगे निकल जाएगा। गवादर पाकिस्तान की मेन रोड है और हमारे लाहौर के दोस्तों को भी गवादर आना पड़ेगा। मैं भी आपको यही मशवरा दूंगा, वक्त ज़ाया ना करें, ये वक्त वापस नहीं आएगा। गवादर जुमखाने की मेंबरशिप के लिए अभी अप्लाई करें, बिफोर इट्स टू लेट। बानुल दश्तियारी 1925 कराची कहानो कदीमी दमक लियारिया वधी बुताई। बानुल दश्तियारी कमाशे नाम मलंग शाह हाशमी बुताई, आयक सूफी सैयदी बुताई, आये हारूस गुइसरार आरफिया बुताई, आये असल नाम अब्दुल कादिर बुताई, आये कवला ईरान दमक दश्तियारिया लडुबार कुतग व मस्कता शुताई, चरिशपत कराची दमक लियारिया हदका गो जाहमिनंग बुताई। बानुल दश्तियारी असली नाम सैयदा नास बीबी बुताई, आया फारसी और अरबी तालीम चवती माता दर बुताई, आया बलूचिया हबीद उर्दू सिंधी और फारसी हम जानतक, आचा कसानिया बाज जहीन बुताई। बानुल दश्तियारी साचिश बाजे ताको ताकबंदा चापोशिंग बुतगा। बानुल दश्तियारी गजले शाहिराई बुताई, अय्या रिदाक नवेसी बिंदात चा 15 रोची जमाना कराचिया कुताई। जमाना तहा आये कालम बल्लू कपूते नामा दिसंबर 1968 बेगिरदा मई 1900 अब्तादा चापोशिंग बुतगम। अय्या सैयद जहर शाह आशमी वड़ी नामदारी शायर और निबिश्ताकार ये सरो सोच गुन बुतगम। बलूची अदबा बानुल दश्तियारी यक जिताई जाहो मकामी। बानुल दश्तियारी 12 नवंबर 1992 बीरान बुताई। आइए मुदामी वाबजा लियारी दमक मेवशा कब्रिस्तान ही। गोलीचारों का नीमावती फिल्म फेस्टिवल प्रोग्राम दीमतरा बने और शुमारा पेशदारे ने वशी वशी फिल्म वशी वशी सीन वशी वशी कंटेंट जी हो माँ रवेन्यू मालिका ओहो बेहतरीन बेहतरीन यह फिल्म में मालिका और आइए डायरेक्टर फरहान नास ये कंटेंट है कि बलूची ज़बान तहा जाल बोल छिया पुश्तियाँ जी हो यानी कि बलूचिस्तान तहा बलूच कौम में तहा बलूच राज्य तहा जनीन भी जाल बोल भी फुटबॉल लेब कुट कना और फरानाजा आयनी जोहद वास्ता आयनी देमतर रव के वास्ता ये फिल्म जोड़ कोता मना उम्मीद है कि शुमा चाहता शुमी भी इमोशनल जज्बात गन्ना दर के शुमी भी वादे जाल बोल गोंडे चौका जनिका आयना भी स्पोर्ट होगा धीमा बने। मनी नाम माइल कई मैं एक नेशनल कीपर हूँ मना फुटबॉल सब बास दोस्त भाई मन लूटी की मैं देमा पुआनी भी और फुटबॉल लैब भी बिकनी मन सोबे सर रवि स्कूला चिकाई पद रवि ट्रेनिंग का अगर ट्रेनिंग न भई तो माती वानी मैं एक इंटरनेशनल फुटबॉलर ही बना भी। The stories of women and girls in Pakistan often share a common theme, one of oppression, struggle, and despair. But not this story. This is Lyari, a vastly culturally and ethnically diverse town within the city of Karachi, Pakistan.
One of the earliest settled areas of Karachi, Lyari is the most densely populated region of the city. Many would consider Lyari a slum, but those from the town know it as so much more. With its flourishing underground hip-hop movement, gifted filmmakers, writers, photographers, and artists, Lyari is rich in talent and expertise. However, one major love sets it apart from all other regions of the country, and that is its love of football. Often called Little Brazil, Lyari is recognized within the country and beyond as a major hub for everything football. The community comes together around this sport, more so than anything else. So why is Lyari so important to the story? Well, Lyari produces some of the most talented football players in the country, like Mailika Baloch. At 16 years old, Mailika has proven herself to be an award-winning footballer. Mailika serves as the goalie for the Lyari Women's Football Academy. मन 5 मेडल कटता और अनु यक माई वेगे के मना बेस्ट कीपर अवार्ड ही मिलता. Lyari Women's Football Academy started as a team of just 2 female players and has grown to an award-winning team of almost 30 professional athletes. 2015 चे मैं जो गर्ल्स कोच है लाला इमरान है तो आइए स्टार्टिंग से होता जिनकर टीम में वास्ता आइए बात स्पेशल होता है चीज़ है स्टार्टिंग तो 2 प्लेयर्स से गुना कोता बीतेगे हमारे टीम जब एकेडमी में बुनियाद भी था तो स्टार्टिंग में 2 प्लेयर्स ही होता और अल्हम्दुलिल्लाह अन्य जो मैं करा गर्ल्स यास्ता एटलीस्ट नियर टू 30 यहाँ और ईशान है तो का कुछ इंक्लूडिंग 5 to 6 गर्ल्स जो यास्ता आइना नेशनल लेवल तक भी लेप होता. Mailika's journey started when she was a little girl with big dreams. मना कसानियाचे शौक होता कि मैं फुटबॉल लॅब बिकनी मन डन्ना जागा ना लॅब करता तो मना और ज़्यादा शौक होता तो मती अभ्यारा गुस्ता आई मना अकेडमी एडमिशन कनेंता. Also recognized as a strong student, Mailika balances her studies with her sports. मन वानक भी दोस्त भाई और फुटबॉल लैब भी दोस्त भाई मन लूटी की मन बुआनी भी और फुटबॉल लैब भी बिकनी. But even with football being as celebrated as it is in Lyari, being a female player isn't supported by the majority of the community still to this day, but it's getting better. जब शुरू में सरबाजी ग्राउंडा लैबा बुतगो तो आमोदे मर्दमा अबर कुर्ता किए जाने के फुटबॉल लैब का तो मनी फैमिली मना सपोर्ट करता. Mailika's success has a lot to do with the support she has received from her mother and father. पेस मास में दुवेशी सपोर्ट कनी और मैं ख्वाहिश के धीमा बरो ज़्यादा बुलंदी है तो का बीबी के मैं नाम रोशन पे का और जागे शी नाम बीबी. मैं माइलिका इजाज़त दाता मैं उस्ताबिले फुटबॉल लैब का मनी साहब जनक बचकानी माना यक के हमें कई ख्वाहिशां देमा फुटबॉल लैब कुत का बिले उती पूरा का ख्वाहिशा शो देमा हमें का मतलब शुद्ध का तरक्की कुत का बिले गंते फुटबॉल हवाले अचे एजुकेशन हवाले अचे मतलब ये चीज़ें हमारा सपोर्ट करनी सज्जन चीज़ा नहीं बिले रो देमा तरक्की का. Mailika's reputation has had a ripple effect on the girls in her school and community. She has become an inspiration for others. जैसे हमारे स्कूल के कुछ बच्चे माइलिका का खेल देखकर उनमें भी इंटरेस्ट होता है कि हम भी फुटबॉल में खेलें. जैसे अगर माइलिका का मिसाल के तौर पे कभी कोई मैच होता है हम जाते हैं बच्चों के साथ तो उनमें बच्चे भी इंटरेस्ट लेते हैं माइलिका को देखकर. तो हम चाहते हैं कि हमारी स्कूल की जो तालिबा है माइलिका उनको आगे बढ़ने का मौका दें उनका जो टैलेंट है वो सबके सामने आए लियारी में. With her family and her school's support, Mailika shines on and off the field. Mailika and her teammates could not do what they love without the dedication and volunteered time of their coaches. Imran Baloch is the coach of the Lyari women's team, a decorated football player in his own right
Imran has a passion for the sport that shows in his dedication to his players. जहाँ तक मैंने माइले का सवाल है, माइले का बहुत टैलेंटेड चुके और अंगा तक आइए मतलब जब जो भी मैच लेप को था तो बहुत बेस्ट था गुज़श्ता 2 माह पेसरा में राइट टू प्ले फाइनल लेप को थे आउदा माशाल्लाह बेस्ट गोलकीपर बुत आई परफॉर्मेंस बहुत चल रहा माइले का माशाल्लाह आइए बहुत शौक है जुनून है तकनीकी सलाहियत है ये तो करते और बस इंशाल्लाह कि मन उम्मीद करना जो मैं कोशिश कर मैं मेहनत करने का ये तरह जो आइए तकनीकी सलाहियत हस्ते ये तो इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हुआ माइले क्या इंशाल्लाह बहुत जल्दी इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट करते और नेशनल सतह फुटबॉल लेप करते इंशाल्लाह. Using money from their own pockets, the coach and leadership team of the Lyari Women's Academy have successfully grown the team and single-handedly coached and carried them to success. मनी बेसिकली लारी है प्लेयर हाँ मैं लारी है लैपकना और मनी कोच नाम इमरान है और मैं हेड कोच शब्बीर है सर शब्बीर हमारा गाइड करते और सर इमरान में बेस्ट कोच लारियत का जो हमारा इक्का तक आती हमारा शहरी अपॉर्चुनिटी दनते शहरी अकेडमी मतलब मैं शहरी अकेडमियत का लेब है अन्नू मन लियारी फुटबॉल अकेडमी ज्वाइन करता ये अकेडमी है कोच हमारा बात सपोर्ट का और वश ट्रेनिंग दा हमारा किट चीज़ फ्री है दा मेकरा फैसा नजूरी मन लियारी वुमेन अकेडमी लेब करने गया मना कम से कम अब तो साल में लेबे हैं मैं पाकिस्तान टीम रिप्रेजेंट कोता मैं लाहौर शुतगा इस्लामाबाद शुतगा हैदराबाद शुतगा सेंट टीमें वास्ते शुतगा माँ जो अकेडमी लेब करने गया मतलब एक का सपोर्ट का फ्री ऑफ कोर्स है ना कोई फीस दे रही ना कुछ एनीथिंग हमारा एक का सपोर्ट का मैं पाकिस्तान टीमें वास्ते भी शुतगा आए नहीं बदौलत शुतगा मतलब जो माँ प्लेयर अर्चिया माँ सर इमरान बदौलत ही शुतगा माँ बाज मेहनतवार होती कोच है और होती फैमिली है कि मना एक का मतलब सपोर्ट कुते गए जो मैं एक का कुछ हासिल कुता. While the coaches have been successful so far in helping these young women stay on the field, their individual financial support is simply not sustainable. Even कुछ अंची भी difficulties यस्ता जो मैं अकेडमी रन करने के जो चीज़ें हमारा need है as financial support, sponsorship and support for women जेके माँ लुटे के मई बैक का एक सपोर्ट भी थे ये चीज़ें ज़्यादा प्रमोट करने के वास्ते ताकि मैं हाई लेवल तक और इंटरनेशनल लेवल तक भी हाईलाइट भी करें कि माँ ए प्लेटफॉर्म में सारा वर्क करने गए मई जो ऑर्गेनाइजेशन यस्ते लियारी फुटबॉल अकेडमी माँ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है माँ वती सेल्फ फाइनेंस से सारा वर्क करने के और माँ पॉकेट मनी सैलरी पर्सन है मई अकेडमी तो अमित ऑफिशियल यस्ता दो सैलरी पर्सन है वती पॉकेट मनी है सारा एक्सपेंस करने के चुपकाने सारा और ये वाहिद अकेडमी पूरा कराची होता मैं जो मैं किरा लाइसेंस क्वालिफाइड कोचेस यस्ता प्रो लाइसेंस क्वालिफाइड कोचेस यस्ता और टोटल कोचेस डिपार्टमेंटाची बिलोंग करने के जो चुपकाने ट्रेन करने गया वेरी गुड मैं कदी अंची मैच बांग माँ आर्दई मना सकबाज अफसोस भाई मैं कोच मारा हौसला दा कि देमा मेहनत कनी. Mailika and her teammates have big goals. However, these goals can only be achieved with the support of others who want to see these young women succeed. और अगर मैं अबर बिकने वती अकेडमी तहत तो मैं जो फ्यूचर प्लान यस्ती मैं दो प्लेयर आने वास्ता काली मैं ए नलोटे के मैं दो प्लेयर जो यस्ता टाउन है तो कई महदूद भी बनते आउट ऑफ टाउन आउट ऑफ स्टेशन और इंटरनेशनल सतह तक भी हाईलाइट भी बनते जाहिर भी बनते वाकई इंटरनेशनल प्लेयर आ क्योंकि प्लेयर जो यस्ती होती क्वालिटी है सरा सेल भी थे वहाँ लुटे के मैं प्लेयर ने डिमांड भी थे आने वाले टीमों में डिमांड भी थे और अन्य भी डिमांड भी थे और मैं ए नलोटे के मैं प्लेयर मुस्तकिल कली भी आए ग्राउंड आ फुटबॉल लेब बेकना बुरोवती लूगा बस माँ लुटे के मैं कहे प्लेयर तैयार भी थे प्रमोट पे भी और देमा बुरवा डिपार्टमेंटा लेब बेकना डिपार्टमेंट लेब बेकने सैलरी हार्ड पे भी अंते ताकि ईशान पेरेंट्स भी खुश भी अंते कि वाकई फुटबॉल में चुका ना कुछ बेनिफिट है तो रस गए मनी गिसे मर्दुमा गुश्ता की तो जनिक के बल्ले लैब बेका ती ख्वाहिशा पूरा बेका. Mailika's story changes the narrative around what women can achieve within traditionally gender-based societies and shows us all that with the dedication, love, and support from our families and communities, anyone can defy the odds.
माइल के नाम बास बीबी मैं क्वाय शमे बूतमनी जनक बिजा एक चीज़ियत का बीबी फुटबॉल है तो का और शी नाम अस्ते देवती सजा खानदाने नाम रोशन पेका हर जागे शी नाम बीबी बचक बचूना कनंते जनक मर्चा ज्यादा देमा बरुआ तरक्की पे करनते क्वाय शमेशे मास पिस्सनी के मिजाग बुलंदी है तो का बीबी ते मोहम्मद हुसैन अनखा 26 सितंबर 1900 हफ्ता बलूचिस्तान दमक मच बौलाना वदी बुतै ये कमाशे नाम मीर मोहम्मद अब्दुल्ला बुतै मोहम्मद हुसैन अनखा शायर और नबिश्ताखारी बुतै ये शायरी राजी जोश जज्बगा चसर चक्कार बुतै ये वती सियासी और लफ्ज़ां की जिन 1900 सियो चारा बिंदाक बुतै ये नवीस्तगे किताबानी तहा तवार गुलिस्तान साहदी रियल हो तारीख़ बलोच बलूचिस्तान फ़रोक़ पुल हवारन मोहम्मद हुसैन अनखा 1900 अफ्तादो हफ्ता कैंसर नाबराई सबबा बीरान बुते जी गोले चारों का शुमा चार मालका शुमारा क्यों लगे मैं उम्मीददार के शुमारा पसंद भी जी हो बलूची जाल बोले वास्ता फरानाजा यकबाज वशे जोजी कोता नीमा रे देमतरा पुल्लान जी हो पुल्लान राशिद बलोच माशाल्लाह इसी जो देता इसे तैयार करने के तहा अंचो सालो बानोरा चो सिंगारा आई अशी सिंगार के तहा कोई कसर नेस्ता इसी तरह कब बैगे नो के नौदर बरानी आज जो बेसिक यानी राइट्स भी के यक कसानी चुक्के वती तालीम व्यवस्था चूँ जोद का चिपीम आ देमतरा रो वती स्कूल माहौला वती लोग माहौला वती एरिया माहौला इशाना चूँ कवर करते पता आइए वालदेन यानी कि आइए मातपित आइए को ना चूँ मेहनत करना चिपे मेहनत करना आइए तालीम व्यवस्था देमतरा बना पुल्लान ओ पुल्लान आधा मंचो बेवाद हैं आधा बेवाद भी स्कूल पढ़ के शाबाश आधा पुल्लान ओ पुल्लान पुल्लान आधा मंचो चाहते आ रहे हैं आधा पर चम्मू दस्ता शूद शाबाश आधा पर स्कूल रोगी पत्रा बरो बरो गोदाम पे का चम्मू दस्ता शूद शाबाश शाबाश बेवाद शाबाश बरो शाबाश
అబ్బా కూడా సాయంకాలం వచ్చి ಹಂಗ ಮೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚನೆ ಬಿತ್ತು ಅಮ್ಮಕ್ಕೆ ಸಬರ್ ಬೇಕಂತ ದಾರ್ ಬಾಯ್ ಬಾ ಅಲ್ಲ ಹೇರ್ಕ अल्लाह कभी यार कब हमारे में स्कूल वाना गलस भी और मरा उन्हों के साइकिल भी तो ये वास्ता अल्लाह मदा अमेरिका सीजन में वास्ता कभी यार को तो क्या नहीं यार का बस देखो वो चौकिया बे शाबाश दारा चस्का शाबाश पोलान पोलान ओ पोलान पोलान तो तोर बता मन तो वो वाशिंग बड़ा आगा पंबेल बारे आगे सीधा ये पर साइकिल यार दोस्तों ये जार वा क्या मता पूर्ण नवा इशिया मुक्ता वता शोधा कोष्टे को बिल्कुल क्लास नहीं का बिंदे सोमाची संपदा बांधाशम इम्तिहानी सोमा पर्चा तैयारी कोता पर्चा देगे या क्वेश्चन आले शुमारा दिया अटकास क्लासा एक नंबर दरके हेडमास्टर आया साइकिल इनाम दा गुमती दस्ता बसले उर्दू किताब पांचकले से बा नंबर आता अब्बा तो जाने मची में स्कूल चेविता मैं मास्टर उस्ता अच्छी इम्तिहान अवली नंबर का ये इनाम साइकिल मिली तिगा पलास बिता भले अब्बा ब्रो ब्रो शाबाश ब्रो दारा चनी अग जाका ब्रो ते अपनी साइकिल साइकिल छपर उठ ना मंचो बस्से नु वानाक मैं तो पारी वरक बुआर सोबत रे माल्ला पादागी इना बताओ बोर मरंदा होती क्यों हो रहा खामोश गपमकने तो जान वेट कर भी इसी संगत तो अवली नंबर है मैं पास हो मैं भाई अरे भाई पास भाई तो बोलू ते लोग तो पोस्ट इधर हम बता दूं साइकिल सारे स्कूल का है और चल रहे हैं गाड़ी है 10 हमारा मेत का बाबा सही वजह 450 बिल ले छो वजह के इलाज ना भी रात सोने तो शुक्रान और तो मर्चन दारन जीर का आएगा ना दार एरा तईदार कई ज़ीरी तईदार थारना वसरावती पैसे हैं क्या सवाल करना
तो चोख देख गाड़ी वाली हुई वास्ता बेचार ये जगह पर तो जाना ये मुराद मुराद तो के मन दारा नजरे उठकाए जीरी मने गुजरान चून भी मुराद और दारा नजीर मुराद ओनी जुमायत पंचमे बारी गए अव्वल नंबर अतका उल्लान मोहम्मद अली इसिया के बाद सैमी नंबर अतका बालाज ओनी जुमायत पंचमे बारी गए अव्वल नंबर अतका सरावान जुमायत पंचमे क्लास आछे दुमी ओ सेमी नंबरा लाते जार इनाम रसी ओ पुल्लान मोहम्मद अली 2 नंबर का बेहतरीन तीन ओ दाऊद सेमी नंबर का वाह शाबाश मिंचो शाबाश वल्लाते जरमा जमा को तो बरे साइकिल जीरे साइकिल मच्ची मच्ची बेवा दे मच्ची बांदर ना बरे वन दोका ना बरे 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 चल दारा 10 गाड़ियां का सर 10 गाड़ी को भाई मैं पास को दी रहा मेरे अब्बा जल्दी का मेरे अब्बा पता दुकान बंद मत तो इश्ता मत अल्लाह हेर का ती गाड़ी तो रसी साइकिल इन्ना अब्बा पता दुकान बंद है मेरे न इश्ता मत जो मेरे मिचो मेरे शाबाश मेरे माशाल्लाह तो 2 नंबर भी ते हां जार रास्ता नाम तेरा हां शाबाश अब्बा छेबी तब्बा एच नहीं मिचो शार रामा मेरे मिचो मेरे अब्बा 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 पादा अब्बा दो 2009 दिखा उल्लान अब क्या मिचो दे
मलिक मोहम्मद रमजान नुज़दसद अजदहा बलूचिस्तान दमक कच्चिया वदी बुतई हायक अवालकारी सियासी राशोनी शायर व निबिश्ताखारी बुतई मलिक मोहम्मद रमजान बलूची ब्राहवी सिंधी सराइकी फारसी व उर्दुआ सरपद व जानकार बुतई नुज़दसद अश्तादो पंचा पाकिस्तान मजलिस शौरा बास कम बुतई नुज़दसद अश्तादो सेहा दा नुज़दसद अश्तादो शशा बलूची अकेडमी चेयरमैन बुतई आइए चाप व शिंग बुतगी किताबानी तहा बलूची शायरी बलूची सकाफत बलूची समाज के खदोखाल हज असगर दमगी रहबन पंत शोन हवारा उम्मीदारी के ई भी शुमारा पुल्लान बास पसंद जत्ता भले माँ शुमारा स्वर्गा नेले चिया के वश न्यूज़ फिल्म फेस्टिवल शुमी वस्ता अंची अंची चीज़ यार तक के शुमा वती जागिया यला न देता नीमा धीमा रहे शेफर्ड लाइफ जी हो इसी को कठूँ भी कसानी फिल्मी इसी तरह यक शिपांग यानी कि यक चरावा पसाना चारेनु आठों वती जिंदा ग्वाजीनी वतारा चिपिम मेंटेन का मनी ख्याल अब पसानी जबाना भी जान चिया कि आईनी गुना निंदो न्याद आ या बात समझी बलूचिस्तान के बुलंदो बाला पहाड़ों के दरमियान कोई है जो भेड़ बकरियों को चराता है। भेड़ बकरियों को चराना ये तो आम सी बात है। 72 साला गुलाम हैदर की कहानी थोड़ी मुख्तलिफ है। कोहे जरगून पर नजर आने वाले ये सैकड़ों मवेशी यूं ही नहीं आ गए। एक उम्र लगी है, कई दहाइयां, हजारों साल नरगिस अपनी बेलोरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। गुलाम हैदर ने वालिद के इंतकाल के बाद सिर्फ 20 मवेशियों से ये काम शुरू किया। आज अपने पैरों पर खड़ा है। गुलाम हैदर की इंफरादियत क्या है जानते हैं? ये माहिर फल्कियात भी है, महज चरवाहा नहीं, इल्म की रोशनी से मुनव्वर है। आज़्म और हौसले जवान हो, इल्म की दौलत संग हो तो इंसान चट्टानों के बीच में रहकर चट्टानों को चीर सकता है। मीर गुलखान नसीर 14 मई 1914 नोशकिया वदी बुतक आइए सियादी च मेंगल टका बुतक आइए कमाशे नाम मीर अबीबुल्ला खान बुतक मीर गुलखान नसीरा बिंदाती वानो गुजानक चवती बुनक्की मीतगा दर बुतक मीर गुलखान नसीरा च गवर्नमेंट सडेमन हाई स्कूला मैट्रिक बुतक इस्लामिया कॉलेज लाहौरा इंटरमीडिएट वास्ता दाखिला जुर्तक मीर गुलखान नसीर यक शायरी निबश्ताकारी तारीखदान पुलकार व सियासतदानी बुतक मीर गुलखान नसीर मलिकुल शोहरा नामा हम गिर आरक भी मीर गुलखान नसीरा बासी किताब नवीस्तगा केशानी तहा
तारीख़ बलूचिस्तान, गुलबांग, बलूचिस्तान जदीद और कदीम तारीख़ की रोशनी में बलूची इश्किया शायरी, बलूची रज़मिया शायरी, दास्तान दोस्तीन और शीरीन, कोचो बलूच ग्रंथ, बलूचिस्तान की कहानी शायरों की ज़ुबानी, बलूचिस्तान के सरहदी चापामार, मशदना जंगनामा, शाह लतीफ़ कुशी और देगी किताब हवारा। आइए तारीख़ बलूचिस्तान नामा बलूचानी राज दफ्तर चक्का यकजवानी किताबी नवीस्तर बलूच सियासत तहा हम मीर गुल खान नसीर यकजवानी जाहो मकामी बुतई ने पे दौरे सरकारा अब बलूचिस्तान वानो गुसानगे वजीर हम बुतई मीर गुल खान नसीरा 6 दिसंबर 1988 सेहा कराचिया एक कूड़े दुनिया यला कुतई। मां उम्मीदारे कि शुमारा ए फिल्म भी बास पसंद का और मैं कह कसाने कसाने क्लिपा भले शुमी चम्मानी तहा जागा कना शुमी दिले तहा जागा कना नी मारे वती यक नोके फिल्म नेम का जी हो लियारी बॉक्सर मैं बादशर डायरेक्टर अदील वलिया नाजिन था बनाइन था साजिन था इसी तहा चाहिए कि यक नौदर बरे लियारिए बॉक्सरे कसाने या मजने ये बाज़ इशूज़ हैं शुमा जाने के लियारी अर्चवाजा बरजक बीता इधर शर्रे इंटरनेशनल खिलाड़ी दरकाया भले दीम तरह रवा कोशिश करना अब वती मंजिला सर न बया। मर्दों कुशल मैं जो डॉक्टर में बनी इंजीनियर में बनी भले वो यही बात में इस तरह करे कि मैं जो एक शरीर बात से मिली चंडे नी लड़े नी मल्ले नी हंसते ना मन्नी ते गले नी बल्ले नी प्यारे ते यार कसे वाच का दे दसा वती गाना मिले नी पश्चात वते न जाना मना तो ने मजे में शोहाजा तर कब तक गावती मर गए मैं मकसद में एक भले मारा फर्क है फिक्र शोहाजा नु चोने मगर के College is trying to exchange with him. I don't know if that's so good. All he has to stay on is toes and downs. About a minute and a half left to go in the fight in this 10th and final round here.
आदे नापा बेदे भाई तई वस्ता बुट्टकारी सलमान जान कन्ने मुल्का रोगे मैचे लेबा ए शोध का अब्बा जान इसे चाचा फेडरेशन है मेंबर है शमाबा कसिया मैंने तो तरक्की दिस्त नकने डारे को ती ईमान आता है मर्द में सरा अल्लाह शुमारा गेश पे था मारा चीज को ना गया था मनु अमदा नाकामी मैं वती मर्दों ही मैं नबा मामी का मेहनत पे के नहीं शम पे बर्दाश्त नहीं वजह छी मैं पुष्टा पश कब तक तो तारा समझे ची तो जना मोहम्मद अली किल्ले ची तो अमदा लियारिया पैदा बित्तगे अमदा सड़े मेरे पिचार भाई पंचायत तो शुरू होता मां इन्ना बेल्लो जुनेद ये अंचू बड़वैया कोशा तो बड़वा क्या घोड़े खराब घोड़े हो जाएगा मैं बात कर लूंगा चलो हाँ चैंपियन तेरा बड़ा तारीफ सुना मैंने ऐसे ही मेहनत कर इंशाअल्लाह बहुत आगे जाएगा जी सर वो आपने बाहर मुल्क के फाइट का कहा था बहुत ही फास्ट हो तुम अभी खेलो मेहनत करो बाहर मुल्क कहाँ भागा जा रहा है लेकिन सर पिछले 3 साल से मैं यही सुनता आ रहा हूँ 2 मैच के अलावा बाकी सब मैच में जीत गया हूँ एक में तो आपने ही मेडल पहनाया था मुझे क्या पता मैं कहाँ कहाँ गया हूँ मुझे याद नहीं है कुछ मैंने किसको मेडल पहनाया है और किसको नहीं अस्सलाम वालेकुम सर बैठे हैं ये तो बड़ी खुशी की बात है माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चियां बॉक्सिंग की तरफ आ रही हैं नहीं सर मैं इंशाल्लाह स्पॉन्सर अरेंज कर दूंगा वो सर मैंने काम कहा था आपको नहीं सर इंतज़ार रहेगा आपके जवाब का शुक्रिया सर ठीक है शुक्रिया तुम लोग अभी तक गए क्यों नहीं साहब आपने हमारी पूरी बात सुनी नहीं क्या मतलब मैंने पूरी बात नहीं सुनी पिछले 10 मिनट से बैठ के झक मारा रहे हो तुम लोग कि मैंने पूरी बात नहीं सुनी ये तुम लोगों की जो बदतमीजी है ना इसकी वजह सारे बॉक्सर बदनाम हो रहे हैं अभी जाओ मेरा मूड खराब हो गया है बाद में कुछ होगा तुझे मैं अकेले बुलाऊंगा अकेले आना लेकिन क्या जाओ यहाँ से सारा मूड खराब कर दिया अरे पादा बेरे कारखानों की शक्लें ने निष्ठगायदा पादा अरे शुम्मुम्मानी देमा कह चाह रही था बड़े आए बॉक्सर
तई अलिया मर्ची पदायक मिडली होती नामा को तो कुजाम मिडल गप करने गए ची दर्दे दवाएं मिडल हमें मिडल वजह से तई मात न बच्चे ये मिडल तेरा नान न था वाजे तो बीमार भाई ये मिडल आचे तेरा दरमान न मिल रही अगर हमें तांबा पित्तला ने जमा करने का अच्छी तरह खुशी मिली तो बेचार माँ चिच्चो खुश बीतेगा भले मैं मेहनत करने गया मना उस्तादा गुश्ता तो या रुचि वर्ल्ड चैंपियन बने वतियो मुल्के नामा रोशन कने तई देमा मन यकबाज मजने मिसाल कब तक और मारा भी मैं दोहरा हमें उम्मीद दाते के ए तई मिडल इस सियासी मर्दमानी गुना अक्स कशगा के अलावा एच कारण है मनी चौक तैया चे सिवा मना कस ने मन न लोटा के एक दिगे चंपे ने हमें लोग तहा ये कुंडिया भी कपी पामे आसरिया क्या ये जवाने चौक नाने बदला मिडल वाबा भी आरी वार मर्ची मनी सरे कसम तरा मनी सरे कसमे यल्दे बॉक्सिंगा यल्दे ये मिडल ये कप मप्पा ना बरो बाका तो ल्यारिये
अमेरिका अली न के तरवती सरे ताज में कना मर्दम गुशा के मनी चौक डॉक्टर पे बनी इंजीनियर पे बनी बने मां ये आबाद इस तरह कने के मनी चौक एक शर्रे मजरे बॉक्सर में बनी मन न लोटा के तो दिलगिरान भी मैं और सिल्ले राई अबुरुए मैं मरकोसन हमें ले आ रही है मना माफ का मनी चौक मना माफ का मनी चौक ले आ रही है अमेरिका अली ना के तरवती सरे ताज में कना समझे तो मोहम्मद अली किले तो अमदा लियारिया पैदा बितगे अमदा सड़े मेरे मन न लोटा के अब दिखे चंपे ने हमें लोगे था ये कुंडे अभी कभी तो हमें आसरिया क्या ये जवाने चौक नाने बदला मेरी नवाबा प्यारी अब आगे ही बढ़ना है पीछे नहीं, पीछे से खींचे ये नीचे नहीं, बैठेंगे क्योंकि ये सीखे नहीं, लीके से अल्फाजों बातों में हम सब कुछ सीखे नहीं। मंजिल है दूर और जूते में पेवंदे फीते नहीं, जीते हैं फिर भी अपने ही बल पर हम कातिल शिकारी है, चीते नहीं रातों को जागे उल्लू सी आंखें चांद को खाके हम सूरज निकल गए। जियो मारुची उम्मीददारे के अमित शुमा मई फिल्म चारता ये अवली रंदा पूरा पाकिस्तान ने कहा शुमा मनी ख्याला बोर डबी तगे एवन शो नी मारा बेटा इजाजत मिलने पदा अल्लाह देगे पान। कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं मालूमात हैं और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदअमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं। हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है। आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। मुझे 25 दिसंबर 1982 का वो दिन आज भी याद है, जब मैं लाहौर जिमखाना में अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ कॉफी पी रहा था। तो मेरे एक दोस्त ने इंतहाई समझदारी का सवाल किया। उसने कहा कि मुनव्वर, तुम यहाँ की मेंबरशिप भी नहीं ले लेते। मैंने इंतहाई बेकार जवाब दिया, किस खुशी में लूं? लेकिन अब एहसास होता है कि मेरे इस बेकार से जवाब ने मुझे बहुत सी खुशियों से महरूम कर दिया। जिमखाने की मेंबरशिप का क्या फायदा, ये अपनी जगह, लेकिन अब तो जिमखाने की मेंबरशिप मिलना ही मुश्किल है। एक लंबा इंतजार करना पड़ता है या फिर करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे खुशी है कि मेरे समझदार बेटे ने गवादर जिमखाने की मेंबरशिप ले ली।
और इस फैसले से उसके आने वाले नस्लों को भी फायदा पहुंचता रहेगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि गवादर कराची, इस्लामाबाद और लाहौर से बहुत जल्द आगे निकल जाएगा। गवादर पाकिस्तान की मेन रोड है और हमारे लाहौर के दोस्तों को भी गवादर आना पड़ेगा। मैं भी आपको यही मशवरा दूंगा, वक्त ज़ाया ना करें, ये वक्त वापस नहीं आएगा। गवादर जुमखाने की मेंबरशिप के लिए अभी अप्लाई करें। सैयद ज़ौहर शाह आशमी 21 अप्रैल 1926 गुहदरा वदी बुतई। आइए पिते नाम सैयद मोहम्मद शाह हाशमी बुतई। बलूची ज़ुबान दीम रवी हातरा सैयद आशमिया बाज़ इसमत बुतई। 1950 सैयद आशमिया वती अवली बलूची दस्तों निविश्ता बुतई। बलूची ज़ुबान अवली बिजांत बलद सैयदगंज। सैयद ज़ौहर शाह हाशमी 26 सालानी जोहदे बरवर्दी। आइए चाप शिंग बुतगे किताबानी तहा मीरगिन बलूची बुंगीची नासुक त्राप कनेत्रम अंगर और त्रोंगन गिसद गुआर। बलूची स्याहगे रास्त नवीसर बलूची जुबान व अदब की तारीख। शक्कल शज्जू ब्रितकगी बीर सिस्तगी दस्तों जजहम सिचकाने सस्सा सैयद नमदी हवारन। सैयद आशमी चीज़े किताब अंगतक चाप न बुतगा। सैयद ज़ौहर शाह आशमी 52 साल हमरा 4 मार्च 1900 हफ्ता 2 कराचिया बीरान बुतर। ब्रदर चारुका अस्सलाम वालेकुम। मराकेश बिजाना माशुमारा वशत कने चुके बलूचिस्तान सूरत कस्ती वदी आइए बाबत गब भी तो उदा बलूचिस्तान यक ना यक अच्छी जीड़ा के या बलूचिस्तान संगीन तरीन जीड़ा गुशक भी तो ये हवाला बस्तगर रोचा वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी साहब एक स्टेटमेंट दी तो ये गुशक हमेशा कि बलूचिस्तान मस्तरी मसला इंसर्जेंसी नहीं बल्कि करप्शन ही चूँकि हर हुकूमती के अवतारा यक अच्छे फेयर हुकूमती साबित करने की कोशिश का या अंचे हुकूमती के आउशी मनी दौरा छोड़े करप्शन न बूता भले वदी के ज़मीनी हक़ाइक़ चारक वहाँ या बलूचिस्तान डेवलपमेंट फ़ंड चारक भी हो पदा बलूचिस्तान ज़मीन सारा तरक्की चारक भी तो ये दुएँ के हस्ते खुद में मुतजाद या बरक्स तो बलूचिस्तान डेवलपमेंट या तरक्की नामा अरबा कलदार करप्शन के हस्ते माजियाम बुता मर्चियम बुगाएँ और ये सिस्टम में तहा आओ के वदा हम भी तो बलूचिस्तान अमा अजला के दूर दराज अजला या आना यकसा तरक्की नबूत खुसूसी तवज्जो दिया के तवज्जो न दिया को दो मिनी का बुनियादी ज़रूरत रोज़गार वसी मौक़े के हस्ते अपॉर्चुनिटीज़ नबूत के सबा या मायूसी शेंगे तो बलूचिस्तान मगंदे के देखे बाज़ें जेड़ा मौजूद हैं चूँकि वज़ीर आला साहब इंसर्जेंसी के हस्ते मजनी मसला करार नदाता भले बलूचिस्तान मगंदे के इंसर्जेंसी या बलूचिस्तान मिलिटेंसी एक मजने जिगड़ा है तो बलूचिस्तान मकरोच लाशानी दस्तकपा को 2 मिनी का कौमी शायरा निबंध कनक मल्लुक कारा तकासर कनक के हस्ते मकरूची कारी जोड़ बुद्धा तो बाज़ जगह के हस्ते गाड़ी दारा मल्लुक तंग कनक भी भले इसके बावजूद के हस्ते बाज़ कलाका फोर्सेस या देखे फोर्स के हस्ता इलाका या गेंदक नवा तो ईद रस्ती मामला के हस्ता ये गिरदार चूँ भी बलूचिस्तान सरमायाकारी चूँ इजाफा भी बलूचिस्तान बैरूनी सरमायाकारी हुकूमत प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए जिताई मनसूबा चूँ बिंदात कनक वहीं अवाम अजनी मनसूबा के हस्ते बलूचिस्तान वास्ता गेम चेंजर कुशक बंद तो अमिन चो गैर फ़ाल कि उधर मकामी मरदम आँ ची अचवड़ा फ़ायदा चिस्कन का नहीं या मकामी मरदमानी कार रोज़गार बॉर्डर को वाबस्ता हैं तो कार रोज़गार सारा मजनी पैमाना या खदगन या बंदिशें तो ये महलू के वास्ते मजनी जेड़े चूँकि वस्ते के रोचा जिसका के साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ तुरबता बॉर्डर बंदिशे हवाले हमेशा चमाना बगैर तो ग्वादरा इस सरहदी इलाका के हस्ता उदा
भल्लुक पमेश का जंजालानी आमाचा आनी मजनी का रोज़गार है बार्डर को वाबस्ता बूता तो बॉर्डर के असली इस तरह बाज़ बंदिशां चरशी सबा मल्लुक जंजालानी आमाचें तो मरूज में मजमूई सूरत हाल इस तरह अगर पुत्रान कने कि बलूचिस्तान डेवलपमेंट नबुआ के बलूचिस्तान बाज़ मामला निगरदार नबुआ की वजह तो ये अब्दुल आयन सरा में गुना अमरदारी कनगाएँ जमात इस्लाम बलूचिस्तान सेक्रेटरी जनरल अब्दुल मतीन अखवानज़ादा साहब आइए गेशिंग पुत्रान कने अस्सलाम वालेकुम अखवानज़ादा साहब। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकालना हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। तो सर अगर बलूचिस्तान की बात की जाए तो जो मेन मसाइल हैं बुनियादी मसाइल हमारी और आपके सामने इस हवाले से आपकी जमात ने एक जो है इस्लामाबाद की तरफ से लॉन्ग मार्च भी करने की कोशिश की, कुछ आप लोगों के साथ मुज़ाकरात की बातें भी हुई, लेकिन आपने भी देखा हमने भी देखा कोई खास पेशरफ्त नहीं हुई। तो बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं कि तो सबसे बड़ा सूबा रकबे के लिहाज से मुल्क का वसाइल भी ज़्यादा हैं, लेकिन इस हद तक बदहाली का शिकार क्यों है? तो मौजूदा हुकूमत दावे तो बड़ी करती है लेकिन ग्राउंड में कुछ ना होने के बराबर है, क्या वजूहत हैं इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब। वाक़तन बलूचिस्तान बड़ा भी सूबा है और कुदरती वसाइल से और ख़जानों से मादनियात से मालामाल है। वो जो इंसानी हुनर है, स्किल है, उसके भी बेपनाह मौके हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारी गवर्नेंस जो है उस तर्ज की नहीं है कि जिससे हम फ़वाइद ले सकें। और दावे तो खैर मौजूद है सारे वफाक के भी और सूबाई हुकूमत के भी, लेकिन अमलन जो है वो जो ताज़ा सर्वे आया है, आखिरी सर्वे इकनॉमिकल, उसमें 70% के लगभग जो है वो गुर्बत है बलूचिस्तान में। और ज़ाहिर है बदअमनी अपनी जगह खुद एक बड़ा चैलेंज है और वसाइल का ज़िया जो है वो ये इतने बड़े बड़े मसाइल हैं कि जिसके नतीजे में हमारी 1.5-2 करोड़ आबादी जो है उसकी वो सूरत बेहतरी की नहीं बन पा रही है, चाहे क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से हो, चाहे हुनर और स्किल्स के हवाले से हो, चाहे रोज़गार और कारोबार के हवाले से हो। और इस वक्त तो ज़ाहिर है हम एक बड़ी मुश्किल में है कि हमारे दोनों बॉर्डर्स बंद है, ईरान और अफगानिस्तान के। तो जब तक आप लोगों को रोज़गार नहीं देंगे, हुनर नहीं देंगे, स्किल नहीं देंगे, तो मुमकिन कैसे होगा कि ग्रोथ हो सके या हम कोई पेशरफ्त कर सकें। तो अखवान साहब, जो आप लोगों ने बलूचिस्तान के मसाइल को लेकर एक लॉन्ग मार्च जो इस्लामाबाद पहुंचने की कोशिश की, लाहौर में काफ़ी दिनों आपको रोका गया आपकी जमात की जो ये मार्च को, तो बुनियादी तौर पर कुछ यकीन दहानियाँ आप लोगों को कराई गई, तो क्या इसमें कुछ पेशरफ्त हुई? जो बुनियादी मुतालबात थे उसमें कुछ पे इम्प्लीमेंटेशन हुई है? जी यकीनन जुलाई और अगस्त में हमारा एक बड़ा भरपूर, बहुत ऑर्गेनाइज और एक मिसाली और गर्म तरीन मौसम में हम 12-15 दिन रहे मुस्तकिल एक मुज़ाहमत में, एहतजाज में। लेकिन जितने भी डायलॉग्स हुए, डिस्कशंस हुए, मुज़ाकरात हुए, उसके नतीजे में पेशरफ्त तो फेडरल गवर्नमेंट ने करनी थी। उन्होंने एक कमेटी का कहा था कि हम एक कमेटी जो है वो तश्कील देंगे बड़े आला सतह पे, और उसमें तमाम जो ख़ासकर हमारा बॉर्डर ट्रेड पे होता कि बॉर्डर ट्रेड, बदअमनी और जो हमारे यहाँ गवर्नेंस के मसाइल है और मुश्किलात है, इसे हल करने के लिए जो है वो हमें पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही है, लेकिन उसमें नहीं हो पाया है। वादे जो है वो वफा कहाँ होते हैं पाकिस्तान में, यही तो सबसे बड़ा मुश्किल सवाल है सियासी दोस्तों के लिए। तो सर जो एक मसला जो है हम देखते हैं कि जो बॉर्डर है चमन से लेकर ग्वादर तक, लोगों बलूचिस्तान के बेशतर जो अजला से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनका ज़रिए माश इन्हीं बॉर्डर से वाबस्ता है, लेकिन इस पर कदगने हैं, काफ़ी सख्ती कर दी गई है, चाहे ग्वादर हो, तुरबा, तुरमाड़ा, ये हम देखते हैं कि पंजगूर से लेकर फिर चमन तक। तो इसकी हवाले से हमने ये भी सुना है कि इनको दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होता है, जो सिक्योरिटी मसाइल हैं, लेकिन सब मसाइल अपनी जगह, लेकिन रोज़गार सबसे बड़ा मसला है बलूचिस्तान में। तो आप क्या समझते हैं कि इसको इतनी सख्त करना या इसको इस तरह कदगन लगाना, आप नहीं समझते हैं कि बलूचिस्तान के लोगों का एक मुआशी कत्ल है और हुकूमत को इस पर संजीदगी से इक़दाम करनी चाहिए? यकीनन ज़ाहिर है कि हमारे दोनों ममालिक के साथ एक दरीना तारीख़ी रिवायती ताल्लुकात है, ईरान के साथ भी, अफगानिस्तान के साथ भी। और बॉर्डर के जो एरिए हैं 12-15 अजला गवादर से चमन और जोब तक, और ज़ाहिर है इन्हीं 15 अजला के नतीजे में जो हमारे बाकी 15 अजला है, सूबे के 20 अजला है, वो हब और नसीराबाद और मुसाखिल और बारकन तक भी इन्हीं बॉर्डर के कारोबार के असरात भी जाते हैं।
मेरा ख्याल है देखिए ये वफाकी हुकूमत का फैसला था और बिल्कुल एक गैर आइनी या गैर अखलाकी या एक तरफा था। हम जब बलूचिस्तान के अंदर इसको डिस्कस करते हैं तो बलूचिस्तान के तमाम लोग, चाहे वो इंतजामी तौर पे जिम्मेदार है या सियासी मैदान में हैं, उनसे कोई राय, हमारे यहाँ ये मुश्किल तो है कि सियासी लोगों की यहाँ कमजोरियाँ आई है कि लोग मौके पे बात नहीं कर सकते हैं, दलील नहीं दे सकते हैं। दुनिया के अंदर मिसालें हैं, बॉर्डर्स तो दुनिया के 200 ममालिक के एक दूसरे के साथ हैं, तनाज़ात भी आते हैं लेकिन उसमें हल के रास्ते भी मौजूद हैं। तो हमने इस पे वर्किंग भी की थी और उस लॉन्ग मार्च के अंदर तमाम डिस्कशंस में हमारा जो बुनियादी या पहला बड़ा मौजूद था वो बॉर्डर ट्रेड ही था। उसके लिए आसानियाँ पैदा करना, उसके लिए मौके तलाश करना, उसके लिए अच्छे तजुर्बात के लिए रास्ता बनाना। लेकिन देखिए अब इस वक्त तो अफगानिस्तान के साथ हम हालत जंग में चले गए हैं, जो एक गैर ज़रूरी जंग है और बेमानी है जिसका कोई बुनियाद ही नहीं है। और मुफ्त में हम एक अपने मुल्क के अंदर भी मुआशी हमने एक उलझाव क्रिएट किया है और अफगानों के लिए भी और ईरान के साथ भी ज़ाहिर है दूसरों के उस पे हम अगर अपने पॉलिसियाँ तरतीब देंगे तो उसके नतीजे में तो गुर्बत का हमें सामना है, बदइंतज़ामी का हमें सामना है, मसाइल जो बदअमनी है उसका हमें सज़ा मिल रही है। तो ये जब तक सियासी या इंतज़ामी या सिविल या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी इसको रिविजिट करने पे, दोबारा सरेंडर गौर करने पे, मुकालमे पे तैयार नहीं होंगे तो ये मसाइल तो इसी तरह चलते रहेंगे और लोगों की बदअमनी के अंदर भी इजाफा हो रहा है और माशी कत्ल भी इंसानों का हो रहा है। कल हमारे एक जो स्टेटमेंट है सरफराज बुगटी साहब वज़ीर आला बलूचिस्तान है, उनका एक स्टेटमेंट हमारी नज़रों से गुजरा, आपने भी देखा हो कि बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला इंसर्जेंसी नहीं है बल्कि करप्शन है। जब हम करप्शन पे काबू नहीं पा लेंगे तो सूबे में तरक्की और खुशहाली जो है नामुमकिन है। लेकिन हम देखते हैं कि इसके बावजूद जो वज़ीर आला साहब हैं वो समझते हैं कि करप्शन बड़ा मसला है, उनके अपनी हुकूमत में अपनी ही काबीना के वज़रा और करप्शन में मुलव्वस हैं, बड़े बड़े स्कैंडल भी सामने आ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत पे तनकीद ज़्यादा होती है कि वो काम नहीं कर रहा, उससे मसाइल हल नहीं हो रहे हैं, बदअमनी है, अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं कर रहा, तो जब ये चीज़ें हमारे वज़ीर आला साहब समझता है तो उसको तरजीह बुनियादों पर हल करने की कोशिश क्यों नहीं करता? तो आप क्या समझते हैं कि वो भी एक हद तक बेबस हैं? देखिए मेरे ख्याल में वज़ीर आला ठीक कहते हैं। करप्शन के मानी ये है कि वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, ज़ाया हो रहे हैं और ये चैलेंज तो हमें दरपेश है गवर्नेंस का और बेहतरी नहीं आ पा रही है। इस वक्त आप हेल्थ की सूरत हाल देख लें, आप एजुकेशन को देख लें, आप रोड्स की हालत देख लें, आप अमन अमा की हालत देख लें। तो ये जो भी हमने बात की बॉर्डर ट्रेड की या बड़े मसाइल की, और जाहिर है कि ये जो इस वक्त चैलेंजेस है, दुनिया बहुत आगे चली गई है। मेरा ख्याल ये है कि हमारे यहाँ जो तर्ज हुक्मरानी है, जो कवानीन बनाते हैं, उसके अंदर माफियाज आ गए हैं, उसके अंदर लोगों के मफादात और मराहत आ गए हैं और आम आदमी की जो दर्द है, आम आदमी का जो एहसास है, जिसके नतीजे में एक यानी इस वक्त तो कवानीन ऐसे बन रहे हैं कि जिसमें आप आम आदमी के मुंह से जो नवाला है वो छीन रहे हैं। तो ये एक मुश्किल सूरत हाल में हम है। ये हुक्मरानों के लिए भी है और पार्टियों के लिए भी ये चैलेंज है कि भाई हम क्यों एक बंद गली में जा रहे हैं और अल्लाह न करें इसके नतीजे में तो बगावतों का हमें सामना होगा, एक अफरा तफरी का सामना होगा, एक मजमूई तौर पे इस वक्त पूरे सिस्टम से, पूरे निज़ाम से लोगों की एक मायूसी है, एक अफरा तफरी की कैफियत है। तो इससे निकलने के रास्ते में तलाश करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम लोगों के माशी कत्ल करने के फैसले कर लें। सर चूँकि इस वक्त देख रहे हैं मुल्क में जो 27वीं आइनी तरमीम है उसका बड़ा चर्चा है, बड़ी हलचल है, तो ये भी कहा जा रहा है कि जो 27वीं तरमीम है उसमें 18वीं तरमीम में भी कुछ जो है रद्दबदल किए जाएंगे, रोल बैक किया जाएगा 18वीं तरमीम को, उसके कुछ हिस्से निकाल दिए जाएंगे, सूबों के जो शेयर है इसको कम कर दिया जाएगा। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि अगर ये इकदाम लिया गया तो बाकी ठीक है, अगर कुछ और वफाक के लेवल पे अमेंडमेंट होंगे, तरमीम होंगे, लेकिन NFC अवार्ड या 18वीं तरमीम को छेड़ा गया तो आप नहीं समझते कि जो छोटे सूबे हैं 18वीं तरमीम के बाद NFC अवार्ड के मद में उनको कुछ मिला है, इससे क्या रद्द अमल आएगा, इसको आप कैसे देखते हैं? वैसे इस वक्त ज़ाहिर है कोई ड्राफ्ट तो उसका हतमी तौर पे टेक्स्ट आया नहीं है कि जिसको आप पढ़ के देख लें या समझें कि
उसकी क्या पोजीशन है या क्या उस पर राय दे सकते हैं। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद हम 26वीं तरमीम तक तो आए हैं, इसलिए तरमीमात तो एक आइन में रास्ता है। लेकिन मेरे एक सियासी कारकुन के तौर पे पहला सवाल तो ये है कि 18वीं तरमीम से सूबों में गवर्नेंस के अंदर क्या बेहतरी आई है, और उसके अंदर जितनी भी तब्दीलियाँ आई है हमारे सूबे के अंदर तो हम कोई बेहतरी नहीं पा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि पंजाब के अंदर ज़ाहिर क्या पोजीशन है या सिंध में क्या पोजीशन है। तो लेकिन बहरहाल आइनी तरमीमात तो मुकालमे से, मशवरे से, पार्लियामेंट के अंदर मुबाहिस से, सियासी और कानूनी माहिरीन के राय से तय होते हैं। और अगर ये जो इस वक्त पाकिस्तान में एक तरफा कानून साजी है, उसके नतीजे में तो फरीकैन का एक दूसरे के ऊपर जो है वार का इशू रहता है या खदशा या हमला रहता है, और ये जाहिर है कि हमारे लिए ठीक नहीं है। पहले अगर अदलिया ने इस तरह के इख्तियारात इस्तेमाल किए जिसमें इंतजामी तौर पे हम बंद गली में जाते थे, अब इस वक्त दूसरे जो दोस्त है या इदारे हैं वो इस तरह के इकदामात और तजावीज़ और तरमीमात कर रहे हैं। ये तो वही यानी हम वैसे भी हमारे जो मजमूई कानून है या गवर्नेंस है या पूरा सिस्टम है, ये आवाम दोस्त नहीं है। इसके अंदर जो पाकिस्तान की इस वक्त भी जो इकनॉमिकल सर्वेस कहता है कि 50 पूरे पाकिस्तान में तो 50% से ज़ायद जो है वो गुर्बत है, बलूचिस्तान में 70% गुर्बत है। तो इसके नतीजे में तो खराबियाँ होंगी, कोई अच्छाई की उम्मीद जो है वो इस तरह के बेसरोपा तरमीमात से तो नहीं आ पाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल मजीद अफरोज़ साहब, जमात इस्लामी बलूचिस्तान। आप टाइम निकालना प्रोग्राम में शरीक है। मदर चारुका चूँकि शुमा दिलगोश को अब्दुल मतीन साहब का पुत्रान करेंगे जमात इस्लामी मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल का पुत्राना चूँकि मदिस्तक के जुलाई माह एक लॉन्ग मार्च को बलूचिस्तान बुनियादी मसला नसरा इस्लामाबाद ने मगा कोयटा चाहे इस्लामाबाद लेकिन लाहौर अदारक बुता और चर्शी पद आनी यकीन दहानी दियक बुक आनी जेड़ा की शुक्रवार कनक हुआ भले कुछ हमेशा के इदा यकीन दहानी के अस्ता आ सिर्फ नामे का नसरा छोड़ी इम्प्लीमेंट नवी तो मजमूई तौर बलूचिस्तान के अस्ते अमन अमान हवाला इंतहाई ख़राब दौरिया गुजगाई या ख़राब तरीन सूरत हाल शिकार हैं। तो दोमिनी मुगमगंदी के बॉर्डर मल्लू के कार रोज़गार वाबस्ता हैं उदा आई सराम में चौड़े इकदाम कनक नबुआ के सब्बा मल्लू के तहाक मायूसी दिलपूशी पैदा बुआनी और मल्लू जंजालानी आमाचे ब्रेक के जरूर पता मैंने मकान गेशिंग का पत्रान का मीर कॉस्मक्श बिसंजो दिसंबर 1917 जावे में तक शाम कवदी बुताई आइए कमाशे नाम सफर खान बुताई आइए बिंदाती वानोगुजानक चा क्वेटा दर बुताई गेशी वानोगुजान की हात्रा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान शुताई मीर कॉस्मक्श बिसंजो तालिब इल्मी जमानगा सियासता गो हुब बुताई 1938 चा अलीगढ़ वातर बुआगा पद आ बलोच लीगा हवार बुताई 19 चलो यक्का कलात स्टेट नेशनल पार्टिया हवार बुताई 19 चलो हफ्ता रियासत कलात असम्बली बिजा दीवाने हामे बास्क गिचिन बुताई बलूचिस्तान को पाकिस्ताना अलहा के जेड़े सरा आया अपोजिशन लीडर बिस्तारा विषय मुखालिफत कुताई 19 पंजाब शशा शहजादा अब्दुल करीम अमराया आया उस्तमान गल नामे गले जोड़ कुताई 19 शस्तो शशा चरोहिर कप्ते पाकिस्ताना कौमी असम्बली बास्क गिचिन बुताई 19 अब्तादा वन यूनिट प्रोशिका पद चमकुराना कौमी असम्बली बास्क गिचिन बुताई 19 अब्तादा दोहा मीर खौस बख्श बिसंजो बलूचिस्तान गवर्नर जोड़ बुताई 19 अब्तादो सेहा नेपे सरकारी हलास कनगा पर मीर खौस बख्श बिसंजो वती चिसे अमरहा अवार दसगीर कनक बुताई 5 फरवरी 19 अब्तादो हश्ता आयला बुताई 19 अश्तादो सेहा तहरीक बहाली जमहूरियता आय जुआनिया गो बाहर जुरते 19 अश्तादो पंचे खैर जमाती की चिनकारियानी आया बाइकआउट कुताई नामदार बलूच राशो मीर खौस बख्श बिसंजो
11 अगस्त 1989 बीरान बुत बलूचिस्तान राज दफ्तरे यक द्रपशना की दरी आसर बुत। मेरा नाम डॉक्टर आयजा काशिफ है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है। मैं इस वक्त शंघाई अमेरिकन स्कूल में बायोलॉजी और माहौलियाती साइंस की उस्ताद के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही हूँ। मैं 2012 में चीन आई और अब तकरीबन 13 बरस हो चुके हैं। मैं चैंग जियांग के इलाके में मुकीम हूँ और मुझे ये कम्युनिटी बहुत पसंद है क्योंकि मेरे नजदीक एक मिसाली बस्ती वो है जो साफ सुथरी, पुरअमन और जहाँ ट्रैफिक कम हो, और यहाँ ये तमाम खूबियाँ मौजूद हैं। चीन में जिंदगी वाकई निहायत आसान है। ताओबाओ मेरी पसंदीदा ऐप है। मैं अक्सर ऑनलाइन खरीदारी करती हूँ और ऑर्डर बआसानी घर पहुँच जाता है। मेरी जिंदगी का मकसद हमेशा यही रहा है कि मैं अपनी सलाहियतों को माशरे की खिदमत के लिए इस्तेमाल करूँ। चूँकि मैं मेडिसिन और ड्रग्स के बारे में जानती हूँ और नौजवानों से मुझे खास मोहब्बत है, इसीलिए मेरा मिशन भी इनकी बेहतरी के लिए है। नवाब अकबर खान बुगटी 12 जुलाई 1920 हफ्ता बारखाना वदी बुताई। आइए कमाशे नाम नवाब मेहराब खान बुताई। नवाब अकबर खाना लाहौर एचिसन कॉलेजा वती वानक दर बुरतक चरिशियापत आयवती गेशी वानक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटिया दर बुरतक 19 चलो शशा वती कबीला है 19 सरदार जुड़ बुतक 19 50 वजीर मुमलिकत बिस्तारा बुंजाई काबीना अवार बुतक 19 अब्तादो सेहा बलूचिस्तान गवर्नर बुतक 19 88 बलूचिस्तान सूबाई असम्बली बास्क गिचिन बुतक फरवरी 19 89 बेगर दा अगस्त 19 90 बलूचिस्तान सरवजीर बुतक 19 90 से है लस गिचिन कारियां चा डेरा बुकटिया कौमी असम्बली बास्क गिचिन बुतक कौमी असम्बली दीवाना हया उर्दू जुबान बायकॉट कुतक हुवती माती जुबान बलूचिया गुश्तांग दातक 2005 डॉक्टर शासिया खालिद वाकिया पद नवाब बुकटिया रियासत इलाफा तवार चिस्तकुत और दीमपा कुहारब 26 अगस्त 2006 कोहलुए दमा त्राथानिया आया शहीदिये जाम नौशकुत। बड़ादार चारों का ब्रेकअप माशुमार वशत करने का पुत्रान बरजाएं बलूचिस्तान से सूरत हाल सरा मलिक सिकंदर एडवोकेट साहब जमीयत उलमा इस्लाम सीनियर रहनुमाई साबिक अपोजिशन लीडर बलूचिस्तान असम्बलिया युगेशन का पुत्रान अपने अस्सलाम वालेकुम एडवोकेट साहब। वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? खैरियत से? शुक्र है सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला है मेरे प्रोग्राम में शरीक है। तो सर हम बात कर रहे हैं जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, मौजूदा हुकूमत में तनकीद बहुत ज़्यादा होती है। पिछले हुकूमत में जो असम्बली थी आप थे बहैसियत अपोजिशन लीडर, लेकिन उस वक़्त हमने देखा कि थोड़ा बहुत तरक्याती काम हो रहे थे, इतना कौमी शायराएँ गैर महफूज नहीं थे, लेकिन अब ज़्यादा सूरत हाल जो हैं टेंस है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या वजह है कि मौजूदा हुकूमत जो है आलात को बजाय ठीक करने के खराबी की तरफ ले जा रहा है? देखिए, एक तो ये है कि अगर हुकूमत आवाम की मैंडेट लेकर आती फिर तो बड़े धड़ल्ले से अपना प्रोग्राम आगे ले जाती। तो इस हुकूमत में इस अमर का फुकदान है, किसी उससे वो आवाम का मैंडेट इनके पास नहीं है। दूसरी जो बड़ी वजह है वो ये कि अगर वो खुद मुख्तार और आज़ाद होते तब फिर अपनी तबीयत के मुताबिक कोई काम कर सकते थे। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि ये खुद मुख्तार भी नहीं है, आज़ाद भी नहीं है। तो इस वजह से कोई चीज़ सीधी चल नहीं रही है। तो लेकिन हमने ये देखा कि जो मिनरल्स माइंस एक्ट के हवाले से एक बिल पास हुआ, बाद में अपोजिशन आपकी जमात ने शोर शराबे, उसके बाद इनको वापस लिया गया अपोजिशन के साथ मिलकर।
तो इसके नुकसानात क्या थे, और इसको वज़ीर आला ने यह कहा कि दोबारा असम्बली में ला के उनको पास किया जाएगा, तो आपको लगता है कि जिस हालात में उनको लाया गया था, अगर दोबारा लाया गया पास हो सकता है? क्योंकि JUI सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है बलूचिस्तान असम्बली में। देखिए, पास तो वो कर सकते हैं क्योंकि उनकी अक्सरियत है। अब बात ये है कि पहले पास कराया, दोबारा इसकी क्यों जरूरत पड़ी, ये एक अलग चीज है। लेकिन असल सूरत हाल तो ये कि इनका ये जो जिस मकसद के लिए ये पास कर रहे हैं, इनका कोई इसमें हिस्सा नहीं है। ये लॉबी है, हमारा जो कबायली सेटअप, ये जो लोग वहाँ रहते हैं असल बेनिफिशरीज वो होने चाहिए। तो अगर उनको मायूस किया जाए, उनको मारूम किया जाए, फिर तो जोर जबरदस्ती से कोई भी इंतकाल कराया जाए उसकी कोई हैसियत नहीं होती। तो मलिक साहब, दूसरी तरफ देख रहे हैं कि जो बलूचिस्तान में जो बेशतर लोग हैं या अजला में रहने वाले वहाँ के अवाम हैं, तो उनका कारोबार का एक बड़ा हिस्सा है, ज़रिए माश सरहदी इलाके हैं, बॉर्डर है, चाहे चमन बॉर्डर हो या ईरान से बलूचिस्तान का मुल्हिका बॉर्डर हो, लेकिन बड़ी सख्ती कर दी गई मौजूदा हुकूमत ने, बॉर्डर बंद है, लोग जो हैं बड़े पैमाने पे बेरोज़गार हैं, उस पर शोर भी होती है, अपोजिशन भी बात करती है, लेकिन उस पर कोई तब्दीली नहीं लाती। अब भी बड़े कदगन हैं बॉर्डर पे, और बेरोज़गारी मुसलसल इजाफा हो रहा है। बेरोज़गारी जो है बुराइयों का जड़ है, बहुत सारे मसाइल पैदा करेगी। तो आप क्या समझते हैं कि इस पे हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत इस तरह सख्त इकदाम ले बॉर्डर के हवाले से। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट को बखूबी मालूम है कि बलूचिस्तान में न कोई इंडस्ट्री है, न कोई रोजगार के दूसरे जराए हैं। तो इसी बॉर्डर पे लोगों की जिंदगी और माश का दारोमदार था। अगर वो माश भी इनका रोक दिया जाए, फिर तो ये फाकों में जाएंगे, और फाकों में जाने की बात फिर ये कि जाहिर है कि तमाम जो जराइम हैं वो जराइम इख्तियार करेंगे। उनको किसी सूरत में कोई रोक भी नहीं सकता, उनके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब उनका माशी हालात दुरुस्त नहीं हो तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन हुकूमत का एक मौक़िफ़ ये भी है मलिक साहब के जो बॉर्डर हैं ईरान से, बॉर्डर या अफगानिस्तान से, वो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का सबब बन रहे हैं। तो हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पे सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं। बलूचिस्तान के बजट का एक बड़ा हिस्सा भी जो है अमन व अमान पे मुख्तस किया जाता है। तो क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि वो बॉर्डर को ठीक करे, लोगों का कारोबार तो ना रोके? देखें, बॉर्डर ये इंटरनेशनल लॉ है कि जो जिन मुल्कों का आपस में ट्रीटी है तिजारत की, चाहे उनके दरमियान कितनी बड़ी दुश्मनी क्यों न हो, वो बॉर्डर अपनी जगह पे खुले रहते हैं। जो तिजारत वाला रास्ता है वो बंद नहीं होता। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात आ जाती है, फिर बॉर्डर बंद हो जाते हैं। अब इस दफा ये जो ताजर हैं, हर ताजर को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। तो ये लोग कहाँ जाएं? जो सामान वो ले आए थे वो गल सड़ गए, उनकी गाड़ियां खराब हो गई, उनके पैसे फंस गए। ये बहुत बुरी मुसीबत है। तो मलिक साहब, दूसरी तरफ जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है, कल उसका स्टेटमेंट भी मेरी नज़रों से गुजरा। आपने भी देखा होगा कि बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला इंसर्जेंसी नहीं है बल्कि करप्शन है। लेकिन मौजूदा हुकूमत में हम देखते हैं कि एक डेवलपमेंट बजट का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन तरक्याती काम ग्राउंड में ना होने के बराबर है। उसके अपनी काबीना के वज़रा भी शायद मुलव्वस हैं इस नासूर करप्शन में। तो आप नहीं समझते कि वज़ीर आला को इस पर एक्शन लेना चाहिए जब इनको बड़ा मसला समझता है? मैंने पहले आपको बता दिया कि बाख्तियार भी नहीं है, मैंडेट भी नहीं है, तो उनके पास कोई सही चीज लाने के लिए कोई तरीका मौजूद नहीं है। फिर जो जिसके हाथ आए जैसे चले उस तरीके से चलेगा। न ये किसी को रोक सकते हैं न किसी को कह सकते हैं। तो मलिक साहब, आपसे मेरा आखिरी सवाल यह है, चूँकि आप खुद एक सीनियर कानूनदान भी हैं, तो आजकल मुल्क में जो 27वीं आईनी तरमीम है उसकी बातें हो रही हैं कि ये तरमीम जो है 18वीं तरमीम को रोल बैक करेगा, उनके कुछ हिस्सों को तब्दील किया जाएगा, सूबों के हिस्से कम किए जाएंगे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि उसका अभी असल ड्राफ्ट सामने नहीं आया है, लेकिन क्या आसाराइयाँ हो रही हैं इस पर? लेकिन 26वीं तरमीम पे हमारे साथ इनके वादे वईद हुए थे, लेकिन उनमें से एक वादा 26वीं तरमीम का इन्होंने नहीं माना है। तो अब 26वीं तरमीम अधूरी रह गई है, तो 27वीं तरमीम के लिए ये क्या करेंगे? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए। मज़ार चारों का मलिक सिकंदर एडवोकेट साहब, जमीयत उलमा इस्लाम
बलूचिस्तान मरकज़ी रहनुमाई और सबक अपोजिशन लीडर बलूचिस्तान सबक हुकूमत अपोजिशन लीडर बुता तो पुत्रान कन का ये कोशक हमेशा के मौजूदा हुकूमत कहते हैं आई करा मैंडेट ने या आरियल ओटाची नियत का या फाम 47 आम लफ्ज़ा कोशक भी भले आ चो महलू के जेड़ा गिशुगीवार कुतका तो बुनियादी मसला ये वदा वकोल वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज दुगटी साहब के करप्शन है इंसर्जेंसी जो मसला है नहीं भले इंसर्जेंसी कहते हैं आइए बलूचिस्तान अमा एक डायरेक्शन या बुरता के आइए दोबारा ये मगा आरक बाज नामुमकिन जोड़ बुता तो वज़ीर आला साहब कहते हैं मसला नसर पद नबी बल्कि आइए नज़रा करप्शन मस्तरे मसले हैं भले करप्शन गिरफ्तार करने के हवाला आइए करा हिकमत अमली ची या आ वती काबीना दीवाना चौड़ इकदाम का इशे भी वाजे एक मौक़े हुकूमत निमगा नेस्ती और दोमी निमगा में गंदगा के मौजूदा हुकूमत कहते हैं आया बॉर्डर सरामा कदगन बंदिश या पाबंदी जते गा कि आम मर्दम मजनी पैमाना या मुतासर हैं चूँकि बलूचिस्तान मल्लुक के रोज़गार कहते हैं बॉर्डर वाबस्ता हैं या सरकार नौकरी कहते हैं नबुआ के बराबर या हुकूमत मल्लुक का रोज़गार दात को नकाओ दोमी निमगा इंडस्ट्री बलूचिस्तान ने या ईरान और अफ़गानिस्तान बॉर्डर कहते हैं चमन तक वाजरा मल्लुक के कारोबार या ज़रिए माश वाद ज़रिए हैं भले आ मगंदे के इसरा बंदिश जनक बुता या इसरा कदगन बाज़ तो पमेश का आ मसला कहते हैं या कदिया तक शुगवार नबूगा में बलूचिस्तान मज़ीद एक बदमनी नेमगा ए बरक बोगा तो इसी की शुगवार कन गया आतरा हुकूमत के वाजे पॉलिसी लायामल नबूआ गई और दो निमगा इंसर्जेंसी सब बलूचिस्तान कौमी शायरा गैर महफूज हैं या बाज़ें बलूचिस्तानी कौमी शायरा के शप वदा सफ़र सरा पाबंदी तो एक मजनी अलवी है इंसर्जेंसी अगर मसला ही नहीं करप्शन मसला है करप्शन गिरदार का इतनी कंट्रोल आए इंसर्जेंसी तो कंट्रोल को इतना करें बोले करप्शन हम मौजूदा हुकूमत गिरदार डालने ब्रेक जरूर पता मैंने में कहेंगे जेंगे पुत्रान करें मीर कॉस्मक्श बिसंजो दिसंबर 1900 अब्दाहा जावे में तक शाम कवदी बुताई आइए कमाशेना सफर खान बुताई आइए बिंदाती वानोगुजानक चा क्वेटाहा दर बुताई गेशी वानोगुजान गे हात्रा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान शुताई मीर कॉस्मक्श बिसंजो तालिब इल्मी जमानगा सियासता गो हुब बुताई 1938 चा अलीगढ़ा वातर बुआगा पद बलोच लीगा हवार बुताई 1900 चलो यक्का कलात स्टेट नेशनल पार्टिया हवार बुताई 1900 चलो हफ्ता रियासत कलात असम्बली बिजा दीवाने हामे बास्क गिचिन बुताई बलूचिस्तान को पाकिस्ताना अलहा के जेड़े सरा आया अपोजिशन लीडर बिस्तारा इसे मुखालिफत कुताई 1950 शशा शहजादा अब्दुल करीम अमराया आया उस्तमान गल नामे गले जोड़ कुताई 1960 शशा चरोहिर कप्ते पाकिस्ताना कौमी असम्बली बास्क गिचिन बुताई 1900 अब्तादा वन यूनिट प्रोशिका पद चमकुराना कौमी असम्बली बास्क गिचिन बुताई 1900 अब्तादा दोहा मीर खास बख्श बिसंजो बलूचिस्तान गवर्नर जोड़ बुताई 1900 अब्तादो सेहा नेप सरकारें हलास कनगा पर मीर खास बख्श बिसंजो वती चिसे अमरहा अवार दसगीर कनक बुताई 5 फरवरी 1900 अब्तादो हश्ता आयला बुताई 1900 अश्तादो सेहा तहरीक बहाली जमहूरियता आय जुआनिया गो बाहर जुरते 1900 अश्तादो पंचे खैर जमाती की चिनकारियानी आय बाइकआउट कुताई नामदार बलूच राशो मीर खास बख्श बिसंजो 11 अगस्त 1900 अश्तादो नोहा बीरान बुत बलूचिस्तान राज दफ्तरे यक द्रपशना की दरी आसर बुत सिद्दीक बलोच 10 फरवरी 1947 लियारी कराची वदी बुतक ISCT स्कूल लियारियाच्या मॅट्रिक SM लॉ कॉलेज कराचीच्या इंटरमीडिएट कराची यूनिवर्सिटीच्या ग्रेजुएशन और मुआशियात ताहा मास्टर को तक सिद्दीक बलोच जानकारी सियासतदानी और फुटबॉल जवानी ले भी हम बुतक
वले आइया अहवालकारी पेड़ा नाम कशितक बलूचिस्तान सियासत व मुआशियात बाबता आशी वारे मर्दमी बुतक ओ आइया ए सरहालानी सरा किताब हम निबिश्ता कुतक 1972 बलूचिस्तान पेशगी गवर्नर गौस बख्श बिजंजो प्रेस सेक्रेटरी हम बुतक सियासी लेका हो जौदानी सबबा नवाब कैर बख्श मरियो गौस बख्श बिजंजो हवारिया जेला हम बंद बुतक आइया अहवालकारी बिंदात च अंग्रेजी रोहताक कुतक औरंदा रोहताक एक्सप्रेस कोयटा और रोहताक आज़ादी कोयटा बोनहिश तीर कुतक सिद्दीक बलोचा अहवालकारानी डलानी अंबराइया बाजी मुल्कानी तरोताब हम कुतक आदा 6 साला कैंसर नादराइये आमाच पुतक ओ अब्तादो 8 साले उम्रा 6 फरवरी 2018 कराची बिरान पुतक बड़ादार चारों का ब्रेकअप माशमर वशत कन पुत्रान कनगाई बलूचिस्तान मौजूदा सूरत हाल सरा तो बलूचिस्तान चूँकि वज़ीर आला साहब गस्तर स्टेटमेंट है कि बलूचिस्तान मस्तर मसला इंसर्जेंसी नहीं करप्शन है या बलूचिस्तान अब गुड गवर्नेंस के हस्ती आई वास्ता हुकूमत कोशिश कन गाई और 2 महीने में पुत्रान हम कने 27वीं तरमीम में के हस्ते बलूचिस्तान सरा ये असरात सीनियर सहाफ़ी तजियाकार बिलाल डार साहब मनादारी कन गाई गेशिंग पुत्रान कने अस्सलाम वालेकुम डार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। तो डॉक्टर साहब हम प्रोग्राम के आगाज़ में आपसे जो वज़ीर आला बलूचिस्तान का जो एक स्टेटमेंट है गुज़श्ता दिनों उन्होंने जो है जारी किया है, हमारे नज़रों से गुजरा कि बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो इंसर्जेंसी नहीं है बल्कि करप्शन है। जब तक करप्शन पे काबू नहीं पालेंगे तो बलूचिस्तान में हकीकी तरक्की और खुशहाली का दौर शुरू नहीं होगा। तो बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं, चूँकि बलूचिस्तान को करीब से कवर करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा मसला वाकई है, लेकिन इंसर्जेंसी से बड़ा मसला नहीं है। तो अगर इंसर्जेंसी हुकूमत इसको कंट्रोल नहीं कर सकता तो आप नहीं समझते हैं कि करप्शन को कंट्रोल करना हुकूमत के लिए इतना बड़ा मसला नहीं है? तो इसके बावजूद इतने करप्शन ने क्यों बड़ा मसला बन चुका है बलूचिस्तान का? जी देखिए, मेरा ख्याल में जो वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने जो कहा है मैं उनकी बात से इत्तेफाक इसलिए करता हूँ क्योंकि जब तरक्याती फंड्स लोगों की फलाह बहबूद पे खर्च होने वाला पैसा वहाँ खर्च होने के बजाय किसी की जाती जेब में चला जाता है करप्शन के जरिए, तो उसके नतीजे में माशरे में एक हिंजानी कैफियत, एक इस्तराब, एक गुस्सा, एक गम की कैफियत पैदा होती है। जैसे कि कई मरतबा ये सब सामने हमारे आया है कि बलूचिस्तान के लोगों ने ये कहा या ये दावे हुए या बातें हुई हैं गमो गुस्से में कि उनके प्यारे बगैर इलाज के एड़ियां रगड़ते रगड़ते मर गए और वहाँ पीने का साफ पानी तक मैसर नहीं है और कोसों दूर से पानी उठा के लाना पड़ता है। और फिर जो बच्चियां आला तालीम हासिल कर लेते हैं उनको आला तालीम हासिल करने के बावजूद वहाँ नौकरियां नहीं मिलती। तो ये सारे जब गमो गुस्सा इकट्ठा होता है तो वो पूरा गमो गुस्सा फिर फ्यूल बनता है, ईंधन बनता है जो कलादम तंजीमें हैं उनके लिए, क्योंकि फिर कलादम तंजीमें उन गमो गुस्से में मुब्तला मासूम लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए इस चीज को इस्तेमाल करती है और कहती है देखा ये रियासत की हुकूमत ये आपको आपका हक नहीं दे रही, तो आपको आपका हक लेना है तो बंदूक उठा लो। ये वो बयानिया है उनका कलादम तंजीमों का जो कि उनको मजीद तबाही की तरफ ले जाता है। लेकिन वो इस उनके क्योंकि जो तंग आमद जंग आमद एक मिसाल मशहूर है, तो फिर वो गमो गुस्से में या इंतकाम की आग में या बदला लेने के मामले में वो फिर उन अलाकार बन जाते हैं बदकिस्मती से उन भारतीय फंडेड तंजीमों के। तो और वो पाकि माशरे में फिर वो तबाही जो होती है वो हो रही होती है। अगर आपने कलादम तंजीमों को ख़त्म करना है तो ज़रूरत है कि इनको पीछे से जो रसद मिल रही है, चाहे वो मैन पावर की सूरत में है या और मामलात की सूरत में है, उसे बंद करना होगा। तो जैसे कहते हैं ना, अगर कि किसी एक कोई ऐसा दरख्त है जो कि माशरे के लिए ठीक नहीं है, मसलन पोलन
एलर्जी फैलती है मुख्तलिफ दरख्तों से जिनमें एक जंगली शहतूत है। तो अगर उस जंगली शहतूत को जड़ से नहीं खत्म करेंगे तो फिर वो ऊपर से काटेंगे, फिर वो दोबारा निकल आएगा। तो इसी तरह अगर आप कलअदम तंजीमों की पूरी रसद नहीं काटेंगे, उनकी जड़ें नहीं काटेंगे, तो ये मामले भी चलते रहेंगे। तो मेरे ख्याल में बलूचिस्तान को जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है वो करप्शन ने पहुंचाया है। आपके इल्म में है कि जब यहाँ बलूचिस्तान में एक साबिक सेक्रेटरी खजाना, सूबाई सेक्रेटरी खजाना के घर से 80-90 करोड़ रुपया तो कैश में निकला और दुनिया जहान की करेंसी और बड़े हैवी किस्म के प्राइस बॉन्ड और सोना भी निकला। फिर बाद में उन्हीं के निशानदेही पे क्वेटा की एक बेकरी से सोने के बिस्किट जो छुपा के रखे थे वो निकले। फिर कराची में बड़ी बड़ी कोठियां, बेंगलोर, बड़े बड़े महंगे कमर्शियल और रेजिडेंस प्लॉट और महंगी तरीन गाड़ियों की एक पूरी फ्लीट, क्या कुछ नहीं बरामद हुआ। तो एक बंदे के घर से अगर अरबों रुपया निकल रहा है तो सोचें कि जो बलूचिस्तान में करप्शन हो रही है वो किस हद तक चली गई हुई है। अब ये बात क्या किसी से ढकी छुपी है? अफसर आम हर बंदा कह रहा है, हर बंदा सुन रहा है कि एक्सीएन लगवाना है तो इतने लाख इतने दे दो, फलानी पोस्ट पे बंदे को लगवाना है तो इतने करोड़ दे दो, फलाना ठेका लेना है तो इतने % दे दो। क्या ये बात अब ढकी छुपी रह गई है कि बलूचिस्तान में जब आपको याद है साल पहले फ्लड आया, साल 1.5 साल पहले जब डैम्स टूटे तो डैम्स बनाने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनके खिलाफ कार्रवाई की बात हुई, पूरे माशरे से मांग हुई, मुतालबा हुआ कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें। इन्होंने नाकिस मटेरियल लगा के डैम्स बनाए हैं जिनकी वजह से बड़ा जानी और माली नुकसान लोगों का हुआ, तो इनके खिलाफ कार्रवाई करें। ऐसे ऐसे डैम्स भी टूटे जो साल 1.5 साल 2 साल पहले बने थे। तो जब वो कार्रवाई होने लगी तो उन्हीं कॉन्ट्रैक्टर्स की यूनियन के एक अहदेदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो जो सोशल मीडिया पर तो खुलेआम वायरल हुई, जिसमें उन्होंने दावा किया कि हमसे तो सारे इतने % फला लेता है, इतने % फला लेता है, और एट द एंड जाके हमारे पास जो बचता है वो 30% 35% बचता है, जिसमें हमने डैम भी बनाना है और फिर खुद भी कमाना है। तो सोच लें फिर ऐसे माशरे में क्या तरक्की होगी। तो इस चीज को खत्म करना जरूरी है। करप्शन दुनिया के हर मुल्क, हर माशरे में है। अगर कोई कहता है कि अमेरिका में करप्शन नहीं है जो सुपर पावर है, और अगर कोई कहता है कि यूरोप जैसे माशरे में जहां मुल्कों के वज़ीर आज़म, बाज़ मुल्कों के वज़ीर आज़म बसों पे और साइकिलों पे सफर करके पहुंचते हैं गुजरा, तो अगर कोई कहता है कि वहां करप्शन नहीं है तो ये उनकी खामख्याली है। वहां भी करप्शन है और बड़े पैमाने पे है, लेकिन वहां की करप्शन का परसेंटेज बहुत कम है। वहां करप्शन 5% 10% हो रही है टोटल पूरे माशरे में। यहाँ जो हम बलूचिस्तान में करप्शन हो रही है वो तो 60 से 70% करप्शन हो रही है हर प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप अंदाजा लगाएं कि फिर ये करप्शन आपके माशरे को तो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने देती, बल्कि पीछे की तरफ धकेलती है। तो अब आज अगर आपकी किसी इलाके की आबादी और बलूचिस्तान की आज आबादी अगर बिलफर्ज 2 करोड़ है, तो आपको अब जो प्रोजेक्ट शुरू करने हैं आज के दौर में वो अगले 3 करोड़ अफराद को नजर में रख के करने हैं कि आगे 3-4 करोड़ आबादी के लिए ये सहूलतें हमने प्रोवाइड करनी है। तो जब आप आज नहीं कर पाएंगे तो वो 4 करोड़ आबादी जब हो जाएगी तो वही टारगेट तामीर और तरक्की का 1.5-2 करोड़ इजाफी के बजाय 5-6 करोड़ इजाफी पे चला जाएगा कि इतनी आबादी मजीद बढ़नी है, तो उसको मद्देनजर रख के बनाए। ठीक है, तो वो नहीं हो सकेगा। तो करप्शन हमारे माशरे को तबाह कर गई है। करप्शन ने हमारे पूरे निजाम को तबाह कर दिया, खासतौर पे बलूचिस्तान का पूरा निजाम करप्शन की वजह से नाकारा मफलूज हो चुका है, अपाहज हो चुका है। ऐसे ही जैसे कोई बंदा किसी खुदा न खासा हादसे की वजह से या पैदाशी तौर पे अपाहज हो जाता है और वो अपनी मर्जी से उठ बैठ हिल जुल नहीं सकता, इसी तरह हमारा पूरा निजाम जो खासतौर पे बलूचिस्तान का निजाम है, जिसने इस माशरे को चलाना है, तामीर और तरक्की देनी है, अगली प्लानिंग करनी है, वो सारा अपाहज हो चुका है। इसको अगर अपाहज होने से आपने ठीक करना है, इसका इलाज करप्शन का खात्मा ही है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि एक तरफ हम करप्शन के खात्मे की बातें करते हैं, दूसरी तरफ हमारे जो कवानीन है उन्हीं में करप्ट लोगों के लिए बचाव के रास्ते भी छोड़े गए हैं। जैसे प्ली बारगेन है, ये प्ली बारगेन क्यों की जाती है? एक शख्स जैसा वो मैं बात हुई थी, मैंने शुरू में कहा कि वो सेक्रेटरी खजाना साहब पकड़े गए, उनके घर से कितने पैसे निकले और अरबों की रिकवरी हुई। एट द एंड जो इतलात हैं वो मुबैना तौर पर प्ली बारगेन करके डील करके निकल आए। प्ली बारगेन क्या है कि कुछ परसेंटेज आप
सरेंडर कर दें, कुछ फाइन भर लें, बाकी का आप सजा से माफ हो जाएंगे और बाकी पैसे भी आपको वापस मिल जाएंगे। तो ये ऐसे कवानीन खत्म करने की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन आपने कहा ये भी कहा कि जो इंसर्जेंसी उन्होंने कहा इतना बड़ा मसला नहीं है, तो हम ये भी देखते हैं कि बलूचिस्तान के लोगों का जो ज़रिया माश है वो अफ़गानिस्तान या ईरान का जो बॉर्डर है चमन से लेकर ग्वादर तक, तकरीबन 80% लोग इसी बॉर्डर पे अपना रोज़गार करते हैं, उनका ज़रिया माश है। कोई सरकारी नौकरी इतने पैमाने पे नहीं है, बलूचिस्तान में इंडस्ट्रियाँ भी ना होने के बराबर हैं बल्कि नहीं है। तो अगर बॉर्डर को बंद किया जाता है, नौजवानों की बड़ी तादाद, जैसा कि आपने कहा कि ये नौजवान जो हैं वो फ्यूल का किरदार अदा करते हैं, इंसर्जेंसी की तरफ जाते हैं, तंजीमों का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन इस पे इतना सख्ती क्यों कर दी गई है, या बॉर्डर को जो पाबंदियाँ इस पे जो कदगन है इतनी सख्त क्यों हैं, ताकि नौजवान जो हैं जब रोज़गार नहीं होगा जाहिर सी बात है वो ऐसा रास्ता इख्तियार करेंगे जिसका नुकसान रियासत को होगा। देखिए बात यह है कि बज़ाहिर हमें लगता है कि जो बॉर्डर बंद करने के नुकसान ज्यादा हैं, ये बज़ाहिर है, लेकिन हकीकत पे देखा जाए तो इसके नुकसान कम और फवायद ज्यादा होंगे। एक तो हमें, आपको पता है, सिक्योरिटी के चैलेंजेस का सामना है, और हमारा जो दुश्मन मुल्क है हमसाया भारत, वो आपको मालूम है कि पहले भी यहाँ से ईरान के रास्ते से बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करवाने के लिए आते हैं। कुलभूषण यहीं से पकड़ा गया, और अभी भी जो दहशतगर्दी की बहुत ज्यादा चीजें आती जा रही थी वो ईरान के मुख्तलिफ रास्तों से आ रही थी। फिर ये भी था कि दहशतगर्द हमला करते थे, जब उनके खिलाफ कार्रवाई होती थी वो ईरान भाग जाते थे। फिर तीसरा ये था कि इस स्मगलिंग की आड़ में बहुत कुछ आ जा रहा था जिसको रोकना जरूरी था। अब मसला ये है कि अगर आप इस बात को देखें कि ग्वादर के लोगों का जो गुजर बसर है वो वाकई ईरानियन मईशत के ऊपर या उनकी अशिया के ऊपर है, या उनका रोजगार पेट्रोल की स्मगलिंग या वहां से चीजें ला के उस पर है, सारा डिपेंडेंट है। लेकिन अब उसके मसाइल ये हैं कि उससे पाकिस्तान की पूरे मुल्क की मईशत को बहुत सख्त नुकसान पहुंच रहा है। उस नुकसान को रोकना है तो हमें ये कुछ ऐसे सख्त इकदाम हुकूमतों को करने पड़ेंगे जो कि नागुज़ीर हैं। लेकिन जब हुकूमत का फर्ज है कि जब आप ऐसे इकदाम उठा रहे हैं तो पहले फिर इसकी प्लानिंग भी करें कि जो वहाँ ग्वादर में या उन एरियाज के अंदर लोगों को मुश्किलात पैदा होगी उनको हल करना तो फिर हुकूमत की ही जिम्मेदारी है। तो उसके लिए पहले से कोई ऐसे इकदाम किए जाने चाहिए थे कि जिस तरह उनके वहाँ मुकामी आबादी को जो रोजमर्रा की अशिया हैं या खुर्दोनोश की अशिया हैं उनकी शॉर्टेज ना हो। दूसरा, वहाँ जो लोग बेरोजगार होंगे उनको मुतबादिल रोजगार कहाँ दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, ये अब हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। और वैसे भी हर जगह ये जिम्मेदारी हुकूमत की ही होती है कि वो इस तरह की प्लानिंग करें या ऐसे मौके पैदा करें कि जिनसे लोगों को बाइज्जत रोजगार भी मैसर हो। तो अगर वो नहीं किया जा रहा तो ये अफसोसनाक बात है, ये हुकूमत की गलती है, नाअहली है। हुकूमत ने अगर बॉर्डर बंद किए हैं ठीक है, हम समझते हैं कि जी माशरे में सिक्योरिटी के मसाइल हैं या और चैलेंजेस हैं। लेकिन डॉक्टर साहब आपकी बात सही है, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, लेकिन वहाँ जो है फोर्सेस तैनात हैं, मजीद किया जाए। बलूचिस्तान का एक बजट का बड़ा हिस्सा जो है अमन अमान पे मुख्तस होता है, तो कम से कम रोज़गार, जहाँ लोग रोज़गार करते हैं या जहाँ से चीज़ें आती जाती तो वहाँ सिक्योरिटी सख्त करें या लोगों की चेकिंग ज़्यादा करें ताकि दहशत गर्दी के जो अनासर हैं उनको रोका जा सके। रोज़गार को इस तरह बंद करना तो इसके असरात बड़े मनफी होंगे सर। जी बिल्कुल यकीनी है, आपका बात सवाल बड़ा वैलिड है। और देखें, अगर बिल्कुल ही हर चीज़ बंद कर देंगे तो बंद तो चले कर दी है, मैं वही कह रहा था कि बंद कर दी है ठीक है, मजबूरी थी। लेकिन आपने उस जगह लोगों के जो मसाइल पैदा हो रहे हैं उनके हल के लिए हुकूमत ने क्या किया, ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज और सवालिया निशान है और उनकी कारकर्दगी पर बहुत बड़ा एक तनकीदी पॉइंट है कि उन्होंने बॉर्डर तो बंद कर दिया, लेकिन अब वो लोग क्या भूखे मर जाएं या उनका क्या सिस्टम बनेगा, इसके लिए हवाले से हुकूमत ने क्या किया क्या नहीं किया, ये तो हुकूमत बताना चाहिए उसको। मैं यही कह रहा था कि जब आप बंद करते हैं तो फिर आपको पहले उसके नुकसानात का हल के लिए भी इक़दाम करने होते हैं साथ ही, ताकि लोग मुतासिर ना हो। तो अब वो लोग मुतासिर हो रहे हैं, जब लोग मुतासिर होंगे तो फिर यही लोग, जैसे मैंने पहले कहा कि जब उन्हें सहूलतें नहीं मिलेंगी, रोजगार नहीं मिलेगा, तो वो फिर अलाकार बन जाएंगे खुदा ना खास्ता कलदम तंजीमों का।
उनमें जाके शमूलियत इख्तियार करेंगे। तो इसलिए इस मसले को हुकूमत को फौरी तौर पे हल करना चाहिए और वहाँ पे या तो रोजगार के फौरी मौके दें लोगों को, या वहाँ पे जो उन लोग वहाँ के लोगों को मुख्तलिफ इलाकों में ले जाके वहाँ उनको रोजगार फराहम करे। देखिए आज दुनिया भर में खास तौर पे गल्फ में बहुत ज्यादा मांग है मैन पावर की, वहाँ मैन पावर की जरूरत है। तो मेरा ख्याल है हुकूमत बलूचिस्तान को चाहिए कि खास तौर पे गवादर के एरियाज को या जिन जो बॉर्डर एरियाज जो बंद किए गए हैं वहाँ के लोगों को हुनर सिखाए और हुनर सिखा के उनको बाहर भेजे। बाहर की अब जो खबरें आ रही हैं कि सऊदी अरब ने अब जो प्लानिंग की है, दुबई ने की है, या और जो अरब ममालिक हैं उनकी तरफ से लाखों अफराद की डिमांड है कि आप हमें लाखों अफराद की मैन पावर हमें चाहिए, तो आप हमें दें। तो उसके लिए लेकिन अब ऐसे लोगों को तो वो नहीं ले सकते जिनको कोई काम ही नहीं आता। तो अब उन्हें हुनर सिखाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत को चाहिए कि वो फुल फौज जंगी बुनियादों पे गवादर में ऐसे इंस्टीट्यूट बनाए जहाँ मुकामी आबादी को बगैर किसी फीस के, बगैर किसी चार्जेस के उनको फ्री में हुनर सिखाएं, उनको कोर्सेज कराए, शॉर्ट कोर्सेज 6 महीने का, 3 महीने का डिप्लोमा कराए साल का, और उन सबको आप बाहर के ममालिक में रोजगार के लिए भेज दें। इससे उनको रोजगार भी मिलेगा और प्लस ये होगा कि वो लोग जो है पाकिस्तान के लिए भी ज़र मुबादला कमाने का एक बड़ा अच्छा जरिया बनेंगे। तो अगर हम इस हवाले से भी कुछ नहीं कर रहे, वहाँ इंडस्ट्री भी नहीं लगा रहे, वहाँ के लोगों को रोजगार भी नहीं दे रहे, वहाँ खाने पीने की अशिया अर्जा निरखों पे या बर वक्त भी नहीं पहुंचा रहे, तो फिर वो लोगों के पास तो नाराज होने के अलावा फिर और कोई रास्ता नहीं बचता। तो ये हुकूमत की नाअहली है जी। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इस हवाले से फौरी तौर पे इस पर इक़दाम करने चाहिए, खाली तकरीरें नहीं करनी चाहिए बल्कि फौरी इक़दाम करने चाहिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, टाइम निकालना प्रोग्राम में शरीक रहे। मेरे चारों को बिलाल डार साहब सीनियर साफी तजियाकार को पुत्रान कनगाई कुछ हमेशा के बॉर्डर बंदिश के हस्ती बाज़ ये इम्पेक्ट बाज़ खराब भी परचा के मल्लुक बेरोज़गार भी या हुकूमत एक अंचे तरीक़ेकार ये मनसूबाबंदी भी कि मल्लुक का बेरोज़गार भी है, रोज़गार दोमी ज़राए ये हम एक ऑप्शन नहीं थी। तो बॉर्डर बंदिश दोमिनिम का नौजवानी मायूसी या पता बलूचिस्तान इंसर्जेंसी ने मगर अवग ये बाज़ मजनी मसला ये करप्शन मसला ही वक़ौल वज़ीर आला साहब भले इंसर्जेंसी भविष्य का मसला ही कि तो आयारा फ्यूल करने के वास्ते अच्छे इकदाम करने गए कि नौजवाना अमा निमगा बरगाएँ। तो इसी गिरदार का नकस्ती हुकूमत ज़िम्मेदारी हैं बॉर्डर बंदिश या बॉर्डर कदगन एक मजनी नुकसान है हुकूमत इसी निमगा तवज्जा बेदा उसी बिशगी वारा बिका गोमेदा कम राशद पास रासबुतन अल्ताबलोच रज़ा दी अल्लाह बाउट। बेचारे मरागिश बेजाना पनशंबे दरशंबेया शपे साहत अश्ता योका वश न्यूज़ा। उस्ताद अब्दुल सत्तार नुस्तसद सियोपंचा लियारिया वदी बुताई आइए कवला रोहिर कप्ते बलूचिस्तान शहर बमपूरा चलोडुबार कुतग कराची दमग लियारिया जामिन बुतग आइया चा कसानिया साउज जेमला गो हुब बुतग बिंदाते वानुगसान गपत आइया उस्ताद नजर मोहम्मद शागिर्दिया साउज जेमले पेड़ हेल गिप्तग चर्शिया पद यक जवाने गुशंदये बिस्तारा आयोतेजम पेशताश तक EMI ग्रामाफोन कंपनी आइए तवारा च मुतासिर बुतग ओगो हाया राबताई कुतग आइए अवली सौत दिल कंते पिरियात रिकॉर्ड कनक बुत इस सौते नामदार वागा पद EMI ग्रामाफोन कंपनियां आइए बाजी सौत रिकॉर्ड कनाई उस्ताद सत्तारे सौतानी बाजी सीडियो नवार शिंग बुता आइए शागिर्दानी तहा खासिम अमीन आरिफ बलूच इमाम बख्श मजनू शौकत मुराद शाहजान दाऊदी इमाम बख्श मस्ताना
खुदगी बासी नाम अवारन उस्ताद सत्तार बलूच अपतादो यक साले हमरा 14 अप्रैल 2006 लियारी दमक गुल मोहम्मद लैना बिरान बुत बलूच राज आये वशी तवारा च जिबार बुत नवाब अकबर खान बुगटी 12 जुलाई 1920 हफ्ता बारखाना वदी बुताई आइए कमाशे नाम नवाब मेहराब खान बुताई नवाब अकबर खाना लाहौरे एचिसन कॉलेजा वती वानक दर बुरतक चरिशियपत आयवती गेशी वानक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटिया दर बुरतक 19 चलो शशा वती कबीला है 19 सरदार जुड़ बुताई 1950 वजीर मुमलिकत बिस्तारा बुंजाई काबीना अवार बुतग 19 अपतादो सेहा बलूचिस्ताने गवर्नर बुतग 19 बलूचिस्ताने सूबाई असम्बली बास्क गिचिन बुतग फरवरी 19 बेगर दा अगस्त 19 बलूचिस्ताने सरवजीर बुतग 19 से है लस गिचिन कारियां चा डेरा बुकटिया कौमी असम्बली बास्क गिचिन बुतग कौमी असम्बली दीवाना हया उर्दू जुबाने बायकॉट कुतक हुवती माती जुबान बलूचिया गुश्तांग दातक 2005 डॉक्टर शासिया खालिद वाकिया पद नवाब बुकटिया रियासत इलाका तवार चिस्तकुत उदीम पर कुहारब 26 अगस्त 2006 कोहलुए दमाग त्राथानिया आया शहीदी जाम नोशकुत सिद्दीक बलोच दा फरवरी 1947 लियारी कराची वदी बुतक ISCT स्कूल लियारियाचा मॅट्रिक SM लो कॉलेज कराची इंटरमीडिएट कराची यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन और मुआशियात ताहा मास्टर कुतक सिद्दीक बलोच जानकारी सियासतदानी और फुटबॉल जवानी ले भी हम बुतक भले आइया अहवालकारी पेड़ा नाम कशे तक बलूचिस्तान सियासत और मुआशियात बाबता आशी वारी मर्दमी बुतक वो आइया ए सरहालानी सरा किताब हम निविश्ता को तक 1972 बलूचिस्तान पेशरगी गवर्नर गौस बख्श बिजंजोए प्रेस सेक्रेटरी हम बुतक सियासी लेखा हो जौदानी सबबा नवाब कैर बख्श मरियो गौस बख्श बिजंजोए हवारिया जिला हम बंद बुतक आइया हेवालकारी बिंदात च अंग्रेजी रोहताक कुतक औरंदा रोहताक एक्सप्रेस कोयटा रोहताक आज़ादी कोयटे बोनहिश तीर कुतक सिद्दीक बलोचा हेवाल कारानी डलानी अंबराइया बाजी मुल्कानी तरोताब हम कुतक आदा 6 साला कैंसर नादराइये आमाच पुतक ओ अब्तादो 8 साले उम्रा 6 फरवरी 2018 कराची बिरान पुतक मुझे 25 दिसंबर 1982 का वो दिन आज भी याद है जब मैं लाहौर जिमखाना में अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ कॉफी पी रहा था। तो मेरे एक दोस्त ने इंतहाई समझदारी का सवाल किया। उसने कहा कि मुनव्वर, तुम यहाँ की मेंबरशिप भी नहीं ले लेते। मैंने इंतहाई बेकार जवाब दिया, किस खुशी में लूं? लेकिन अब एहसास होता है कि मेरे इस बेकार से जवाब ने मुझे बहुत सी खुशियों से महरूम कर दिया। जिमखाने की मेंबरशिप का क्या फायदा, ये अपनी जगह, लेकिन अब तो जिमखाने की मेंबरशिप मिलना ही मुश्किल है। एक लंबा इंतजार करना पड़ता है या फिर करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं।
लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे खुशी है कि मेरे समझदार बेटे ने गवादर जिमखाने की मेंबरशिप ले ली और इस फैसले से उसके आने वाले नस्लों को भी फायदा पहुंचता रहेगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि गवादर कराची, इस्लामाबाद और लाहौर से बहुत जल्द आगे निकल जाएगा। गवादर पाकिस्तान की मेन रोड है और हमारे लाहौर के दोस्तों को भी गवादर आना पड़ेगा। मैं भी आपको यही मशवरा दूंगा, वक्त ज़ाया ना करें, ये वक्त वापस नहीं आएगा। गवादर जुमखाने की मेंबरशिप के लिए अभी अप्लाई करें, बिफोर इट्स टू लेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वशत कनश मार में मर्ची की मरागश वशी सोबा उम्मीद कनश वो वशता खुशता में वशी में खुशी बढ़ जावी बात बलुस्को में बलुच आगिर नम चागिरदानी हवार निश्ताती होगी पाकिस्तान दर मुल्क का हम आएंगे अवार वश पे बात खुश वश ग्रज पे बात बोले चार कश महर वादा गलो शादाब में बातें कदी गम मगे दाते अल्लाह की रहमत चुनूदानी वर्ष में सर बिशंदाश मर कदी घर में गुआत मलगात हम मर्दम के नादरा हाँ अल्लाह पाक है जुता सेहत तंदुरुस्त नसीब बिकाम मर्दम की जीरहानी दीम पानी कनिया आईनी जीरहान सुता हलास बिकन आमीन आमीन सुम आमीन मनी वशी वशी गोले चारों के एक पदा वशी सोबे वशी सलाम आज चुकी शुम जानेता माँ शुम मेज़बान हुआ बलोच एक रंदी पदा हाजिरा शुमे दीमा और शुमे एक नो के मेज़बानी गुमा जो है ये शो हम वश न्यूज़ आहे गई और कानून हवाले अच्छी हैं मैं मर्ची की मरागा शता हाँ मैं गेस्टी बास खासी गेस्टी रोशनु आया हम शुमा वश टीवी सर चारे था हम मर्दम के आगोशे के मरा कानून वापदा सरपदी लूटी थी हाँ नजाना थे और ये बात शरी चीज़ें मोशा के हमों के मर्दमा कानून वापदा सरपदी भी अंजू की शुमा जाने तम होती बास मरागा शाही गप जदा के पर्चा कानून जो अस्ती इल्मी अकाली एडवोकेटानी तक महदूद है शरी वकीलाना हाँ पर्चा दे भी पर्चा सरजमी मर्दम कानून हवाले अच्छे नजाना जब कानून हवाले अच्छे नजाने गुड़ माए फॉलो चूँ कनी एक मर्दों में बीते ना क्या ये गोशक नबूता नुमा नजाने के एक केस है तो का चे चीज़ हंसता जब महाये सरपद नबी गुड़ आइए तो का मच्छो दे में एक्ट खुद कने नु ए दौर साने गिशगी वार हद का कि पर्चा नु शुमा चारता वश टीवी ये सरा कानून बाबता बाज़ चीज़ें जो मर्ज की गेस्ट ही आई एक प्रोग्राम में बैठी ज़ैनब बलोच है जो है एडवोकेट ही जैसे हाई कोर्ट एडवोकेट ही हो आइए वशत करने में मरागश तो का और आइया मोशा के मुरादबाद भी दी और बाज़ी गोशा के नेकी ख्वाहिशात और नेकी तमन्ना ये वास्ता कि आइए नो की प्रोग्राम में वश सरा हनु कहती और आइए शुमे गुमहुर माँ बिचारा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वशी तबीयत वशी शुक्रिया शुमा चोन है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बाज मुबारक भी तरह मां बाज खुश है खैर मुबारक पहला तो मां शुमारा मुबारकबाद दें पदा शुमे शुक्रगुजार हाँ कि शुमा मर्ची होती प्रोग्राम तहा हमारे लोटा है तो मनी प्रोग्राम में हवाले अच्छी भी शुमा गप पुत्रान को शिवस्त माशुमे मेहनत वारा मैंने बात शर लगी कि यक जाल बोली एडवोकेट कानून हवाले अच्छे जाना मोशे कि यक जाल बोले हम यक जाल बोले शर्री वड़ सरपदी दात खुद का अभी कानून हवाले अच्छे अगम बेचारे कि मैं कह रहे जाल बोला नहीं हवाले अच्छे है सरपदी निस्ती शरण उन्हीं ए मगोशा कि जब से मना ए हाल रस्ता कि ज़ैनब एक प्रोग्राम में बैठी मैं कह रहा हूँ मैं बास खुश बीता कि ये बात शर्री चीज़ें जो मैं वश न्यूज़ है एक देखिए गाँव में जिसको था कानून हवाले अच्छी नुमा तरह गोशक लूटे जब तरारा ये प्रोग्राम में हवाले अच्छी गोशक भी तरह छोड़ लग गया माना सजना जो पेसरा तो अमी चीज़ दोस्त बीत के कानून हवाले अच्छे वाकई में बेचारे कि मैं सोसाइटी था अवेयरनेस नहीं बिल्कुल ख़ास तौर पर बेचारे के जाल बोला आयनावती हक को हुकूक और राइट्स आनी ही खबर नहीं कि हमारा चे का नगलूटी माए वास्ते चे चीज़ शतर है चे चीज़ बेहतर है इस्लाम हमारा चे हक दातगा मैं मुल्क के कानून हमारा चे हक को हुकूक दातगा नी अमशी वास्ता अगर माई मरागशा कने हम तो को मैं गेश्तरे सरपदी अस्ते जाल बोलानी हवाले अच्छे हम दई चुक्कानी हवाले अच्छे हम दई
और इसी बार जो इधर मुल्क के तहत देगे के मर्दम निश्तगा मर्द हजरात हम निश्तगा बुजुर्ग हम निश्तगा आयनी हवाले च भी देंगे आयनी हक को हुकूक चियाँ रियासत ची जिम्मेदारी बयानते वती मर्दमानी सरा के आवती मर्दमानी हक को हुकूक चेवड़ा पूरा बिका माँ गिंदी के इदा मर्दम व जाना के एकार कनगी एकार न कनगी भले आए ना कानूनी हवाले ची चीज़ा नहीं नेस्ती खबर नेस्ती नहीं माँ है ना हमें चीज़ें दायग वास्ता माँ कुछ के ये प्रोग्राम करने और मना बाज वश लगे था कि वश न्यूज़ हस्ते को तो ये बड़ी प्रोग्राम ही ऑर्गेनाइज करने की कोशिश को था कि ये बड़ी प्रोग्राम ही भी चाहिए कि मैं सोसाइटी तो का ये अवेयरनेस से बास कमी है और माँ लोटे के माँ मर्दमानी तक ये अवेयरनेस रसेंत बेकनी ताकि मर्दम हम सरपत बीबियाँ हरकस के बेजा के अगर मैं इकारा कन गया शी पोश्ता मनी बेनिफिट्स चिया और इशिया खराबी चिया मनी वस्ता जब तक क्या ये चीज़ा नजा माँ बाज जागे बेगंदी के बाज क्राइम रेशो अलग अलग तरीके हैं बह गई द फ्रॉड भी बह गई एक मर्द में नजा होती जर्रा डिग्री आ रहा नी जर पदा शोता मर्द मरा गेतना का खासकर जाल बुलानी वही चीज बाज पे और जाल बुलानी को हम बह गई मर्दी नानी को हम बह गई नी सोसाइटी तो का हरकस के निष्ठा होती हक को हुकूक हम बेजार थे अमशी वास्ता ये प्रोग्राम कनक वास्ता ज़रूरी बिता बास इस सोसाइटी वास्ता ये माशरा वास्ता मैं वैसा ज़रूरी के चुशी प्रोग्राम में बेकनी बिल्कुल आओ हाँ चूँकि माँ सारिया ही गप जा कि हगा माँ या कानून पूछ दे उम्र सजने से पहरा मोशा मारा ही खबर भी कि कानूनी हगा माँ ट्रैफिक या कानून पूछ दात हमारा डंडा लग गया हाँ कहती तरह जान तरह चालान कम सजने से सारी गोशा हायर तो ए बगोश के एक कानून चाहिए ट्रैफिक के छे कानून हस्ती जब आयर कानून हवाले थे सरपदी ने हाथ छे वर्ड फॉलो करते बास खूबसूरती गप्पे तो को के जाल बुलानी हवार मर्द बुजुर्ग चुक्कानी दुरसानी हुकूक के हवाले अच्छी गपजनक ड्यूटी जब तक दुरसाना यकदूमी हुकूक के यकदूमी फ़राइज़ हवाले से सरपदी नबी गुराहा चून सर अंजाम दे जब यक लोग वाजे नजा कि आइए लोग ये छे हक को छे फ़राइज़ अच्छो सर अंजाम दे बिल्कुल और स्पेशली इश्तों का माँ के जाल बोला आयनी हक को हुकूक के बारवा बरकने आयन अस्ते हरास कनक बह गई डिफरेंट जागे चे डिफरेंट चीज़न तो का आई वास्ता वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट में चे गुशिते आई बाद अस्ते डोमेस्टिक वायलेंस जो बह गया लोग तहा जाल बुलन सरे जुल्म बह गए जनक बह गया बर्दाश्त कर गया आई वास्ता मैं जो प्रोटेक्शन एक्ट आचे गुशी थी पता चौका नहीं हवाले अच्छे अन्नी भी मैं गिंदगी के न्यूज़न तो का हर रोज मंगने नोकी एक इशू चेस्त भी चाइल्ड मैरिज एक्ट चेस्त भी था चौका नहीं सीर का नाइन था कसानी उम्र था पता इशिया चंद मंगते चाइल्ड अब्यूज़ बह गया इन्हीं को गलती चीज़ बह गई इशिया चंद मंगते चाइल्ड लेबर सरा रवे है ना कार गिरक बह गई कि मना ही सख्ती सरा तो चाइल्ड एक्ट में करा मौजूदा आयनी हवाले अच्छे माँ गप त्रान करें ये मनी के बेसिक नॉलेज हाँ कि मारा जहानक लोटा मारा हर्च मर्दमी यारा दैग लोटा ताकि कम से कम देखे ना होती हमें दो गप्पावा को तो बेका कि भाई मैं चे हक हुकूक हाँ और आयन बारो आयनी जानकारी भी बीते कि अगर मैं गुमा कसी ए वड़ा कंते गुड़ मैं करा कोजाम रहा पश्त कपी मैं कोजाम इदारा करा बुरुई कोजाम जा गया बुरुई ये गप्पा कम से कम मर्द पर सोशल मीडिया से मर्चा मर्द बना हरास कर गया डिफरेंट तरीके यानी पिक्चर्स शो कर गया यानी वीडियोस शो कर गया मजदूर क्राइम में बह गई इसी बारो मर्द बना नॉलेज नहीं थी मर्दम ने होती गप्पा खामोशी से बर्दाश्त करा या बाजी मर्दम हस्ते वती इज्जत खातिरा गप ना कंती विश्व में करा राइट्स हस्ता हुकूक हस्ता मुल्क इशमारा सजी कानून दात हम कानून तहत बुरी होती कार्रवाई बे करें अगर दूमी मर्दमा मिसयूज को तगा ये चीज़ या गलत तरीके आर्तगा तो आइर पनिश कनक भी थी सजा दे भले मर्दमा ने खबर नहीं खामोशी इख्तियार करना निंदा लोगा तो माँ गोशी खामोश मभी होती हक के अबरा बेकना हमें हक के अबरे सोच देगा वास्ता मैं लौटता कि अंची एक मरागशी लाजम बीबी कि मैं मर्दमाना मैं सोसाइटी मर्दमाना ये चीज़ें अवेयरनेस बीबी अमा के वंत की तबका है माँ गोशी आ भी खामोशी इख्तियार करना आ तबका के तालीम अच्छे महरूमा आ तो बिल्कुल ही खामोश बिल्कुल अंचू तरह समझा कि मैं हिच जना राइट्स नहीं क्योंकि राइट्स वो दुरुस्त नहीं इक्वल आई तो को ये चीज़ नहीं कर ची कि तालीमी याफ्ता नहीं तो आई रही राइट्स ना मिला अर्ची कि तालीमी याफ्ता ये मिला सोसाइटी दुरुस्ता ना राइट्स दनती ना एक रियासत दुरुस्ता ना दनती कानून दुरुस्ता नहीं वैसा बराबरी भले इदा में समझक भी कि तालीमी याफ्ता वास्ता कानून हंसते और बेतालीम वास्ता कानून नहीं बिल्कुल ये गलत है सोचे माँ हमें चीज़ें अवेयरनेस मर्दमन तो बात करना लोटे कि वती हक और हुकूक का पज्जा भी आ रहा बिल्कुल आओ हाँ जो कि तो सोशल मीडिया बाबत कब्जा को लचारों को शुमारे ही गप्पा गोशक लूटा कि अगर सोशल मीडिया सराब खुजा हा या जाल बोले खुजा हा या जनिक के खुजा या बच्चे के मर्दी ने अगर आप ब्लैकमेल बुहा गई खास मगोशा के खास कर ए पे में केसेस दीमा हाथ कगा
के हगम चारे कि अगर एक जने की ये पिक्चर जो अस्ती है ये अक्स मिसयूज रदे वड़ा कार्मर्स करक बुतगा आ जने चीका सजनची गुशी आइए दिमाग डायरेक्ट ये ऑप्शन कहते कि आ सुसाइड पे का आ खुदकुशी का चिच्चो केस रिकॉर्ड बुतगा खुदकुशी है अंची बात है कैसे जो रिकॉर्ड न बुतगा आ खुजा आ जनिक का खुजा हा बचे का जो यूनिवर्सिटी है ची हरास बैग शरे यूनिवर्सिटी है तू का ही वता पासी लगाई ना हॉस्टल है तू का वता पासी लगाई ना खुदकुशी करनिया इट समझ कार न करेंगे कि ए जो स्टेशन के बस हमें यकी ऑप्शन पेश कब तक खुदकुशी है अवेयरनेस नहीं ना अवेयरनेस नहीं थी आयना होती हक को राइट से खबर नहीं और दूमी हस्ती के आयना कानून बारो आज खबर नहीं कि मारा कुजाम कानून ची प्रोटेक्ट को था बिल्कुल जबकि ये अंचु सख्त कानून इसी खिलाफ बनता कि FIA तो कुछ एप्लीकेशन मूव बेकनता या अगर कसे हरास कर गई तो शुमे के इदारा आस्ता हरासमेंट वास्ता उदा एप्लीकेशन मूव करने बाकायदा खिलाफ कार्रवाई कनक भी खास तौर पे पिक्चर्स आए सोशल मीडिया इस तरह जो अपलोड करते जो गलत तरीके से ना करते मौसम अन्य जो सोसाइटी दौर देमा रहोगे ना जदीद दौर जब पैदा कई हरासमेंट तरीका भी जदीद बह गया बिल्कुल पहले की दौर में दीता भी हरासमेंट करने का अलग तरीका बीतेगा मर्दमनी दुम्बा कप्तगा पुश्तात कगा ए डोला जनी नजर तंग कोतगे ऑफिस नहीं तो का कारे जा गया ए डोला तंग कोतगे मर्चा करने सोशल मीडिया है सर बिल्कुल या कि फोन करने है कि ब्लैकमेल करने है कि पिक्चर्स आए कि वीडियोस आनी जाहिर है सोसाइटी तो डिफरेंट जगह रहो तो सीरे ताश होते हैं तो कोई फंक्शन या होते अटेंड को औदती पिक्चर्स और तंते थी वीडियो बनाए थे आयन अपलोड को थे नहीं या अगर सीर को जने ने आमे तौर सच के मनी लोग खराब मबी आ गप पुत्रान नका मौशी बल्कि गप पुत्रान बिकने जे जब तक शुमोती गप पुत्रान न करे शुमारा ही गलत सरपत कनक भी के शुमा जाना गलत है और शुमोती हक का पज्जा भी आ रहे दिमाग गप बेकने और माँ चुशे मर्द हजराता ना भी गुशा कि आज चुशे जाल बोले ना सपोर्ट बेकना क्या देमा बुरो चे जाल बोल बचे ज्यादातर परेशान में अक्सर अपलोड में मर्दी ना ब्लैकमेल कनक भी जनी ना गेश्तर कनक भी खामोशी अक्सर अमा खामोशी इख्तियार करना कि अगर मैं गप पितराने चीज़ें को तो बल्कि मैं इंसल्ट कनक भी या सोसाइटी तो मैं देम पेशदाश्त न कने या मैं मूव को न कने और ये गलत सोचे मालूटी के ये देमा ब्याह है बच्चे यक मर्द में अगर इस टाइप पे चेस्ट का ना देखे जाल बोले ना ताकत मिली बिल्कुल कि भाई इशिया को मन हम कोत का ना जैन पंची एप्लीकेशन भी हंसा कि आ गैर कानूनी है शरीक वो आम सा अगर जैसे मैं पाकिस्तान अलाउ नहीं मैं VPN यूज़ करनी मैं चे यूज़ करनी एप्लीकेशन वती फ़ोन का डाउनलोड करनी वो आइए तहा अंचे जैसे हगा मनी हक से मोती हक से ज़ीरा मनी जो आइए दे में हिस्से या काटा देखे एक वीडियो में सरल लगे ना वो हाँ जनिक हर छुरादी हरकती करनी है को मनी दीम कर शरीक ए वजह बाज़े मर्दमावती ज़िंदगी तबाह कोता बाज़े मर्दमानी डाइवोर्स बुतगा मुझे ए एप्लीकेशन ने हवाले से बोशे और मर्द मुझे शर्त समझा कि ए हाउ रास्ती बल्कि हमें चीज़ें मुझे ये पे बाज़े चीज़ें हंसता वो हमें सबबा में बलूची जाल बोला गोशा कि शुमा सोशल मीडिया सरा में आए था शुमा के अगर टैलेंट हंसी शुमोती टैलेंट दीमा दरा मकने था पमिश का में बलूची जाल बोल गे शचे गे सोशल मीडिया तहाने नया ना बेचा इस्तो गप पेशी हर चीज़ें के कहे थे ना ये नेगेटिव और पॉजिटिव दो ही साइन बहन थे बिल्कुल अगर सोशल मीडिया है तो का कोई व्हाट्सअप या ज़रूरत है तहदात का मर्चा ये भी मिसयूज़ बह गई बिल्कुल सही है ना चाहिए मिसयूज यूट्यूब का तरह नॉलेज भी दन दे तो चीज़ा हम चाह रहे तो सरपदी हम जी रहे तो बाद चीज़ चाह रहे मनी खाया अमित चो के यूट्यूब तरह सरपदी था देखे चीज़ें ना भले आई तो गलती चीज़ हम आस्ता बिल्कुल बड़ा हर चीज़ें नेगेटिव और पॉजिटिव साइन बयान थी भले ताओ चीज़ें जीरे फॉलो करने तई से डिपेंड करती बिल्कुल कि तो अगर ये पॉजिटिवली जीरे तो आता वो से शर्री तरह धनती अगर तो ये नेगेटिव जीरे लाजम अबरी के इंसान नेगेटिव जीरे को नेगेटिवली रहोती नहीं हमा के तो गप को कि मर्द में पिक्चर जीरा सारा दिगरिएगा ये बाज बह गई मैक्रच मैटर्स भी बाज मर्चा सक बाज यमी कि अक्सर दिगरी का जना बॉडी दिगरी का जना और आइए देखे बड़ा शो करना देना शो से कंप्लेन सेल मौजूद है भाई जाहिर है अबरे के तो यह कार्य ना कोता आ बिल्ली तो पहला स्टेप होती का चेस्ट बेखाना तो बुरो FIA एप्लीकेशन ही बते कि भाई ये वेबसाइट सरा मनी खिलाफ ये मनी अक्स नहीं मन चीने आवा था ये चारन ते चेक करना ते कि वाकई ऐसे बनाए नक बिता चिकई आइए बनीता चिकई आ पूरा ये क्लियर करना सज्जना जी पेस रहा ये वेबसाइट है बंद का कंप्लेन वत का माँ बाजित शी केस हैंडल को तो बिता फौरन अब पहला वत ये वेबसाइट है FIA ती का बंद करना ही नहीं केशियर ज्यादा देमा रहोगा नहीं ली पब्लिसिटी मतलब शी बैगा नहीं ली शे बंद करते इशिया चे रन पता अमा मर्दमा के कार को था मर्दमा रहो अरेस्ट का कि कया ये कार को था और बाकायदा कोजाम ये मोबाईलाची बिता कोजाम लॅपटॉपाची बिता या कोजाम ये कंप्यूटराची बिता आ द्रोस्ती चीज आ इंस्ट्रुमेंट आता कारी ती देमा रसीनी की इशी तो का चे कनक बिता
और ए हस्ते ए मर्द काय को था या इशी हस्ते कोई आईडी बीते या चीज़ें बीते अब बाकायदा गिरक भी ये नहीं कि न भी भले माँ हमसे कोशिश कि कमो देर बच्चा हर्च कारी था कमो देर हम भी बिल्कुल ये नहीं कि शुमा कोशिश माँ मर्ची ना कंप्लेन को बस बांधा इधरो कार भी और छुआ नहीं दायरे इन्वेस्टिगेशन करने का कमो टेम हम लगी कमो आयदारा इन्वेस्टिगेशन भी का नहीं यो का मनी केस नहीं कि मन शोतगा यो का उधर निश्चित कि मनींगा फॉलो भी करते लाजमी देखे हम केस हस्ता मर्चा में कोटन तो का हम चाह रहे कि मर्दम हमें वास्ता कोटा नहीं आया उसी कोट तो का बुरो ब्या हेच ना बीते बिल्कुल हमें तोरसा चे मर्दम हसी पोस्टा केंजा और कोटे तहा नहीं आया हर चीज़ी ता देर लगी भले इंसान अरा वती राइट्स लाजम मिलना माँ इन अंगा तक नचारता कसी कर रहा कि कसियर राइट्स आई ना मिले तक कोट तो कागा अतका आई होती आवाज़ चेस को था अगर इदा चे बेनिफिट ना मिलता भले देगे जागे चे आई बेनिफिट लाजम मिल लेता बिल्कुल बाजी मिसाल मैं करा अतका तो बेचा चिक्का चिक्का हाईलाइट केस बीतेगा आ केस अंदा चे बीता है ना नाम वो को ना बाजी जा गया हालांकि चून चूनी केस बीतेगा बिल्कुल भले शी बावजूद आया होती हिम्मत पोश्ता नदात आ देमात का हम कदम बीता वती गप त्राणते आयना गेंदे का देगे जो अस्ते जाल बोल देमा दरत का बिल्कुल नी माँ लोटी शुमा मी गप को के बलोच जाल बोल माँ लोटी के मैं अवेयरनेस में बलोच जाल बोल तो का अस्ते मैं जाल बोलन तो कॉन्फिडेंस भी बाज अस्ते मर्चा मा गेंदे हर फील्ड है तहा हम पैदा किया मैं जाल बोल सोशल मीडिया है तो का हम बाज एक्टिव हाँ और ये शर्री गप पे शर्री खराबी वो हर जगह अभी बिल्कुल भले ये इंसान वती सर या उतरा चिक्का दाश्त कंते ये सोसाइटी तो का मैं लोटा कि अमिचो कॉन्फिडेंस मर्चा और माशी वास्ता शुक्रगुजारा वती बलोच मर्दानी भी के आया एक कदम चेस्को थी जाल बोला ना सपोर्ट कर गया देमा कार गया पहला कदी वकालते फील्ड है तो का बलोच बीतेगा बलोच जाल बोल बीतेगा कदी ना बीतेगा इशर और गोशाई मर्दानी फील्ड मर्चा भले तो भैया गेश्तर गेंदे के जाल बोल हम पैदा किया मैकर चिक्का वहां ने गया द्रो बलोच मिसाली निश्तानुशी प्रोग्राम भी वश चैनल सरा तो चुशी अस्ता डॉक्टरी फील्ड है तो बेचार बाजी ना नाम को था वजारत फील्ड तहा हम पैदा क्या असम्बलियन तहा हम पैदा क्या मीडिया तहा हम पैदा क्या एंड तौरिश्ती एक मिसाल ही है बिल्कुल एक बलोच गुड़ माँ गुशा के बलोचन तो का हम ये अवेयरनेस अतका भले गेश्तरी अवेयरनेस मारा अंगा दैग लूटी हमारे ना दैग लूटी के अंगा जो हम पसमानदगी तहा निश्तगा आ ब्यायवती राइट्स आणि गप्पा बेकना बिल्कुल लोग वास्ता भी गप बेकना के मना लोग तो कच्चे राइट्स लूटी और रियासत मन रचे राइट्स दनते आ भी मनी हक हुकूक मन रबेदा जब तक क्या नजाम चा माँ चौक के नगरे माँ छू आई रशीर में चीनी मात भी जाहिर नजा ना कि चौक ची लूटी ची बिल्कुल ताओ के वती गप्पा न करने गुड़ देम वाला चीज आके तरह मना चेद आएगी गुड़ जाहिर तो वती गप्पा येर बेका ए इदारा ना कहाँ ये ची बुर्जे इदारा हस्ते आई आ इदारा ना कहाँ ये ची बुर्जे इदारा हस्ते तो वती गप्पा हर जाएगा पर जागे न जागे लाजम थी गप पेश कर भी अगर गप पेश करना भी मर्चा सोशल मीडिया हस्ते सोशल मीडिया तहा तो वती गप्पा बेका आओ कोजा चे कोजा गप रहते वत मर्दम तई कर रखा है कि तई उमा ए इशू बीता चिया बीता चे वास्ता बीता कोई माँ लूटे कि अमी गप्पे वास्ता के ये प्रोग्राम में कनक जरूरी बीता कि मर्दमाना माँ एक कानून बाबता अवेयरनेस भी दिए मर्दम बाद डॉक्टर कहाँ आया वती ज़ाहिर बॉडी हवाले चे मर्दमारा हाल दे गप त्राण करना कि कुछ हम चीज़ में ऐसा शर है कुछ हम चीज़ शर नहीं पूरा कानून हवाले चे भी माँ लूटे के मर्दमाना माँ हमें अवेयरनेस भी दिए कि कुजाम कार शुमारा कनगी कुजाम कार शुमारा नकनगी रियासत शुमारा चे प्रोटेक्शन दात का चे प्रोटेक्शन दात ना का रियासत अगर नौकी कानून पास का आई इफेक्ट चे बीते बिल्कुल आणि बाजी कानून मगेंदे पास बे मर्दमाना खबर ने आना गलत रंगा जीरन थे माँ अन्नी एक मिसाल दा ट्रांसजेंडर एक्ट अनि पास बीते का आइए सरा गप करना गुटी आई पोछता चाहिए मर्दमा से बिल्कुल गलत रंगी दाता के चाहिए जबकि आई पोछता जो कानून पास बीता आई पॉइंट्स हैं तो वाने चाहिए अंचो पेरेंट्स से वास्ता प्रोटेक्शन एक्ट पास बीता मात पिता ना जो कश्य गया आई वास्ता एक एक्ट पास बीता और ये ज़बरदस्त शर्री चीज़ है कि मात पिता के पीर में औलाद आए ना बेकशी मात पिता ने हक हुकूक चाहिए आई वो इस्लाम भी दी थी मुल्क कानून हम दनते भले आइए नहीं बाकायदा कानून ही बनाए था ये चीज़ें अवेयरनेस मारा देगी देम तेरी जनरेशन रहा ये क्या नहीं आयो के जनरेशन रहा ये चीज़ें नहीं खबर नहीं बिल्कुल ये हिच न जा ये सिर्फ अमी जानते यानी मोबाइल कंप्यूटर अंचो को तगा मर्दम कि आ हिच न जाना आसरे वती मतलब है चीज़ा जीरा देम तेरी आला हिच न जाना बिल्कुल तो अमी चीज़ वास्ता मालूटी कम बाज अगर माँ माता ना या आईनी मस्तरे ना हमें अवेयरनेस दई तो आयो की होती नस्ला रही चीज़ हाँ बिल्कुल अगर मैं जैन बेचारी के जो ऐसी प्रॉपर्टी हवाले अच्छी भी अंगा मोशा के जाल बोल बाज नज़रअंदाज कनक माँ आईना आईनी बाहर देख नबी थी हगम बेचारे के इस्लाम में तो कहीं चीज़ भी हस्ती मर्दम बाज इस्लाम फॉलो करना दीन गम जना हो जाल बोला प्रॉपर्टी चीज़ ये अबर बिल्कुल रास्त को मन अरवा दिया गप्पे का ना
मागोशा कि अमिचो मन वती नज़र तो का विचार है इस्लाम अमिचो के मॉडर्न एच मज़हब का मॉडर्न नहीं हकीकत है अमिचो के प्रोटेक्शन जनेनरा इस्लाम अदाता दे कसा न दाता और कानून भी हमें को था नहीं तो बेचार के जनीन के रखी जोस्त बेका नहीं आई निकाया बेका इस्लाम वत गुशी मतलब भाई रजामंदी भी तो ज़बरदस्ती ना करने इस सोसाइटी का ना का ये अलग अबरी इस्लाम ये चीज़ें नगोश के तरह कोई मॉडर्न मज़हब ही ना इस्लाम तो का जनीन राइट दात की तो गई मर्दे को निंदक न लूटे खुला बिजीर मना वो क्रिश्चियन मज़हब तो कोई हस्ती क्रिश्चियन मज़हब तो को तलाक खुला ही नहीं इसती आखिर मेरे ज़िंदगी में हमें मर्दे को बिनिंद हिंदू मज़हब तो कोई चीज़ नहीं इसती गुड़ा मॉडर्न बित ना बित मैं मज़हब मतलब इक्का राइट दाते तरह के तो अगर निंदक ना लूटे तो बुरो तलाक खुला बिजीर शीलावा तो जोस्तवे का जरीन करा दूमी तिजारत है हक एदाउजी के जालबुल ऐसे कार को नकना सजना जी मस्जिद पहला बिजनेसमैन वत बीबी खतीजा बिता बिल्कुल बिजनेस वो में नहीं बिता ना तिजारत को गुड़ा मना बो कि इस्लाम मॉडर्न ही मॉडर्न नहीं ये सोसाइटी है शेर चुस्को तो इस्लाम वो जनीन सज्जे हक दाता नहीं मर्दम नदियन ते नहीं तो मर्दम गुड़ा गलत था अबरा भी इस्लाम है कना अबरा भी कानून है कना जनीन हक का हम जना जबकि प्रॉपर्टी था तो बेचार के पिते जायदाताची भी जनी ने चौके हक असते मर्दे जायदाताची भी जने हक असते बिल्कुल और चौके असते बचक चौके आइए भी हक असते के माता रबे माते हक असते आई तो का लीगल एयर तो का पहला लीगल एयर आई माते अगर कोई अंची चीजें भी डिस्ट्रीब्यूट करन थी प्रॉपर्टिया तो आई दो सडन पेसरा मात पेत और आई जन चौक बया ग्वार बरातंगा नबी बोले मात पेत लाजम आई नहीं कि सिर्फ जन चौक का ना मिली और अगर पिते जायदाती तो बचकारा जनकारा दुई ना दायक भी अगर मर्दे जायदाती तो जनारा भी दायक भी तो जनीना और सही जागे हिस्सा मिले बिल्कुल इस्लाम वो द्रो जागे दात ना नी सोसाइटी आई हक्कारा जन थी और सोसाइटी होती जवाब दे हुआ थी अमी अवेयरनेस तो दईगी कि भाई अक्की हक्का शुमा अन्नी अगर वारे था नदिए था के जाल बोले इसी हक के नबी थे और गलत थे भाईदे के दीन चलो शुमा कानून ना करें बोले दीना वो बेकने फॉलो जब कानून आई रहा दएगा हक्का अगर शुमा इधर न देती आ जाहिर रहो ती कानून कोट रो अमी चीज़ मायना हाल दई के भाई तई हक का गदा दायक नबी तई वस्ता राह पचा तो ब्रो अदालत होती हक का बिजी मर्दे जायदाता ची तरह दायक नबी तो ब्रो उधर क्लेम बेका तरह मात पेते जायदाता ची अगर नदात गए तो उधर क्लेम को कने अगर चौके जायदाती जन चौका सिर्फ जरूरत और मातरा जोस्त न कन्या आई भी हक तो प्रॉपर्टी तहा जनी ने शेयर अर्जा गया ये मर्दे जायदाता ची आई रस्ते 1/8 दायक भी और अगर पिते जायदाते तो आई तो कच्चे अस्ते हाफ अस्ते बचका बीते तो आई अस्ते जैसे दो यक बच के दो जनक बराबर बीते मतलब नेम नेम दायक भी शी वजह ऐसी कि मर्दम गोशा के दा इस्लाम बचकारा गेश्तर दाता तो बचकारा गेश्तर न दाता जनी नरा सही जा गया चे हिस्सा मिल गई मर्दी नरा यक्की से पिते जायदाता चे मिल गई और मतलब इधर इस्लाम पदा भी जनी नरा ज्यादा था इस्लाम तो हर जगह प्रोटेक्ट को और कानून भी हमें चीज़ें घोषित थी नहीं मर्दम के नजान होती प्रॉपर्टी हवाले अच्छे बड़े इशू है सक्सेशन लॉ में एक मौजूद है इनहेरिटेंस लॉ में एक मौजूद है कि तो बरोती हक्का बिजी रहूदा पदा से हस्बैंड सिर्फ मेंटेनेंस है तो क्लेम कोत कने पदा हक में क्लेम कोत कने पदा वती शेयर क्लेम कोत कने कि भाई मैंने ये शेयर बनी थी जब तक कि निकाय तहाई अगर निकाय तहा नहीं गुड़ा ये शेयर ना बनी बिल्कुल जाहिर है कि डिवोर्स भी मेरे का चिरन बनी थी भले अगर तलाक भी अलहदगी भी गुड़ा ये हिस्सा ना बनी तो ये चीज़ें जानकारी दायक वास्ता में गुस्ता अंची मरागशी बीबी के मर्दमाना हमें चीज़ें नॉलेज भी बिल्कुल कि हर कस वती हक को हुकूक हम बेजानते अनि कसानी कसन चीज़ें दफ़ा 144 लगी 144 लगी मर्दमाना खबर नहीं चाहिए हालांकि अस्ते मामूली चीज़ें भले मर्दमाना खबर नहीं निश्तगा लोग आए ना खबर नहीं मारा खबर न बीता और शी कानून अच्छे ताखीर मतलब कानून अच्छे ये चीज़ तो कुछ ना मना खबर न बीता मैं यकी कत्ल को मना खबर ही नहीं गोना गलत थे भाई चो तरह खबर नहीं तरह ये अवेयरनेस नहीं कि तो कसी मर्दों में जात के और तोक्ष मना खबर नहीं कि ये ऐसे जुर्म तो बाजी अंची जुर्म जो मारा खबर नहीं बिल्कुल आओ ये बाज रास्ते गप्पे हो मगोशा के बाजी हंचे जुर्म हसा के मवती 10 से वत आया कनीरी के मोती चौका जीरे कि स्कूल या दे एक मदरसे या दे एक ट्यूशन दे मगोशी शिया बेजा शिया हरची कने बेका शिया कली वाने सजना ची गेश तेरे जुल्म हमेशा के मैं चौकानी सराहिए कनीनी और ये भी कानूनत का काउंट भाई बोले चारों का अनुवाद भी एक वन ब्रेक की सूरी ब्रेक अब मेरा कुछ बढ़ करें
सिद्दीक बलोच दा परवरी 1947 लियारी कराची वदी बुत्तग ISCT स्कूल लियारियाचा मॅट्रिक SM लो कॉलेज कराचीचा इंटरमीडिएट कराची यूनिवर्सिटीचा ग्रेजुएशन और मुआशियात ताहा मास्टर को तक सिद्दीक बलोच जानकारी सियासतदानी और फुटबॉल जवानी ले भी हम बुत्तग भले आइया अहवालकारी पेड़ा नाम कशे तक बलूचिस्तान सियासत और मुआशियात बाबता आशी वारे मर्दमी बुत्तग वो आइया ए सरहालानी सरा किताब हम निविश्ता को तक 1972 बलूचिस्तान पेशरगी गवर्नर गौस बख्श बिजंजो प्रेस सेक्रेटरी हम बुत्तग सियासी लेखा हो जौदानी सबबा नवाब कैर बख्श मरियो गौस बख्श बिजंजो हवारिया जेला हम बंद बुत्तग आइया हवालकारी बिंदात च अंग्रेजी रोहताक कुतग औरंदा रोहताक एक्सप्रेस कोयटा और रोहताक आज़ादी कोयटे बोनहिश तीर कुतग सिद्दीक बलोचा हवालकारानी डलानी अंबराइया बाजी मुल्कानी तरोताब हम कुतग आदा 6 साला कैंसर नादराइये आमाच पुतग वो अब्तादो 8 साले उम्रा 6 फरवरी 2018 कराची बिरान पुतग वशत के मनी वशी वशी गोले चारों के क्रंदी पदश मरा वशत का नीच होती दूसरा के मरागश वशी सोबा गोले चारों का मर्ची शमे होस्ट निश्ता गोयक गोशा के मैं अपकमिंग होस्ट ये गुमा जो शुमारा कानून हवाले चे सरपदी दंती अनु माबरे कचे सारी जाल बुलानी प्रॉपर्टी जायदाद तो कब बाहरे हवाले चे गपुत्रान कन गए थी भले नू हगम बेचारे के सोशल मीडिया या बाजी शरी ट्रेंड्स भी चलनते बाजी गोशंते के रदी चीज़ भी चलती नहीं मैं सरें कि माँ चे चारे हो चे न चारे चीज़ वो द्रो में दी मका रील्स में द्रो में दी मकाया निम को जामिए चारे को जामिए दीर कनी हमें दस्ते नु आगे तो का हंचे ट्रेंड भी हंसती कि जाल बुलाना गोशक बुहा गई कि वती निका नामिया वाने ता हो गोश बिदारे था कि आगे तो का चीज़ लेके था निका चाहिए और मुगोशा के बाजी हंचे जने खसना कि हाँ ना वो खबर ही नहीं कि मनी निका नाम है तो का मनी हक महर चाहिए माँ बेचा अगर मैं गोशा के एकदम जहेज वाला गप्पा भी आ रहा कि बच्चे की तरह हर चीज दा आ हक मेहरी आ निका नाम है को निविश्ता भाई भले जब जनी ने जब जनिक के नियम गाचे जहेज सूरग भी आ निका नाम है को परचे निविश्ता नबी पमिश का गोशंते के वती निका नामा जो एक तो कमिटमेंट साइन करने गए आया शरीर से रवान और इसी बाबत सरपति बुजुर्ग की इच्छी शरीर पमिश का गोशंते के जहेज देग नलूटी फरसे क्या ये तो का तो निविश्ता को ती न करने के मैं चीज दाता अगर तो दीमा अगर तेरे को लाजी रगी है तो उसमें ये चीज जोड़ता तगा कुछ प्रूफ लेके था न लेके था तो ही हवाले से ची गोशक लूटे चने का नाम है ताहा वह सही चीज सदने ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो मलोटी के वायदे के आया बेचारा बिल्कुल एक जने के नाम जने के पिता अच्छा यक देगे कंप्लेन में जने के बार वो सज्जी डिटेल लिख के था इस तरह भी ऑब्जेक्शन आनी चेस्ट बिता जेने कंवारी मतलब के सिर कोतगीने नहीं जेने कास्ते हमें मर्दी मुर्ता बेवाई या विडो या इसी अलावा लेके था तलाकी याफ्ता मुतल्लिका ए वो लेके था मर्दे बारो इचना लेके था आई दूमी सीर सेमी सीर चिचने के सिर कोतगीने नए जने मुर्ता या तलाक दात के चीज़ें हेच नहीं आई सिर्फ डिटेल हस्ता हर चने का नाम है चेस्ट पे कहीं तो टोटल हमेशा बिल्कुल पहला बारिश ये गलत है तरीका अगर तो लिख गए तो दुनिया बार प्रॉपर पूरा चीज़ हम लिख और अदरवाइज अगर दुनिया नहीं गए इच मलिक नहीं ये चीज़ लिख के तक दूमी बारिश के नाम बैग लूटी वालिदे नाम पिते नाम बैग लूटी और आइए चिरन दस्ती आई पूरा एड्रेस बैग लूटी पदास्ते मर्दे ने सजी चीज़ में बैग लूटा पता गवाए नहीं जो जने नेम गा गवाया जो मर्दे नेम गा गवाया आए नहीं नाम बैग लूटी नहीं मैं कह रहा ए भी सरप्रदी ने कि गवा चिक्का बैग लूटा गवा दो मर्देन गवा बैग लूटा दो मर्देन गवा बिल्कुल चाहे तो अर्ज के स्कूल्स ऑफ थॉट्स या चारे तो आए ना शेयर बिल्कुल क्लियर डिफाइंड होता कि निकाय वास्ता कम से कम 2 गवाह ज़रूरत थी 4 इरकन वेल एंड गुड बट 2 ज़रूरी मर्द गवाह बिल्कुल जनेन ना इन केस अगर आ अवेलेबल ने भले गोड़ो यक मर्दे ने 2 जनेन बिल्कुल जनेन गवाही हाफे हां नेमी
अगर इन्ना तवशे इन्ना बल्कि मर्दिन बिल्कुल नहीं तो 4 माह जनीन जीरा तो ये एक्सेप्टेबल नया 4 जनीन तो जरूरत ना कने एक बात सूरत अंची के अवेलेबल नेस्ते कोई भी मर्द गवाह और यक मर्दी ने 2 जनीन वो कुत कने अदरवाइज कुत ना कने बाजी तो माँ बेचारे के इमाम इसी तरह भी इत्तेफाक ना करनते आओ मर्द ही गवाह बैग लुटा निकाल चाहे चुके तलाक के गन चुप इसी दूमिया पर इसी की इश्तुआ सन्या जो मेन पॉइंट चीजें जो महारास्ते आ हकमहर चारक लूटी बिल्कुल कि हकमहर को जा लिखता अच्छा कॉलम नहीं तो का लिखता हकमहर मुअज्जल है मुवज्जल है गैर मुअज्जल है गैर मुअज्जल है खबर ही नहीं का सारा कर्जा लिखता लेकिन लफ्जा नहीं अदायगी जा निकाह नामा चेस्का ने तो उदा में लिखता भी कितना महर की रकम मुअज्जल है कितना मुवज्जल है कितना गैर मुअज्जल है इंदुल तलब है लफ्जा में शार्च निकाह नामा चेस्का ने लफ्जा में शाह चिया अल्फाज ही हमेशा तई कि हकमहर या तो मुअज्जल भी या मुवज्जल भी या गैर मुअज्जल भी या गैर मुवज्जल भी हमेशा नहीं ऐसा नहीं चीज़ खबर नहीं कि लिखी गई चाहिए कम से कम तरह गुड़ा खबर भी तरह और दूमी अबर हक मेर जीरे के हिस्सा अस्ती हक अस्ती जनी ने जिंदेगी बिल्कुल माँ मातारा दाता जिनके माँ पितारा दाता जिनके बिरातारा दाता ये नहीं इस्लाम गुशी कानून गुशी के जिनके दस्ता तो दाता हक मेर जिने का जुरता तिक रही हक मेर गुड़ा जिनक पाबंदी के रिटर्न भी करते बिल्कुल नी निकाह नामा तो लिखगा वो लिखन थी लेकिन बांधर ये चीज़ चूँ तो एक्सप्लेन करने के हकमर मिल लेते या ना मिल लेते आज जनक बेजा ना कि भाई तू का लिख के था कि मनारा दात ओला सोर मिल लेता को जा आज सो लिख के गया हद तक आई होती इज्जत एर को दीवान तो का गप को थे भले रंदा उड़ा कुछ तीसरा बेगिन दीते कि आओ भाई मनी दस्ता ही चीज़ दात गनती हक मेहर अंची चीज़ें निकाह तो का निकाह नामा है तो हर चीज़ें बेलेक आ एक्सेप्ट नहीं सिवाय हक मेहर है बिल्कुल तो अगर बांदर उच क्लेम करें तो वो थी हक मायरे करें चिया के ए थी वैलिड चीज़ लाजमी निकाह प्रपोजर तो कभी कि तो एक जोस्त बेका एक्सेप्ट जनीन एक्सेप्ट बेका कबूल बेका हिजाब बेका कबूल बेका और सही में ऐसी कंसिडरेशन बेका ये हक मायरा बेदे बिल्कुल ये ज़रूरी चीज़ा हाँ कर्ज कने रंदा दे लाते हिस्सा कर्ज कने ये सही है लेकिन दस्ता ही जिंदेगा बेदे अजनीन वत माफ करते अलग आई होती है तो आई में जबरदस्ती कभी रजामंदी बुआ रजामंदी बैग ठीक है आवत होती हक मेरा तरह माफ बेका भले अगर ना करते तो तरह अदा करगी हर सूरत अदा करगी बिल्कुल और हक मेरे सख्त सजा है कि तो अगर जने आदमी हक्का जने निकाय टेमा या निकाय चिरंद भी जब डिमांड करते इंदुल तलबे मतलब हमारे माँ होती डिमांड आका हमारे माँ भी दिए बिल्कुल इसी तरह मिश्का माँ लूटता कि माँ जो होती मरागशा कार तो इस तरह ये पूरा निकाया पूरा माँ ओवरऑल डिस्कस करने कि मर्दमाना खबर बैग लूटी बार हुआ और निकाह नामा है तो बाज़ ही चीज़ें लिखा है ना खर्चा 5,000 रुपये देगा ना चाकी की सूरत में ये भी कॉलम लिख के था भी कि आओ ये कॉलम लिख के था ही तो का एक घर नाम पे कर दिया एक ये नाम पे जो निकाह नामा है तो का सिवाय हक मेरे देखिए कोई भी चीज़ें आए ना तो एक्सेप्ट ना करने तो अगर लोग ये दाता एज अ चे सूरत दाता अगर तो गिफ्ट को था तो गिफ्ट मेंशन मकायदा बिल्कुल गिफ्ट तो डायरेक्ट दात करे भाई गिफ्ट इतना दाता चे गिफ्ट रिटर्न न भी ना पता लोग हक मेहरत का दाता मेंशन तो मेंशन में का कि भाई मैं बागे दाता मैं लोगे दाता जैसे कि पहला खुला बिता हजरत ज़ैनब हजरत ज़ैद बिन हारिस गुमा बड़ा आई तो बागे दात के बित के हक मेहर बड़ा बाग आई रिटर्न को था तो हक मेहर वाला चीज रिटर्न भी गिफ्ट न भी नहीं तो अगर यकी जनीन ये रखा एक मुंदरी के सोरे की गिफ्ट दे तो ये हक मेहर है और तो ये हक मेहर बोको भी देना कि भाई ये गिफ्ट नहीं हक मेहर गिफ्ट रिटर्न न भी बिल्कुल अगर तरह रहा या कोई लोग है कोई जमीन नहीं कोई जायदाद है कोई भी चीज़ें तरह से आई रहा हैज़ अ गिफ्ट देगी कोई गिफ्ट आई तो मेंशन करना ना भी हक मेहर निकाह नाम है तो का गिफ्ट है वो मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं बाकी तो चेन निस्बत चाहिए रहा देगा ये चीज़ अमिश का ये वैलिड नहीं है बिल्कुल ये खबर नहीं मर्दमाना और वहाँ क्लेम का ना कि बेचा निकाह नाम है तो ये कॉलम तो लिख के दी कि बाग तईगी बिचेर छीना चे तईगी कोई गिफ्ट दाती है कोई हक मेरा दाती है दो ही ना दाती और तो दाती है तरह और एक्सेप्ट न करते ना हमेश का कानून न दनते मर्दम गोशा के मारा छिया न दाते भाई जब आ चीज़ क्लियर नहीं वैलिड नहीं तरह चूँ कानून दनते बिल्कुल जब अगर गिफ्ट को की तरह डॉक्यूमेंटेशन अमाटे में गिफ्ट का तरह दनते अगर हक मेहर को हक मेहर तो ती नामा ट्रांसफर करते ती नामा करते भाई ये ऐसा हक मेहर मत दाता दो चीज़ भैया नहीं मर्दमाना ये चीज़ खबर बाकी निकाह नामा है तो का वानक ज़रूरी है ये चीज़ें नहीं खबर बैग ज़रूरी है कि मनी हक मेहर चेक करे और मना अस्ते चेक का परसेंट अन्नी मिलता चेक का परसेंट अस्ते मनी हक के बांधा लोटत करना होती हक मेहरा चिया के बच्चे बांधर अगर खुलाए राइट जने ने कर रहे आई माते पिते के रहा नहीं बिल्कुल कि बांधर मात पित बुरुआ कोटे तो कि मन चौक्का खुला बे दे तो खुलाए राइट जने ने वती कर रही
अगर आओ कोट तो का गुशी के भी मना खोला लूटी तो कोट दंते मात आई या पेतराओ गुशी के मन चोक्कारा खोला बेदे और कोट कदी भी न दंती अंची मगोशा के ज़ैनब अगर मैं सोशल मीडिया चारे गुड़ा उगदा भी पे में बाजी के सदका के माँ जो अस्सी वती लोग वाजा गुमा खुशा या ये लोग वाजा उसी की माँ होती लोगी गुमा खुशा भले में फैमिली है जो अंडरस्टैंडिंग ना बेगे पमिश का जो अस्सी माँ कुला या डाइवोर्स लूटा गई ना नु ई पे में कैसे शुमार शुमे करे कहते शुमे छू हैंडल करने था अच्छा पहला तो ए पे में ना आर्च केस में मैं कह केस कहे थे हस्बैंड वाइफ कहे थे तो सदना जी पेसरा में कोशिश हमें करने के दोनों ने ऐसी रिकन्सिलेशन भी दो ऐसी राजी बीबियाँ चिया कि अल्लाह ताला कुरान तो कोई कुछ था कि तलाक आई सदना ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ें हलाल चीज़ें तो नापसंदीदा चीज़ें थे बोला खुला भी एक किस्म तलाक है ना अलहदगी वो बह गई ना और दूमी अबर मैं कोशिश हमें वास्ता ना करने के मर्द जाल यक भी मैं कोशिश हमें करने के जो चौका इफेक्टेड बयान थे गिश्तर ची कि चौके वास्ता मात पे दो ज़रूरी बयां अगर मात पे अलहदा बयां तलाक या खुला जीरा मात रहो देखे सीरे का पेतरो देखे सीरे का चौका नहीं चाहिए भी जिंदगी बिल्कुल तो माँ वती पहला कोशिश और मैं कोर्टे जज भी पहला कोशिश हमें करना कि दोनों तो का हस्ते सेपरेशन मबी भाईदे के दो यक बीबियाँ बिनंदा कोई भी शन इश्यूज रेज बयान थे आए ना कोशिश करना कि सॉल्व बेकन थे ख़त्म बेकन थे भले ये जो मात पिता निगा बेचार इस्लाम ची की जनी न चे चीज़ बेदे यक मर्दिया चे आई नान नफका बेदे वरक बेदे ला बेदे गोद ये नगुशी क्या ये मुर्ग मुसलम और बिरयानी बेदे ये वो नगुश्ती गिना दो वक्त नगन भी दिए इधर आ नगना भी देखे बड़ा जीरन ते कोड़े याला गप्पे दो वक्त नगन भी दिए आओ ना आओ बिल्कुल रास्ते गप्पे नगन देखो सभी नहीं अन्नी महंगाई भी था ये गप्पो हालेगी मैकडॉनल्ड्स आओ ये नगुश्ती की आखिर दो वक्त नगन भी दी माँ गोशा इस्लाम में डोली मजहब ने दुनिया तहा और मैं सज्जे जो जनीनर प्रोटेक्शन अमिच्चो दायक भी था इस्लाम में तहत दायक भी था कानूना नहीं तो का बिल्कुल आओ तो ये पूरा फैमिली लॉ या चेस्का से जनीन अंचो प्रोटेक्ट होता कि मर्दिन बजे कोटा जब का आखिर मेरी हालत खराब को अंचो प्रोटेक्शन दाता और टोटल इस्लाम सराई लेकिन जनीन के वती हक का नाजा को माँ रचे बुक्शी जनीन ये हक के जाने के वास्ते ही मरागशा करने तो ती हक का बेजा मानव से गलत बेका नाजायज बेका उचे नाजायज तरह ना कुछ ये के तो बेका नी अगर तरह खबर है कि अन्नी गप में बीत के खुलाए हवाले अच्छे मैं गप करने गए थे कि नी खुला अगर तो जीरे मैं पहला में कोशिश करने के दुई यक बीबियाँ इस्लाम मुझे दो वक्त नगन बेदे आई गोद पोच बेदे मतलब गोद पोच जाहिर तरह जरूरी एक जनीन वास्ता सही में आई लोग बेदे रिहाइश बेदे नी रिहाइश तो का अगर तई गुंजाइश हस्ती तो आई अलग लोग ही बेदे बिल्कुल ये नहीं कि जनीन डिमांड करके भाई तई अगर गुंजाइश हस्ते तो ये अलग लोग ही बेदे ये आई हक के तो ये हक का चाहिए ना देगा ये तो चीज जनीन हमें वास्ता आरता कि ब्याह थी मनी मात पिता नहीं खिदमता बेका या नौकरानी बीबी थे वो हक नहीं थी ना ये वो जगह ना लिखते ना कानून गुशी ना शरीयत गुशी ना इस्लाम गुशी अगर इस्लाम गुशी को जा गया पेशदार कोजम जा गया इस्लाम गुस्ता कभी जनीन कहे थी मात पिता की हिजमत करना को ये बात गलत चीजें हो मर्दों में ये हवाले से एक सरपदी नहीं थी अमी सरपदी दा एक लूटी मारा बिल्कुल वत रवा डन्ने मुल्क का कार करना वास्ता जनी आदम दा यलदा थी कि मात पिता संभाल भी चिया भी संभाली थी जने ना सीर दाता तई वास्ता तई को जिंदगी बगवाजी नहीं आई हक के सिर्फ होती मर्दे हिजमत करना नु आ जनी ने सराय के आ जो अस्ते कहा या ना का यही शर्री है कि अगर कंते तो ये शर्री है बिल्कुल क्या है ना मात पेतवती गुशी और आयनी कमो हिजमता का वो ये शर्री गप्पे कि बाज रंदा मर्द मगा अच्छी चीजें कहा और ये कोई हराबे गप्पे नहीं भले ताओ आई जबरदस्ती गप्पो से मजबूर मका क्या ये कार नको तो नहीं लोग वाला हमें वास्ता बाजी चीज कहाँ है जाहिर जिन्हें के वती रजाबंदी भी या बच के रजामंदी भी या वत मोतन सीर भी नहीं लोग वाला लोटा के आई बच कर एक्सेप्ट न करना बच के लोग वाले जिन्हें कर एक्सेप्ट न करना जबकि शुमा निकाह को शुमा बायदे के अलग लोग या जिन्हें कर दे ताकि ये इश्यूज हस्ते खत्म भी जब तक बिल्कुल चाहे शी भी हल हस्ते जिन्हें वती मात पे तना सरपत पे नाकुन चे गोश्ता जदा नबी मात पे तमिच्चो नाराज बीबियों बोले औलाद आचे कभी भी दस्तबरदार नबियाँ यक हद्दी का यक जागा ही कहते आखिर आस्ते शना एक्सेप्ट करनते बिल्कुल भले शुमा गोशे ना पहला ही रोचा मबरू जंग जबल तो का अलहदगी बेकने आए ना खुश बेकने को एक गलत तरीका लाते वक्त शुमा अलग लोग ही बिजीरे बिनंदे आवती मात पिता ना अस्ते बरो गप त्रान बेका आए ना ब्यारी ए वती मात पिता ना गप त्रान बेका ब्यारी मानव शो मात पिता भी अलबेदा होती का मात पिता ना गप त्रान बेका राजी बेका बिल्कुल कि आए रिश्ते तरह राजी बीबियाँ अगर मात पित गोशा के भाई जना यलदे गोड़ा जनरा अलग लोग बका यक दस्ते मात पिता बेदार यक दस्ते जना बेदार मर्दिन वास्ता वो हमें हक के ना मर्दिन वास्ता ये नहीं कि होती माता यल बेदा जन के रबरो जना यल बेदा मात के रबरो आगुशी दो ही ना बेदार
ताओ अगर 10,000 कमान गए इश्यर हम बेदे आयर हम बेदे ताओ अगर इशिये लोग संभाल गए तो आई लोग हम संभाल दो ही थी जिम्मेदारियाँ और दो ही ना बेचार ये नहीं कि आई गप्पा भी आइशिया यल बेदे इशी गप्पा भी आई यल जो जनीन वास्ता अक्सर गोशक भी के जनीन हस्ती मर्दे पसलिया ची पैदा भी था आस्ती टेढ़ी आई वास्ता भी मिसाल है सिद्धाई माकनी आगे प्रूशी पुरुष ए बाकायदा हदीस है कि औरत मर्द की पसली से बनाई गई है, बिल्कुल वो टेढ़ी है, उसको सीधा करने की कोशिश मत करना, टूट जाएगी टूट जाएगी ये मतलब हस्ते तलाक भी आओ इधर ये नहीं कि तो ये जाने कोशे मेरी इधर पुरुष के बाज मर्दम हमेशा मतलब हमें डॉल वीरी कि बल्कि मेरी हम मेरी ना गोले टूट जाएगी मतलब रिश्ता पुरुषी बिल्कुल आखिर हमें अलबी ताओ आर्च पे में या हमी पे माँ दीमा बेबर और अक्सर माँ यबर दीता कि जनेन कदी भी खुला अंचो नजीरी न रोते आई लोग वाले भी एक्सेप्ट कहाँ आई नहीं इज्मत हम कहाँ आई नहीं दुरुस्ती चीज़ कहाँ आई रे लूटी मर्दा चे सही चीज़ चाहे आई रे शर्रे वरग हम मदा आई रे मजनी महल डोली लोग हम मदा भले आई रे इज्जत बेदा आई रस्ते मोहब्बत सरा एर बेका हमा क्या हक के आओ और आइए गुमास्ते आइए इज्जत बेका इज्जत बेचा मेन चीज मर्दम लूटी पा मना इज्जत को जा मिल बिल्कुल मनी रिस्पेक्ट को जाए ताओ गंदे जनीन आरा आगावती माते ग्वारे मर्दमन देमा बेइज्जत को गलती हर इंसानी को भी मान औक्षी कि मर्देन गलती न करना या जनीन सिर्फ गलती का गलती द्रो का नंते गलती वास्ता बाकायदा इस्लाम उसी कानून जी भी गलती अगर कसी होता तो खामोशी सरा ये सब सरपत बेका बिल्कुल मर्ची तो इकार को था देम तेरा इकार मका खामोशी वो हस्ती ना देम तेरा इकार ना का आचारी के वाकई में मर्दा में इज्जत एर को मनी पर्दा एर को मनास्ते सरपत हमको थी और जने ने भी हमें बायदे के मर्दे गप्पा गोश्त बेदारी बिल्कुल ये नहीं कि आई हम जवाबी बेका आई गप्पा सरा होती गप्पा एर बेका अगर आई गप शत तेरे यात्रा सरपत करेंगे तो आई गप्पा सरपत हम बेद ए दौलत ही लोग चली कदी भी खुलाए नौबत ने भले गेंदे हमूदा एक डिग्री इज्जत खलास बीत हमूदा के एक डिग्री सरा एतबार रिस्पेक्ट खलास बीत कि तो आई सरा ट्रस्ट ना आता इसरा ट्रस्ट ना का गुड़ा रिश्ता खत्म भी आ कदी भी देम तेरा न रोती बिल्कुल अक्सर और बेशतर मामे दिता इस तो का कि कदी भी जने न्याय उदय ये नगुशी के मनरा नगन न दे गई नगन वाई होती माते लोग रसगा भी तसीरचिया दाते बिल्कुल गोद पोची आई मात पिता ये न दाता बिता लोग आई मात पिता ये न दाता बिता अब बेसिक चीज लूटी मर्द के रखा है मोहब्बत अट्रैक्शन अलव आ चीज़ा लूटी थे कि मन रिस्पेक्ट इज्जत हमा बड़ा बिदन थी हमा क्या ये नरसी गोड़ा आस्ते आखिरी आई का स्टेप हमें भी क्या अलहदगी इख्तियार भी बिल्कुल मगोशा की एक डेगे चीज़ें जो ये माँ ऑब्जर्व कोता कि अनु निकाह अंचोशा ग्रान कोता सीर अंचोशा ग्रान कोता कि मर्दम रदिकारी नीम करोगे शरी ये तो इसे चेवट सरपत बे अच्छा निकाह इस्लाम होना को था ना बिल्कुल माँ को था हाँ माँ मिशिया गोशियाँ माँ चिया को था गुड़ा वजह इसी कि अन्नी तलाक और खुलाए रेशो सक ज्यादा ही बिल्कुल अगर तो अन्नी हक मेरा एर कने 5,000 10,000 गुड़े एक मर्दे ने कार्य जनारा कुछ इक्का खर्च करने छते 5,000 रुपये दया नहीं हक मेरा दया नहीं तलाक दया नहीं मर्दों मम्मी सोचा कि गुड़ा हक मेहरा अगर गेश्तर कने गुड़ा मर्दिन बल्कि बाउंड भी शेर तलाक दात ना का ये टॉर्चर का गुड़ा पे टॉर्चर करते पता खुला आओ ये कॉन्सेप्ट भी गलत है बिल्कुल कि अगर तो ई डॉलर सोचे यक के मर्दे आइए जहनी तौर पे होती अमी चीज़ तैयार को था कि भाई मनी अगर शिव बनी है ना बनी तो मशे यल दें तलाक दें या जने ना ये चीज़ को था कि आओ भाई मानी सीर का ना पता से खुला जीरा अलहदगी का ना गुड़ा जहनी तौर पे जब पहला जो तैयार है अच्छा मजे जी बर्दाश्त नहीं मर्दमन बिल्कुल ये जो बेसिकली तलाक और खुला बैगिश तो बर्दाश्त नहीं इससे और फैमिली मैटर जब कोटा कहाँ है यकीन करें चुक्का नहीं मर्दिन जाल है यकीन करें आयना चारक सक मुश्किल भी मोक्ष एक का क्रिमिनल केस एक का जो ये मुलजिम का आयन थी कोर्ट तो का ईशाना चारक तरह दर्दनाक न लगी भले हमें जो फैमिली मैटर ना तो गंदे कोटा गिंदे ना तई अंचु दिखे वड़ तो भाई कि सोसाइटी कुजा रह गई माँ उतरा इस्लामिक सोसाइटी गोशी माँ उतरा मुसलमान गोशी माँ एक कुजाम निमगा रह गई और ये गप्पे बुक्शा बलोचन तो रेशोबास कम में बिल्कुल ये आयन तो को माशाल्लाह आयन तो को मदिता के सरपदी कमोबा सरपदी हा या ने भले रेशो बास कम में ए माँ गेंदा के कोट तो का ए नौबत ने हालांकि दो सीर सैसे सीर कनन थे मर्दिन मानवशा के न कनन थे भले रेशो बास कम में के जनिन तो का सब्र बर्दाश्त हस्ते और अगर माँ बुक्शा के मर्दिन बल्कि आयनी हक को हुकूक का पूरा कर गया बिल्कुल ए माँ हकीकतन गप कर गया कि माँ अगर 20 केस देखे जागा लेना बाद नस्बत यक केस ही कहती बल्कि और वो रियलिटी भी थी रियल भी कि रियल केस से भी गोड़ा मशुतगम तगा केस तो का और अतकगा भी ये नहीं कि नहीं अतकगा तो मुझे भले रेशो बास कम में तलाक और खुलाए आई वजह हमेशा नहीं माँ में गोशा कि हो सकता है अवेयरनेस से और शर्री अवेयरनेस से
और माँ में मर्द आदमा नाम गोशा के शन तो अच्छा मैं देखिए एक चीज़ भी दीता मैं सोसाइटी तो का खासकर बलोच तो का कि डोमेस्टिक वायलेंस भी बास कम में जनिन सरा कभी भी 10 चेस करने का ही नहीं कि जनोकाई बीबी या चुशी कोई कंप्लेन ही भी आए थे हालांकि सीर का ना सोसाइटी को ज़्यादा बलूचन तो मतलब सीर का ना भले इसी बावजूद हम हक को हुकूक बराबर कर गया कोशिश शमशिन के दोस्तानी हक का में दिया ये नहीं कि यक्की जने नहीं तो दूमी को मसीब तो पहले हक को हुकूक ना दे गया ये डोल नहीं बोला माँ हमें सरपदी बया कि अगर ये अवेयरनेस हस्ते कम होगा गेश्तर भी बोला अंगा आइन वैसा 76 भी आ जनीना निवास्ता भी आ मर्देना निवास्ता भी माँ नौशी के मर्देना द्रो हक से जनीना दातगा और मर्देना न दातगन थे आ नी सोसाइटी चना इडोल जीरी की जनीन कमजोर है हमेशा इस्लाम सज्जे हक जनीना रदातगा भले जनीन बर्दाश्त था तो बेचारों को चेक करें थे बिल्कुल मगोशा के जनीन बर्दाश्त बेचारे के बाद ही होश माजूना के बाद इमोशनल बीतते के मैं मरागा से चारा गए ना कम होती जैना फ्रेश ब्रेक ने मरोगे गोंडवी ब्रेक किया ब्रेक में मरागा से बच्चा कने मोहम्मद हुसैन अनखा 23 सितंबर 1960 हफ्ता बलूचिस्तान दमक मच बौलाना वदी बुतै ये कमाशे नाम मीर मोहम्मद अब्दुल्ला बुतै मोहम्मद हुसैन अनखा शायर और नविश्ताखारी बुतै ये शायरी राजी जोश जज्बगा चसर चक्कार बुतै ये वती सियासी और लफ्जां की जिन 1960 सियो चारा बिंदाक बुतै ये नवीस्तगे किताबानी तहा तवार गुलिस्तान साहबी रियल हो तारीख बलोच बलूचिस्तान फ़रोक़ पुल हवारन मोहम्मद हुसैन अनखा 1960 अफ्तादो हफ्ता कैंसर नाबराई सबबा बीरान बुते वशत के मनी वश गोले चारों के नदी पता शुमार वशत कने शुमवती दूसा के मरागश वशी सोबा गोले चारों का हजुमा जाल बुलानी हवाले ची गबजा भले मनी हंगा मगोशा के मनी जो अस्ती जैन चौखानी नीम गई हग म कसानी ग्वंडुआ चारी जो गैराज सफाई कन गया कार कन गया हो आयानी जो उससे उस्ताद जो आयन से लट लैब गिरी सफाई वाले हैं बेचारी हा खुजा अस्पताली बीबी खुजा अगर बेचारे कानून ही अच्छे इदारियाँ कि आउदा भी मगोशा के कसानी चौकर ऊपर गुने तो झाड़ू जन गए होती पेते गुमा हमराइया हाथ कगा या होती माते गुमा हमराइया हाथ कगा या हंचे मजनी लोगा बंगला वगैरह या जनीन रोगे सालबू रोगे सफाई करन के है ना होती चौक भी गुने वो हौदा बढ़ते के सफाई करन के वास्ता नु मगोशा के ईशानी वास्ता चे कानून हंसते के कसाने चौका ईशाने ए बड़ा जुल्म करन गया ईशानी सरा तो मैंने ये हवाले से सरपति भी देखा नहीं ए बाज़ मजनी इशू है और ये हकीकतन ए बाज़ मजनी चीज़ें के मर्दम द्रोजाना ये नहीं कि कसी बुक्शी के मना ये चीज़ें खबर नहीं चौक अमिचो तक चौक की बचा कानूनी लिहाजा अगर मॉडर्न माँ छेना बेचारे तो मॉडर्न एज आई हस्ती 18 ईयर से बच के वास्ता बलूगते वास्ता कि बच्चे कसते 18 साल बालक भी और जनी ने वास्ता भी 18 साल है मरचा वो चाइल्ड मैरिज एक्ट तो 18 साल पैसा तो सिर दात हम नकने भले इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे अलग एक तरीके वो प्रोबेटरी छीन बित्ती गोड़ा रंदा क्लियरेंस भी लेकिन आई तो कभी ये नहीं कि तो आयरा कार बगैर गोड़ा 18 साल चे पेसरा आयरा हमें सरपत कनक भी कि माइनरी बिल्कुल इसी जहन माइनरी गोड़ा इशियारा ताओ हिच पर वड़ी कार गेत नकने ताओ इशियारा ये जो मरचा कन गया चौका नास्ते मजदूरी हम कनान गया चौक ब्लॉक हम चेस्ट कन गया रोगे बाल जाया गैरेज नहीं था हाँ सिक्का वास्ता तो ये रादात कने सिक्का के बेचार एक जागे तो कुछ कभी हुनरमंदी भी बड़ा हुनरमंदी वास्ता अगर तो एक जागर नहीं मैं ट्यूशन राधा ही नहीं माँ से कंप्यूटर लैंग्वेज वास्ता राधा ही नहीं मोक्षी चौका रहदा भी रामदे ए माना गोशे के तो रामदे हुनरमंदी वास्ता सिक्का वास्ता भले आ गैरेज तो का अगर तो ये कार कन का हुनरा राधा गए बड़ा आये भी एक एज ही बीती बिल्कुल 4-10 साल 5-10 साल भी नहीं तो ये गैरेज तो का राद है क्या सरपत भी ये चे चीज़ा ये नहीं कि तो आई रहते अफसाल अशसाल राब दे उदा अफसाल उम्र अफसाल चिरंत वो नमाज फर्ज को तल लाया
बिल्कुल नुकिया नमाज तो इरा तालीम बदे क्या तो अंगा इनका शऊर पैदा बैग नुकी शुरू भी होता जा ए आप या से तो इरा राधा गैरेज तो का ब्रोकार का तो इरा उसे बुला का चेस्ट पे कम ब्रो देर का तो उसे इधर झाड़ू भी जा सफाई तो बाकायदे से तवार करनी छोटू बिया छोटू चाय दुकाना भी हंसता हां गलत थी इसी वास्ता हर्च मर्दमी के गिंदी या गुशी के वाकई गलत अबरी फौरन कंप्लेन बेका पुलिस सारा कंप्लेन बेका ब्याय थी चाइल्ड एक्ट चाइल्ड लेबर एक्ट में वैसे ही मौजूद है मैरिज एक्ट मौजूद है कि ताओ शानी गुमास्ती ना कोई मनवत एक रियल तरह गोशा मनीवती अपार्टमेंट था मर्द को यह जरूरत होती दो बच्चे चौक कसाने दो राधा थे दो रोचा हुआ था सही मुझे दो ही चौका राधा थे ये चौक के उम्र या कि 10 साल कि 4 साल हम द झाड़ू पूछा करनी मैं तवार को शुमा द चेल उठ गए शी माँ झाड़ू मगु चिया करना गए शुमा था माँ तवार को थी यूनियन मस्तर मगु गप्पा गोजदार ईशानी पिता तवार कने या ए बांधा ची मन गिंदा गत का मैं पुलिस सा तवार करना ताऊ भी गिरक भाई शी पेत भी गिरक भी ये भी गिरक भी शुभ चौका नहीं मैं कार कनायन गए बांदा रुचि माँ भी ये चीज़ तो कसते शामिल भाई कि मैं खामोशी इख्तियार को कि चौका ना मैं गिंदा के कार वास्ता आई नहीं वानगे उम्र चलो तो नवाने तीकर गुंजाइश नहीं सरकारी स्कूल बिकने बिल्कुल सरकारी स्कूल तई करा नेस्ते तो एक हुनरी जा गई बिका दुकान पचको चल दुकान पचको दा दुकान तहा नेस्ट समझात भैया ये कोई मजदूरी है कार नहीं आइए बॉडी ये डोला नहीं अंगा तक के तो इसरा बोझ एक्खा बदे जब बॉडी जब पूरा इंसान अगर साइंस से लिहाजा ही बेचारे थी बॉडी हमारे टीम में पूरा परफेक्ट भी जब 10 साल चिरन बिल्कुल और ये टीम में चुका ना गोशा के शुमा जिम मकनेता चाहिए कि शुमे ग्रोथ गई ग्रोथ अड गोशा अड बंद माई अड बनाओ बोला मां चौका नहीं के हैवी कार कनाने और ये बाज बह गई मैं मुल्क ता मां क्लियर मर्ची प्रोग्राम में हवाले भी गोशा इस तरह स्पेशली मास्ते प्रोग्राम हम कने भले मैं मर्ची गोशा अगर शुमा होती गेंदे कि कसी चौकी को मैं ये बड़ा कार कनाए गए आ कोई होटल ही तहा बीबी जा गई था झाड़ू दायक बीबी या कोई भी शुमा चुशी चीजें कहते फौरन 15 काल बेकना ये बुलोटा ही ने ये जागे आई को मैं ये कार कनक बह गई और ह्यूमन राइट से इदारा इस तरह चाइल्ड सरा कार कन गया वो तो अगर आए ना इन्फॉर्म कहाँ फौरन कहाँ आया और सोशल मीडिया इस तरह शेयर अंचू का ना क्या मर्दे कारोबार भी बंद भी आई लाइसेंस भी जब्त कनक भी और दुमी आईरा पनिश भी कनक भी क्या ये चौके मत हरकत अनु के माही गोशक लूटा के चौकानी हवाले अच्छी अंजुमती पहला भी ये टॉपिक इस तरह बाजी मरागश को तगा वो हनुमा पदा तरह गोशा के तो ये हवाले अच्छी हम हमारा सरपदी बेदे कि चौकाना जो कार गिरक बई थी कि चौकवत बेजाना ही बाबता कि हगा मैं कारा कनगे ही कार में सरा लागू ना भी छिया चौक भी कानून बेजाना के कानून चाहिए परचा ही कानून यो का जस्ती मंचोती मरागा शिबिंदाद भी हमें गफ्फेगो के परचा ही कानून यू का एडवोकेट तक महदूद हाँ परचा ही हाँ मर्दमानी तक महदूद नहीं अगर मनी किताब ने बिश्ता भी बित्ती गोड़ मरूची मनाम दौर से कानून अत का गया था बिल्कुल शर्रे सवाल अन्नी तो को के इसी बारवा हरकत सारा खबर बैग लूटी बेचा कुरान पाक ची अल्लाह कानून है ना बिल्कुल हरकत सारा वानिगी और हरकत सारा समझगी और ऐसा हरकत सारा अमल करगी बिल्कुल मनी हयाला आई तो कोई द्रो चीज़ क्लियर वाजा अल्लाह दातगा भले मारा वाने के तौफीक नहीं थी दूमी अबर कानून तो का चौकारा ए समझ अनि चौके एज वत 7 साल 8 साल 10 साल 12 साल आई आई रे चू तो ये नॉलेज दे आई नॉलेज आई मात पे तई रा विधियां बिल्कुल कि बेटा ये कार तई वास्ता नहीं तई कार यानी तरह वानक लैब कनक एक्टिविटीज़ कनक ये चीज़ थी जिम्मेदारियाँ जो तो कने अन्नी तो जब मस्तर बहे गोड़ा थी जिम्मेदारी वदन थी मात पे ताल न दिया दूमी अबर के चौकारा अन चौक गिंदी के मात पे मनरा खर्ची न दे गया मैं वानगा रहो गया मैं रवा इधर उठला रवा कार कना ये मनरा दा 20 रुपया दंती लालच जहन हस्ते नहीं चौका नहीं वड़ाई बिल्कुल आई रे तो 70 बुगो के कार कनगे नहीं ये कारा तो मका आप आधा भी रोक्षी मना है ना 50 रुपया मिल गई बिल्कुल मना 7 रुपया मिल गई मरवा आवश्य शरा होटल तो का मर्दमन दिमा चा भी दा चीज भी बाज मर्दम बाज चौक में दितगा के स्कूल नरुआ बल्कि गेस्टर रेदार रवा के दा मारा जर रसी पता क्राइम निम्गा भी हमें चौक रवा क्राइम निम्गा चीरवा आईनी ब्रेन अस्ते कसान में ब्रेन वॉश कनक बयान थी बिल्कुल 4-5 साल उम्र ई बायदे मात पे लोगा चौकारा हाल भी दे मात पे जिम्मेदारी ये नहीं चौकारा वरक चरक बेदे और स्कूल रहा बेदे तरबियत करने की आई है जिम्मेदारी तरबियत तहा तो हाल दईशु वास्ता कोई किताब नहीं मात अगर अनपढ़ी भी कदी गोशक भी था कि मात शर्री टीचर ही नहीं मोक्षा मात आज क्षत्रिय टीचर नहीं कसी शर्री बिल्कुल इस्लाम जी थी मात आज क्षत्रिय थी टीचर नहीं से थी कर रहा छाया वानिंदा नहीं भले सन्या जी क्षत्रिय टीचर थी माँ थी आठ तई दरमान गुलियां सरपत कांते थी डॉक्टरी नॉलेज आई करा बिल्कुल तरह शर्री सोचदा नमाज कुरान दीन बाबत तरह सोचदा तव अस्ते दीनदारी बने तरह अस्ते वानक तो का वरगे शर्रे खराबी तरह सोचदा गुड़ ए भी थी मात पे हम तरह सोचदा या ए कार तई वास्ता नहीं
जब तक मात पे ती शरीयत रा नागोशंती तो चूँ आ चीज़ किताबन तो को मर्चा चू बाजी चीज़ भी नहीं था। अच्छा कानून वास्ता ज़रूर नहीं कि सिर्फ वकालत तो कई कानून वकालत ये कानून हर जगह हमारा मिलन थे नहीं हर का सारा खबर है कि एक मर्द भी यारा कोशा गस्ती गुनाह आई वैसा सज़ा आस्ती मुल्क था उड़ा एक्सीडेंट करना गुनाह आई रैश ड्राइविंग करना गुनाह आई मतलब गुनाह नहीं जुर्म ही बिल्कुल जुर्म और इसी सज़ा आस्ती मुल्क था ये वो हरकत ना बारी की चीज़ हस्ती आया न जानते जैसे चौक्कानी में पदा भी कारगिरी जने आदमन से जुल्म हम का जनकारी का हरास हम का मर्दे न तो बच्चा बाज जाएगा हस्ती जुल्म भी आयना भी टॉर्चर कनक भी ब्लैकमेल कनक भी थे आयना फ्रॉड कनक भी आयना तो हर जगह हस्ते लेकिन इसी नॉलेज वास्ता अलग से कानून वाने की जरूरत है तरह खबर बैग लूटी तई वास्ता अवेयरनेस बैग लूटी ये मात पिता नहीं वास्ता अवेयरनेस क्या होती चौक्कारा सर सोच बेकना कि तरह एक कार नकनगी चे चौक्कनी मैं तो कक्षा चौक्का से गेले तो हर पैम आइए बुर्जा बरे आमा पैम बनी थी बिल्कुल ताओ क्या ये शर्री नेम का बरे आ शर बनी कहे थे ताओ क्या ये अगर मक्ष मात पे तक एक चौकी दिमा नमाज बेवानी चौक बचा 2 मिनट नमाज वाना शुरू का मात पे निष्ठ का मोबाइल यूज करनी चौक बचा मोबाइल यूज करते वो तरबियत तो हमें बह गई ना बिल्कुल नी मार तो चीजें रास्ते गब जा के मगोशा के जब ये अंशु ये बनी और जब ये डोके बनी ना इसी त्राशक मुश्किल भाई ये हमा टेमा हमा शेवा हमा मगोशा के शर मूरतें बने क्या खूबसूरत भी लगी वो दुनिया ताइश की नाम रोशना बीबी वो हमी बड़ा हगम बोशी के अगम कानून गब बिजना मना कम याद हम आएंगे मैं इस्लामियात किताबत का पंचमी किताबत का लिखे था कि औरतें चे हुकूक फ़राइज़ा मर्दे चे हुकूक फ़राइज़ा ये दौर से चीज़ हंसता ये जो वानीनक भी बयान थे भले आइए हबीद अगम बेचारे कि यक मैं मुआशरे तो का अनु यक गेमी लगे था कि हगा मनी कश वाला चौका हगम मगोशा कि मनी सियादी मनी जैसे लोगे कशा निश्ता है शी चौका 10 सालत का कुरान हलास कोता वंता हलास कोता गोड़म मनी चौक 8 सालत का वानी हलास का मगोशा कुरान वाना या कंपटीशन ही नहीं अगर तो लूटे कि ते चौक एक दीनदारी बिनी आये दीन और दुनिया दूर से बाबद सरपदी बेरसी हा दुनिया तो काम तरक्की बेका दीम रवि बेकन ओ आइए जो अस्ती मियाँ ने समानी दा नाम रोशना बीबी आया कुरान तो का हरबी गुमा हुरिया आइए उर्दू का ये तर्जुमा हमारी जबान या कुरान बेसमझी कि अवदा कुल वल्लाहु अहद लिखे थे शी चे मतलब हागा यक अल्फाज बुआनी अल्फाज बाबत दौर से चीज़ा बेचारी के दा चे लिखे था जब तक माइशा न समझी ना मैं दुनिया तरक्की कुत कनी ना मैं गोशा के दीम रवि कुत कनी ये दौर से चीज़ मैं के रहा हंसता मोशे ये कानून बाज खूबसूरत किताब है अगर इशियमा इशिये तर्जुमा और तफसीर गुमा हूरी अवती चौक्का बुआनी नहीं हरबी यक ज़ुबानी शरी हरबी मनी मादरी ज़ुबानी अगर मैं हरबी अल्फाज वाना मना समझाने जब तक आई मैं ट्रांसलेशन तर्जुमे उर्दू तो का नवाना ये मैं बलूची तो का नवाना आई मैं तफसीर नकशा की इशी बाबता फ़िला मर्दम चे गोश्ता शी बाबता फ़िला मर्दम चे गोश्ता नू मना ही बाबता सरपदी कहती बाज़े मर्दम हंचे भी हंसा के आए ने कुरान तर्जुमा पंच रंदा वंता हंगा है ना कुरान समझा नहीं थी कि कुरान तो छे लिखे था जब तो दिला ची कुरान वाने तरह दर से चीज़ समझा काया नू शुमर्दी को थी होस्टर इजाज़त ओ महंसु दुआओं थी मरागश बिंदात कौन से दुआओं थी मरागश हमलास कनी वश पे बातें खुश पे शुक्रन पे बातें अस्सलाम वालेकुम अल्लाह निगहबान अल्लाह में यार मलिक मोहम्मद रमजान नुज़दसद अजदहा बलूचिस्तान दमक कच्चिया वदी बुतई हायक अवालकारी सियासी राशोनी शायर व निबिश्ता खारी बुतई मलिक मोहम्मद रमजान बलूची ब्राहवी सिंधी सराइकी फारसी व उर्दू सरपद व जानकार बुतई नुज़दसद अश्तादो पंचा पाकिस्तान मजलिस शौरा बास कम बुतई नुज़दसद अश्तादो सेहा दा नुज़दसद अश्तादो शशा बलूची अकेडमी चेयरमैन बुतई आइए चाप व शिंग बुतगी किताबानी तहा बलूची शायरी बलूची सकाफत बलूची समाज के खदोखाल हज असगर दमगी रहबन पंत शोन हवारन
मुझे 25 दिसंबर 1982 का वो दिन आज भी याद है जब मैं लाहौर जिमखाना में अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ कॉफी पी रहा था। तो मेरे एक दोस्त ने इंतहाई समझदारी का सवाल किया। उसने कहा कि मुनव्वर, तुम यहाँ की मेंबरशिप भी नहीं ले लेते। मैंने इंतहाई बेकार जवाब दिया, किस खुशी में लूं? लेकिन अब एहसास होता है कि मेरे इस बेकार से जवाब ने मुझे बहुत सी खुशियों से महरूम कर दिया। जिमखाने की सैयद ज़ौहर शाह आशमी 21 अप्रैल 1926 गुहदरा वदी बुतई। आइए पिते नाम सैयद मोहम्मद शाह हाशमी बुतई। बलूची ज़ुबान दीम रवी हातरा सैयद आशमिया बाज़ इसमत बुतई। 1950 सैयद आशमिया वती अवली बलूची दस्तों निविश्ता बुतई। बलूची ज़ुबान अवली बिसांत बलद सैयदगंज। सैयद ज़ौहर शाह हाशमी 26 सालानी जोहदे बरवर्दी। आइए चाप शिंग बुतगे किताबानी तहा मीरगिन बलूची बुंगीची नासुक त्राप कनेत्रम अंगर और त्रोंगन गेसद गुआर। बलूची स्याहगे रास्त नबीसर। बलूची जुबान व अदब की तारीख शक्ल शज्जू ब्रितकगी बीर सिस्तगी दस्तों जजहम सिचकाने सस्सा सैयद नमदी हवारन। सैयद आशमी चिसे खिताब अंग तक चाप न बुतगा। सैयद ज़ौहर शाह आशमी 52 साल हमरा 4 मार्च 1900 हफ्ता 2 कराचिया बीरान बुतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मन ज़ैनब बलूच प्रोग्राम कानूना बिजाना शुमारा वशत कना ए मरागश्तहा मावती चारों काना कानून बाबता सरपदी दई। आज हम बात करेंगे कि गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि 26वीं आईनी तरमीम की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में और उसके हवाले से बड़ा वावेला मचा था, लेकिन उसके बाद भी वो अमेंडमेंट हो गई। अब हुकूमत की तरफ से एक नई बहस छिड़ गई है कि 27वीं तरमीम होने जा रही है। ये 27वीं तरमीम की ज़रूरत इस वक्त क्यों पेश आई, जबकि इससे पहले जो है वो 26वीं अमेंडमेंट कर दी गई थी। इसमें जो मेन बहस के इश्यूज़ हैं वो ये है कि जजेस के तबादले पे बात की जाएगी, NFC अवार्ड्स पर नज़रसानी की जाएगी। इसमें मेन पॉइंट ये है कि आईनी अदालतों का क़याम किया जाएगा और एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट किए जाएंगे। ये तमाम के तमाम इसके पॉइंट है, क्योंकि अभी तक प्रॉपर तरीके से जो है वो ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ तक बहस छिड़ गई है वो इन्हीं मेन मौज़ूआत पे बहस छिड़ी है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये तमाम चीज़ें पहले से मौजूद हैं। अगर NFC अवार्ड की बात करें तो 18वीं अमेंडमेंट में स्पेशली NFC अवार्ड किया गया था, तमाम सूबों को सूबाई खुद मुख्तारी दी गई थी। इस वक्त क्यों नज़रसानी की ज़रूरत पेश आई? दूसरा, आईनी अदालती बेंचों का क़याम जो किया जाएगा तो वो भी ऑलरेडी मौजूद है, तो दोबारा से उसमें अमेंडमेंट में ऐसी क्या पॉइंट, ऐसा क्या चीज़ है जिसको दोबारा से इसमें अमेंड किया जाएगा। थर्ड, जो इसमें जजेस के तबादले से वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मौजूद है। 26वीं तरमीम में भी इनकी जजेस की अपॉइंटमेंट पे बातचीत पॉइंट उठाया गया था और वो हो भी चुकी थी। तो अब 27वीं तरमीम की ज़रूरत क्यों पेश आई है और आवाम को इससे क्या सहूलियत मुहैया की जाएंगी? क्या ये अवाम की बेहतरी के लिए होगा? क्या ये अदालतों की बेहतरी के लिए होने जा रहा है? क्या ये इदारों को बेहतर करने के लिए हुआ जा रहा है? इन तमाम मौजूओं पे हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन एडवोकेट भी हैं और इनका बड़ा गिरफ्त भी है इस हवाले से, सालिम सलाम अंसारी साहब। उनसे इस मौजू पे बात करते हैं और पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, आज हम बात कर रहे हैं कि पहले हमने देखा कि 26वीं अमेंडमेंट ने इतना वावेला मचा दिया आइन में, जो 26वीं तरमीम की गई। अब जो है वो जो बहस छिड़ गई है वो 27वीं आइनी तरमीम जो करने होने जा रही है, अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और इस वक्त उसके मेन पॉइंट्स क्या हैं? देखिए, अभी उसका ड्राफ्ट तो सामने नहीं आया
लेकिन उसके जो मेन पॉइंट्स हैं जो सामने आ रहे हैं उससे तो अजीब व गरीब किस्म का माहौल पैदा हो रहा है। ये आईनी तरमीम जो 27वीं है, 26वीं है और पाकिस्तान में 18वीं आईनी तरमीम के अलावा जितनी आई 8वीं आईनी तरमीम आई ज़िया-उल हक के बाद, उसने 1973 का जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था और जो मुतफिका तौर पे पास हुआ उसकी शक्ल बिगाड़ दी। 18वीं तरमीम के तहत उसको वापस लाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद जो ये तरामीम करते रहे, खास तौर पे 26वीं और अब जो 27वीं तरमीम ला रहे हैं, ये एक किस्म का वो जो आइन असल आइन था 1973 का, उसको मसक करने की, उसकी शक्ल बिगाड़ने की और आइन के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश। मैं ये समझता हूँ कि 73 का आइन मुतफिका आइन था, सिर्फ 6 मेंबरान ने उस पर दस्तखत नहीं किए थे, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान बागी ग्रुप कहलाता था। मीर अली अहमद खान तालपुर, साहबजादा अहमद रजा खान कसूरी, मुख्तार राना, मलिक सुलेमान, राव खुर्शीद, अब्दुल हमीद जज़ाई। मेरा कहना यह है कि 18वीं तरमीम मुतफिका थी, तमाम पार्टियों ने उस पर इत्तेफाक किया और 1973 के आइन को रिस्टोर करने की कोशिश। अब ये 26वीं आईनी तरमीम लाए अपने मफादात के लिए और अब उसके मजीद 27वीं आइन ला रहे हैं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इन लोगों की पॉलिसी क्या है, ये चाहते क्या। उसके तहत जैसे ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाना चाहते हैं, ये इंडिया से जो तस्वुर लिया था कि 5 पहले सीनियर जज एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोड या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाते हैं, उसकी जगह इन्होंने 26वीं में अपनी पसंद के सुप्रीम कोर्ट के जजों पर मुश्तमिल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाई और उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि किसी आदमी को उन अदालतों से हुकूमत के खिलाफ किसी किस्म का रिलीफ मिलने की, टैक्स मैटर हो, आईनी मामलात हो या इलेक्शन के मामलात हो, कोई उम्मीद नहीं रही। अब जो उसको मजीद 68 ईयर्स की बात करके उन्हीं जजों को दोबारा दुआम देके अपनी मनपसंद जुडिशरी बना रहे। फिर इसका मतलब ये, फिर इसके अलावा दूसरी चीज एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट की बात हो रही है। देखिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट आए आर्टिकल 175 के तहत, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के तहत, शरफरीदी केस के तहत, लेकिन ये है कि अब एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट की क्या जरूरत पेश आती। या तो अगर इतना ही अंग्रेजों के उस सिस्टम से इनको प्यार था, जो कहीं बेहतर सिस्टम भी था क्योंकि अंग्रेज बैठा हुआ था डिप्टी कमिश्नर के तौर पे, डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पे, हाई कोर्ट के जज के तौर पे और एसडीएम के तौर पे, तो फिर राय तो यही है जिस तरह के लोग यहाँ बनाए जा रहे हैं उससे बेहतर है कि नीली आंखों वाले अंग्रेज इंग्लैंड से मंगवा के, वेल्स से मंगवा के उन्हें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज डिप्टी रेवेन्यू में बिल्कुल सर, लेकिन देखिए 1973 का जो आइन है, अब वक्त के साथ साथ जाहिर है पॉपुलेशन बढ़ती है, लोग बढ़ते हैं, मसले मसाइल बढ़ते हैं, तो ये तो आइन में गुंजाइश है कि आप बैठ के अक्सरियत के साथ तरमीम ला सकते हैं। तो क्या आप नहीं समझते कि ये तो एक कानूनी पॉइंट है जो कि इनको असम्बली को राइट भी दिया गया है पार्लियामेंट को कि वो अगर चाहे वक्त की जरूरत के तहत वो कर सकता है तरमीम। देखिए तरमीम जो है बेहतरी के लिए होगी। मुझे बता दें 26वीं ने या 27वीं ने बेहतरी की तरफ किया, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, किसी किस्म की प्लानिंग करने के लिए, या आप जो समझे पॉवर्टी जो लाइन से लोग नीचे जा रहे हैं उसके लिए। इवन फौज के अंदर जो है अभी जो है ना चीफ आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन देते हैं, तो नीचे लेफ्टिनेंट जनरल हैं उनको भी ये नहीं कि वाइस चीफ ऑफ जनरल आर्मी स्टाफ का ओहदा जो ज़िया-उल हक के दौर में जनरल सवार और दीगर को दिया गया था, ऐसा ओहदा लाके फ्रस्ट्रेशन को कम करें, महंगाई को कम करने की बात की जाए, आबादी को रोकने की बात की जाए, को खुशहाली तालीमी निज़ाम को बेहतर करने की। ये तो उस आइन को मस्त करने की बात है, जैसे कि ज़िया-उल हक ने किया, फिर परवेज मुशर्रफ ने, ये इस तरह 8वीं आईनी तरमीम आई, वो आइन को बेहतर बनाने के लिए थोड़ी की गई, बल्कि ये हुआ कि वो आइन को और बिगाड़ने की कोशिश की और इसको मजीद बिगाड़ा जा रहा है, उसका चेहरा मस्त किया जा रहा है। और एक इसीलिए कभी 26वीं आईनी तरमीम को 26वीं आर्मी तरमीम कहा जा रहा है और इससे कोई मकासद हासिल नहीं होंगे जो ये मकासद हासिल करते हैं। इससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी और कौम के अंदर जो है ना एक हैजान पैदा होगा और माशरा जो है ना, आम आदमी को तो खैर से दिलचस्पी नहीं रही, उसके लिए उसकी महंगाई को रोकने के लिए, बेरोजगारी के लिए, खुशहाली के लिए, कोई उसको सहूलियात देने के लिए तो कुछ नहीं किया जा रहा। लेकिन सर इसमें अगर हम देखें
तो अदालतों के हवाले से काफ़ी वो पॉइंट आउट किया गया, जैसे 26वीं अमेंडमेंट में यहाँ भी जजेस के तबादले के ऊपर एक मेन पॉइंट है, और दूसरा ये है कि NFC जो अवार्ड है उस पर भी नज़रसानी की जाएगी। तो ये अभी इस वक्त किस लिए ज़रूरत पेश आ गई कि NFC अवार्ड पे जो 18वीं तरमीम में किया गया था उस पर दोबारा नज़रसानी? देखिए, इनकी ख्वाहिशात तो बहुत हैं कि छोटे सूबे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट भी बना दें, जो बना नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान ने सूबे नहीं बनाए, सूबों ने और प्रिंसली स्टेट ने पाकिस्तान को तश्कील किया। ये बड़ी सूझ सियासी बसीरत रखने वाले बात के पास होना चाहिए। इन लोगों को कुछ समझ नहीं है। कभी NFC अवार्ड में जो सूबों को हिस्सा मिलना था, जो 18वीं तरमीम में दिया गया, जो 1973 के ओरिजिनल आइन की रूह को जिसने प्रमाण चढ़ाया, अगर आप उसे खत्म कर देंगे तो पहले सूबे जो है, और खासतौर पर छोटे सूबे, वो इस बात का मातम कर रहे हैं कि उनको हकूक नहीं मिल रहे, उन्हें कॉलोनी के तौर पे ट्रीट किया जा रहा है, और आप वो भी खत्म कर देंगे तो मजीद एहसास से महरूमी बढ़ेगा। छोटे सूबों के लिए कोई भी काम ऐसा नहीं किया जा रहा। कभी उनके पानी को रोकने की बात की जाती है, कभी मादनियात, पेट्रोलियम, गैस और जो मसाइल पे जो उनका हक है उसको खत्म करने की बात की जा रही है। ये तो एक मजबूत मरकज की तरफ जा रहे हैं, हालांकि दुनिया जो डिवॉल्व हो रही है और नीचे म्यूनिसिपैलिटीज और काउंटीज और डिस्ट्रिक्ट की तरफ जा रही है, बजाय उधर जाने के मरकज को ज्यादा अख्तियारात दिए जा रहे हैं। ये तो ऐसा ही है जैसे 1974 1 जनवरी को जो प्राइवेटाइजेशन हुई थी, दुनिया उधर डीनेशनलाइजेशन की तरफ जा रही थी, और पाकिस्तान ने प्राइवेटाइजेशन करके बैंकों को और बड़े बड़े कारखानों को, इवन स्कूल को भी सरकारी मुलाजमीन के हवाले कर दिया, जिस बात की कैपेबल नहीं थे कि कारखाने और बैंक चलाते। लेकिन सर, इसमें अगर 27वीं अमेंडमेंट होती है तो हम नहीं समझते कि इन लोगों को इंसाफ भी मुहैया हो पाएगा। आईनी अगर अदालतों का क़याम होगा या जो आईनी बेंच बनेंगी तो इस चीज़ पे भी लोगों को इंसाफ के लिए ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। शायद इसी वजह से ये अमेंडमेंट की ज़रूरत पेश आ रही है। देखें, ये जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और ये जो सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनेगी, जो लोगों को ऑलरेडी इंसाफ मिल रहा है उससे भी लोग जाएंगे, और लोगों का एतमाद जो आजाद अदलिया पे किसी हद तक होना चाहिए और किसी हद तक था, इतना भी नहीं था। ये नहीं मैं कह रहा कि 18वीं तरमीम के बाद को अदालतें वो हो गई थी, बिल्कुल आजाद और खुद मुख्तार हो गई थी, इंसाफ से फैसले करने लगे थे, क्योंकि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो है उसका क्राइटेरिया जब तक नहीं बनाया जाता और ऐसे लोगों को जज बनाया गया, और अब मजीद 26वीं तरमीम के तहत जो जज बनाए जा रहे हैं उस तरीके कार में लोगों को कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, बल्कि इंसाफ के इदारे से और अदालत के इदारे से इन लोगों का इत्मीनान उठ चुका है और मजीद उठ जाएगा। लेकिन सर, 26वीं अमेंडमेंट के टाइम पे भी बड़ा वाविला मचा हुआ था, हर जगह पे बातचीत भी हो रही थी, इसके खिलाफ बड़ी बड़ी कन्वेंशंस भी की गई थी, लेकिन उसके बाद भी वो अमेंडमेंट हो गई और उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि अभी भी अगर इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी या कन्वेंशंस वगैरह की जाएंगी तो क्या इसको रोका जाएगा, या पार्लियामेंट जब चाहेगी तो ये तो हो जाएगा? देखिए, ये जो पार्लियामेंट है 47 वाली, इसको तो बिल्कुल कोई इख्तियार नहीं, ना ये नुमाइंदा पार्लियामेंट है। जिस हल्के में मैं रहता हूँ वहां भी जो शख्स मुंतखब हुआ वो 47 की पैदावार, पूरे कराची में ऐसा हुआ, पूरे पाकिस्तान में ऐसा हुआ। जहां तक आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को इख्तियार है, पार्लियामेंट को आइन का जो उसकी जो बुनियादी चीजें हैं उसको तब्दील करने का, और इस किस्म की पार्लियामेंट जो है ये जो एक जनरल इलेक्शन के जरिए आई, लेकिन मैं आगे आपसे कह रहा हूँ कि वो तो 8वीं तरमीम भी पास की थी, जियाउल हक के तमाम इक़दाम को क्लीन स्लेट दे दी गई, 14वीं तरमीम भी हुई, 26वीं भी हुई और 27वीं भी हुई, लेकिन ना ये मुतफिका है और मुतनाज़िया है, और पार्लियामेंट पे जो है ना बूट रख के ये तरमीम कराई गई। तो इसको तो आवाम की ताकत ऐसी नहीं है, पाकिस्तान का आवाम इतना मुनज़्ज़म नहीं है, मासवाए चंद जो पढ़े लिखे तबकात हैं जो लीड करते हैं वो शोर करते हैं, और शोर करने से ज्यादा कुछ नहीं करते, उनको भी खरीदा जाता है, तो वो तरमीम तो हो जाएंगी, लेकिन इसके नतीजे बड़े जो है ना वो मंफी निकले। यही लास्ट में सर सिर्फ यही सवाल करना था कि अगर 27वीं अमेंडमेंट हो जाती है तो इसके असरात क्या मुरतब होंगे, नेगेटिव आएंगे या पॉजिटिव आएंगे? इसके बहुत नेगेटिव असरात आएंगे, और जब भी तारीख लिखी जाएगी तो जो लोगों ने भी ये तरमीम तहरीर की है और इसकी हमायत की है, इसे पास किया है, तारीख में उनका नाम इंतहाई मनफी किरदारों के तौर पे लिखा जाएगा और जालिमाना तारीख लिखी जाएगी इन लोगों के हवाले से, और लोग सफर करेंगे, वो लोग जो महंगाई से पीछे हुए हैं, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है,
वो एक फ्रस्ट्रेशन इस मुल्क के अंदर जो फैली हुई है, लोग इस मुल्क से को छोड़ के जाने की बातें कर रहे हैं, सरमाया जा चुका है, तो इससे को अच्छे नतीजे थोड़ी होंगे और जो है ना बुराई की तरफ मुल्क जो है वो धकेल दिया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। यहाँ हमारे साथ मौजूद थे सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एडवोकेट सालिम सलाम अंसारी साहब। उन्होंने पूरा बताया कि 26वीं अमेंडमेंट के बाद जो दोबारा तहलका मच गया है, मुल्क में एक बहस छिड़ गई है कि 27वीं अमेंडमेंट की जा रही है और 27वीं अमेंडमेंट का जो मेन पॉइंट है जजेज़ों के तबादले के ऊपर है और इसके अलावा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ऊपर है। दूसरा आइनी अदालतों का क़याम करना, इसके अलावा NFC अवार्ड पर नज़रसानी, ये इसके मेन पॉइंट हैं। क्या इस तरमीम की ज़रूरत इस वक्त क्यों पेश है जबकि ऑलरेडी 26वीं अमेंडमेंट मौजूद, अभी रिसेंटली करने के बाद फिर 27वीं अमेंडमेंट। मज़ीद इस पर बात करते हैं, यहाँ लेते हैं ब्रेक के बाद आते हैं। मोहम्मद हुसैन अनखा 26 सितंबर 1900 हफ्ता बलूचिस्तान दमक मच बौलाना वदी बुतै ये कमाशे नाम मीर मोहम्मद अब्दुल्ला बुतै मोहम्मद हुसैन अनखा शायर और नविश्ताखारी बुतै ये शायरी राजी जोश व जज्बगा चसर चक्कार बुतै ये वती सियासी और लफ्ज़ां की जिन 1934 बिंदाक बुतै ये नवीस्तगी किताबानी तहा तवार गुलिस्तान साहदी रियल हो तारीख़ बलोच बलूचिस्तान फ़रोक़ पुल हवारन मोहम्मद हुसैन अनखा 1900 अफ्तादो हफ्ता कैंसर नाबराई सबबा बीरान बुते मलिक मोहम्मद रमज़ान 1900 अजदहा बलूचिस्तान दमक कच्चिया वदी बुतै हायक अवालकारी सियासी राशोनी शायर व नबिश्ताखारी बुतै मलिक मोहम्मद रमज़ान बलूची ब्राहवी सिंधी सराइकी फारसी व उर्दू सरपत व जानकार बुतै 1985 पाकिस्तान मजलिस शौरा बास कम बुतै 1986 दा 1986 बलूची अकेडमी चेयरमैन बुतै आइए चाप व शिंग बुतगी किताबानी तहा बलूची शायरी बलूची सकाफत बलूची समाज के खदोखाल हज असगर दमगी रहबन पंत शोन हवारन नवाब अकबर खान बुगटी 12 जुलाई 1920 हफ्ता बारखाना वदी बुतै आइए कमाशे नाम नवाब मेहराब खान बुतै नवाब अकबर खाना लाहौर एचिसन कॉलेजा वती वानक दर बुरतक चरिशियपत आयवती गेशी वानक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटिया दर बुरतक 1900 चलो शशा वती कबीला है 19वीं सरदार जुड़ बुतक 1958 वजीर मुमलिकत बिस्तारा बुंजाई काबीना अवार बुतक 1900 अब्तादो सेहा बलूचिस्तान गवर्नर बुतक 1988 बलूचिस्तान सूबाई असम्बली बास्क गिचिन बुतक फरवरी 1989 बेगर दा अगस्त 1990 बलूचिस्तान सरवजीर बुतक 1990 से है लस गिचिन कारियां चा डेरा बुकटिया कौमी असम्बली बास्क गिचिन बुतक कौमी असम्बली दीवाना हया उर्दू जुबान बायकॉट को तक हुवती माती जुबान बलूचिया गुश्तांग दातक 2005 डॉक्टर शासिया खालिद वाक़िया पद नवाब बुकटिया रियासत इलाका तवार चिस्तकुत और दीमपा खुहारब 26 अगस्त 2006 कोहलुए दमा त्राथानिया आया शहीदी जाम नौशकुत
ब्रेक पद शुमारा वशत कनी हम बात कर रहे थे कि 26वीं अमेंडमेंट के बाद एक नई बहस छिड़ गई है कि 27वीं अमेंडमेंट आइन में होने जा रही है। इसके असरात क्या मरतब होंगे, मनफी या पॉजिटिव असरात आएंगे, इन तमाम पहलुओं पे बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवोकेट सर सरफराज अली मैथलो साहब। उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिल्कुल सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, हम बात कर रहे हैं कि पहले तो 26वीं अमेंडमेंट ने बड़ा तहलका मचाया और फिर भी वो हो गई। अब ये नई बहस छिड़ गई है कि आइन में 27वीं अमेंडमेंट होने जा रही है, तो इस वक्त उसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ज़रूरत क्यों पेश आ रही है ये तो वही लोग बता सकते हैं जो ये अमेंडमेंट कर रहे हैं, लेकिन सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपना दो टोक मौक़िफ़ दिया है कि किसी किस्म के एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट्स हम कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि सिविलियंस का ट्रायल अदालतों के बाहर के सिविल सर्वेंट्स को मजिस्ट्रियल पावर दे के करवाया जाए, तो हम कभी नहीं चाहेंगे ये। लेकिन सर, इसका एक पॉइंट ये भी है कि एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट जो है उनके ऊपर भी बात हो रही है, एनएफसी अवार्ड पे भी नज़रसानी हो रही है, आइनी अदालतों का क़याम भी इसका एक पॉइंट बताया जा रहा है। तो अगर ये हो जाती है एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट, तो इस पर फिर आपका लाएमल क्या होगा? देखिए, पहली बात तो जहाँ तक आईनी अदालतों का मामला है तो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस मुल्क में काम कर रही हैं। अगर उसको मजीद रिफाइन करके बेहतर किया जाए कि एक आईनी अदालत बनाई जाए जिसमें चारों सूबों के बराबर नुमाइंदगी के मुताबिक जजेस हों, ताकि जब भी कोई फैसला हो उसमें सारे सूबों का बराबर आवाज हो, तो ये एक खुशाइन अमल है। लेकिन अगर उसको भी मजीद के किसी एक सूबे को मेजॉरिटी दे दें, किसी एक सूबे की नुमाइंदगी कम कर दें, तो फिर ये एक अच्छा अमल नहीं होगा। जहाँ तक ताल्लुक है एनएफसी अवार्ड, तो ये प्राइमरली हमारे मुल्क में 4 सूबों में 4 अलग अलग हुकूमतें हैं। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी है, पंजाब में मुस्लिम लीग नून है, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई है, बलूचिस्तान में वहाँ के जो लोकल नवाब वगैरह हैं उनकी हुकूमतें हैं। तो ये लम्हा, ये सवाल बुनियादी तौर पे उनसे वाबस्ता है कि वो अपने सूबों को आगे किस तरह चलाएंगे। तो वो सब इस पे समझते हैं कि एनएफसी में कोई पॉजिटिव चेंज वो ला रहे हैं, इससे उनकी सूबाई हुकूमतें ज्यादा मुस्तहकम होंगी, तो ये खुशाइन है। और अगर ये समझते हैं कि वो कोई ऐसा अमल करने जा रहे हैं जिसमें सूबाइयत गैर मुस्तहकम होगी, तो वो उनके लिए एक लम्हा फिक्रिया है। बार एसोसिएशन से ज्यादा ये सियासी जमातों के लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रा होगा। लिहाजा वो मुझे उम्मीद करता हूँ कि कोई सोच समझ के कदम लेंगे। लेकिन हमारा जो प्राइमरी अदालती निज़ाम से वाबस्तगी होने से की वजह से ग्रास रूट पे अगर आम आदमी की को मुतासर करेगा, तो वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सिविलियन का ट्रायल का पावर मुतासर करेगा, जो हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह से हम अदालतों से हट के किसी और एग्जीक्यूटिव के हवाले कर दें। अच्छा सर, इस पे एक और भी है कि जजेस के तबादले के हवाले से भी ये तो ऑलरेडी शेख कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है कि जजेस का जो तबादला होगा, ट्रांसफ़र होगा, तो फिर भी इसमें उसमें मज़ीद जो है वो इस चीज़ को ओमिट करना, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखें, इसके 2 पहलू हैं। एक तो वो पहलू है कि अगर कोई जज आपको ऐसा मिल गया है जिससे आप जान भी नहीं छुड़ा सकते और वो कंसेंट भी नहीं देगा कि उसको तबादला किया जाए, तो फिर आप उसको भुगतते हैं। अगले 10 साल तक वो आप उसको भुगतते रहेंगे। अगर ऐसे जैसे सिविल सर्वेंट कोई आपके पास आ जाता है या कोई और ऐसा हुक्म आ जाता है जिससे आपकी जान छूटने का कोई तरीका नहीं होता, तो आप उसको तबादला कर देते हैं कि आप दूसरी जगह जाएं। इसी तरह से अगर यहाँ पे कोई काम ला दे, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई मजाका है कि अगर आप एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में तबादला करें। आइडियली ये इस्लामाबाद चूंकि सबकी मरकजी हाई कोर्ट है, उसके सूबे के दरमियान होना चाहिए। सूबों का बैनल सूबाई ट्रांसफरेंस नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये इतनी डेंजरस नहीं है जितनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से नुकसान होने का खदशा है। अच्छा सर, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के ऊपर ज़रा इनसे क्या आम लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ेगी, या वकला को ज़्यादा तकलीफ का सामना पड़ेगा, या इंसाफ की मुहैया जो इंसाफ है वो डिले होगा? इससे मतलब ज़्यादा खतरात किस चीज़ को है?
देखें, इससे खतरात ये बुनियादी तौर पर देखें अवाम उन्नास का प्रॉब्लम है। वकील तो वकालत करेगा, वो चाहे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास हो या आम अदालत में केस हो, मुश्किल जरूर होगी हमें, क्योंकि यार हम यहाँ पे एक बार एसोसिएशन में कोर्ट हाउसेज, रेगुलर कोर्ट हाउसेज के दरमियान एक हमारे हम यूज टू हैं, हमारी सहूलत है। लेकिन सबसे बड़ा मसला अवाम उन्नास के लिए होगा कि उनको हुकूमती कारिंदे उनके ऊपर केसेस चलाएंगे, ये इंतहाई खतरनाक है। केस बनाए भी हुकूमत और सजा भी हुकूमत दे, ये अवाम के लिए अवाम दुश्मन पॉलिसी होगी, ये बिल्कुल गैर मुनासिब होगी, इसके हम मुखालिफ हैं। अच्छा सर, 26वीं अमेंडमेंट के भी मुखालफिन बहुत ज़्यादा थे, कन्वेंशंस भी होती रहीं, लोग सड़कों पे भी आए, रैलीज वगैरह भी हुई, लेकिन वो अमेंडमेंट हो गई और इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है। आप क्या समझते हैं, क्योंकि वकला का एक बहुत बड़ा रोल है, बड़ा किरदार है, और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का भी अपना एक बहुत बड़ा रोल है, अगर ये अमेंडमेंट हो जाती है या इसमें इस पॉइंट को रखा जाता है तो आपकी तरफ से इसकी मुखालफत जैसे की जाएगी तो वो किस तरह से होगी? देखें, हम वकील एक पढ़ा लिखा तबका है, हम जो पढ़े लिखे लोगों की तरह उसकी मज़ामत होती है, हम उसके ऊपर सेमिनार करेंगे, अवेयरनेस पैदा करेंगे और अपना मौक़िफ़ वक्तन फ़वक्तन सामने रखते रहेंगे, ताकि लोग और जो लोगों के नुमाइंदे हैं, जो आम लोगों से वोट लेके आ गए थे, उनके ऊपर एक प्रेशर बढ़े और वो इस बात के ऊपर आवाज़ उठाएं, क्योंकि अल्टीमेटली देखें, कानून बनाने वाले वो लोग हैं जो आवाम से वोट लेके आए हैं, तो उनके ऊपर हम चाहेंगे कि ये आए। और जाहिर है हमारी कानूनी चाराजोई जो भी होती है, जैसे अदालतों में इस किस्म के अक़दामात को चैलेंज करना और सेमिनार्स करना, कन्वेंशंस करना, ये एक पढ़े लिखे महज़ूब तरीके से अपना रेजिस्टेंस शो करने का एक तरीक़ेकार है जो हम जरूर करेंगे। सर, ये लास्ट में सिर्फ पूछेंगे कि ये जो है, अगर ये अमेंडमेंट हो जाती है और ख़ासतौर पे इसमें जो ये शिक है, जैसे अभी आपने कहा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, तो क्या ये मनफी असरात पैदा करेगी या मिस्बत असरात पैदा करेगी? देखिए, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तो डेफिनेटली हम समझते हैं कि मनफी असरात पैदा करेगी जी लोगों के। ठीक है सर, अगर इस अमेंडमेंट को रखा जाएगा तो फिर जो है जैसे कन्वेंशंस होती हैं यहाँ पे, तो उस हवाले से आप क्या समझते हैं कि इनको कन्वेंशन के थ्रू रोका जाएगा या इस अमेंडमेंट के हवाले से जो है जो लोग बैठेंगे, जैसे पहले 26वीं अमेंडमेंट की फेवर की थी तो इसके फेवर में आएंगे, तो अगर ये अमेंडमेंट पार्लियामेंट करती है तो क्या इससे अदालतें आज़ाद रहेंगी या अदालतें भी जो है वो बाउंड हो जाएंगी? देखें, अदालतों से डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का कोई ताल्लुक नहीं है। अदालतें अपने उसी कानून के अंदर काम करती रहेंगी जिसमें वो काम कर रही हैं। इसका ताल्लुक है अवाम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के दरमियान, जो कि ऑफेंसेस होंगे तो उस पैराए में ये एक मनफी तरमीम होगी जिसको रोका जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। यहाँ हमारे साथ मौजूद थे सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब बैरिस्टर सरफराज अली महतो साहब। उन्होंने अपना मौक़िफ़ साफ पेश किया है, बताया है कि जो 27वीं अमेंडमेंट होने जा रही है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसकी बहस अभी हर जगह पे हमें नज़र आ रही है, कि इसके जो मेन पॉइंट है, स्पेशली उन्होंने कहा है जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के हवाले से जो पॉइंट रखा गया उसके बड़े मनफी असरात सामने आएंगे, और आइनी अदालत का जो क़याम है अगर उसको भी देखा जाए तो उसके भी कोई असरात इस तरह सामने नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक चीज़ मौजूद है 26वीं अमेंडमेंट के हवाले से। तीसरा जो जजेस के तबादले के हवाले से है, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जा रही है लोगों के लिए अच्छे असरात साबित करेगी या अवाम उन्नास के लिए मनफी असरात छोड़ के आएगी? मजीद इस पे बात करते हैं या लेते एक ब्रेक के बाद आते हैं। उस्ताद अब्दुल सत्तार नुस्तसद सियो पंचा लियारिया वदी बुताई आइए कवला रोहिर कप्ती बलूचिस्तान शहर बमपूरा चलोडुबार कुतग कराची दमग लियारिया जामिनन बुतग आइया चा कसानिया साउज जेमला गो हुब बुतग बिंदाती वानुगसान गपत आइया उस्ताद नजर मोहम्मद शागिर्दिया साउज जेमले पेड़ हेल गिप्तग चर्शिया पद यक जवानी गुशंदये बिस्तारा अयोतेज़म पेशताश तक EMI ग्रामाफोन कंपनी आइए तवारा च मुतासिर बुतक ओगो हाइया राबतई कुतक आइए अवली सौत दिल कंते पिरियात रिकॉर्ड कनक बुत इस सौते नामदार वागा पद EMI ग्रामाफोन कंपनियां आइए बाजी सौत रिकॉर्ड कनाई
उस्ताद सत्तार सौतानी बाज़ सीडियो नवार शिंग बुता। आइए शागिर्दानी तहा कासिम अमीन, आरिफ बलूच, इमाम बख्श मजनू, शौकत मुराद, शाहजान दाऊदी, इमाम बख्श मस्ताना, खुदगी बाज़ी नाम आवारन। उस्ताद सत्तार बलूच अब्तादो यक साल हमरा 14 अप्रैल 2006 लियारी दमक गुल मोहम्मद लैना बीरान बुत बलूच राज आइए वशी तवारा च जिबार बुत। नवाब अकबर खान बुगटी 12 जुलाई 1920 हफ्ता बारखाना वदी बुताई। आइए कमाशे नाम नवाब मेहराब खान बुताई। नवाब अकबर खाना लाहौर एचिसन कॉलेजा वती वानक दर बुरतक चरिशियापत आइयवती गेशी वानक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटिया दर बुरतक 19 चलो शशा वती कबीला है 19 सरदार जुड़ बुताई। 19 पंजाब हश्ता वजीर मुमलिकत बिस्तारा बुंजाई काबीना अवार बुतग 19 अब्तादो सेहा बलूचिस्तान गवर्नर बुतग 19 अश्तादो हश्ता बलूचिस्तान सूबा असम्बली बास्क गिचिन बुतग फरवरी 19 अश्तादो नोहा बेगर दा अगस्त 19 नवदा बलूचिस्तान सरवजीर बुतग 19 नवदो से है लस गिचिन कारियां चा डेरा बुकटिया कौमी असम्बली बास्क गिचिन बुतग। कौमी असम्बली दीवाना हया उर्दू जुबाने बायकॉट कुतक हुवती माती जुबान बलूचिया गुश्तांग दातक 2005 डॉक्टर शासिया खालिद वाक़या पद नवाब बुकटिया रियासत इलाफा तवार चिस्तकुत उद्दीम पा कुहारब 26 अगस्त 2006 कोहलुए दमाग त्राथानिया आया शहीदी जाम नोशकुत। सिद्दीक बलोच दा फरवरी 1947 लियारी कराची वदी बुतक ISCT स्कूल लियारियाचा मैट्रिक SM लो कॉलेज कराचियाचा इंटरमीडिएट कराची यूनिवर्सिटीचा ग्रेजुएशन और मुआशियात ताहा मास्टर को तक। सिद्दीक बलोच जानकारी सियासतदानी और फुटबॉल जवानी ले भी हम बुतक भले आइया अहवालकारी पेड़ा नाम कशे तक बलूचिस्तान सियासत और मुआशियात बाबता आशी वारे मर्दमी बुतक वो आइया ए सरहालानी सरा किताब हम निबिश्ता को तक 19 अब्ताद 2 बलूचिस्तान पेशरगी गवर्नर गौस बख्श बिजंजो प्रेस सेक्रेटरी हम बुतक सियासी लेका हो जौदानी सबबा नवाब कैर बख्श मरियो गौस बख्श बिजंजो हवारिया जिला हम बन बुतक आइया हैवालकारी बिंदात च अंग्रेजी रोहताक कुतक औरंदा रोहताक एक्सप्रेस कोयटा और रोहताक आज़ादी कोयटे बोनहिश तीर को तक सिद्दीक बलोचा हेवाल कारानी डलानी अंबराइया बाजी मुल्कानी तरोताब हम को तक आदा 6 साला कैंसर नादराइये आमाज पुतक ओ अब्तादो 8 साले उम्रा 6 फरवरी 2018 कराची बिरान पुतक। ब्रेकाचे पद शुमारा वशत कनी हम बात कर रहे थे कि 26वीं अमेंडमेंट जो आइन में की गई उसके बाद अब 27वीं अमेंडमेंट जो होने जा रही है आइन में उसने बड़ी बहस छिड़ गई है कि आया इसके क्या असरात सामने आएंगे। इस मौजू पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट साबिक प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार कॉन्स्टिट्यूशनल एडवोकेट जनाब यासीन आज़ाद साहब, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, हमने देखा कि पहले 26वीं अमेंडमेंट ने बड़ा तहलका मचा दिया था पूरे मुल्क में, कन्वेंशंस, लॉयर्स की तरफ से या बाकी सिविलियन की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी वो हो गई। अब ये जो 27वीं अमेंडमेंट होने जा रही है, इसके क्या असरात सामने आएंगे? लेकिन जो आपने जुमला बोला ना कि 26वीं अमेंडमेंट ने बड़ा तहलका मचा दिया था, उससे मैं खिलाफ करते हुए एक बात कहता हूँ कि पार्लियामेंट एक वो वाहिद कानूनी इदारा है जो कानून साजी करता है, इसके अलावा किसी के पास से कानून साजी करने का कोई इख्तियार नहीं। बिल्कुल। अब 26वीं अमेंडमेंट के आने के बाद कुछ हमारे वकला भाइयों ने प्रोटेस्ट किया, जैसे जुलूस निकालने की भी कोशिश की, लेकिन वो जो मूवमेंट थोड़ी सी चली थी वो अपनी मौत आप मर गई। आपने देखा होगा कि बिल्कुल लोगों ने खामोशी कर दी। और ऑनरेबल जजेस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, वो ये कहते हैं कि हम कानून और आइन के पाबंद हैं, जो आइन कहता है हम उसके मुताबिक चलेंगे और जो अमेंडमेंट आती है हम उसको कबूल करें। रह गया आप जो सिचुएशन चेंज हो रही 27 अमेंडमेंट, वो कि इसका मसौदा अभी तक सामने नहीं आया, कैबिनेट के अंदर पेश किया गया, लेकिन उसको अभी तक पब्लिक नहीं किया गया कि क्या क्या वो अमेंडमेंट करना चाहते हैं। लेकिन जो आम खबरें सामने आई हैं उसमें एक तो ये है आइन के आर्टिकल 243 में शायद कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं, नंबर 1। NFC जो है उसको जो इख्तियारात हैं वो बजाय सूबों के जो जाता है मामला या सूबों को पेमेंट होती है वो उसको खत्म करके मरकज अपने पास रखना चाहता है। और तीसरी अमेंडमेंट ये है कि जो तालीम के है महकमे हैं वो चारों सूबाई हुकूमतों के पास हैं। अब मरकज ये चाहता है कि वो तालीम के जो महकमे हैं वो सारे के सारे मरकज के हवाले किए जाए। 18 अमेंडमेंट से तो पहले यही पोजीशन थी, लेकिन 18 अमेंडमेंट के आने के बाद तो ख्याल चेंज हुई और ये इख्तियारात सूबाई मामला को दी हुई। बाद में कराची में आपने देखा होगा कार्डियो का जिनास निकल का कोई तफसील चले और फिर हेल्थ को आपने एक किस्म का मरकज के हवाले किया। अब जो सूरत हाल है, जो अमेंडमेंट आती है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों जब तक एक नहीं होंगे किसी किस्म की कोई अमेंडमेंट नहीं आ सकती, क्योंकि उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और ये दोनों जमातें अगर एक हो जाते हैं तो इनके पास 2/3 मेजॉरिटी से भी 5-10 मेंबर ज्यादा है। बिल्कुल। लेकिन इसके बाद सर इसमें जो एक पॉइंट और उठाया गया है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स का, इसके बारे में इसके क्या असरात मरतब होंगे? देखिए मैंने कराची में पहले जो देखा शुरू में एग्जीक्यूटिव के इख्तियार जो मजिस्ट्रेट के पास ही थे, लेकिन जो अदलिया की आज़ादी की फिर एक मूवमेंट चली और उसमें एग्जीक्यूटिव इदारों को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन इस अमेंडमेंट में अभी तक एग्जीक्यूटिव के हवाले से कोई बात सामने नहीं आई। यहाँ सबसे मेन चीज़ ये है कि क्या 18 अमेंडमेंट में किसी किस्म की कोई तब्दीली हो रही है? अगर 18 अमेंडमेंट हो रही है तो उसके लिए पाकिस्तान पीपल पार्टी फिलहाल तैयार नहीं है। लेकिन उनका कराची में आपने देखा होगा सैयद अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की मौजूदगी में उनका अपना इजलास जारी है। वो किन चीज़ों पे इत्तेफाक करते हैं, किस पे नहीं करते, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इसी तरह हुकूमत ने जो दूसरी सियासी जमातें हैं उनसे भी अप्रोच किया है और वो कंसेंसस से अमेंडमेंट लाने चाहते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम बड़ी लंबी चौड़ी बहस कर रहे हैं या अखबार की हद तक जो चीज़ें आ रही हैं, लेकिन मसवदा अभी तक मेरे और आपके सामने नहीं है जिस तरह हम खुल के बात कर सकें कि इस मसवदे में ये गलती है ये नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम इन चीज़ों पर इत्तेफाक भी कर लेते हैं कि कोई चीज़ गलत हो रही है और पार्लियामेंट इसके बावजूद करती है तो जाहिर है कि इख्तियार उसी का है। और पार्लियामेंट अगर अमेंडमेंट कोई लेके आती है और वो स्पीकर मेजॉरिटी से अप्रूव हो जाती है जो आइन की रिक्वायरमेंट है, तो फिर मेरा और आपका शोर करना बनता नहीं है। जाहिर है कि हम इस बात का इजहार कर सकते हैं कि इस अमेंडमेंट से क्या फर्क पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा। लेकिन सर एज अ नॉलेज के हवाले से तो पता तो हम लोग इंफॉर्मेशन तो दे सकते हैं कि बेसिकली ये चीज़ें हैं क्या,
सर एनएफसी अवार्ड में जो है वो नज़रसानी करने की भी बात की जा रही है, तो क्या ये 18वीं तरमीम के अंदर दोबारा से कोई कुछ हो रहा है? देखें, अगर आप ये करेंगे, एनएफसी अवार्ड कब आया? 18 अमेंडमेंट के साथ आया ना, आपने सूबों को इख्तियार दिए, तो उसमें अगर कोई अमेंडमेंट करते हैं जिसके लिए पीपल पार्टी कहती है कि हम किसी किस्म की अमेंडमेंट नहीं चाहते, और वो वाकई अगर नहीं चाहते और वो एक वाजिया स्टैंड लेने के लिए तैयार हैं, तो फिर तो एनएफसी अवार्ड में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि 18 अमेंडमेंट को आप नहीं छेड़ रहे। अब रह गया मामला एजुकेशन का, तो माजी में एजुकेशन मरकज के पास ही था, और 18 अमेंडमेंट के बाद ये इख्तियार आपने सूबों को दे दिए। अब फिर वही बात आ जाती है कि आपने देखा होगा कि फेडरल कोर्ट का एक कंसेप्ट सामने आया जो पहले 26वीं अमेंडमेंट के वक्त आया था, लेकिन उस वक्त हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी। मौलाना फजलुर रहमान साहब फेडरल कोर्ट के हक में नहीं थे, तो बाद में बात कंसिडर नहीं हुई। अब फेडरल जो कोर्ट होता है, अमेरिका से कानून उठा के देख लें या कई दूसरे मुल्कों के ममालिक हैं जिनमें फेडरल कोर्ट का क़याम अपनी जगह पे है। फेडरल कोर्ट का मतलब कंसेप्ट यही होता है कि जब कोई आईनी मामला बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड हो जाए तो उसको फिर जो आईनी बेंच के अंदर ले जाएंगे, और यही वजह है कि फेडरल कोर्ट में ले जाएंगे। यही वजह है कि आप फेडरल जो कोर्ट बनाने चाहते हैं उनके जजेस की एज बढ़ाना चाहते हैं 68, और सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस के नहीं बढ़ाने चाहते। तो मेरा एज के मामले में ये है कि आपको याद होगा कि माजी में जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी एज के मामले को हाईकोर्ट के जजेस के लिए 62 को 65 का, और हाईकोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जजेस को 65 से 68 करने की कोशिश की थी। उस वक्त में बुकला ने एक मूवमेंट चलाई थी और एज की मुखालफत की थी कि एज किसी सूरत में नहीं बढ़नी चाहिए। अब जो 68 थी, आप पूरे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नहीं कर रहे, आप जो फेडरल कोर्ट के 5 या 6 जज, उन जजों का तयन हो जाएगा कि फेडरल कोर्ट में सिर्फ कितने जज होंगे। 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। अमेरिका में चले जाए, वहाँ भी लिमिटेड फेडरल कोर्ट के जजेस हैं। उनकी एज अमेरिका में तो की रिटायरमेंट की कोई एज ही नहीं है। कोई रिटायर हो जाए खुद ब खुद या अल्लाह को प्यारा हो जाए तब जाकर वो खत्म होता है, वरना वो ताउम्र जो है जब तक वो जिंदा है वो जज रहता है। तो लेकिन यहाँ की सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि हम लोग जो हैं पाकिस्तान बने हुए तकरीबन 76-77 साल हो गए। वक्तन फक्तन हमारे यहाँ 56 का आइन आया, 62 का आया, 73 का आइन आया। पहले दोनों आइन हमने ख़त्म किए, अब 73 का आइन आया। तो 73 का आइन के अंदर कई अमेंडमेंट आई, 18 भी आई, 19 भी आई, 21 भी आई, 2 भी आई, 26 में भी आ गई, कई सारी अमेंडमेंट आई है। अब मुझे ये बता दें कि आज जनता किसी आईनी अमेंडमेंट को हमारी अदलिया ने डिक्लेयर किया कि ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है। आज जनता किसी अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने गैर आईनी डिक्लेयर नहीं किया। बात होता है आईनी अमेंडमेंट में अगर किसी भी किस्म के बुनियादी हकूक पे अटैक हो रहा हो, ऐसी सूरत में अगर आप मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगा मुझे और आपको मानना है। और अभी भी देखें 26वीं अमेंडमेंट के तहत बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है जो आईनी बेंच के अंदर हैं। अब वहाँ वो फुल कोर्ट में जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच पे नहीं जाना चाहिए। तो जब आईनी कोर्ट का कंसेप्ट सामने आ गया तो वो उसी बेंच के अंदर जाएगा जिसमें आईनी मामला हैं, वो वही बेंच सुनेगी, पूरा सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा। अगर एक चीज का कंसेप्ट अमेंडमेंट नहीं आती तो माजी में जब उमर ख्याल बदयाल साहब थे, हम सारे सबका वाइस प्रेसिडेंट गए और हमने उनको कहा कि बाद इश्यूज पे आप फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं। उन्होंने हमारी बात मानने से इनकार कर दिया, नहीं रखा फुल कोर्ट। और कई जजमेंट आए जो डिस्प्यूटेड थे, मैंने और आप सब ने क्रिटिसाइज किया, लेकिन बात तो अपनी जगह बराबर रही। अब जो सूरत हाल है 26वीं अमेंडमेंट से, लेकिन सर अगर ये अमेंडमेंट्स आ जाती हैं और उसके बाद भी अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन लगाई जाती है तो आईनी मामलात के लिए आईनी बेंचेस बनाई गई हैं, तो क्या वो भी इस अमेंडमेंट के तहत जो आईनी बेंच बनाए गए हैं, तो इस तरह आप क्या समझते हैं कि इस तरह अदलिया आज़ाद रहेगी इस अमेंडमेंट के बाद?
देखें, एक पहली बात बता दूं कि आईनी बेंच का जब कोई कंसेप्ट आया तो सुप्रीम कोर्ट का लिए आया, लेकिन सूबों को कहा गया कि करारदाद के जरिए कुछ आईनी बेंच बनानी चाहे तो बना दें। सिंध हाई कोर्ट में बहुत जल्दी हुकूमत ने बहुत जल्दबाजी की और उठा के आईनी बेंच बना दे। आप पूरे पाकिस्तान में बाकी जितने हाई कोर्ट हैं वहाँ सारे के साथ जज आईनी कोर्ट के साथ हैं। सिंध ने ये जल्दबाजी करने की आपको जरूरत नहीं थी जो आपने की। इसकी वजूहत तो सिंध गवर्नमेंट बताएगी कि सिर्फ सुबह सिंध को ही इन आईनी बेंचों की जरूरत क्यों थी, जबकि बाकी चारों हाई कोर्ट के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, KPK, बलोचिस्तान और पंजाब में कोई आईनी बेंच नहीं बनी। वहाँ पूरे अदलिया के जजेस जो आईनी बेंच का हिस्सा है। अब इसका जवाब तो सिंध गवर्नमेंट को देना चाहिए कि आपने करारदाद पास करके आईनी बेंच क्यों बनाई। आईनी बेंचेस जो आईनी एतबार से बनी वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बनी थी, बाकी सूबों पे छोड़ दिया गया था कि सूबे अपनी करारदाद पास करके कोई आईनी बेंच बनाने चाहें तो बना सकते हैं। सिंध ने बना दिया, बाकी सूबों ने नहीं किया। अब जो सूरत हाल है वो बिल्कुल अलग है कि अगर फेडरल कोर्ट का वजूद अमल में आता है तो फिर ये जो आईनी बेंचेस हैं मुमकिन नेब सब्जे के अंदर इनके कंसेप्ट को खत्म कर दिया जाए और अमली आईनी मामला जो है फेडरल कोर्ट में जाए, बाकी सुप्रीम कोर्ट में जाए। अब आपने खुद कह दिया कि जो फेडरल कोर्ट बनेगा उसका चीफ जस्टिस ही अलग होगा और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अलग होगा। अब जो सूरत जो सवाल आपने किया उसका जवाब ये है कि आप खुद ये बता दें कि जजेस की आज़ादी का जो आप कंसेप्ट लेते हैं कि जजेस की आज़ादी खत्म हो जाए, तो मैं ये पूछता हूँ कि जजेस अगर पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ या इंसाफ की चेयर पर बैठते हैं, कानून और आइन के मुताबिक जजमेंट देते हैं, तो क्या दुनिया का कोई कानून उनको रोकता है? अब जजेस के पे हिम्मत है कि वो अपने इख्तियारात को कहाँ तक इस्तेमाल करते हैं। ये आज़ाद अदलिया का जो कंसेप्ट है वो तब भी पूरा होता है जब जजेस खुद कानून और आइन के मुताबिक बेखौफ होके जो ताकि कोई जो जजमेंट कानून और आइन के मुताबिक दें, उनको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोकती। लेकिन अगर हमारी जजेस खुद ही आज़ाद नहीं होने चाहते, खुद मुख्तार नहीं होने चाहते और कानून और आइन उनको नहीं रोकता और वो जजमेंट देने के लिए तैयार नहीं है, तो इसमें गलती फिर किसकी है? सर इसमें लास्ट में ये पूछेंगे कि जजेस के ऊपर अगर बात हुई थी तो यहाँ पे एक पॉइंट ये भी ऐड किया गया कि जजेस के तबादले के हवाले से, ट्रांसफर के हवाले से, ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है कि जजेस के ट्रांसफर के हवाले से, तो इस शिक को डालना आप क्या समझते हैं कि मजीद इसकी जरूरत है? देखें, फेडरल कोर्ट का कंसेप्ट में यह है जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना था तो उस वक्त क्या ये हुआ था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चारों सूबों को नुमाइंदगी दी जाएगी और आज भी कोशिश यही होती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस अपॉइंट होते हैं वो तकरीबन चारों सूबों से एक जज को तकरीबन लिया जाता है। अब जो फेडरल कोर्ट का कंसेप्ट है, अगर फेडरल कोर्ट का पार्लियामेंट इसकी अप्रूव कर लेती है तो फेडरल कोर्ट में भी चारों सूबों की और मरकज की नुमाइंदगी होगी, तभी वो कहते हैं 5 या 6 जज होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। फेडरल कोर्ट के जजेस की तादाद बड़ी लिमिटेड होगी। बाकी जजेस जो सुप्रीम कोर्ट की आपने पहले ही 17 से बढ़ा के 34 की हुई है, तो वो 34 की तादाद तो पूरी हो नहीं सकती। अगर आप पूरी करते भी हैं तो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में तो आपके पास जजेस को बैठाने की जगह नहीं है। आज फेडरल कोर्ट का कंसेप्ट आप दे रहे हैं, लेकिन फेडरल कोर्ट के लिए कोई बिल्डिंग है? आप एक नया आप तजर्बा कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फौरी तौर पर जो जहाँ पहले था तो उस बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया जाए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फेडरल कोर्ट का कंसेप्ट दिया जाए। तो हुकूमत से मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको ये कुछ करना ही था, पहले फेडरल कोर्ट के हवाले से तो बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाते और बनाने के बाद कानून साजी करते। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को वहाँ से ला के इस नई बिल्डिंग में आबाद किया गया, वहाँ आके वो जजेस काम कर रहे हैं। आप एक दफ़ा फिर अगर उनको उठा के वापस पुरानी बिल्डिंग में ले जाते हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फेडरल कोर्ट के जजेस को बैठा देते हैं तो वो भी मेरे नज़दीक गलत है। जो गलत बात है मैं उसको गलत कहता हूँ, लेकिन मेरे आपसे कहने से गलत कहने से अगर हुकूमत बात नहीं मानती
तो हम और आप सिर्फ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब जो सूरत हाल है कि फेडरल कोर्ट का जो कंसेप्ट है, जब तक ये मामला पूरा सामने न आए, और थोड़ी देर पहले मैंने ये देखा कि अभी डेडलाइन पर पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान जारी है और कराची में पीपल पार्टी का इजलास काफी देर से जारी है। वो मसब्बे पे डेडलॉक है, 18 अमेंडमेंट के मामले पे डेडलॉक है। लेकिन मेरे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि जब कोई चीज़ अप्रूव होने वाली हो तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कंसेंट देते हैं। मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से एक बात पूछता हूँ ना, अब ये बता दें कि 3 दिन तक मुसलसल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जनरल बाजवा के दौर में कहा कि कानून और आइन इजाजत नहीं देता, मैं आपका एक्सटेंशन नहीं दे सकते। बाद में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने की एक्सटेंशन क्यों की और वो मामला पार्लियामेंट को क्यों भेजा, और पार्लियामेंट में उस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट थी। तो अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उस वक्त भी 2 बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल पार्टी, दोनों ने भी जाके पार्लियामेंट के अंदर बाजवा की एक्सटेंशन में वोट दिया। उस वक्त हमने शोर नहीं किया, शोर उस वक्त होना चाहिए था ना कि ये दोनों जमातों ने कंसेंट क्यों दी किसी एक्सटेंशन के मामले में। तो जनरल बाजवा की 3 साल को बढ़ा के 6 कर दिया, तो उस वक्त हमने कुछ ज्यादा शोर नहीं किया। अब जो सूरत हाल है, पीटीआई आपके सामने एक बात का शोर करती है, बार बार शोर करती है, लेकिन शोर करने में पीटीआई से ये पूछें कि जब 26वीं अमेंडमेंट आई तो क्या उनकी आईनी टीम मौलाना फजलुर रहमान के साथ 26वीं अमेंडमेंट का मसौदा मौलाना फजलुर रहमान को भेजा गया ना, और उसके बाद पीटीआई के लोग एमएलए और सेनेटर उनके साथ बैठे, मुतफिका तौर पे अमेंडमेंट सजेस्ट की, मानी पीटीआई ने इनकार कर दिया, लेकिन वो तजावीज फिर चली गई पार्लियामेंट में। तो आप पार्टियों को आज़ादी भी नहीं देते कि वो जो पार्लियामेंट का कानून और आइन कहता है उसके मुताबिक चलें। आपकी लीगल टीम कहती है नहीं ये काम सही है, और पार्टी का हेड कहता है नहीं ये गलत है, और फिर आप कहते हैं जी हम पार्टी हेड नहीं मानता था, हम कुछ नहीं कर सकते। ये मुल्क के साथ जो तमाशा लगाया हुआ है ना, ये खत्म करना पड़ेगा आपको, और मामला को बेहतरीन तरह ले जाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन कर बड़ी डिटेल में वाज़ा करके तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन किया। यहाँ हमारे साथ मौजूद थे सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, एक्स प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवोकेट जनाब यासीन आज़ाद साहब। उनसे हमने बात की, उन्होंने तमाम पहलुओं पे नज़र डाली कि 26वीं अमेंडमेंट के हवाले से भी बहुत सारी बातचीत हुई, हर चीज़ हुई, लेकिन क्योंकि सुपीरियर इंस्टीट्यूशन जो हमारे पास लेजिस्लेशन का कानून साजी का है वो पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट अगर कोई कानून पास करती है तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी करवा सकती है, और लाजमत है वो कानून में अगर अमेंडमेंट करेगी तो उसको भी एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि सबसे सुपीरियर पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि 26वीं अमेंडमेंट के बाद अब 27वीं अमेंडमेंट के हवाले से जो बातचीत चल रही है, जो बहस छिड़ गई है, वो कहाँ तक जाएगी? क्या इसके मनफी असरात सामने आएंगे या इसके जो है वो पॉजिटिव असरात सामने आएंगे? अब बात ये करनी है कि जैसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के हवाले से बातचीत हो रही है कि वो एक पॉइंट है, तो इसके हवाले से सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने तो अपना मौक़िफ़ साफ कर दिया, बाकी बार एसोसिएशन और इस पर क्या कहती हैं। इसके बाद है आइनी अदालतों का क़याम के हवाले से भी बातचीत चल रही है, पहले भी था, लेकिन उसके हवाले से तमाम सूबों को ये इख्तियारात दिए गए थे कि वो चाहें तो आइनी बेंचेस बना सकते हैं 26वीं अमेंडमेंट में। लेकिन अब 27वीं अमेंडमेंट में मजीद इसका क्या जिक्र सामने आएगा? उसके अलावा जो जजेस हैं उनके तबादले के हवाले से, ट्रांसफ़र के हवाले से भी शिक ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, लेकिन फिर भी इसमें इस पॉइंट को ऐड करने के पीछे की रीजंस क्या होंगे? और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिस पे जो बात चल रही वो है एनएफसी अवार्ड पर नज़रसानी, जो कि 18वीं अमेंडमेंट में तमाम सूबों को खुद मुख्तारी दी गई थी। इस पे एक बार फिर नज़रसानी क्या रंग लेकर आएगी? इन तमाम मौजूओं पे हमने बात की। आगे चल के होने क्या जा रहा है, क्या इससे इस 27वीं अमेंडमेंट के असरात लोगों के लिए अच्छे साबित होंगे, मुल्क के लिए अच्छे साबित होंगे, पार्लियामेंट के लिए अच्छे साबित होंगे, अदलिया के लिए अच्छे साबित होंगे? इन तमाम पहलुओं पे हमने बात की। और अब दीजिए मुझे ज़ैनब बलोच को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। सिद्दीक बलोच दा परवरी 1947 ला लियारी कराची वदी बुतक
ISCT स्कूल लियारियाचा मॅट्रिक SM लॉ कॉलेज कराचीचा इंटरमीडिएट कराची यूनिवर्सिटीचा ग्रेजुएशन और मुआशियात ताहा मास्टर को तक सिद्दीक बलोच जानकारी सियासतदानी और फुटबॉल जवानी ले भी हम बुद तक भले आइया अहवालकारी पेड़ा नाम कश्य तक बलूचिस्तान सियासत और मुआशियात बाबता आशी वारी मर्दमी बुद तक वो आइया ए सरहालानी सरा किताब हम निबिश्ता को तक 1972 बलूचिस्तान पेशरगी गवर्नर गौस बख्श बिजंजो प्रेस सेक्रेटरी हम बुद तक सियासी लेका हो जौदानी सबबा नवाब कैर बख्श मरियो गौस बख्श बिजंजो हवारिया जिला हम बंद बुद तक आइया हेवालकारी बिंदात च अंग्रेजी रोहताक कुतक औरंदा रोहताक एक्सप्रेस कोयटा और रोहताक आज़ादी कोयटा बोनहिश तीर कुतक सिद्दीक बलोचा हेवालकारानी डलानी अंबराइया बाजी मुल्कानी तरोताब हम कुतक आदा 6 साला कैंसर नादराइये आमाज पुतक वो अब्तादो 8 साले उम्रा 6 फरवरी 2018 कराची बिरान पुतक मेरा नाम डॉक्टर आयजा काशिफ है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है। मैं इस वक्त शंघाई अमेरिकन स्कूल में बायोलॉजी और माहौलियाती साइंस की उस्ताद के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही हूँ। मैं 2012 में चीन आई और अब तकरीबन 13 बरस हो चुके हैं। मैं चैंग जियांग के इलाके में मुकीम हूँ और मुझे ये कम्युनिटी बहुत पसंद है क्योंकि मेरे नजदीक एक मिसाली बस्ती वो है जो साफ सुथरी, पुरअमन और जहाँ ट्रैफिक कम हो, और यहाँ ये तमाम खूबियाँ मौजूद हैं। चीन में जिंदगी वाकई निहायत आसान है। ताओबाओ मेरी पसंदीदा ऐप है। मैं अक्सर ऑनलाइन खरीदारी करती हूँ और ऑर्डर बआसानी घर पहुँच जाता है। मेरी जिंदगी का मकसद हमेशा यही रहा है कि मैं अपनी सलाहियतों को माशरे की खिदमत के लिए इस्तेमाल करूँ। चूँकि मैं मेडिसिन और ड्रग्स के बारे में जानती हूँ और नौजवानों से मुझे खास मोहब्बत है, इसीलिए मेरा मिशन भी इनकी बेहतरी के लिए है। उस्ताद अब्दुल सत्तार 1955 लियारिया वदी बुताई आइए कवला रोहिर कप्ती बलूचिस्तान शहर बमपूरा चलोडुबार कुतग कराची दमग लियारिया जामिन बुतग आइया चा कसानिया साउज सेमला गो हुब बुतग बिंदाती वानुगसान का पद आइया उस्ताद नजर मोहम्मद शागिर्दिया साउज जेमले पेड़ हेल गिप्तग चर्शिया पद यक जवानी गुशंदये बिस्तारा आयोतेजम पेश ताश तक EMI ग्रामाफोन कंपनी आइए तवारा च मुतासिर बुतग ओगो हाइया राबतई कुतग आइए अवली सौत दिल कंते पिरियात रिकॉर्ड कनक बुत इस सौते नामदार वागा पद EMI ग्रामाफोन कंपनियां आइए बाजी सौत रिकॉर्ड कनाई उस्ताद सत्तारे सौतानी बाजी सीडियो नवार शिंग बुता आइए शागिर्दानी तहा कासिम अमीन, आरिफ बलूच, इमाम बख्श मजनू, शौकत मुराद, शाहजान दाऊदी, इमाम बख्श मस्ताना, खुदगी बासी नाम आवारन उस्ताद सत्तार बलूच अब्तादो यक साल हमरा 14 अप्रैल 2006 लियारी दमक गुल मोहम्मद लैना बिरान बुत बलूच राज आइए वशी तवारा च जिबार बुत मुझे 25 दिसंबर 1982 का वो दिन आज भी याद है जब मैं लाहौर जिमखाना में अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ कॉफी पी रहा था। तो मेरे एक दोस्त ने इंतहाई समझदारी का सवाल किया। उसने कहा कि मुनव्वर, तुम यहाँ की मेंबरशिप भी नहीं ले लेते। मैंने इंतहाई बेकार जवाब दिया, किस खुशी में लूं?
लेकिन अब एहसास होता है कि मेरे इस बेकार से जवाब ने मुझे बहुत सी खुशियों से महरूम कर दिया। जिमखाने की मेंबरशिप का क्या फायदा, ये अपनी जगह, लेकिन अब तो जिमखाने की मेंबरशिप मिलना ही मुश्किल है। एक लंबा इंतजार करना पड़ता है या फिर करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे खुशी है कि मेरे समझदार बेटे ने गवादर जिमखाने की मेंबरशिप ले ली और इस फैसले से उसके आने वाले नस्लों को भी फायदा पहुंचता रहेगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि गवादर कराची, इस्लामाबाद और लाहौर से बहुत जल्द आगे निकल जाएगा। गवादर पाकिस्तान की मेन रोड है और हमारे लाहौर के दोस्तों को भी गवादर आना पड़ेगा। मैं भी आपको यही मशवरा दूंगा, वक्त ज़ाया ना करें, ये वक्त वापस नहीं आएगा। गवादर जिमखाने की मेंबरशिप के लिए अभी अप्लाई करें, बिफोर इट्स टू लेट। सिद्दीक बलोच दा फरवरी 1947 लियारी कराची वदी बुत्तग ISCT स्कूल लियारियाचा मॅट्रिक SM लॉ कॉलेज कराचियाचा इंटरमीडिएट कराची यूनिवर्सिटीचा ग्रेजुएशन और मुआशियात ताहा मास्टर को तक। सिद्दीक बलोच जानकारी सियासतदानी और फुटबॉल जवानी ले भी हम बुत्तग भले आइया अहवालकारी पेड़ा नाम कश्य तक। बलूचिस्तान सियासत और मुआशियात बाबता आशी वारे मर्दमी बुत्तग वो आइया ए सरहालानी सरा किताब हम निबिश्ता को तक 1972 बलूचिस्तान पेशरगी गवर्नर गौस बख्श बिजंजो प्रेस सेक्रेटरी हम बुत्तग। सियासी लेखा हो जौदानी सबबा नवाब कैर बख्श मरियो गौस बख्श बिजंजो हवारिया जेला हम बंद बुत्तग। आइया हेवालकारी बिंदात च अंग्रेजी रोहताक कुतग औरंदा रोहताक एक्सप्रेस कोयटा रोहताक आज़ादी कोयटे बोनहिश तीर को तक। सिद्दीक बलोचा हेवाल कारानी डलानी अंबराइया बाजी मुल्कानी तरोताब हम को तक। आदा 6 साला कैंसर नादराइये आमाज पुतक वो अब्तादो 8 साले उम्रा 6 फरवरी 2018 कराची बिरान पुतक। My name is Dr. Aiza Kashif and I come from मेरा नाम Pakistan. डॉक्टर आयजा काशिफ है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है। मैं इस वक्त शंघाई अमेरिकन स्कूल में बायोलॉजी और माहौलियाती साइंस की उस्ताद के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही हूँ। मैं 2012 में चीन आई और अब तकरीबन 13 बरस हो चुके हैं। मैं चैंग जियांग के इलाके में मुकीम हूँ और मुझे ये कम्युनिटी बहुत पसंद है, क्योंकि मेरे नजदीक एक मिसाली बस्ती वो है जो साफ सुथरी, पुरअमन और जहाँ ट्रैफिक कम हो, और यहाँ ये तमाम खूबियाँ मौजूद हैं। चीन में जिंदगी वाकई निहायत आसान है। ताओबाओ मेरी पसंदीदा ऐप है। मैं अक्सर ऑनलाइन खरीदारी करती हूँ और ऑर्डर बआसानी घर पहुँच जाता है। मेरी जिंदगी का मकसद हमेशा यही रहा है कि मैं अपनी सलाहियतों को माशरे की खिदमत के लिए इस्तेमाल करूँ। चूँकि मैं मेडिसिन और ड्रग्स के बारे में जानती हूँ और नौजवानों से मुझे खास मोहब्बत है, इसीलिए मेरा मिशन भी इनकी बेहतरी के लिए है। उस्ताद अब्दुल सत्तार 1935 लियारिया वदी बुताई आइए कवला रोहिर कप्ते बलूचिस्तान शहर बमपूरा चलोडुबार कुतग कराची दमग लियारिया जामिन बुतग आइया चा कसानिया साउज जेमला गो हुब बुतग बिंदाते वानुगसान गपत आइया उस्ताद नजर मोहम्मद शागिर्दिया साउज जेमले पेड़ हेल गिप्तग चर्शिया पद यक जवाने गुशंदे बिस्तारा अयोतेज़म पेश तक
EMI ग्रामाफोन कंपनी आइए तवारा च मुतासिर बुतग ओगो हाया राबतई कुतग आइए अवली सौत दिल कंते पिरियात रिकॉर्ड कनक बुत इस सौते नामदार वागा पर EMI ग्रामाफोन कंपनियां आइए बाजी सौत रिकॉर्ड कनाई उस्ताद सत्तारे सौतानी बाजी सीडियो नवार शिंग बुतंग आइए शागिर्दानी तहा कासिम अमीन, आरिफ बलूच, इमाम बख्श मजनू, शौकत मुराद, शाहजान दाऊदी, इमाम बख्श मस्ताना, खुदगी बासी नाम आवारन उस्ताद सत्तार बलूच अब्तादो यक साल हमरा 14 अप्रैल 2006 लियारी दमक गुल मोहम्मद लैना बीरान बुत बलूच राज आइए वशी तवारा च जिबार बुत अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है और आपका इस्तकबाल है हमारे शो तौबा गोश में, जहाँ हर लम्हा ताजगी, हर घंटा हैरत और हर सेकंड खुशी होती है। हम इस शो में ज़िंदगी के समाजी पहलुओं पर बातचीत करते हैं और ऐसे ही आज हम लेकर आए हैं कुछ ख़ास टॉपिक, यानी कराची के स्पेशल डिश के हवाले से हम लेकर आए कुछ चंद और अहम सवालात। डिश से मुराद मावा गुटका, जिसको जी हाँ जिसको कहा जाता है एक खुराक है। खुराक से मुराद उनका मावा गुटका होता है, यानी अपनी मर्ज़ी की मौत खुद अपने आप को दिलाना या मौत को बुलावा देना या अपने सेहत को ज़ोर ज़बरदस्ती अस्पताल के बेड तक पहुंचाना। इसी पर हम करेंगे कुछ मज़े के सवालात और पहुंचाएंगे आप तक लोगों के जवाबात। कोशिश करेंगे कि मावा खाने वाले लोगों से ज़्यादा हमारी बातचीत हो। तो आप देखते रहिए हमारा शो और हमारे साथ ही जुड़े रहिए आखिर तक। रिजवान साहब, कराची के साथ एक ख़ास कल्चर को जोड़ा जाता है। जो भी बंदा मावा खाता है, कहीं का भी हो, ये कंफर्म होता है लोगों को कि ये कराची में है और ये कराची का। क्यों ऐसा? अच्छी बात है, कराची की सौगात है ना, पहचान है ना। अच्छी बात है, आप तो सपोर्ट कर रहे हैं, आप खुद भी खा रहे हैं। नहीं, मैं गुटखा नहीं खा रहा, मैं को मुतासिर कर रहे हैं। मैं क्या नाम है अपना, गुटखा नहीं खा रहा, मैं पान खा रहा हूँ और शख्सियत को ये सिर्फ मावा ही मुतासिर करता है। नहीं, बहुत सारी चीजें। हाँ, तो उन पे पाबंदियाँ क्यों नहीं? सब पे पाबंदी होनी चाहिए। होनी नहीं चाहिए, है ही नहीं। साहब, आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, मैं सपोर्ट करता हूँ। जितने नशावर चीजें सब पे बैन होना चाहिए। मावा गुटखा ये वाहिद नस्वार, इवन ये वाहिद एक ऐसी चीज़ है जिससे माहौल भी मुतासिर होता है, जिससे आपकी ज़ाहिरी शख्सियत भी मुतासिर होती है। और जो जगह जगह आप देख रहे होंगे कि सारे वो जगह लाल हो जाती है, लोग थूकते जगह नहीं देखते। इस तरह की सिगरेट भी है, बाकी और भी चीज़ें हैं, लेकिन उनसे इतनी गंदगी नहीं फैलती, स्पेशली इसलिए। और जो मावा है उसको स्पेशली कराची और सिंध के साथ जोड़ा जाता है। तो यहाँ खाया जाता है ना, यहाँ पे। तो वही बोल रहा ना, सिर्फ कराची वाले क्यों खाते हैं, ये पिशावर वाले, ये कराची वाले। मेरे भाई, एक मावे की पुड़िया से ना कराची वालों से पूरे दिन काम करवा लो, कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा। हाँ, एक मावे की पुड़िया कहा के जो है ना, बाइक वाला जो है ना पूरे कराची का चक्कर लगा लेता मुंह को बंद रख के। हाँ, ये बात। हाँ, तो कितना काम करा लेता है। और इससे ये होता है, मुंह बंद होता है, 100 लोगों से पड्डेबाजी नहीं होती, चीज चलावनी, अपना काम उसी से मत मगन जा रहा है सीधा गाड़ी में। ऐसी चिंची रिक्शा चलाने वाला भी ऐसे ही चला रहा है, वह बेड़ो मावा खाने वाला ना लड़ाई ना झगड़ा। और जिनके मुंह खाली होते हैं ना, वो ठड़क करके पड्डेबाजियां कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मावा खाने वाले पायलट लगते हैं ना जब। लेकिन कागज के जहाज के वो वाले नहीं। नहीं, वो भी जहाज चला लेगा, मौका तो दो। हाँ, वो मौका तो दो। मावे लेने खाने वालों से कितने काम करते हैं। हालांकि मैं मावे नहीं खाता, मैं सपोर्ट भी नहीं, लेकिन जो बात है वो कर रहा हूँ। लेकिन ये इतना मानसून का पानी इतने देर तक कैसे रोक लेते? एक बाल्टी पानी मुंह में। जो रात जो है कब्र की है ना, वो आनी है, चाहे मावा खाओ या नहीं खाओ, लेकिन चाहे नस्वार खाओ या नहीं खाओ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मावा आपकी भी अमानत है, लेकिन किसी और की भी अमानत है। सही, तो आप इसका केयर करना चाहिए ना। केयर करते नहीं बाकायदा भाई, जब सुबह उठते हैं
हम जो है ब्रश करते हैं, रात को सोने से पहले ब्रश करते हैं, अपने मुंह की हिफाजत करते हैं, सफाई करते हैं, जब भी तो इतना चल रहा है। मैं आखिरी बात पूछूंगा, ये जो अभी आपने बात की एक मावे की पुड़ी पर, क्या नाम है, जो मावा खाने वाले लोग हैं वो पूरा कराची हिला देंगे? नहीं, हिला नहीं देंगे, चला लेते बाइक वगैरह, रिक्शा वगैरह, आप जो भी कहे वो कर ड्राइवर। हाँ, ये आपने उनको इज्जत दी या तजलील की? 100 रुपए के ये बताएं आप। इज्जत भी दी और तजलील भी की है। क्या किया? इज्जत भी दी और तजलील भी की है। नहीं, ये अब ये खुद बताएगा। अब मावा खाने वाले की हैसियत आपने खुद जाहिर कर दी ना कि 100 रुपए का मावा दिलाए और जो काम आप बोलेंगे वो करेंगे। ये इज्जत है या तजलील है, क्या है ये? इज्जत भी है ना, मतलब ये कि कराची में जो दिहाड़ियाँ है ना वो कम है। इज्जत है मतलब 100 रुपए का वो आपको हो गया। कराची में जो दिहाड़ियाँ है ना, जो वो वर्करों की या मजदूरों की, वो दिहाड़ियाँ कम है। अच्छा, 100 रुपए से कम है? हाँ, आप है नहीं, गुजारा नहीं होता। अब 300-400 रुपए के वो पान खाएगा, 1500 रुपए उसकी दिहाड़ी है, 300 रुपए को मावा महंगा है, पान महंगा है? पान महंगा है। पान महंगा। पान कितने का? पान है 20 रुपए का, 25 रुपए का। और मावा? मावा 100 रुपए की एक पुड़िया है। तो महंगा कौन सा हो गया है? पान महंगा हो गया। मावा? पान 15 मिनट चलता है एक पान। अच्छा, और मावा? मावा चलेगा 2-3 घंटे। 2-3 घंटे? 4 घंटे भी चला लेते लोग। अच्छा, तो दिन में कितने मावे खाते लोग? लोगों का पता, कोई एक मैं तो नहीं खाता ना मावा, मैं तो पान खाता हूँ। सर रिजवान साहब, हम नहीं आ सकते, ये बात नहीं मान रहे, आप क्या कहेंगे? इसने जो बात की, तजलील की, तज़ीक की, इज्जत दी, क्या किया? दोनों की इज्जत भी दी और तज़ीक भी की। तो ये खुद क्यों नहीं मान रहे रिजवान साहब? माहौल देखो, माहौल। चले, कोई पैगाम? माहौल को खाना छोड़ना चाहिए इसको, कहनी छोड़ देना चाहिए। अच्छी छोड़ना चाहिए। मैं बोलता हूँ मावा जो खा रहा है उसका अपना फेल है, लेकिन मावा नहीं खाना चाहिए। लेकिन ये भी होना चाहिए, जो पुलिस वाले सिर्फ मावे वालों को पकड़ते ना, ये ज्यादती है। ये ज्यादती है। ये जो हीरोइन चरसे ये जैसे चल रही है, खुलेआम हीरोइनचियाँ टोलियाँ बना के मेन रोडों के ऊपर, मेन शाहराहों पे, मेन इलाकों के अंदर वो पी रहे होते हैं। उनको कोई नहीं रोकता, ना वो बेचने वाले को रोकता है, ना मंचायत लाने वाले को छोड़ता है। सपोर्ट करती है मावे बेचने वालों को? नहीं, सपोर्ट करे या नहीं करे मेरे को उससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन ये है कि वो जो बाइक पे बैठे सिर्फ पकड़ते हैं मावे वाले। हाँ, मावा खाने वाले को पकड़ते, बेचने खाने वाले को, खाने वाले को तो बेचने वाले। बहुत से मावा अपना भी बनाते हैं। अच्छा, हाँ, अपना घर में भी बनाते हैं, साफ सुथरा मावा बनाते हैं, यानी जाने सेहत के असूलों के मुताबिक मावा बनाते हैं। इतनी साफ बातें आप करेंगे तो फिर आप रहेंगे कैसे? यही तो इस मुल्क के अंदर एक शरीफ आदमी पाकिस्तान में नहीं रह सकता। अच्छा, और वैसे आप शरीफ और कोई सच भी नहीं सुन सकता। नहीं, हाँ, ये बात सही है, लेकिन आप शरीफ लग भी नहीं रहे माशाल्लाह से। ये पहले से आपका नेचर ऐसे, मैं डर गया, मैंने कैसे नहीं कि छमाट लगे। हम शरीफ हो गए, लोग बदमाश समझ रहे हैं। अच्छा, आप यानी पहले आप थे। चलो, बहुत शुक्रिया। कोई ऐसा वाकया मावे से रिलेटेड या किसी ने आपके ऊपर थूका हो, मतलब गलती से बंदा थूक लेता ना, मेरे ऊपर खुद थूका, या कोई ऐसा कोई भी एक वाकया सुना दे और फिर हम इजाजत चाहेंगे। अगर हुआ है आपके साथ कोई इंसिडेंट? मेरे ख्याल में नहीं हुआ है। नहीं हुआ? हाँ, बात ऐसा हुआ है कि मैं अपना पान की पीक मार रहा हूँ, वही मेरे कपड़ों पे गिर गई है। तो वो मावा का वो जो थूकते हैं ना मानसून की तरह, इतना दूर फेंक देते हैं। आप कितना दूर फेंक सकते हैं? 10 फीट? 5? मैं देखो, पहली बात तो ये कि मैं मावा खाता नहीं हूँ, मैं पान खाता हूँ, और पान की पीक जो है मैं तकरीबन 1-1.5 घंटे तक चला सकता हूँ अपने मुंह के अंदर। और जब तू फेंकते कितना दूर फेंकते तेरे? भाई यहाँ से फुटपाथ तक 2-3 फीट। मतलब आपके एक्सपीरियंस इतना नहीं है? एक्सपीरियंस है, वो पान के हमारे साथ एक बंदा भी मिला, वो कह रहे मैं 10 फीट तक दूर नहीं, वो तो छोड़ रहा है। चले, बहुत शुक्रिया। ये थे लोगों के तासुर। आगे चल के और भी लोगों से करते हैं मजे की बात है। सर, शख्सियत का राज क्या? कितने स्मार्ट लग रहे, कैसे रख लेते हैं अपने आप को स्मार्ट? और टैक्सी चला के ना खुद ही एडवांस हो गए। टैक्सी आप अपनी गाड़ी का ओनर है, टैक्सी तो भाई लोग तो टैक्सी समझते हैं ना। मुझे भी बड़ी जबरदस्त चोरी है, चैन भी बड़ा जबरदस्त पहना, क्या कर सकते हैं भाई, बड़े स्मार्ट है। सर, लोग मावा खाते हैं, मावा खाना एक अलग आदत है, लेकिन इस मावे को स्पेशली कराची के साथ जोड़ा जाता है कि जो मावा खाता है ये कराची का है। क्यों ऐसा? ये मावा जो है ना, ये एक टेंशन का हल है। टेंशन का हल है? टेंशन के तो बहुत सारे हल हो सकते हैं ना सर। ये सस्ता हल है सर, मैं नहीं खाता आप, लेकिन मेरे को दुनिया का पता है कि वो जिस तरह नशाई टेंशनों को दूर करने के लिए नशा करते हैं, इसी तरह मावे वाले मावा खाते हैं। सही है, लेकिन कोई अच्छी एक्टिविटी में भी मसरूफ रह के अपने आप को देखिए,
इससे सस्ती एक्टिविटी कोई मिलेगी भी नहीं। बादाम पिस्ता हर चीज तो महंगी हो गई है। सर आप लोगों को गलत गाइड कर रहे हैं। नहीं, गाइड नहीं कर रहा। आप मैं आपको चाहते बता रहा यही है कि लोग सारे सबकी शख्सियत मुतासिर हो और आप ही अच्छे अरे लगे। भाई मैं तो आपको ये बात ही बोलूंगा कि आप चारों साइड नजर घुमाएं, कोई ऐसी दीवार आपको कोई टेंशन होती है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होती। नहीं होती। ये देखिए, अगर आपको टेंशन होती है लेकिन आप बोल नहीं रहे। अगर आप देखिए मेरे को अगर टेंशन होती ना, आप मावा खाते? ना मैं मावा खाता मावे के अलावा कौन सा नशा करते? नहीं कोई भी नहीं करता। नहीं मावा कभी कभार कोई सुपारी वगैरह खा ली तो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये ठीक है, मैं ये बात आपके साथ मानने को तैयार हूँ कि मावा टेंशन का हाल है, लेकिन आपका माहौल भी तो गंदा होता है ना। जगह जगह देखो, जहाँ लिखा हुआ था या थूकना मना है वही लोग थूक ले। देखो भाई यहाँ का माहौल है किधर साफ, जहाँ देखो वहाँ ऑलरेडी कुछ ना कुछ पड़ा होता है। वो तो साफ हो सकते हैं ना मावे का। अगर वो कहते हैं ना इल्म में इजाफा, यहाँ बोलते गन में इजाफा। गन में इजाफा ऐसे ही है। सब कुछ मानने को तैयार हूँ, कमजोरी है हमारी, मतलब जो हमारी हुकूमत है, गवर्नमेंट है, लेकिन पैगाम क्या देंगे? पैगाम तो देखो मैं यही कहूँगा ना कि भाई देखो मावा नहीं खाना चाहिए, छोड़नी चाहिए बुरी चीजें। मुंह का कैंसर हो जाता है। अपना भी ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें, क्योंकि आप एक चीज नोट किए, मावे वाले आदि हजरात जो होते हैं मावे के, उनका मुंह बहुत छोटा हो जाता है। वो उनका मुंह इसलिए छोटा होता है ना कि वो मावे खा खा के उन्होंने सब कुछ गलाया हुआ होता है। अच्छा, मेरे खानदान में काफी लोग खाते हैं मावे। अच्छा, आप उनको भी यही बोलते हो कि टेंशन का हाल है? नहीं, मैं उनको बोलता वही नहीं कहा, बोलता नहीं खाएंगे बेहोश हो जाएंगे, टेंशन से दूर करता है। एक रिसर्च के मुताबिक कराची में 40% से ज्यादा यानी 60% से ज्यादा लोग मावे का इस्तेमाल करें। ये सारे टेंशन ही है। फिर भाई कराची पूरा ही टेंशन हुआ है। अभी वहाँ गाड़ी लगाई थी, 10,000 रुपए लिखा हुआ था चालान बनेगा नो पार्किंग का। अच्छा, तो मैं मावा खाना शुरू कर दूँ टेंशन में। अच्छा, ये बात बिल्कुल सही है। वो बेचारा बाइक 70 पे निकला है, उसको ऑफिस जाना है, उसको और कोई नशा नहीं मिल रहा, वो मावा खा के पूरा कर रहा है टाइम गुजारना है। तो 10,000 रुपए दे के अपने सेहत। और एक और चीज, मावा खाने की एक और भी वजह है, वो ये है कि मौत को जल्दी एक्सेप्ट करना। वो खुशी तो आराम है। मैं बोलने वाला था कि मौत को खुद बुलावा। क्योंकि अब माशाल्लाह कराची के जिस तरह के मामलात हैं, तो मेरे भाई यहाँ तो ईमान से मरना भी मुश्किल है। मरने के लिए भी बीसी डालनी पड़ेगी 2 लाख की। वो कैसे? क्योंकि कबर ही 40-45 हजार की है, फिर खाना है, फिर यानी है 36,000 चीजें, तो 2 लाख रुपए का एस्टीमेट ये खड़ा है। आप बड़े इस जिंदगी से थके हुए लग रहे हैं। नहीं भाई अल्हम्दुलिल्लाह खुद ट्रांसपोर्टर है। अच्छा, ड्राइविंग भी खुद ही कर रहे हैं। मैंने पहले बोला था कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, पर्सनालिटी के आपका सब कुछ पता लग रहा है, लेकिन आप फिर भी बोल रहे हो। नहीं देखिए, अपनी औकात नहीं छुपानी चाहिए ना किसी से। ये बात मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, मैं क्लाइंट को लेके आया हुआ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह प्राइवेट काम कर रहा हूँ। चलिए, कोई पैगाम दे किस हवाले से? कोई भी इंसिडेंट आपके साथ मावे से रिलेटेड या कोई और भी बात औकात ऐसे होता है ना सर, मेरे साथ खुद बाइक पे जा रहा होता, ऊपर से कोई थूकता है, सारा मेरे ऊपर लगा। कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ या आपने देखा हो किसी के साथ? देखिए भाई, ये तो हमारे साथ भी हुआ है। हमने गाड़ी ओवरटेक किया, बस की छत से मावे की पीप आ गई शीशे पे। अच्छा, तो ये तो भाई नहीं खत्म हो सकता। नहीं सही है, ये चाहे बंद करें कुछ भी करें, चीज नहीं खत्म हो सकती। तो हुकूमत भी नहीं खत्म कर सकती? हुकूमत क्या खत्म करेगी? क्या एक बात बताओ, देखो सिंध पुलिस की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट करवाने के चक्कर में लग गया। सही है, देखो मैं सिंध पुलिस की बात नहीं कर रहा, ना मैं किसी अपने इदारे की बात करूंगा। मैं एक कॉमन बात करूंगा, हर जगह अच्छे बुरे लोग पाए जाते हैं। हम अच्छे इसका मतलब सब अच्छे नहीं है, और अगर हम बुरे तो सब बुरे भी नहीं है। तो मेरे भाई माशरा जो है ना वो हम लोगों से ही बनता है। जब तक हम खुद नहीं ठीक होंगे तो हम माशरा नहीं बना सकते। बड़ा जबरदस्त पैगाम दिया। आखिरी बात करना चाहूंगा, आपने कहा सॉफ्टवेयर अपडेट, ये अगर पुलिस मुतारिक हो जाए तो बैन भी लग सकता है। देखें बैन तो देखिए तब लगता है ना जब सब अमल करें। देखिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई झोल होता है। हर बंदा हर चीज करेक्ट नहीं हो सकती है। अगर फॉर एग्जाम्पल हम करेक्ट, मैं हूँ ना, मैं भी कहीं ना कहीं करप्ट होऊंगा। सही है। और गरीब आजकल वही है जिसको मौका नहीं मिला। जिसको मौका मिला बस वो अलग हो गया, जिसको मौका नहीं मिला वो बेचारा गरीब बन के रह गया। जिसको जब तक मौका नहीं मिला दूसरों को बुरा कहते, बस वो बुरा कहते रहते हैं। मौका मिल जाता है तो फिर आसरा भी नहीं। ऐसे ही है भाई, ऐसे ही। हमने भी देखो ना लोगों की गाड़ियाँ चला चला के गाड़ियों की सेटिंग करी है ना। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम अब्दुल मन्नान है। अब्दुल मन्नान साहब ने बड़ी अच्छी और गहरी बातें की, बहुत बहुत शुक्रिया। कराची और स्पेशली सिंध के साथ एक कल्चर को जोड़ा जाता है कि पीले दांत ये कराची वाला है, मावा गुटखा। क्या कहेंगे कैमरे की तरफ से? मैं ये कहूँगा कि सिंध का तो खाना खराब हो गया है। 400 रुपए किलो टमाटर है, 700 रुपए किलो मटर है। गरीब आदमी तबाह हो गया, खुदकुशी करने में बैठा है। वो तो सही है, महंगाई बहुत है, हम उसके साथ एग्री करते हैं। लेकिन मैं स्पेशली आपसे पूछ रहा हूँ कि जो लोग मावा खुद अपनी मर्जी की मौत दिला रहे, वो सेहतमंद नहीं रह सकते। मावा खाना छोड़ेंगे, सेहतमंद रहेंगे, मजदूरी करेंगे, कमाएंगे, खाएंगे, पिएंगे। जब हम खुद ही मावा बेचें, गवर्नमेंट को पता है हम खुद मावा बेच रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं पकड़ते हैं?
तो गवर्नमेंट बेच रही है। गवर्नमेंट के आदमी उनको सब पता है कि किसका पता उनको। हाँ ये बात तो ठीक है जी। लेकिन ये स्पेशली कराची के साथ क्यों जोड़ा जाता है ये? बस ये इसलिए जोड़ा जाता है कि यहाँ सुतेली माँ वाला सलूक है। अच्छा हाँ। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कुछ भी नहीं होगा। अच्छा नहीं वही होगा, 50 साल तक यही रहेगा। ये बातें बड़ी दिलचस्प है। दे कोई पैगाम इस वक्त सारे हम यही दे रहा हूँ कि गरीब आदमी में से मर रहे हैं, खुदकुशी करने में तैयार बैठा है। अच्छा कि हम खुदकुशी करें और मरे। हाँ। गरीब आदमी मावा खाए तो नहीं मरेगा। मावा खा के फिर ही मरेगा। वो कह रहे मावा खा के मर जाओ और भी अच्छा होगा। चलो 10 रुपए का गुटखा तो मिलेगा। 100 रुपए का है। 400 रुपए किलो प्याज है। 400 से 300 फ्री बचेगा। प्याज तो नुकसानदेह नहीं है। नहीं, टमाटर 300 फ्री नुकसान देते, 400 कहाँ से लेके आएगा? हाँ ये बात सही कहाँ से है। लेके आएगा? तो जब सेहतमंद रहेगा तो कमाएगा ना, मजदूरी हो। वही फिर 700 रुपए किलो वो है तो क्या कहते हैं उसको, मटर। 700 रुपए किलो कहाँ से? जिसके 4 बच्चे वो कहाँ से लेके आएगा? ये बात वो कहाँ से लेके आएगा? वो तो कह रहा मर जाऊँ जिन छुटू। तो गोश्त को तो सस्ता कर दिया है। गोश्त तो 1500 रुपए किलो, तो 2500 रुपए किलो बकरे का है। तो हुकूमत फिर क्या चाहती है कि आप क्या खाएं? बकरे गोश्त तो हम देख के ना खुश हो जाते हैं। फिर कागज को देखते हैं, ये कागज ही खा लो चलो बकरे की जगह। अच्छा और क्या करें? हाँ ये बात सही है कि चले हुकूमत को कोई पैगाम, हुकूमत को ये पैगाम दे, अल्लाह तुमको, अल्लाह बहुत तुमको दे, अल्लाह तुमको सीधे रास्ते पे लेके आए, अल्लाह तुमको गरीबों का एहसास करो। हुकूमत को तो आप ऑलरेडी पहले से इत्तराफ कर रहे कि उनके पास बहुत है। एहसास करे गरीबों का। अच्छा गरीबों महंगाई पे कंट्रोल करे, गरीबों को खाना। आप क्या करते हैं? हम तो मजदूरी करते हैं यार, क्या करें? मजदूरी करते हैं। टमाटर तो इतना भी नहीं महंगा हुआ जितना 400 रुपए किलो है। 400? हाँ 400 रुपए किलो टमाटर है, 700 रुपए किलो मटर है। जिसके 7 बच्चे वो क्या करेगा? महंगाई से तंग आवाम की भी आपने राय सुन ली। जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे और भी मजे मजे के सवालात करेंगे। क्या नाम है सर? अशर। अशर, जोर से बोले यंग बंदे। अशर। अशर, आशिक? अशर 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 सॉरी। कैसे हैं आप? ठीक। क्या करते हैं? मैं सीसीटीवी कैमरे, फायर अलार्म वगैरह ही लगाता हूँ। जबरदस्त, माशाल्लाह। लोग मावा खाते हैं, क्या कहेंगे? सिंपल सवाल है। माहौल गंदा होता है, सेहत मुतासिर होती है, पैगाम क्या देंगे? आपसे भी बात करेंगे। अशर साहब कोई पैगाम दे, क्यों साइलेंट मूड पे लगे? मैं क्या पैगाम? कोई गहरी चोट तो नहीं लगी दिल पे? खुद मावा खाता हूँ क्या? नहीं तो मावा खाते अच्छी बात है ना, पैगाम तो दे। हम तो आपको थोड़ी गले से पकड़ लें यार। हम तो मावा खाने वाले कोई अच्छी बात नहीं कर सकता, नसीहत नहीं कर सकता। हम तो ये सबके लिए नसीहत करते हैं यार। मावा क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बर्बाद कर देता है। बर्बाद सच्चा नहीं खाना चाहिए। जितने का मावा लेते सच्चा, उतने का बादाम ले लो, कोई फ्रूट लेके खा लो। कितने हैंडसम लड़के हैं आप। जाहिरी आपके दांत इससे मुतासिर हो जाते हैं, बुरा लगता है ना। छोड़ना चाहिए कि नहीं? छोड़ना चाहिए, बिल्कुल चाहिए ना। इस मावे को स्पेशली कराची के साथ और सिंध के साथ क्यों जोड़ा जाता है कि जो मावा खाता है लोग बोलते हैं ये कराची का रहने वाला? यस। इसके पीछे क्या राज है? क्योंकि और कहीं मिलता नहीं है कराची के अलावा। यार मुझे एक बात बता, मैं खुद हैरान कि 5-10 मिनट तक बंदा मुंह बंद नहीं रख सकता। मावा खाने वाले हजरात 3-3 घंटे ये मुंह सुन के इतना पानी मुंह में कैसे रख के घूम रहे होते हैं? वो तो उनके ऊपर ही है, वो जो बर्दाश्त कर सके बर्दाश्त करते हैं। चले हमारे साथ एक और भी भाई मौजूद है, छोड़ेंगे नहीं आपको। इतने हैंडसम है माशाल्लाह से। कैसे? बाइक चलाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बाइकें बनवाते? बाइकें चलाता हूँ। बाइकें चला? पेट्रोल आवा तो नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कोई नशा। पेट्रोल के ऊपर बात करेंगे। आप दिल का ब्लास्ट निकाले, हम आपके साथ है। लेकिन पहले मावा खाने वाले लोगों के लिए क्या पैगाम है? अच्छा उनके लिए? हाँ, ये नहीं डरे इससे, मैं खड़ा हुआ बोले। मावा नशा है, एक नशा वो जो चीज़ है, वो एक तो सेहत खराब हो जाती है उससे, फिर दूसरी बात जिंदगी तबाह हो जाती है। तबाह हो जाती है जब आदत। पेट्रोल कितना महंगा है? पेट्रोल 268 रुपये लीटर है। कौन सस्ता करे? तो ये हम अपील करते हैं कि हुकूमत से जगह जगह खड्डे, पूरा शेरशाह हो गया सदर, सब्सिडी दे आपको पूरा पेट्रोल में रिलीफ दें। और रोड जगह जगह रोड खराब हुए हैं, खड्डे इतने पड़े हुए हैं रोड में। तो हम सिंध हुकूमत से अपील करते हैं, मुर्तज़ा वाब साहब से बिल्कुल, और शजीब मेमन साहब से, कि वो रोड को बनाए और गरीब आवाम को सहूलत दें और उनका ख्याल करें। और कुछ कहना चाहेंगे? कैमरामैन साहब इसके पास है। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे? ये कल्चर स्पेशली कराची वालों के साथ क्यों जोड़ा जाता है? क्या करें? इसके पीछे राज क्या है? क्यों लोग कहते हैं कि ये कराची वाला? आदत लगा हुआ है। आदत लगा हुआ है।
ये कराची की पैदावार और कराची में बड़े हो गए। कराची की पैदावार है। क्या नाम बताया आपने? अनवर। अनवर साहब, इतना देर मुंह बंद कैसे रख लेते हैं? आदत हुई है ना। आदत हुई। हाँ। इससे आपको पता है इससे कैंसर भी काज होता है, लेकिन इसके अलावा मुंह इतना छोटा हो जाता है। लाजमी नहीं है कि मावे और सिगरेट से कैंसर हो जाता है। हाँ, वो लाजमी नहीं है कि इन चीजों से ही होगी। हाँ, ऐसे भी वैसे भी हो सकती है। लेकिन ये तो जाहिर वो है ना, वो पश्तो में कहते हैं कि 11 शमा उखरा है। आप खुद अपने मौत को बुलावा दे रहे हैं। वो तो अलग है। देखिए आप इतने स्मार्ट है, कसम से ये मेरे ऑडियंस देखेंगे इतने स्मार्ट लड़के आप, लेकिन मसला सिर्फ ये कि आपके दांत पीले और मेरे नहीं कहेंगे ना। पैगाम दे दे कोई पैगाम, जो खाते उनके लिए क्या पैगाम? छोड़ मावा नहीं, मावा छोड़ है ना। ये चलते फिरते पेंटर बने हुए होते हैं हर जगह, पेंट तू करते तो सारा जगह वो तो सारा दुनिया लाल है। सारी दुनिया लाल है। सारी दुनिया खैर नहीं लाल, सब जगह देखो मैं नहीं लाल ना। आप माशाल्लाह सुर्ख सफेद वो है, लेकिन मैं तो नहीं हूँ ना। आप चले कोई पैगाम दे मेरे ऑडियंस को, कोई पैगाम। क्या पैगाम दे? कुछ भी दे दे, जो कोई भी अच्छी बात बोल। खाली ये अच्छी बात है कि नशों से दूर रहो। नशों से दूर रहो। आप खुद भी दूर रहेंगे ना। प्रॉमिस है, वादा है आपका। चले बहुत नहीं, खैर मावे से नहीं, बाकी नशों से दूर होंगे। अल्लाह अकबर। तो मावे से क्यों नहीं ना, मावे से आपने वादा करना है ना। मावे का ताबिल है अल्लाह का। अच्छा, बाकी नशे करते हैं आप? नहीं, कोई भी नहीं। सिगरेट नहीं, पठान हो गए, नस्वार नहीं, कुछ भी नहीं। नस्वार ये सिगरेट वगैरह ये कोई नशा नहीं, खाली एक ही। अच्छा, मावे पे किसने लगाया है आपको? मावे पे हम खुद लगा हुआ है, क्यों दूसरे का नाम बदनाम। अच्छा, मुझे एक बात याद आ गई। अभी मैं एक से बातचीत कर रहा था, वो कह रहे कि आप किसी जो मावा खाने वाला जो भी बंदा हो, आप 100 रुपए की पुड़िया उसको पकड़ा दे, सारा दिन यूँ समझे कि वो आपके काम करेंगे। ये इसलिए आपके कमा किस चीज रहे, हम कमा किस चीज रहे? वो वैसी बात कर, तो ये अपने नशे के लिए, ये अपना घर का खर्चे के लिए कमा रहे। घर के खर्चे के नशे पे फिर नहीं उड़ाए ना। वो तो देखो, नशा तो अलग है ना, नशा अलग है हमारा, मावा जो है वो। लेकिन पैगाम आपका सिर्फ यही है कि मैं भी छोड़ने की कोशिश करूंगा, आप भी छोड़े। हाँ। मशवरा ये दे रहे हैं। चले, बहुत शुक्र है कि इस पे तो राजी है ना, ये वाला मशवरा तो मान रहे। बहुत शुक्रिया। आइए कैमरामैन साहब और भी लोग हैं, उनसे भी करते हैं बातचीत कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। क्या नाम है? शमशाद खान। शमशाद खान, बड़े किंग की तरह बैठे हैं माशाल्लाह। क्या गा रहे हैं ये, जरा फोकस कीजिए इसी के ऊपर। हमारा टॉपिक पान है। ये कोई नशावर चीज है? ये सिर्फ एक बैठे बैठे नींद नहीं आती, मुंह चलता। बैठे बैठे नींद नहीं आती। लोग तो नींद आने के लिए टैबलेट्स, गोलियों का इस्तेमाल करते। वाहिद शख्स आप है जो आपको नींद आती है। नींद ना आने के लिए आप बैठे देखो, कारोबार तो आजकल है नहीं, बैठे बैठे सुस्ती चढ़ेगी। कारोबार क्यों नहीं है? महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से? तो आप भी अपनी चीजें महंगी कर ले। ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, ऊपर से। अच्छा सर, हमारे सवालात है मावा, गुटखा, पान, इन चीज़ों के ऊपर कि स्पेशली जिनको भी दूर से देखा जाता है, देखते उनके दांतों क्या जो पीलापन होता है, दूर से बंदा पहचान लेता है कि कराची के और मावे का इस्तेमाल करता है। इस कल्चर को ख़ास तौर पर कराची के साथ क्यों जोड़ा गया? वो तो इसलिए, यहाँ तो बच्चे खाते। बच्चे यही तो मसला है ना कि बच्चे खाते। क्यों खाते? ये आप बच्चों से पूछे क्यों खाते? तो बड़े भी तो खाते हैं ना, बड़े मना कर सकते। हम तो मैं आप पे क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा। हर बंदा कोई किसी ना किसी चीज का आदी होता है, कोई ना कोई नशा तो हर बंदा का। लेकिन ये एक ऐसा नशा जो ज़ाहिरी तौर पर आपकी शख्सियत पर दावा बन रहा है। पान का कोई ऐसा इश्यू नहीं। अच्छा, मावे का इस्तेमाल तो आप नहीं करते? नहीं। अच्छा, जो करते हैं उनके लिए पैगाम? मावा इसलिए पता नहीं कब का बन के पड़ा होता है, किस गंदगी के अंदर बनता है। पान आपकी आंखों के सामने बनेगा, ताज़ा बनेगा। ये तो एक आदत है। देखो, यहाँ तो बच्चे को आदत है। मावे से बेहतर है पान आप खाओ, आपकी आंखों के सामने बनता है, ताज़ा बनता है। और रात को सोते वक्त आप ब्रश करें। मावा खाने वाले अक्सर ब्रश नहीं करते, मुंह में मावा डाल के सो जाते। ये आपने कभी नोट किया, जो लोग मावा खाते हैं उनका मुंह भी ज्यादा नहीं खुलता, तो फिर वो इसलिए वो मावा खा के सो जाते हैं, फिर वो उनके मुंह के अंदर रहता है। दांत भी नहीं साफ करते सोते वक्त। नहीं करते। तो आपको नहीं लगता उनका मुंह छोटा आता है। अच्छा, तो आपको नहीं लगता इनसे उनकी शख्सियत खराब होती है? सबको पता होती है, सबको पता है।
तो आपको पता है कि सबसे पहले मावे का इजाद कहाँ पे हुआ? ये नहीं। क्या नाम है सर? इमरानुल्लाह खान। इमरानुल्लाह खान, इतनी अच्छी शख्सियत, पर्सनालिटी, क्या केयर करते हैं अपनी सेहत का? केयर करने का टाइम कहाँ मिलता है यार? भाई केयर तो करते होंगे माशाल्लाह। केयर करने के लिए जमा करते हो, सारा गवर्नमेंट खा जाती है। अच्छा, ये गवर्नमेंट पर क्यों सबके इल्जाम तो लाजमी सी बात है, टैक्स पर टैक्स, बिलों में टैक्स, हर चीज़ में टैक्स गवर्नमेंट खाई, तो हमारे पास क्या बचता? कुछ भी नहीं बचता। ये बात सही है, लेकिन अपने सेहत के ख्याल रखने के लिए कुछ अहम चीज़ें होती है ज़रूरी, जिनको छोड़ना भी पड़ता है, जिनको करना भी पड़ता है। मावा का इस्तेमाल लोग बहुत करते हैं गुटके का, और स्पेशली कराची के अंदर, क्या कहेंगे? ये तो छोड़ने वाली बात हो गई, और अब केयर करने वाली बात बता दें तो नहीं, वो तो छोड़ने वाली बात, अब तो छोड़ने वाली चीज हो गई ना। हाँ, तो मैं वही बोल रहा ना, ये तो इनडायरेक्टली केयर हो गई ना, सेहत का ख्याल रखना हो गया। अगर आप गलत चीज मावा छोड़ देंगे तो पोल्यूशन खा रहे होंगे। नहीं तो क्यों खा रहे होंगे? खा रहे होंगे तो मावे खाने से लाइन में लगे होंगे। मावे खाने से आप अमीर होते? नहीं, मावा खाने से अमीर नहीं होते। दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल, ये अच्छा, ये वाली बात है। मैंने सुना नहीं। दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा, ये वो वाली बात है। अच्छा, तो इसके अलावा तो ये एक वाहिद ऐसी चीज है जो आपकी जाहिरी शख्सियत पर मुतासिर करती है, इसमें कोई शक नहीं है। आप एक हाइपर क्लास के बंदे या जो भी किसी के सामने लोअर क्लास नहीं, वैसी मैं बात कर रहा हूँ, लोअर क्लास किसी के सामने बैठते हैं, बात करते हैं, दांत पीले वगैरह, स्पेशली कराची के साथ इस कल्चर को जुड़ा जाता है, क्या सही है सर? ये चीज़ बहुत आम है। असल में बात ये है कि गवर्नमेंट लेवल पे चीज़ तो काम हो नहीं रहा, ठीक है ना। जिसको पकड़ा जाता है उससे पैसे लेके उसको छोड़ दिया जाता है। साफ सुथरी जगह होता है, माहौल भी गंदी हो जाए, चलते पलते सारे पेंटर है, क्योंकि हर जगह जहाँ लिखा होता है कि या तूकना मन है वही तूकते हैं ना। हमारे खाने से और हमारे बेचने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो बेचते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता, जो खाते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता। असल चीज़ जो है गवर्नमेंट की रोकथाम होना चाहिए, जो है नहीं। गवर्नमेंट सिर्फ इस चीज़ की लगी हुई है, मावे वाले को पकड़ लिया, पैसे लेके छोड़ दिए। चले, आप गवर्नमेंट है, आप क्या करेंगे? सॉरी, आप गवर्नमेंट है, आप क्या करेंगे? आपको मैं इस वक्त मैं डेफिनेटली इसको बैन करूंगा। बैन करेंगे? डेफिनेटली बैन करूंगा। बैन करने के लिए सबसे पहला कदम क्या लेंगे? बैन करने के लिए जाहिर सी बात है, जहाँ से ये चीज़ आ रही है, जो जहाँ से प्रोवाइड की जा रही है, खासतौर पर कराची को टारगेट किया जा रहा है, खाया जाता है यहाँ पर, आसानी मिलता है, आसानी मिल जाता है। बासानी केबिन में क्यों मिल जाता है? सिर्फ उसको पकड़ा जाता है जो बेच रहा होता है, जो बना रहा होता है। असल पीछे से जो काम हो रहा है, जहाँ से चीज़ें आ रही हैं, जहाँ से लाता मैंने कि बल्क की सूरत में आ रही है, वहाँ से आप उसको रोकथाम करें। गवर्नमेंट को चाहिए वहाँ पे काम करे, यहाँ पे काम ना करे, करे काम वहाँ पर जहाँ से बहुत क्वांटिटी में चीज़ आ रही है। इमरानुल्लाह खान साहब, बड़ी अच्छी बात की आपने, लेकिन मैं आखिरी सवाल करना चाहूँगा, आपको नहीं लगता जो मावे भुक्के वगैरह के आदि अपराध है खुद अपनी मौत को बुलावा दे? सर बिल्कुल ऐसा ही है, इसको बैन होना चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। मैं खाता हूँ, मुझे मालूम है, लेकिन इसको बैन होना चाहिए। बैन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इमरानुल्लाह खान साहब की बातें आपने सुनी, हमारे साथ रहिए, और भी लोग हैं, और भी सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। क्या नाम है? इकबाल अहमद। इकबाल अहमद साहब, आपसे बात करेंगे, लेकिन मैं अपने कैमरामैन साहब को दरख्वास्त करूंगा कि इसको भी जरा फोकस कीजिए। ये पाकिस्तानी जुगाड़ कैसे की है? मसला क्या गया, तो लाइट थी पड़ी हुई थी, आगे लगा ली। ये आइडिया कैसे आया? भाई सब आ जाता है, गुर्बत सब सिखा देती है। गुर्बत सब सिखा देती है, बिल्कुल सही कहा। लेकिन ये रात को भी चलता है ये लाइट? सिर्फ और सिर्फ ये नाइट के लिए। नाइट के लिए तो है, लेकिन इसके ऊपर सोलर लगा हुआ है। ये शमसी मतलब शम से चलती है। शम से चलती है, मतलब बैटरी चार्ज हो जाती है फिर? अच्छा, तो दिन भर आप घूमते हैं और बैटरी चार्ज? रात में तकरीबन 12-1 बजे के दरमियान जो काफी अंधेरा होता है ना गलियों के अंदर, तो ये बैकअप दे देती है। ये बड़ा जबरदस्त जुगाड़ किया, नया इनोवेशन है ये। अच्छा सर, ये एक सवाल करना चाहूँगा, जो आम तौर पर पाकिस्तान और स्पेशली कराची के साथ एक चीज़ को जोड़ा जाता है जो कराची का बहुत ही ख़ास कहलाता है, वो है मावा। मावा के आदी लोग, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, यहाँ माशाल्लाह से काफ़ी लोग रहते हैं, काफ़ी तबके के लोग रहते हैं। अब मैं किन तबकों को गिनाऊँ? महाजिर भी हैं, पठान भी हैं, अगवानी भी हैं, सिंधी। अब सबकी अपनी अपनी सोचें, जो बेहतर समझता है खाए। नहीं, कराची में जो भी रहता है, वो महाजिर हो, पठान हो, पश्तून हो, बलोच हो, व्हाटएवर जो भी हो, लेकिन कल्चर स्पेशली कराची के साथ जोड़ा गया है कि जो बंदा मावा खाता है, दूर से बंदा बोलता है ये कराची वाला है। ऐसा क्यों है? वजह ये है कि मैंने अर्ज किया ना कि यहाँ काफ़ी लोग रहते हैं, हर कोई रहता है, हर कोई ना कोई किसी की सखावत को
या तो अच्छी तरीके से निभा लेता है या तो बहुत बुरी तरह। तो आप किस नजर से देखते हैं इसको? इसको मैं देखा जाए तो काफी बुरा है ये। बुरा ना? और अच्छा, एजुकेटेड के लिए तो काफी बुरा है ये। काफी बुरा है, बंदा हंस भी नहीं सकता। डांस वो अगर खाने वाले लोग हैं तो ये बेचारे नादान लोग हैं। नादान लोग, ये शख्सियत पर बड़ा दावा बन जाता है। और जो दान थे वो तो शख्सियत की अहम तरीन जुज़ है ना। बंदा देख के सामने से वो हंस भी नहीं सकता। आपको लगता है ये मूनसून क्लाउड बर्स्ट वगैरह जब होता है ना, ये इससे लगता है कि ये मावे खाने वाले लोगों के मुंह से हो रहा है। इतना सारा पानी एक साथ कैसे जमा कर लेता है? कभी तू गया आपके ऊपर? मतलब गलती से बंदा मस्दे में जा रहा होता है जब हम खाना खाते हैं तो लबाब आता ही है। जब कुछ भी XYZ खाएंगे लबाब आएगा, लेकिन कुछ लबाब फायदेमंद होता है, कुछ लबाब जहर बन जाता है। अब ये गुटखा जहर है। अब लाजिम बात है ये तो मैं लेबोरेटरी में तो नहीं बैठा हूँ, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ ये जहर है। जहर है, मावे से कैंसर काज होता है। कैंसर लगता है। पैगाम क्या देंगे मावे खाने वाले लोगों के लिए? इस वक्त आपको सब ऐसे समझे कि सारे मावे वाले देख रहे। अगर छड़े छा दो तो ज़्यादा अल्लाह से प्यार है तो चले जाओ। अगर बाल बच्चे वाले हो तो अपने बच्चों को देखो। पैगाम यही होगा ना, वो ज़ाहिरी उस पर भी तो शख्सियत पर भी तो असर पड़ता है ना, ज़ाहिरी तौर पर। उस हवाले से भी कोई पैगाम दे। देखें, अगर ये छोड़ोगे तो आपकी औलादों की शख्सियत बढ़ेगी, आपकी तो नहीं। आप तो कर चुके, जो करना था कर चुके, अब उसको बेहतर कर लो। शायद हो सकता है तुम्हारे बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल बन सके, चार पैसे उससे बच जाए तो किसी पढ़ाई किताबों में काम आ जाए उनके, या कुछ वो जो खेलना चाहते हैं, फल फ्रूट खाना चाहते हैं, यानी पैसे ज़ाया कर, पैसे मावा लेके खाना। पैसे तो देखें, मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी को मना नहीं कर सकता, लेकिन खुद से कोशिश कर सकते हैं वो। ऐसा हमदर्द आप उन्हें सजेशन मशवरा दे रहे कि नहीं खा, ना खाएं तो बेहतर है, और खाएंगे तो फिर तो उनके लिए भी बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर है। फिर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनके बातें सुनी। आगे चल के और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो क्या इस कल्चर के हवाले से, या जो लोग अपनी मर्ज़ी की मौत खुद अपने आप को दिला रही है, तो उनका क्या कहना है। आगे और भी लोगों से मुलाकात करते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह के शोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आप कमेंट भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट शो किस हवाले से की जाए या किस टॉपिक के ऊपर हमारा सेगमेंट हो। तब तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद इस्माइल को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। उस्ताद अब्दुल सत्तार नुस्दसत सियोपंचा लियारिया वदी बुताई आइए कवला रोहिर कप्ती बलूचिस्तान शहर बमपूरा चलोडुबार कुतग कराची दमग लियारिया जामिन बुतग आइया चा कसानिया साउज जेमला गो हुब बुतग बिंदाती वानुगसान गपत आइया उस्ताद नजर मोहम्मद शागिर्दिया साउज जेमले पेड़ हेल गिप्तग चर्शिया पद यक जवानी गुशंदये बिस्तारा अयोतेज़म पेशताश तक EMI ग्रामाफोन कंपनी आइए तवारा च मुतासिर बुतग ओगो हाइया राबतई कुतग आइए अवली सौत दिल कंते पिरियात रिकॉर्ड कनक बुत इस सौते नामदार वागा पद EMI ग्रामाफोन कंपनियां आइए बाजी सौत रिकॉर्ड कनाई उस्ताद सत्तारे सौतानी बाजी सीडियो नवार शिंग बुता आइए शागिर्दानी तहा कासिम अमीन, आरिफ बलूच, इमाम बख्श मजनू, शौकत मुराद, शाहजान दाऊदी, इमाम बख्श मस्ताना, हुदगी बासी नाम आवारन उस्ताद सत्तार बलूच अब्तादो यक साल हमरा 14 अप्रैल 2006 लियारी दमक गुल मोहम्मद लैना बीरान बुत बलूच राज आइए वशी तवारा च जिबार बुत
मेरा नाम डॉक्टर आयजा काशिफ है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है। मैं इस वक्त शंघाई अमेरिकन स्कूल में बायोलॉजी और माहौलियाती साइंस की उस्ताद के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही हूँ। मैं 2012 में चीन आई और अब तकरीबन 13 वर्ष हो चुके हैं। मैं चैंग जियांग के इलाके में मुकीम हूँ और मुझे ये कम्युनिटी बहुत पसंद है क्योंकि मेरे नजदीक एक मिसाली बस्ती वो है जो साफ सुथरी, पुरअमन और जहाँ ट्रैफिक कम हो, और यहाँ ये तमाम खूबियाँ मौजूद हैं। चीन में जिंदगी वाकई निहायत आसान है। ताओबाओ मेरी पसंदीदा ऐप है। मैं अक्सर ऑनलाइन खरीदारी करती हूँ और ऑर्डर बआसानी घर पहुँच जाता है। मेरी जिंदगी का मकसद हमेशा यही रहा है कि मैं अपनी सलाहियतों को माशरे की खिदमत के लिए इस्तेमाल करूँ। चूँकि मैं मेडिसिन और ड्रग्स के बारे में जानती हूँ और नौजवानों से मुझे खास मोहब्बत है, इसीलिए मेरा मिशन भी इनकी बेहतरी के लिए है। मेरी और डॉक्टर आयज़ा की मुलाकात एक इत्तेफाकिया मौका पर हुई। जब वो आर्जी रहाइश की रजिस्ट्रेशन के लिए आईं तो उस वक्त हम चैंग जियांग टाउन में इंसदाद मुनशियात के सफ़ीरों की भर्ती कर रहे थे। उन्होंने भर्ती का नोटिस देखा और फौरी तौर पर गहरी दिलचस्पी जाहिर की। चूँकि वो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हैं और वो चीन आने से कबल अमरीका में मुकीम थीं और वहाँ उन्होंने मुनशियात के इस्तेमाल के बायस पैदा होने वाली मुआशरती तबाही को अपनी आंखों से देखा था। उसी तजर्बे की बुनियाद पर उनका मानना था कि इस मौजू पर शऊर पैदा करने की बहुत ज़रूरत है। 2016 में इत्तफाकिया तौर पर मेरी नज़र एक इश्तिहार पर पड़ी जिसमें शंघाई में मुनशियात के इस्तेमाल के खिलाफ मुहिम के लिए सफ़ीर बनने की दावत दी गई थी। खुशकिस्मती से मुझे मुंतखब कर लिया गया। एंटी ड्रग एब्यूज एम्बेसडर के तौर पर काम करना मेरे लिए एक खुशगवार तजुर्बा था। चंद माह बाद मुझसे दरियाफ्त किया गया कि क्या आप माहौलियाती मकसद के लिए काम करना चाहेंगी? हमारे पास रिवर इंस्पेक्टर की एक आसामी खाली है। मैंने बिला झिझक फौरन जवाब दिया, जी हाँ जरूर। ये 2017 की बात है। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं दरिया की हालत का जायजा लूं और इसकी रिपोर्ट तैयार करूं। दरिया साफ है या नहीं, अगर दरिया में कोई चीज मौजूद हो तो मैं इसकी तस्वीर लेकर मुकामी हुकूमत या रिवर चीफ को रिपोर्ट करती हूँ। मैंने इलाके के दरियाओं की दर्जाबंदी की और मालूम हुआ कि वो शदीद आलूदगी का शिकार थे, जिनमें कचरा, मट्टी और जहरीले केमिकल्स शामिल थे। हमने इस पर मुनासिब कार्रवाई की, तस्वीर ली, पोर्टल पर रिपोर्ट की और मुतल्लिका हुक्काम को आगाह किया। मुकामी हुकूमत के ताउन से तमाम कम्युनिटीज इस सफाई मुहिम में शामिल हो गईं। इसके नतीजे में पानी की सफाई में नुमायां बेहतरी आई। हुकूमत ने सनतों को इलाके से बाहर मुंतकिल किया और दरिया में फुजला डालने पर मुकम्मल पाबंदी आयद की। अवाम की जानिब से प्लास्टिक फेंकने का अमल भी रोका गया और इस पर बाकायदा पाबंदी लगा दी गई। वो रोजाना रात के खाने के बाद अपने शोहर और फैमिली के साथ सैर के लिए निकलती है। अगर रास्ते में दरिया में कोई कचरा नजर आ जाए तो वो बर वक्त उसकी इत्तिला देती है। रिपोर्ट करने का तरीका बहुत आसान है। हमारे पास एक मोबाइल ऐप है जिसके जरिए वो सिर्फ अपना फोन खोलती है, तस्वीर लेती है और रिपोर्ट अपलोड कर देती है। इसके बाद मुतल्लिका इदारे फौरी तौर पर सफाई के लिए पहुंच जाते हैं। जब मैं चंद साल पहले शंघाई आई तो हमने महसूस किया कि यहाँ परिंदों की आवाज सुनाई नहीं देती थी, लेकिन अब चंद साल की मेहनत के बाद हम फिर से परिंदों की आवाजें सुन सकते हैं। ये इसलिए है कि इकोसिस्टम की हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। अगर हम इस निज़ाम के एक हिस्से की हिफाजत करते हैं तो खुद ब खुद बाकी हिस्से भी बेहतर होने लगते हैं। अब यहाँ का पानी पहले से बहुत साफ है, जिसकी वजह से पूरे इलाके का माहौल भी ज्यादा साफ और सेहत बख्श हो गया है। चीन में मैंने देखा है कि लोग कम्युनिटी की सतह पर बहुत सरगर्म होते हैं और मुख्तलिफ समाजी मकासद के लिए खुद से आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं। पाकिस्तान की आबादी भी बहुत बड़ी है। अगर हम सब जाती सतह पर थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी लेना शुरू कर दें और हर शख्स किसी न किसी तरह शिरकत करे तो हम एक बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकते हैं। छोटे छोटे इक़दामात बड़े नताइज पैदा करते हैं। कम्युनिटी की शमूलियत और खुद से आगाज करना, यही वो चीजें हैं जो हमारे मुल्क को एक बेहतर मकाम तक पहुंचा सकती हैं। आज मेरा काम माहौल के तहफ़्फ़ुज़, अवामी सेहत और तालीम जैसे शोबों से वाबस्ता है। चाहे वो हमारी नदियों को साफ रखना हो, तुलबा को तालीम देना हो या मनशियात से बचाव की आगाही देना हो। मेरे नज़दीक इन सब का मकसद एक ही है, माशरे की खिदमत करना, जिंदगियों को बेहतर बनाना और अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक महफूज और बेहतर दुनिया छोड़ कर जाना।
उनकी क्लास लेने से पहले मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे माहौलियाती मसाइल के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं था, लेकिन जब मैंने उनकी क्लास ली तो हमें कई केस स्टडीज़ पढ़ने को मिली और क्लास में मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बहस व मुबाहिसा भी हुआ। मेरा मानना है कि इन सरगर्मियों ने मेरी माहौलियाती मसाइल की समझ बूझ को बेहतर बनाया और मेरे अंदर इस हवाले से शऊर उजागर किया। केस स्टडीज़ को पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और बेहतरी के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। हमारी क्लास में डॉक्टर आयज़ा काशिफ हमें शिंगाई के एक फॉर्म पे ले गईं। ये फॉर्म एक ऑर्गेनिक फॉर्म था और फॉर्म के मालिकान ने हमें दिखाया कि कुदरती तरीक़ों से फसलें किस तरह उगाई जाती हैं। मुझे यकीन है कि इस तजुर्बे ने मेरे अंदर ये शऊर भी पैदा किया कि फसलों को दुरुस्त तरीके से किस तरह काश्त किया जाता है। मुझे लगता है कि डॉक्टर आयज़ा काशिफ का पढ़ाने का अंदाज बहुत पुरजोश और मुतासिरकुन है। मुझे याद है कि मैं चौथी और 10वीं जमात दोनों में उनकी बायोलॉजी की क्लासेस में थी और वो बहुत जोशो जज्बे से माहौलियाती पायदारी यानी माहौल की हिफाजत की मुख्तलिफ अमली तदाबीर पर बात करती थीं और ये भी बताती थीं कि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल पर मुस्बत असर डालने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये सब कुछ बहुत ही हौसला अफजा और मुतासिरकुन था। बचपन से ही पढ़ाना मेरा शौक रहा है। जब मैं छोटी थी तो अपने बहन भाइयों को इकट्ठा करती और उन्हें कुछ न कुछ सिखाती, जैसे रियाजी पढ़ाना या सीखने के लिए गेम तरतीब देना, जो मेरा पसंदीदा मशगला होता था। मैं हमेशा कोई न कोई तालीमी गेम तैयार करती और अपने बहन भाइयों को मुनफरिद और मुख्तलिफ अंदाज में पढ़ाती। यही मेरे लिए तदरीस का असल मुहर्रिक था। बाद में जब मैं चीन में इंटरनेशनल स्कूल में आई तो मुझे मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुक रखने वाले अफराद से मिलने का मौका मिला। हमारे स्कूल में 33 मुख्तलिफ कौमियतों के लोग मौजूद हैं, जिससे मुख्तलिफ कल्चर्स को जानने और सीखने का मौका मिला। इसने मेरी सोच को वसी किया और मेरे अंदर सीखने और सिखाने का जज्बा मजीद बढ़ाया। नवाब अकबर खान बुगटी 12 जुलाई 1920 हफ्ता बारखाना वदी बुताई। आइए कमाशे नाम नवाब मेहराब खान बुताई। नवाब अकबर खाना लाहौर एचिसन कॉलेजा वती वानक दर बुरतक चरिशियापत आयवती गेशी वानक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटिया दर बुरतक 19 चलो शशा वती कबीला है 19 सरदार जुड़ बुताई। 19 पंजाब हश्ता वजीर मुमलिकत बिस्तारा बुंजाई काबीना अवार बुतग 19 अब्तादो सेहा बलूचिस्तान गवर्नर बुतग 19 अश्तादो हश्ता बलूचिस्तान सूबाई असम्बली बास्क गिचिन बुतग फरवरी 19 अश्तादो नोहा बेगर दा अगस्त 19 नवदा बलूचिस्तान सरवजीर बुतग 19 नवदो से है लस गिचिन कारियां चा डेरा बुकटिया कौमी असम्बली बास्क गिचिन बुतग। कौमी असम्बली दीवाना हया उर्दू जुबान बायकॉट कुतक हुवती माती जुबान बलूचिया गुश्तांग दातक 2005 डॉक्टर शासिया खालिद वाक़या पद नवाब बुकटिया रियासत इलाका तवार चिस्तकुत उदीम पा कुहारब 26 अगस्त 2006 कोहलुए दमा त्राथानिया आया शहीदी जाम नोश कुत। उस्ताद अब्दुल सत्तार 1955 लियारिया वदी बुताई। आइए कवला रोहिर कप्ती बलूचिस्तान शहर बमपूरा चलोडुबार कुतक कराची दमग लियारिया जामिन बुतक आइया चा कसानिया साउज सेमला गो हुब बुतक बिंदाती वानुगसान का पद आइया उस्ताद नजर मोहम्मद शागिर्दिया साउज जेमले पेड़ हेल गिप्तक चर्शिया पद यक जवानी गुशंदये बिस्तारा आयोते इज़म पेश ताश तक ये माई ग्रामाफोन कंपनी आइए तवारा च मुतासिर बुतक ओगो हाइया राबताई कुतक आइए अवली सौत दिल कंते पिरियात रिकॉर्ड कनक बुत इस सौते नामदार हुआगा पद ये माई ग्रामाफोन कंपनियां
आइए बाजी सौत रिकॉर्ड कनाई उस्ताद सत्तारे सौतानी बाजी सीडियो नवार शिंग बुतंग। आइए शागिर्दानी तहा कासिम अमीन, आरिफ बलूच, इमाम बख्श मजनू, शौकत मुराद, शाहजान दाऊदी, इमाम बख्श मस्ताना, खुदगी बाजी नाम आवारन। उस्ताद सत्तार बलूच अब्तादो यक साल हमरा 14 अप्रैल 2006 लियारी दमक गुल मोहम्मद लैना बिरान बुत बलूच राज आइए वशी तवारा च जिबार बुत। जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया था, मेरी ये कोशिश है कि तालीम को तुलबा के लिए ज़्यादा दिलचस्प और बामकसद बनाया जाए ताकि वो अपनी हकीकी ज़िंदगी के तजुर्बात से इसे जोड़ सकें। इस साल के मंसूबों में से एक मंसूबा तालीमी साल के आगाज़ पर स्टेम करियर्स पर तहकीक से मुतल्लिक था। तुलबा ने मैरीन बायोलॉजिस्ट यानी समंदरी हयातियात के माहिरीन, दरख्तों के सर्जन्स, न्यूरोलॉजिस्ट यानी दिमागी अमराज के माहिरीन और रेडियोलॉजिस्ट जैसे शोबों पर तहकीक की। उन्होंने इन पेशों के लिए मतलूबा तालीमी काबिलियत, मोतबर जामियात और दीगर साइंसी पेशों से मुतल्लिक मालूमात हासिल की। ये आज़ाद तहकीकी मंसूबा हमारे इस नज़रिए से हम आहंग है कि 21वीं सदी तहकीकी महारतों की सदी है, जो ख़ास तौर पर स्टेम मज़ामीन के लिए नहायत अहम है। साल के आगाज़ में हमने एक और दिलचस्प मंसूबा तैयार किया जो सेहतमंद ग़िज़ा का मंसूबा था। इस प्रोजेक्ट में तुलबा ने यह मंसूबा बंदी की कि उन्हें गोश्त, सब्जियां और अंडे वगैरह कितनी मिकदार में खाने चाहिए, या नाश्ता, दोपहर के खाने और रात के खाने में क्या खाना चाहिए। उन्होंने ये भी तय किया कि उन्हें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स और चिकनाई की कितनी मिकदार लेनी चाहिए। तुलबा ने अपने लिए एक मुकम्मल ग़िज़ा का मंसूबा तैयार किया जिसमें मुनासिब मिकदार यानी पोर्शन कंट्रोल का ख़ास ख्याल रखा गया, क्योंकि मोटापा दुनिया भर में सेहत का एक बड़ा मसला बनता जा रहा है। इस मंसूबे का मकसद तुलबा में ये शऊर पैदा करना था कि सेहतमंद रहने के लिए उन्हें किस किस्म की खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर इस साल मैंने अपने तुलबा को एक ख़ास मंसूबा दिया क्योंकि मैं जानती थी कि आजकल ज़्यादातर तुलबा सेहतमंद ग़िज़ा के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, क्योंकि आजकल जंक फूड यानी गैर सेहत बख्श खुराक आम हो गई है। बायोलॉजी में सेहतमंद ग़िज़ा की अहमियत को उजागर करने के लिए मैंने तुलबा को ये ज़िम्मेदारी दी कि वो अपने साथियों के लिए मुख्तलिफ हालात में मखसूस ग़िज़ा के मंसूबे तैयार करें, जैसे वर्जिश करने के दौरान, मुकाबले से पहले की एंग्जाइटी यानी घबराहट को मैनेज करने के लिए, या ख़ुसूसी ज़रूरतों के तहत जैसे कि रेसलिंग ट्रेनिंग के दौरान। ऐसे में तुलबा ने सोचा कि इन मखसूस हालात के लिए कौन सी ख़ुसूसी ग़िज़ा तैयार की जाए। मेरे तुलबा ने ये ग़िज़ा का मंसूबा तैयार किया जिसमें बीफ स्टेक, ब्लूबेरीज़ और स्पेगेटी शामिल थी। इस ग़िज़ा में 4 ग़िज़ाई ग्रुप्स शामिल थे: प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फल और सब्जियाँ। ऐसे मंसूबे तुलबा के लिए सीखने के अमल को बामकसद और खुशगवार बना देते हैं। मुझे खिदमत का जज्बा बहुत पसंद है, इसीलिए मैं अपने स्कूल के रूट्स एंड शूट्स क्लब से वाबस्ता हूँ। शंघाई अमेरिकन स्कूल में क्लबों का एक शानदार निज़ाम है। हमारे स्कूल में 40 मुख्तलिफ क्लब हैं जो तुलबा की कायदाना सलाहियतों को उभारने में मदद करते हैं। पायदारी को फ़रोग़ देने के लिए मैं रूट्स एंड शूट्स नामी क्लब चलाती हूँ जो डॉक्टर जैन गोडाल की कायम करदा एक बैनुल अक़वामी तंजीम का हिस्सा है। ये तंजीम सब्ज़ मकामात की हिफाजत, रीसाइक्लिंग और जानवरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ जैसे मंसूबों पर काम करती है। मेरा मंसूबा 4 मुख्तलिफ शोबों में चल रहा है। हमारे स्कूल में एक किचन गार्डन है, हमारे पास एक रीसाइक्लिंग यानी अशिया को दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाने का मंसूबा भी है जिसे मेरे तुलबा चलाते हैं। एक और मंसूबा लिटिल स्पोर्ट्स के नाम से है जिसमें हम छोटे बच्चों को तालीम देते हैं। इसके अलावा हम मादूमियत के ख़तरे से 2-4 जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी आवाज़ बुलंद करते हैं। ये तमाम क्लब
तुलबा खुद चलाते हैं। वो सदर, शरीक सदर, नायब सदर और सेक्रेटरी जैसे ओहदों पर काम करते हैं, खुद फैसले करते हैं और इक़दामात उठाते हैं। इस तरह की तालीम उन्हें ये सिखाती है कि किसी सदर, क्लब मेंबर, नायब सदर या सेक्रेटरी की तरह कैसे सोचना है। ये अमली तौर पर सीखने की एक बेहतरीन मिसाल है जो हम अपनी क्लासरूम की तालीम में शामिल करते हैं। I am an exec in the Reservists and Shoots Club, which is in charge of the recycling sector. मेरा नाम ब्रायन यान है और मैं रूट्स एंड शूट्स क्लब का रुकन हूँ जो रीसाइकलिंग के शोबे की निगरानी करता है। क्लब के औकात में हमारा काम ये होता है कि हम रोज़ाना रीसाइकलिंग के डब्बों से कचरा इकट्ठा करते हैं और फिर इसे स्कूल के पिछले हिस्से में जमा करते हैं। बाद में रीसाइकलिंग कंपनियों के नुमाइंदे आकर इस मवाद को रीसाइकिल करते हैं। इस अमल से हासिल होने वाली आमदनी हमारे स्कूल की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होती है। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या हाल है? ओह या आई कैन सी इन बाली। हाँ, कैसा टाइम गुजर रहा है आपका? बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है यार, बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है। आज मेरे दोस्त का कॉन्सर्ट है। कल मैं और ब्रेंडन कुकिंग क्लास अटेंड की थी हम लोगों ने। I always connect with my family by either visiting them before when my kids were younger. We would always visit. मैं हमेशा अपने ख़ानदान से जुड़े रहने की कोशिश करती हूँ। माजी में जब मेरे बच्चे छोटे थे तो हम साल में 2 मरतबा पाकिस्तान का सफ़र करते थे। इस साल भी हम जनवरी में पाकिस्तान गए। दीगर मौक़ों पर हम फेस टाइम, वीचैट और व्हाट्सएप जैसे ज़राए की मदद से अपने अजीज़ों से राब्ते में रहते हैं। जब मैं चीन आई तो यहाँ की अक़दार को करीब से देखा। मुझे ये जानकर हैरत और खुशी हुई कि चीनी अक़दार इस्लामी और पाकिस्तानी अक़दार से बहुत ममासलत रखती हैं। ख़ास तौर पर एक बात जो मेरे दिल को बहुत अच्छी लगी वो थी बड़ों का एहतराम। पाकिस्तान में हम अपने बुजुर्गों का ख्याल रखते हैं। वालिदैन ख़ानदान का सबसे अहम हिस्सा होते हैं और चीन में भी यही रवायत है। यहाँ भी वालिदैन का बहुत ख्याल रखा जाता है। ख़ानदान एक साथ रहता, खाता और खुशियाँ मनाता है। मेरे लिए ये बहुत ख़ास था। यही वो चीज है जिसने चीन को मेरे लिए मेरे वतन से दूर एक दूसरा घर बना दिया। मैं चैंग जियांग और पोतोंग से बेहद मोहब्बत करती हूँ। हम सबको मिलकर ही अपने माशरे को एक बेहतर और खुशहाल जगह बनाना होगा, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी आइंदा नस्लों के लिए भी। कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान। फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदअमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं। हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है। आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है। मुझे 25 दिसंबर 1982 का वो दिन आज भी याद है जब मैं लाहौर जिमखाना में अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ कॉफी पी रहा था। तो मेरे एक दोस्त ने इंतहाई समझदारी का सवाल किया। उसने कहा कि मुनव्वर,
तुम यहाँ की मेंबरशिप भी नहीं ले लेते। मैंने इंतहाई बेकार जवाब दिया, किस खुशी में लूं? लेकिन अब एहसास होता है कि मेरे इस बेकार से जवाब ने मुझे बहुत सी खुशियों से महरूम कर दिया। जिमखाने की मेंबरशिप का क्या फायदा? ये अपनी जगह, लेकिन अब तो जिमखाने की मेंबरशिप मिलना ही मुश्किल है। एक लंबा इंतजार करना पड़ता है या फिर करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे खुशी है कि मेरे समझदार बेटे ने गवादर जिमखाने की मेंबरशिप ले ली और इस फैसले से उसके आने वाले नस्लों को भी फायदा पहुंचता रहेगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि गवादर कराची, इस्लामाबाद और लाहौर से बहुत जल्द आगे निकल जाएगा। गवादर पाकिस्तान की मेन रोड है और हमारे लाहौर के दोस्तों को भी गवादर आना पड़ेगा। मैं भी आपको यही मशवरा दूंगा, वक्त ज़ाया ना करें, ये वक्त वापस नहीं आएगा। गवादर जिमखाने की मेंबरशिप के लिए अभी अप्लाई करें, बिफोर इट्स टू। बानुल दश्तियारी 1925 कराची कहानो कदीमी दमक लियारिया वधी बुताई। बानुल दश्तियारी कमाशे नाम मलंग शाह हाशमी बुताई, आयक सूफी सैयदी बुताई, आये हारूस गुइसरार आरफिया बुताई, आये असल नाम अब्दुल कादिर बुताई, आये कवला ईरान दमक दश्तियारिया लडुबार कुतग मस्कता शुताई, चरिशपत कराची दमक लियारिया हदका गुजाह मिनंद बुताई। बानुल दश्तियारी असली नाम सैयदा नाज बीबी बुताई, आया फारसी और अरबी तालीम चवती माता दर बुताई, आया बलूचिया हबीब उर्दू सिंधी और फारसी हम जानतक, आचा कसानिया बाज जहीन बुताई। बानुल दश्तियारी साचिश बासे ताको ताकबंदा चापो शिंग बुतगा। बानुल दश्तियारी गजले शाहिराई बुताई, आया रिदाक नवेसी बिंदात चा 5 रोची जमाना कराचिया कुताई। जमाना तहा आये कालम बल्लू कपूते नामा दिसंबर 1968 बेगिरदा मई 1900 अब्तादा चापोशिंग बुतगम। आया सैयद जहर शाह आशमी वड़ी नामदारी शायर और निबिश्ताकार ये सरो सोच गुन बुतगम। बलूची अदबा बानुल दश्तियारी यक जिताई जाहो मकामी। बानुल दश्तियारी 12 नवंबर 1992 बीरान बुताई। आइए मुदामे वाबजा लियारिये दमक मेवशा कब्रिस्तान ही। गोलेचारों का नीमावती फिल्म फेस्टिवल प्रोग्राम दीमतरा बने और शुमारा पेशदारे ने वशी वशी फिल्म वशी वशी सीन वशी वशी कंटेंट। जी हो माँ रवेन्यू मालिका, ओहो बेहतरीन बेहतरीन यह फिल्म में मालिका। और आइए डायरेक्टर फरहान नाज ये कंटेंट है कि बलूची ज़बान तहा जाल बोल छिया पुश्तियाँ। जी हो यानी कि बलूचिस्तान तहा बलूच कौम में तहा बलूच राज्य तहा जनीन भी जाल बोल भी फुटबॉल लेब कुट कना। और फरहानाजा आयनी जोहद वास्ता आयनी देमतर रवा के वास्ता ये फिल्म जोड़ कोता मना उम्मीद है कि शुमा चाहता शुमी भी इमोशनल जज्बात गन्ना दर के शुमी भी वादे जाल बोल गोंडे चौका जनिका आयना भी स्पोर्ट होगा धीमा बने। मनी नाम माइल कई मैं एक नेशनल कीपर हूँ। मना फुटबॉल सब बास दोस्त भाई मन लूटी की मैं देमा पुआनी भी और फुटबॉल लैब भी बिकनी। मन सोबे सर रवि स्कूला चिकाई पद रवि ट्रेनिंग का अगर ट्रेनिंग न भाई तो माती वानी मैं एक इंटरनेशनल फुटबॉलर बना भी।
The stories of women and girls in Pakistan often share a common theme, one of oppression, struggle, and despair. But not this story. This is Lyari, a vastly culturally and ethnically diverse town within the city of Karachi, Pakistan. One of the earliest settled areas of Karachi, Lyari is the most densely populated region of the city. Many would consider Lyari a slum, but those from the town know it as so much more. With its flourishing underground hip-hop movement, gifted filmmakers, writers, photographers, and artists, Lyari is rich in talent and expertise. However, one major love sets it apart from all other regions of the country, and that is its love of football. Often called Little Brazil, Lyari is recognized within the country and beyond as a major hub for everything football. The community comes together around this sport, more so than anything else. So why is Lyari so important to the story? Well, Lyari produces some of the most talented football players in the country, like Mailika Baloch. At 16 years old, Mailika has proven herself to be an award-winning footballer. Mailika serves as the goalie for the Lyari Women's Football Academy. मन 5 मेडल कटता और अनु यक माई वेगे के मना बेस्ट कीपर अवार्ड ही मिलता. Lyari Women's Football Academy started as a team of just 2 female players and has grown to an award-winning team of almost 30 professional athletes. 2015 चे मैं जो गर्ल्स कोच है लाला इमरान है तो आइए स्टार्टिंग से होता जिनकर टीम में वास्ता आइए बात स्पेशल होता है चीज़ है स्टार्टिंग तो 2 प्लेयर्स से गुना कोता बीतेगी हमारी टीम जब अकेडमी में बुनियाद भी था तो स्टार्टिंग में 2 प्लेयर्स ही होता और अल्हम्दुलिल्लाह अन्य जो मैं करा गर्ल्स ही हस्ता एटलीस्ट नियर टू 30 यहाँ और ईशान है तो का कुछ इंक्लूडिंग 5 to 6 गर्ल्स जो हस्ता आइना नेशनल लेवल तक भी लेप होता. Mailika's journey started when she was a little girl with big dreams. मना कसानियाचे शौक होता कि मैं फुटबॉल लैब बिकनी मन डन्ना जागा ना लैब करता तो मना और ज़्यादा शौक होता तो मती अब्बेरा गुस्ता आई मना अकेडमी एडमिशन करना था. Also recognized as a strong student, Mailika balances her studies with her sports. मन वानक भी दोस्त भाई और फुटबॉल लैब भी दोस्त भाई मन लूटी की मन बुआनी भी और फुटबॉल लैब भी बिकनी. But even with football being as celebrated as it is in Lyari, being a female player isn't supported by the majority of the community still to this day, but it's getting better. जब शुरू में सरबाजी ग्राउंडा लैबा बुतगो तो आमोदे मर्दमा अबर कुर्ता किए जाने के फुटबॉल लैब का तो मनी फैमिली मना सपोर्ट करता. Mailika's success has a lot to do with the support she has received from her mother and father. पेस मास में दोवेशी सपोर्ट कनी और मैं ख्वाहिश के धीमा बरो ज़्यादा बुलंदी है तो का बीबी के मैं नाम रोशन पे का और जागे शी नाम बीबी. मैं मालिका इजाज़त दाता मैं उस्ताबिले फुटबॉल लैब का मनी साहब जनक बचकानी माना यक के हमें कई ख्वाहिशां देमा फुटबॉल लैब कुत का बिले उती पूरा का ख्वाहिशा शो देमा हमें का मतलब शुद्ध का तरक्की कुत का बिले गंते फुटबॉल हवाले अचे एजुकेशन हवाले अचे मतलब ये चीज़ें हमारा सपोर्ट करनी सज्जन चीज़ा नहीं बिले रो देमा तरक्की का. Mailika's reputation has had a ripple effect on the girls in her school and community. She has become an inspiration for others. जैसे हमारे स्कूल के कुछ बच्चे माइलिका का खेल देखकर उनमें भी इंटरेस्ट होता है कि हम भी फुटबॉल में खेलें. जैसे अगर माइलिका का मिसाल के तौर पे कभी कोई मैच होता है हम जाते हैं बच्चों के साथ तो उनमें बच्चे भी इंटरेस्ट लेते हैं माइलिका को देखकर. तो हम चाहते हैं कि हमारी स्कूल की जो तालिबा है माइलिका उनको आगे बढ़ने का मौका दें उनका जो टैलेंट है वो सबके सामने आए लियारी में. With her family and her school's support, Mailika shines on and off the field.
Mylika and her teammates could not do what they love without the dedication and volunteered time of their coaches. Imran Baloch is the coach of the Lyari women's team. A decorated football player in his own right, Imran has a passion for the sport that shows in his dedication to his players. जहाँ तक मैंने माइलिका का सवाल है, माइलिका बहुत टैलेंटेड चुके और अंगा तक आइए मतलब जब जो भी मैच लेप को था तो बहुत बेस्ट था गुज़श्ता 2 माह पेसरा में राइट टू प्ले फाइनल लेप को थे आउदा माशाल्लाह बेस्ट गोलकीपर बुत आई परफॉर्मेंस बहुत चल रहा माइलिका माशाल्लाह आइए बहुत शौक है जुनून है तकनीकी सलाहियत है ये तो करते और बस इंशाल्लाह कि मन उम्मीद करना जो मैं कोशिश करना मेहनत करने का ये तरह जो आइए तकनीकी सलाहियत हस्ते ये तो इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हुआ माइलिका से इंशाल्लाह बहुत जल्दी इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट करते और नेशनल सतह फुटबॉल लेप करते इंशाल्लाह. Using money from their own pockets, the coach and leadership team of the Lyari Women's Academy have successfully grown the team and single-handedly coached and carried them to success. मैं बेसिकली लारी प्लेयर हाँ मैं लारी लैपकना और मैंने कोच नाम इमरान है और मैं हेड कोच शब्बीर है सर शब्बीर हमारा गाइड करते और सर इमरान में बेस्ट कोच लारियत का जो हमारा इक्का तक आती हमारा शहरी अपॉर्चुनिटी दनते शहरी अकेडमी मतलब मैं शहरी अकेडमियत का लेब है अन्नू मन लियारी फुटबॉल अकेडमी ज्वाइन करता ये अकेडमी है कोच हमारा बात सपोर्ट का और वश ट्रेनिंग दा हमारा किट चीज़ फ्री है दा मेकरा पैसा नजूरी मन लियारी वुमेन अकेडमी लेब करने गया मना कम से कम अब ते साल में लेबे हैं मैं पाकिस्तान टीम रिप्रेजेंट करता मैं लाहौर शुतगा इस्लामाबाद शुतगा हैदराबाद शुतगा सेंट टीमें वास्ते शुतगा माँ जो अकेडमी लेब करने गया मतलब एक का सपोर्ट का फ्री ऑफ कोर्स है ना कोई फीस दे रही ना कुछ एनीथिंग हमारा एक का सपोर्ट का मैं पाकिस्तान टीमें वास्ते भी शुतगा आए नहीं बदौलत शुतगा मतलब जो माँ प्लेयर अर्चिया माँ सर इमरान बदौलत ही शुतगा माँ बाज मेहनतवार होती कोच है और होती फैमिली है कि मना एक का मतलब सपोर्ट करते गए जो मैं एक का कुछ हासिल करता. While the coaches have been successful so far in helping these young women stay on the field, their individual financial support is simply not sustainable. Even कुछ अंची भी difficulties यस्ता जो मैं अकेडमी रन करने के जो चीज़ें हमारा need है as financial support, sponsorship and support for women कि माँ लुटे के मई बैक एक सपोर्ट भी थे ये चीज़ें ज़्यादा प्रमोट करने के वास्ते ताकि मैं हाई लेवल तक और इंटरनेशनल लेवल तक भी हाईलाइट भी करें कि माँ ए प्लेटफॉर्म में सारा वर्क करने गए मई जो ऑर्गेनाइजेशन यस्ते लियारी फुटबॉल अकेडमी माँ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है माँ वती सेल्फ फाइनेंस से सारा वर्क करने के और माँ पॉकेट मनी सैलरी पर्सन है माँ अकेडमी तो अमित जो ऑफिशियल यस्ता दो सैलरी पर्सन है वती पॉकेट मनी है सारा एक्सपेंस करने के चुपकाने सारा और ये वाहिद अकेडमी पूरा कराची होता मैं जो मैं करा लाइसेंस क्वालिफाइड कोचेस यस्ता प्रो लाइसेंस क्वालिफाइड कोचेस असता और टोटल कोचेस डिपार्टमेंटाची बिलोंग करने के जो चुक्काने ट्रेन करने गया वेरी गुड मैं कदी अंची मैच बांग मां आर्दई मना सकबाज अफसोस भाई मैं कोच मारा हौसला दा कि देमा मेहनत कनी. Mylika and her teammates have big goals. However, these goals can only be achieved with the support of others who want to see these young women succeed. और अगर मैं अबर बिकने वती अकेडमी तहत तो मैं जो फ्यूचर प्लान यस्ते मैं दरो प्लेयर आने वास्ता काली मैं ए नलोटे के मैं दरो प्लेयर जो यस्ता टाउन है तो कई महदूद बेबीनते आउट ऑफ टाउन आउट ऑफ स्टेशन और इंटरनेशनल सतह तक भी हाईलाइट बेबीनते जाहिर बेनते वाकई इंटरनेशनल प्लेयर आ क्योंकि प्लेयर जो यस्ते होती क्वालिटी है सारा सेल भी थे वहाँ लुटे के मैं प्लेयर ने डिमांड भी थे आने वाले टीमों भी डिमांड भी थे और अन्य भी डिमांड भी थे और मैं ए नलोटे के मैं प्लेयर मुस्तकिल कली भी आए ग्राउंड फुटबॉल लेब बेकना बुरोवती लूगा बस माँ लुटे के मैं कहे प्लेयर तैयार भी थे प्रमोट पे भी और देमा बुरवा डिपार्टमेंटा लेब बेकना डिपार्टना लेब बेकने सैलरी हाइट पे भी अंते ताकि ईशान पेरेंट्स भी खुश भी अंते कि वाकई फुटबॉल में चुक्का कुछ बेनिफिट है तो रस गए मनी गिसे मर्दुमा गुश्ता की तो जाने के बल्ले लैब बेका ती ख्वाहिशा पूरा बेका.
Mylika's story changes the narrative around what women can achieve within traditionally gender-based societies and shows us all that with the dedication, love, and support from our families and communities, anyone can defy the odds. Mailike naam baas bibi makwai shame butamni janek biza एक चीज़ें का बीबी फुटबॉल है तो का और शी नाम अस्ते देवती सजा खानदाने नाम और रोशन पे का हर जागे शी नाम बीबी बचक बचूना कनंते जनक मर्चा ज्यादा देमा बरुआ तरक्की पे कनंते क्वाइश हमेशा मास पेस्तानी के मिजाग बुलंदी है तो का बीबी ते मोहम्मद हुसैन अनखा 23 सितंबर 1900 हफ्ता बलूचिस्तान दमक मच बौलाना वदी बुतै ये कमाशे नाम मीर मोहम्मद अब्दुल्ला बुतै मोहम्मद हुसैन अनखा शायर और नविश्ताखारी बुतै ये शायरी राजी जोश व जज्बगा चसर चक्कार बुतै ये वती सियासी और लफ्जां की जिन 1900 सियो चारा बिंदाक बुतै ये नवीस्तगे किताबानी तहा तवार गुलिस्तान साहदी रियल हो तारीख बलोच बलूचिस्तान फ़रोक़ पुल हवारन मोहम्मद हुसैन अनखा 1900 अफ्तादो हफ्ता कैंसर नाबराई सबबा बीरान बुते जी गोले चारों का शुमा चार्थ मालका शुमारा क्यों लगे मैं उम्मीददार है कि शुमारा पसंद भी जी हो बलूची जाल बोले वास्ता फरानादा यकबाज वशे जोजी कुता नीमा रहे देम तरा पुल्लान जी हो पुल्लान राशिद बलोच माशाल्लाह शी जो देता इसे तैयार करने के तहा अंचो सालो बानोरा चो सिंगारा आई अशी सिंगार के तहा कोई कसर नेश्ता इसी तरह कब बैगे नो के नौदर बरानी आज जो बेसिक एनी राइट्स बिया के यक कसानी चुक्के वती तालीम व्यवस्था चूं जोद का चिपीम आ देमतरा रो वती स्कूले माहौला वती लोगे माहौला वती एरिया माहौला इशाना चूं कवर करते पता आइए वालदेन यानी कि आइए मातपित आइए को ना चूं मेहनत करना चिपे मेहनत करना आइए तालीम व्यवस्था देमतरा बरा पुल्लान ओ पुल्लान आधा मंचो बेवादे आधा बेवाद भी स्कूल पश्त के शाबाश आधा पुल्लान ओ पुल्लान पुल्लान आधा मंचो चाहते आ रहे आधा पर चम्मू दस्ता शूद शाबाश आधा पर स्कूल रोगी पत्रा बरो बरो गोदाम पेक्का चम्मू दस्ता शूद शाबाश शाबाश बेवादे शाबाश बरो शाबाश
अब्बा गुड़ा साइकिल अच्छी भी हंगा मिच्चो हेचने भी तो हमके सबर बेकन दार बहाय बो अल्लाह हैर का अल्लाह कदी यार का अब्बा हमारे ना स्कूल में वाना गलस भी और मरा उनको साइकिल भी था ये वस्ता अल्लाह मुदा मेरे के सीजन में वस्ता कदी यार को तो क्या नहीं यार का बस ठीक को चौकिया बे शाबाश दारा चस्का शाबाश पोलान पोलान ओ पोलान पोलान तो तोर बता मन तो वो वाशिंग बड़ा आगा पावे गाड़ी आगे से जा ये को साइकिल यार दोस्त ये जर इशी हजार व क्या मता पूर्ण नवा इशिया मुक्ता वता शोधा कोष्टी को बिल्कुल क्लास में होगा बिंदे समाजू सरपदा गांधाशम इम्तिहानी समा पर्चा तैयारी कोता पर्चा देगे या क्वेश्चन आले शुमारा दिया अटकास क्लासा एक नंबर दरके हेडमास्टर आया साइकिल इनाम दा गुमती दस्ता बस्तरे उर्दू किताब पांच करे से बा नंबर आता अब्बा तो जाने मची में स्कूल चेविता मैं मास्टर उस्ता अच्छी इम्तिहान अवली नंबर का ये इनाम साइकिल मिली तिगा पलास भी तो बोले अब्बा ब्रो शाबाश ब्रो दारा चनी अज्जा का ब्रो तिगा अपनी साइकिल शपरूट बोला मच्चो बस से नहीं वानाग मैं तो पारी वरक बुआर सोहबत रे मालना पादागी इन्हें बताओ बोर मरंदा होती प्रेम हो रहा खामोश गप मकने तो जान देव कर भी इस संगत तो अवली नंबर है मैं पास हो बस भाई अरे भाई पास भाई तो बोले थे लोगों का पोस्ट तो हम को तो साइकिल सर स्कूल का है और शर रहे हैं गाड़ी 10 हमारे मेत का बाबा सही वजह 450 बिल ले छो वजह के इलाज नहीं रात सोने तो शुक्रान रात तो मचन दारन जीर का आएगा नहीं दारे रा तईदारा कई ज़ीरी तईदार थारना वसरावती पैसे हैं क्या जवाल करना तो चोको देख गाड़ी वाली थी वास्ता बेचार ये जगह पर तो जने मुराद मुराद तो के मन दारन नजरे उठ कई जीरी मने गुजरान चोन भी मुराद और दारन नजीर मुराद
ओनी जमायत पंचमे बारी गए अवल नंबर अतका उल्लान मोहम्मद अली। इसया के बाद सैमी नंबर अतका बालाज। ओनी जमायत पंचमे बारी गए अवल नंबर अतका सरावान। जमायत पंचमे क्लास आछे दुमी ओ सेमी नंबरा लाते जार इनाम रसी। ओ पुल्लान मोहम्मद अली 2 नंबर का बेहतरीन तीन और दाऊद सेमी नंबर का। वाह शाबाश मिंचो शाबाश। लाते जरमा जमा को तो बेरे साइकिल जीरे साइकिल मिंचो मच्ची बेवा दे मिंचो बांदर ना बाबरे बांदर वन दो ना बेरे 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 चल रे दारा 10 गाड़ियां का और 10 गाड़ी कौन रहा मैं पास को दे रहा। मेरे अब्बा जल्दी का मेरे अब्बा पता दुकान बंद मका तो इष्टा मका अल्लाह हेर का गाड़ी तो रसी साइकिल इन्हें अब्बा पता दुकान बंद मेरे ना इष्टा मका मिंचो मेरे मिंचो मेरे मेरे शाबाश मेरे माशाल्लाह तो 2 नंबर बीत गए। हां जार रास्ता है नाम तेरा। हां शाबाश शाबाश। अब्बा छे भी तब्बा एच नहीं मिंचो शार रामा मेरे मेरे मिंचो मेरे अब्बा 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 पादा अब्बा $2,900 उल्लान अब क्या मिंचो
मलिक मोहम्मद रमजान 1918 बलूचिस्तान दमक कच्चिया वदी बुतई हायक अवालकारी सियासी राशोनी शायर व निबिश्ताखारी बुतई मलिक मोहम्मद रमजान बलूची ब्राहवी सिंधी सराइकी फारसी व उर्दू सरपत व जानकार बुतई 1985 पाकिस्तान मजलिस शौरा बास कम बुतई 1986 दा 1986 बलूची अकेडमी चेयरमैन बुतई आई है चाप शिंग बुतगी किताबानी तहा बलूची शायरी बलूची सकाफत बलूची समाज के खदोखाल हज असगर दमगी रहबन पंत शोन हवारा उम्मीददारी के ई भी शुमारा पुल्लान बास पसंद जत्ता भले माँ शुमारा स्वर्गा नेले चिया के वश न्यूज़ फिल्म फेस्टिवल शुमी वस्ता अंची अंची चीज़ यार तगा के शुमा वची जागिया यला न देता नीमा धीमा रहे शेफर्ड लाइफ जी हो इसी को कठू भी कसानी फिल्मी इसी तरह यक शिपांग यानी कि यक चरावा पसाना चारेनु आठों वती जिंदा ग्वाजीनी वतारा चिपिम मेंटेन का मनी ख्याल अब पसानी जबाना भी जान चिया क्या आईनी गुना निंदो न्याद आ ये बात समझी बलूचिस्तान के बुलंदो बाला पहाड़ों के दरमियान कोई है जो भेड़ बकरियों को चराता है। भेड़ बकरियों को चराना ये तो आम सी बात है। 72 साला गुलाम हैदर की कहानी थोड़ी मुख्तलिफ है। कोहे जरगून पर नजर आने वाले ये सैकड़ों मवेशी यूं ही नहीं आ गए, एक उम्र लगी है, कई दहाइयाँ, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। गुलाम हैदर ने वालिद के इंतकाल के बाद सिर्फ 20 मवेशियों से ये काम शुरू किया। आज अपने पैरों पर खड़ा है। गुलाम हैदर की इनफरादियत क्या है जानते हैं? ये माहिर फल्कियात भी है, महज चरवाहा नहीं, इल्म की रोशनी से मुनव्वर है। आज़्म और हौसले जवान हो, इल्म की दौलत संग हो तो इंसान चट्टानों के बीच में रहकर चट्टानों को चीर सकता है। मीर गुलखान नसीर 14 मई 1914 नोशकिया वदी बुतक आइए सियादी च मेंगल टका बुतक आइए कमाशे नाम मीर अबीबुल्ला खान बुतक मीर गुलखान नसीरा बिंदाती वानो गुजानक चवती बुनक्की मीतका दर बुतक मीर गुलखान नसीरा च गवर्नमेंट सडेमन हाई स्कूला मैट्रिक बुतक इस्लामिया कॉलेज लाहौरा इंटरमीडिएट वास्ता दाखिला जुर्तक मीर गुलखान नसीर यक शायरी निबिश्ताकारी तारीखदान पुलकार और सियासतदानी बुतक मीर गुलखान नसीर मलिकुल शोहरे नामा हम गिर आरक भी मीर गुलखान नसीरा बासी किताब नवीस्तगा केशानी तहा
तारीख़ बलूचिस्तान, गुलबांक, बलूचिस्तान जदीद और कदीम तारीख़ की रोशनी में बलूची इश्किया शायरी, बलूची रज़मिया शायरी, दास्तान दोस्तीन और शीरीन, कोचो बलूच ग्रंथ, बलूचिस्तान की कहानी शायरों की ज़ुबानी, बलूचिस्तान के सरहदी चापामार, मशदना जंगनामा, शाह लतीफ़ कुशी और देगी किताब हवारा। आइए तारीख़ बलूचिस्तान नामा बलूचानी राज दफ्तर चक्का यक जवानी किताबी नवीस्तर बलूच सियासत तहा हम मीर गुल खान नसीर यक जवानी जाहो मकामी बुताई ने पे दौरे सरकारा अब बलूचिस्तान वानो गुसानगे वजीर हम बुताई मीर गुल खान नसीरा 6 दिसंबर 1988 सेहा कराचिया एक कूड़े दुनिया यला कुतई। मां उम्मीदारे कि शुमारा ए फिल्म भी बास पसंद का और मैं कह कसाने कसाने क्लिपा भले शुमी चम्मानी तहा जागा कना शुमी दिले तहा जागा कना नी मारे वती यक नोके फिल्म नेम का जी हो लियारी बॉक्सर मैं बादशर डायरेक्टर अदील वलिया नाजेनता बनाइनता साजेनता इसी तहा चाहिए कि यक नौदर बरे लियारिए बॉक्सरे कसाने या मजने ये बाज़े इशूज़ शुमा जाने के लियारी अर्चवाजा बरजक बीता इधर शर्रे इंटरनेशनल खिलाड़ी दरकाया भले दीम तरह रवा कोशिश करना अवती मंजिला सर न बिया। मर्दों कुशल मैं जो डॉक्टर में बनी इंजीनियर में बनी भले वो यही वहाँ पे इस तरह के कि मैं जो एक शहरी बात से मिली चंडे नी लड़े नी मल्ले नी हंसचे ना मनी ते गले नी बल्ले नी ब्यादे ते अक्कसे वाच का दे दसा वती गाना मिले नी पश्चाते वते न जाना मना तो ने मजे मशोहाजा तर कब तक गावती मगे मैं मकसद में एक भले मारा फर्क है फिक्र शोहाजा नु चोने मगर के College is trying to exchange with him. I don't know if that's so good. All he has to stay on his toes and dance. About a minute and a half left to go in the fight in this 10th and final round here.
आधे नापा बेदे भाई तई वस्ता बुट्टकारी सलमान जान कन्ने मुल्का रोगे मैचे लेबा ए शोत का अब्बा जान इसे चाचा फेडरेशन मेंबर है शमाबा का सिया मैंने तो तरक्की दिस्त नकने डारे को ती ईमान आता है मर्द में सरा अल्लाह शुमारा गेश पे था मारा चीज को ना गया था मनु वो अमदा नाकामी मैं वती मर्दों ही मैं नबा मामी का मेहनत बेके नहीं शमे पे बर्दाश्त नहीं वजह छी मैं पुष्टा पश कब तक तो तारा समझे ची तो जना मोहम्मद अली किले ची तो अमदा लियारिया पैदा बितगे अमदा सड़े मेरे पिचार भाई पंचायत तो शुरू होता मां इन्ना बेल्लो जुनेद ये अंचू बड़वैया कोशा तो बड़वा क्या घोड़े खराब घोड़े हो जाएगा मैं बात कर लूंगा चलो हाँ चैंपियन तेरा बड़ा तारीफ सुना मैंने ऐसे ही मेहनत कर इंशाअल्लाह बहुत आगे जाएगा जी सर वो आपने बाहर मुल्क के फाइट का कहा था बहुत ही फास्ट हो तुम अभी खेलो मेहनत करो बाहर मुल्क कहाँ भागा जा रहा है लेकिन सर पिछले 3 साल से मैं यही सुनता आ रहा हूँ 2 मैच के अलावा बाकी सब मैच में जीत गया हूँ एक में तो आपने ही मेडल पहनाया था मुझे क्या पता मैं कहाँ कहाँ गया हूँ मुझे याद नहीं है कुछ मैंने किसको मेडल पहनाया है और किसको नहीं अस्सलाम वालेकुम सर सर बैठे हैं ये तो बड़ी खुशी की बात है माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चियां बॉक्सिंग की तरफ आ रही हैं नहीं सर मैं इंशाल्लाह स्पॉन्सर अरेंज कर दूंगा वो सर मैंने एक काम कहा था आपको नहीं सर इंतज़ार रहेगा आपके जवाब का शुक्रिया सर ठीक है शुक्रिया तुम लोग अभी तक गए क्यों नहीं साहब आपने हमारी पूरी बात सुनी नहीं क्या मतलब मैंने पूरी बात नहीं सुनी पिछले 10 मिनट से बैठ के झक मारा रहे हो तुम लोग कि मैंने पूरी बात नहीं सुनी ये तुम लोगों की जो बदतमीजियां है ना इसकी वजह से सारे बॉक्सर बदनाम हो रहे हैं अभी जाओ मेरा मूड खराब हो गया है बाद में कुछ होगा तुझे मैं अकेले बुलाऊंगा अकेले आना लेकिन क्या जाओ यहाँ से सारा मूड खराब कर दिया अरे पादा बेरे कारखानों की शक्लें ने निष्ठगाए दा पादा अरे शुम्मुम्मानी देमा कह चाह रही दा बड़े आए बॉक्सर
अब्बा तई अलिया मर्ची पदायक मिडली होती नामा को तो कुजाम मिडल गप करने गए ची दर्दे दवाएं मिडल हमें मिडले वजह से तई मात न बच्चे ये मिडल तेरा नान न था वाजे तो बीमार भाई ये मिडलाची तरह दरमान न मिलनी अगर हमें तांबा पित्तला ने जमा करने का अच्छी तरह खुशी मिलनी तो बेचार माँ चिच्चो खुश बीतेगा अब्बा भले मैं मेहनत करने गया मना उस्तादा गुश्ता तो या रुचि वर्ल्ड चैंपियन बने वतियो मुल्के नामा रोशन कने तई देमा मन यकबाज मजने मिसाल है कब तक और मारा भी मैं दोहरा हमें उम्मीद जाते के ए तई मिडल इस सियासी मर्दमानी गुना अक्स कशगा चे अलावा एच कारण है मनी चौक तैयाचे सिवा मना कासने मन न लोटा के एक दिगे चंपे ने हमें लोग तहा ये कुंडिया भी कपी पामे आसरिया क्या ये जवाने चौक नाने बदला मिडले वाबा भी आरी वार मर्ची मनी सरे कसम तरा मनी सरे कसमे यल्दे बॉक्सिंगा यल्दे ये मिडल ये कप मप्पा ना बड़ो बाका तो ल्यारिये अलिये ल्यारिये
अमेरिका अली न के तरवती सरे ताज में कना मर्दम गुशा के मनी चौक डॉक्टर पे बनी इंजीनियर पे बनी बने माँ ये आबाद इस तरह कने के मनी चौक एक शर्रे मजरे बॉक्सर में बनी मन न लोटा के तो दिलगिरान भी मैं और सिल्ले राई अबुरुए मैं मरकोसन हमें ले आ रही है मना माफ का मनी चौक मना माफ का मनी चौक ले आ रही है अमेरिका अली ना के तरवती सारे ताज में कना मन न लोटा के अब दिखे चंपे ने हमें लोग था ये कुंडे अभी कभी तो हमें आसरिया क्या ये जवाने चौक नाने बदला मेरी ना वापा भी आ रही अब आगे ही बढ़ना है पीछे नहीं पीछे से खींचे ये नीचे नहीं बैठेंगे क्योंकि ये सीखे नहीं लीखे से अल्फाजों बातों में हम सब कुछ सीखे नहीं मंजिल है दूर और जूते में पेवंदे फीते नहीं जीते हैं फिर भी अपने ही बल पर हम कातिल शिकारी है चीते नहीं रातों को जागे उल्लू सी आंखें चांदों को खाके हम सूरज निकल गए जी आओ मारुची उम्मीददारे के अमित शुमा मई फिल्म चारता ये अव्वली रंदा पूरा पाकिस्तान ने कहा शुमा मनी ख्याला बोर डबी तगे A1 शो नी मारा बेदेता इजाजत मिलने पदा अल्लाह देगे पान My name is Dr. Aiza Kashif and I come from मेरा नाम Pakistan. डॉक्टर आयजा काशिफ है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है। मैं इस वक्त शंघाई अमेरिकन स्कूल में बायोलॉजी और माहौलियाती साइंस की उस्ताद के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही हूँ। मैं 2012 में चीन आई और अब तकरीबन 13 वर्ष हो चुके हैं। मैं चैंग जियांग के इलाके में मुकीम हूँ और मुझे ये कम्युनिटी बहुत पसंद है क्योंकि मेरे नजदीक एक मिसाली बस्ती वो है जो साफ सुथरी, पुरअमन और जहाँ ट्रैफिक कम हो और यहाँ ये तमाम खूबियाँ मौजूद हैं। चीन में जिंदगी वाकई निहायत आसान है। ताओबाओ मेरी पसंदीदा ऐप है। मैं अक्सर ऑनलाइन खरीदारी करती हूँ और ऑर्डर बआसानी घर पहुँच जाता है। मेरी जिंदगी का मकसद हमेशा यही रहा है कि मैं अपनी सलाहियतों को माशरे की खिदमत के लिए इस्तेमाल करूँ। चूँकि मैं मेडिसिन और ड्रग्स के बारे में जानती हूँ और नौजवानों से मुझे खास मोहब्बत है, इसीलिए मेरा मिशन भी इनकी बेहतरी के लिए है। सैयद ज़ौहर शाह आशमी 21 अप्रैल 1926 गुहदरा वदी बुताई। आइए पिते नाम सैयद मोहम्मद शाह हाशमी बुताई। बलूची ज़ुबान दीम रवी हातरा सैयद आशमिया बाज़ इसमत बुताई। 1950 सैयद आशमिया वती अवली बलूची दस्तों निविश्ता बुताई। बलूची ज़ुबान अवली बिजांत बलद सैयदगंज। सैयद ज़ौहर शाह हाशमी 26 सालानी जोहदे बरवर्दी। आइए चापो शिंग बुतगे किताबानी तहा मीरगिन बलूची बुंगीची नासुक त्राप कनित्रम अंगर त्रोंगन गिसद गुआर बलूची स्याहगे रास्त नबीसर बलूची जुबान अदब की तारीख शक्कल शज्जू ब्रितकगी बीर सिस्तगी दस्तों जजहम सिचकाने सस्सा सैयद नमदी हवारन। सैयद आशमी छिसे खिताब अंगतक चाप न बुतगा। सैयद ज़ौहर शाह आशमी 52 साल हमरा 4 मार्च 19 हफ्ता 2 कराचिया बीरान बुतर।
मुझे 25 दिसंबर 1982 का वो दिन आज भी याद है जब मैं लाहौर जिमखाना में अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ कॉफी पी रहा था। तो मेरे एक दोस्त ने इंतहाई समझदारी का सवाल किया। उसने कहा कि मुनव्वर, तुम यहाँ की मेंबरशिप भी नहीं ले लेते। मैंने इंतहाई बेकार जवाब दिया, किस खुशी में लूं? लेकिन अब एहसास होता है कि मेरे इस बेकार से जवाब ने मुझे बहुत सी खुशियों से महरूम कर दिया। जिमखाने की मेंबरशिप का क्या फायदा? ये अपनी जगह, लेकिन अब तो जिमखाने की मेंबरशिप मिलना ही मुश्किल है। एक लंबा इंतजार करना पड़ता है या फिर करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे खुशी है कि मेरे समझदार बेटे ने गवादर जिमखाने की मेंबरशिप ले ली और इस फैसले से उसके आने वाले नस्लों को भी फायदा पहुंचता रहेगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि गवादर कराची, इस्लामाबाद और लाहौर से बहुत जल्द आगे निकल जाएगा। गवादर पाकिस्तान की मेन रोड है और हमारे लाहौर के दोस्तों को भी गवादर आना पड़ेगा। मैं भी आपको यही मशवरा दूंगा, वक्त ज़ाया ना करें, ये वक्त वापस नहीं आएगा। गवादर जिमखाने की मेंबरशिप के लिए अभी अप्लाई करें, बिफोर इट्स टू लेट। मोहम्मद हुसैन अनखा 23 सितंबर 1960 हफ्ता बलूचिस्तान दमक मच बौलाना वदी बुतै ये कमाशे नाम मीर मोहम्मद अब्दुल्ला बुतै। मोहम्मद हुसैन अनखा शायर और नविश्ताकारी बुतै। ये शायरी राजी जोश जज्बगा चसर चक्कार बुतै। ये वती सियासी और लफ्जां की जिन 1934 बिंदाक बुतै। ये नवीस्तगे किताबानी तहा तवार गुलिस्तान साहदी रियल हो तारीख बलोच बलूचिस्तान फ़रोग़ पुल हवारन। मोहम्मद हुसैन अनखा 19 अफ्तादो हफ्ता कैंसर नाबराई सबबा बीरान बुते। My name is Dr. Aiza Kashif and I come from मेरा नाम Pakistan. डॉक्टर आयजा काशिफ है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है। मैं इस वक्त शंघाई अमेरिकन स्कूल में बायोलॉजी और माहौलियाती साइंस की उस्ताद के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही हूँ। मैं 2012 में चीन आई और अब तकरीबन 13 बरस हो चुके हैं। मैं चैंग जियांग के इलाके में मुकीम हूँ और मुझे ये कम्युनिटी बहुत पसंद है, क्योंकि मेरे नज़दीक एक मिसाली बस्ती वो है जो साफ सुथरी, पुरअमन और जहाँ ट्रैफिक कम हो, और यहाँ ये तमाम खूबियाँ मौजूद हैं। चीन में जिंदगी वाकई निहायत आसान है। ताओबाओ मेरी पसंदीदा ऐप है। मैं अक्सर ऑनलाइन खरीदारी करती हूँ और ऑर्डर बआसानी घर पहुँच जाता है। मेरी जिंदगी का मकसद हमेशा यही रहा है कि मैं अपनी सलाहियतों को माशरे की खिदमत के लिए इस्तेमाल करूँ। चूँकि मैं मेडिसिन और ड्रग्स के बारे में जानती हूँ और नौजवानों से मुझे खास मोहब्बत है, इसीलिए मेरा मिशन भी इनकी बेहतरी के लिए है। बेचारे मरागिश बेजाना पनशंबे दरशंबेया शपे साहत अश्ता योका वश न्यूजा।
मलिक मोहम्मद रमजान 1918 बलूचिस्तान दमक कच्चिया वदी बुतई हायक अवालकारी सियासी राशोनी शायर व निबिश्ता खारी बुतई मलिक मोहम्मद रमजान बलूची ब्राहवी सिंधी सराइकी फारसी व उर्दू सरपत व जानकार बुतई 1985 पाकिस्तान मजलिस शौरा बास कम बुतई 1986 दा 1986 बलूची अकेडमी चेयरमैन बुतई आइए चाप व शिंग बुतगी किताबानी तहा बलूची शायरी बलूची सकाफत बलूची समाज के खदोखाल हज असगर दमगी रहबन पंत शोन हवारन अस्सलाम वालेकुम नाजरीन प्रोग्राम आबाद सिंध में मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ थेबो। नाजरीन इस हफ्ते हम बात करेंगे 27वीं आइनी तरमीम के बारे में बात करेंगे जो अभी सेनेट में बिल पेश किया गया। उस बिल में जो है वफाकी आइनी अदालत का क़याम और चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो ओहदा है वो आर्मी चीफ़ को देने की जो तजवीज़ पेश की गई है और 27वीं आइनी तरमीम जो है उसके बारे में जो पॉलिटिशियंस हैं और हमारे जो वकला है और सिविल सोसाइटी है वो क्या कहते हैं, हम उनके हवाले से बात करेंगे कि उनको क्या रिजर्वेशन है और पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। अभी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है नसीर मेमन साहब। जी वालेकुम सलाम। नसीर साहब वेलकम इन प्रोग्राम। नसीर साहब ये जो अभी बिल भी पेश हो गया सेनेट में 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से और जो वफाकी आइन अदालत का क़याम है वो भी इसमें शामिल है। चीफ़ ऑफ डिफेंस का जो ओहदा है फोर्सेस का वो आर्मी चीफ को देने के हवाले से तजवीज़ें दी गई हैं। आप क्या कहेंगे इस बिल के बारे में? बहुत शुक्रिया आसिफ। शुरू में जब इस बिल के खदोखाल सामने आए तो उसमें एक और पहलू डोमिनेट कर रहा था और वो था सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से। उसमें मेनली 2 पॉइंट सामने आए थे जो बिलाल भुट्टो साहब ने खुद ट्वीट किया। एक तो ये था कि NFC अवार्ड में जो एक क्लॉज है कि NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम नहीं हो सकता पिछले अवार्ड से, उसको ख़त्म करना चाह रही वफाकी हुकूमत। और 2 महकमे उन्होंने लिखे थे कि सूबों के पास से जो वफाकी हुकूमत वापस रखना चाहती है। लेकिन फिर गाय बगाए लगा कि ये तो नहीं हो सकेगा, कोई भी पार्टी उसके लिए विलिंग नहीं है। और मेरा अपना ये ख्याल है कि ये भी एक दिखावा था, एक माहौल बनाना था। और असल में यही 2 तरमीमें हैं जो अभी आपने बताई हैं। एक तो वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात हो रही है और ये बात सही है कि ये मिसाक जमहूरियत में मौजूद है। बेनज़ीर साहबा खुद भी इसकी बड़ी हामी रही कि एक वफाकी अदालत हो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स देखे, जिसमें चारों सूबों की यकसा नुमाइंदगी हो। अब इस पे जो वकला बरादरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात के माहिरीन, वो इसको कैसे देखते हैं, बज़ाहिर तो मुझे इसमें कोई खराबी नज़र नहीं आती। हाँ, अनलेस कि उसके पीछे कोई हिडन एजेंडा और हो, वो अलग बात है। वरना कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे एक अलग कोर्ट के पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज बड़े सीरियस रहे हैं, बहुत ही सीवियर क्राइसिस रहे हैं, बड़े बायसेस रहे हैं उसमें। आपने देखा कि बेनज़ीर साहबा की हुकूमत बहाल नहीं होती थी और 2 साल बाद वही अदालतें नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बहाल करती थी, वो भी उसी तरह टापले हुए थे। तो उसी वक्त ये लाहौर और लाड़काना की हुकूमत वाली बात का एक जो है ना फ्रेज सामने आया। तो मेरा ख्याल है कि एक ऐसी अदालत जिसमें चारों सूबों की नुमाइंदगी हो। अभी तो फेडरल कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें सच्ची बात है कि मतलब अभी 2-4 महीने पहले तक तो कोई सिंधी स्पीकिंग जज भी नहीं था, बलोची भी मुझे याद नहीं है। तो इस लिहाज से तो मुझे ठीक लगता है। लेकिन उसके और डायमेंशन हो सकते हैं जो, चूंकि मेरा मौजू नहीं है, इसके बारे में मेरी महारत नहीं है, तो शायद मैं उसको मिस कर जाऊँ। दूसरी बात जो है आर्मी सरबराह के पावर्स को बढ़ाना, वो मुतवक्का था क्योंकि इन्होंने एक नया ओहदा तो पैदा कर दिया जो उन्होंने फील्ड मार्शल करार दे दिया, लेकिन उसकी आइन में कहीं उसका तस्करा नहीं था। अच्छा, अब उन्होंने चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ की पोजीशन ख़त्म करके ये पावर सीधी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को देने की बात की। फ्रैंकली चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ वैसे ही एक सेरेमनियल होता था, हमने कभी उसको डोमिनेट करते हुए या डिसीजंस लेते हुए, डोमिनेट नहीं कहूँगा, वो नहीं देखा था। बहरहाल जो बड़ी फौज का सरबराह होता है पाकिस्तान में वही सरबराह होता है, लेकिन जाहिर है फोर्सेज अलग हैं, उनका अपना रोल है
अब वो उसको अपेरेंटली लगता है कि एक जगह पे उसको ज्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में रखना चाहते हैं कि एक सिंगल कमांड मौजूद हो, लेकिन उसमें और भी मामलात हैं। अब जैसे उसमें कि ये ताहयात टाइटल रहेगा, उसकी ताहयात टाइटल का मकसद ये है कि वो ताहयात पर्सन बैठा रहेगा, लेकिन वो टाइटल ताहयात रहेगा, बज़ाहिर उसको एक बड़ी आनर के साथ कनेक्ट किया गया है। तो ये डिफेंस से रिलेटेड मामलात हैं, कोई उस सब्जेक्ट का माहिर उस पर बात कर सकता है, लेकिन 18वीं तरमीम और NFC वाला मामला पसे पुश चला गया, एटलीस्ट अब वो हमें होते हुए नजर नहीं आ रहा फौरी तौर पर। अच्छा नसीर साहब, ये बिल जो पेश किया गया है इसमें आप कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है, कोई मतलब जो हमें खदशात थे उसके हवाले से भी कोई बात नहीं है, और जो बिलावल ने ट्वीट किया था पहले कुछ दिन पहले, तो ये क्या माजरा था कि मतलब उन्होंने जो ट्वीट किया था और NFC की बात की गई और सूबाई खुद मुख्तियारी 18वीं तरमीम की बात की गई, लेकिन अब जो सामने चीज़ आई है तो उसमें तो ऐसी कुछ चीज़ नहीं है, आप कह रहे हैं? जी, जो अभी तक उसका कंटेंट सामने आया उसमें ये क्लासेस नहीं है। उसकी एक वजह मुझे लगता है कि क्योंकि पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी थी उसने वाज़े अल्फाज में ये कह दिया था कि हमें ये तरमीम मंजूर नहीं है जिसमें NFC में सूबों का शेयर कम हो। मौलाना फजल रहमान ने भी मुखालफत की, इसके तो बाकी सूबों ने भी मुखालफत करनी थी क्योंकि सब सूबे शेयर लेते हैं ना NFC से। सही। तो इसलिए वो दूसरा ये भी कभी कभी पॉलिटिकल स्टंट भी होता है। आप एक ऐसी चीज सामने ले आए जो आपको पता हो कि यार वैसे ही नहीं होनी, लोग उसमें एंगेज हो जाएं, डिस्कोर्स उधर चला जाए। आपने देखा 2-4 दिन यही डिबेट में था, और फिर एंड टाइम पे आप पोटली से कुछ और निकाल लें, तो फिर और चीजें जो असल मेरा ये ख्याल है कि वो सिर्फ फसाड था, असल एजेंडा यही था, यही तरामीम थी जो कि आज हमने टेबल होते हुए देखी है सेनेट में। अच्छा नसीर साहब, तो अब देखा जाए कि हमने बिलावल के जो ट्वीट के बाद जो एक सोशल मीडिया पे तूफ़ान देखा कि 18वीं तरमीम जो है रोल बैक होगी और एजुकेशन और पॉपुलेशन जो है वफाक के पास चले जाएंगे, तो उस पर पीपल्स पार्टी का जो स्टैंड है वो तो अब सबके सामने है। तो अभी जो है आप कह रहे हैं कि ये चीज़ मतलब पहले से ही ड्राफ्ट में शामिल नहीं थी या बाद में पीपल्स पार्टी के स्टैंड लेने के बाद ये कुछ चीज़ें तब्दील हुई हैं, इसके बारे में बताएं। जी आसिफ, मुमकिन है क्योंकि बिलाल भुट्टो ने लिखा कि वजीर आजम ने जब उनसे मुलाकात की और प्रेसिडेंट जरदारी से, तो जिन निकात में मदद तलब की वजीर आजम ने उसमें बिलाल भुट्टो ने चीज़ लिखी थी। तो ऐन मुमकिन है कि एजेंडा में कभी कभी होते हैं आप 10-12 आइटम रख लेते हैं, फिर आप पॉलिटिकल प्रोसेस में जाते हैं, कुछ चीज़ें फिल्टर होकर निकल जाती हैं, कुछ चीज़ें फंस जाती हैं। तो मुझे लगता है कि ये वो चीज़ें थी जिस पे रायमा को हमवार करना पॉलिटिकली बहुत मुश्किल था पीपल्स पार्टी के लिए, खुद नवाज लीग के लिए भी आसान ना होता, लेकिन उन्होंने कह दिया। तो एक तो देखें सिंध में बड़ा क्विक रिएक्शन, आपने देखा कि एकदम सिंध में एक सेमिनार हुआ कराची में, फिर आपने सोशल मीडिया देखा, फिर आपने सिंधी मीडिया पे देखा, इवन मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसमें भी, वैसे तो मैं सिंधी मीडिया और बलोची मीडिया सबको मेन स्ट्रीम मीडिया ही समझता हूँ, समाओ हमारे पास उर्दू मीडिया को मेन स्ट्रीम कहा जाता है, बट उसमें भी आप देख रहे थे कि उन चैनल्स पे भी जो डिबेट थी तो कोई इसको सपोर्ट नहीं मिल रही थी। रज़ा रब्बानी साहब ने एक स्ट्रांग स्टेटमेंट दे दी इसके खिलाफ, तो कोई सपोर्टिंग वॉइसेज ही नहीं थे इन चीज़ों के खिलाफ के हक में कि आप सूबों के इख्तियारात कम करें और उनके वसाइल कम करें। लिहाजा हो सकता है हुकूमत की ख्वाहिश हो, और लेकिन उन्होंने देखा हो कि चलो अब इस वक्त और बड़े अहम इशूज हमारे प्लेट पे हैं, अगर उस पर मफामत हो रही है, इत्तेफाक राय, तो चले पहले तो उसको निकालें ना, और बाकियों पे फिर हम अगले मरहले में एफर्ट करेंगे। तो आपने देखा होगा कि वो फैसल जो है वो क्या नाम है वाडा, वो कहते रहे कि जी 18वीं तरमीम भी आएगी, तो हो सकता है उन्होंने कुछ चीज़ें आगे के लिए रखी हों, जैसे 26वीं में कुछ चीज़ें नहीं हुई थी तो यहाँ पे ले आए थे, अब आगे भी ले जा सकते हैं। मेरा ख्याल है ये एजेंडा से वक्ती तौर पर हटाए, इससे इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल लीडरशिप को कोई कंफर्ट नहीं है। आपके मुताबिक तूफान जो है वो वक्ती तौर पे टल गया है लेकिन मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुआ, आप कह रहे हैं कि आगे कुछ भी हो सकता है? जी जी बिल्कुल हो सकता है, इसलिए कि ये पुरानी ख्वाहिश है, फिर कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि सूबे मजीद बनाए जाएं, ये ख्वाहिशात हैं और आज की नहीं है, पुरानी है। इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी और जो सेंट्रलिस्ट माइंडेड पॉलिटिकल लीडरशिप है वो पहले दिन से खफा है कि ये आपने सूबों को इख्तियार क्यों दिए, आपने वसाइल क्यों दिए, बड़ी उसके लिए दलीलें होती हैं उनके पास। तो वो ख्वाहिश तो है ना, ख्वाहिश तो ख़त्म नहीं हुई, अब मुवाफिक हालात नहीं है तो अभी वो रुक गया मामला। इतना आसान नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है उसको विड्रॉ नहीं करेंगे, किसी मौके पे दोबारा उठाएंगे इसको। सही, बहुत बहुत शुक्रिया नसीर मेमन साहब, आपने हमें कीमती राय से आगाह किया। नाज़रीन, हमारे साथ सीनियर तज़ा निगाह नसीर मेमन साहब बात कर रहे थे 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से,
और उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो 18वीं आईनी तरमीम थी उसमें जो सूबों को खुद मुख्तियारी मिली, मतलब खदशात थे कि उसको रोल बैक किया जाए, मगर ऐसी कुछ भी नहीं हुआ। और अगर देखा जाए कि आबादी और तालीम के हवाले से जो पहले बिलावल साहब ने ट्वीट किया था कि मतलब वो खदशात हैं, लेकिन उसके बाद काफ़ी तब्दीली आ गई और जो पीपल्स पार्टी ने अपना स्टैंड लिया और उस पर NFC अवार्ड हो, चाहे सूबाई खुद मुख्तियारी के मामला हो या 18वीं तरमीम हो, उस पर कोई भी समझौता नहीं किया। और हमें एक तकरीर भी याद है, हम वो तकरीर भी आपको दिखा सकते हैं, जब आसिफ अली जरदारी जो है सदर पाकिस्तान, उनसे पूछा गया एक इंटरव्यू में कि बीबी के खोने के बाद आपने क्या हासिल किया, तो उन्होंने कहा कि हमने 18वीं तरमीम हासिल की। तो ये सूरत हाल है अभी जो सियासी है मुल्क में, गर्मा गर्मी की सूरत हाल है। अभी हम यहाँ पे लेंगे एक मुख्तसर सा ब्रेक। बेचारे मरागिश बेजाना पंशंबे दरशंबेया शपे साहत अश्ता योका वश न्यूज़ा। सैयद ज़ौहर शाह आशमी 21 अप्रैल 1926 गुहदरा वदी बुताई। आइए पिते नाम सैयद मोहम्मद शाह हाशमी बुताई। बलूची ज़ुबान दीम रवी हातरा सैयद आशमिया बाज़ इसमत बुताई। 1950 सैयद आशमिया वती अवली बलूची दस्तों निविश्ता बुताई। बलूची ज़ुबान अवली बिजांत बलद सैयदगंज। सैयद ज़ौहर शाह हाशमी 26 सालानी जोहदे बरवर्दी। आइए चापो शिंग बुतगे किताबानी तहा मीरगिन बलूची बुंगीची नासुक त्राप कनेत्रम अंगर और त्रोंगन गिसद गुआर बलूची स्याहगे रास्त नवीसर बलूची जुबान अदब की तारीख शक्कल शज्जू ब्रितकगी बीर सिस्तगी दस्तों जजहम सिचकाने सस्सा सैयद नमदी हवारन। सैयद आशमी चिसे खिताब अंग तक चाप न बुतगा। सैयद ज़ौहर शाह आशमी 52 साल हमरा 4 मार्च 1900 हफ्ता 2 कराचिया बीरान बुतर। बानुल दश्तियारी 1925 कराची कहानो कदीमी दमक लियारिया वधी बुताई। बानुल दश्तियारी कमाशे नाम मलंग शाह हाशमी बुताई। आयक सूफी सैयदी बुताई। आइए हारूस गुइसरार आरफिया बुताई। आइए असल नाम अब्दुल कादिर बुताई। आइए कवला ईरान दमक दश्तियारिया लडुबार कुतग मस्कता शुताई। चरिशपत कराची दमक लियारिया हदका गुजाह मिनंग बुताई। बानुल दश्तियारी असली नाम सैयदा नाज बीबी बुताई। आइया फारसी और अरबी तालीम चवती माता दर बुताई। आइया बलूचिया हबीद उर्दू सिंधी और फारसी हम जान तक आचा कसानिया बाज जहीन बुताई। बानुल दश्तियारी साचिश बासे ताको ताकबंदा चापोशिंग बुतगा। बानुल दश्तियारी गजले शाहिराई बुताई। आइया रिदाक नवेसी बिंदात चा 5 रोची जमाना कराचिया कुताई। जमाना तहा आइए कालम बल्लू कपूते नामा दिसंबर 1968 बेगिरदा मई 1900 अब्तादा चापोशिंग बुतगा। आइया सैयद ज़ौहर शाह आशमी वड़ी नामदारी शायर और निबिश्ताकारिये सरो सोच गुन बुतगा। बलूची अदबा बानुल दश्तियारी यक जिताई जाहो मकामी। बानुल दश्तियारी
12 नवंबर 1992 हा बीरान बुतई आइए मुदामी वाबजा लियारी दमग मेवशा कब्रिस्तान ही My name is Dr. Aiza Kashif and I come from मेरा नाम Pakistan. डॉक्टर आयजा काशिफ है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है। मैं इस वक्त शंघाई अमेरिकन स्कूल में बायोलॉजी और माहौलियाती साइंस की उस्ताद के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही हूँ। मैं 2012 में चीन आई और अब तकरीबन 13 बरस हो चुके हैं। मैं चैंग जियांग के इलाके में मुकीम हूँ और मुझे ये कम्युनिटी बहुत पसंद है क्योंकि मेरे नज़दीक एक मिसाली बस्ती वो है जो साफ सुथरी, पुरअमन और जहाँ ट्रैफिक कम हो और यहाँ ये तमाम खूबियाँ मौजूद हैं। चीन में जिंदगी वाकई निहायत आसान है। ताओबाओ मेरी पसंदीदा ऐप है। मैं अक्सर ऑनलाइन खरीदारी करती हूँ और ऑर्डर बआसानी घर पहुँच जाता है। मेरी जिंदगी का मकसद हमेशा यही रहा है कि मैं अपनी सलाहियतों को माशरे की खिदमत के लिए इस्तेमाल करूँ। चूँकि मैं मेडिसिन और ड्रग्स के बारे में जानती हूँ और नौजवानों से मुझे खास मोहब्बत है, इसीलिए मेरा मिशन भी इनकी बेहतरी के लिए है। वेलकम बैक नाजरीन हम बात कर रहे थे 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से। अभी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर गेस्ट है हमारे सीनियर तज्ज़िया निगार प्रोफेसर इनाम भट्टी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इनाम भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी तबीयत नासाजगार होने के बावजूद आपने हमें टाइम दिया। इनाम भट्टी साहब, अभी जो ये सारे मुल्क में ये एक डिबेट चल रहा है 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से, काफ़ी पहले रिजर्वेशन थी कि 18वीं आईनी तरमीम को बाईपास किया जाएगा, लेकिन वो अभी जो हमारे सामने एक चीज़ आई है और ड्राफ्ट सामने आया है, तो उसमें जो है वफाकी आईनी अदालत, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है और जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो ओहदा है आर्मी चीफ को देने की बातें हो रही हैं। तो आप क्या कहेंगे इस बिल के हवाले से कि ये जो बिल पेश किया गया इसकी ज़रूरत पेश क्यों हुई? बड़ी मेहरबानी आसिफ। वो एक मशहूर मुहावरा है कि एक बंदा कोर्ट में उसका केस चल रहा था, उसकी वकील ने उसके लवाहिकीन से बहुत अच्छे खासे पैसे लिए और उनको वायदा किया कि मैं उसको बचा लूँगा। उसको फांसी की सज़ा आ गई। फांसी की सज़ा आने के बाद वो बाहर आया और उनके रिश्तेदारों को बोला कि जज साहब तो उसको दाढ़ी मूछें मुंडवा कर उसके बाद फांसी दे रहे थे, तो मैंने उससे बड़ी मिन्नत समाजत की कि ये बड़ी इज्जत का मसला है, तो उसके दाढ़ी मूछें जो है वो उसकी जो है वो ना करें, उसको भले आप फांसी दे दें। तो उसके लवाहिकीन जो है खुश हो गए कि हमारे बंदे की जो है दाढ़ी मूछें बच गई, फांसी आ गई तो खैर है। तो ये जो पहले सारा शोशा शुरू किया गया था मीडिया पे कि 18वीं तरमीम रिवर्स हो रही है या NFC अवार्ड में कुछ तब्दीलियाँ हो रही हैं, तो ये सब पीपल्स पार्टी और नून लीग का एक जो है वो लोगों को कैमोफ्लेज करना था। असल जो मसला है वो ये है कि पाकिस्तान के जो मुक़्तदर इदारे हैं जिनकी पूरी अभी हर चीज़ पे गिरफ्त हो चुकी है, उनका ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनली उनको पूरा जो है अब शेयर मिलना चाहिए और उनको उनके पावर को तस्लीम किया जाए। तो ये जो अभी 27वीं तरमीम है उसमें सबसे पहले तो यही एक चीज़ सामने आई है, वो ये है कि एक तो ताहयात फील्ड मार्शल के स्टेटस को कबूल करना और उसकी वर्दी, उसकी मुराद, उसकी हर चीज़ें जो है वो कायम रहेंगी। सिर्फ उसकी नहीं बल्कि जो एयर मार्शल होंगे या एयर मार्शल के साथ जो फ्लीट मार्शल होंगे उनके भी यही जो है एजाज़ात और उनकी जो हैसियत है वो रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मुल्क के अंदर वो लोग जिनको अपनी तनख्वाह मिलती है, अपनी ड्यूटी करते हैं, उसमें उनकी अगर परफॉर्मेंस अच्छी है तो आप उनके लिए ये क्रिएट करते हैं कि उनको ताहयात जो है मुरादें दी जाए। फिर तो इसी तरह से मुल्क के बहुत सारे दूसरे भी शोबे हैं जिनमें लोगों की खिदमतें मुल्क के लिए होती हैं और वो ताहयात उनको फिर वो देना चाहिए। तो असल ये बात वो नहीं है। दूसरा, जुडिशरी का सिस्टम जो है उसको मुकम्मल तौर पर जो है कंट्रोल करके और अदलिया की आज़ादी जो है वो सनद की जा रही है। तो असल में जो डेमोक्रेसी होती है, जमहूरियत के अंदर एक तो पार्लियामेंट खुद इख्तियार होती है,
अवाम के वोट के बुनियाद पर जो पार्लियामेंट के मेंबरान आते हैं उनको ये अख्तियार होता है कि वो मुल्क के अंदर जमहूरी निज़ाम को चलाएं। अदलिया जो होती है वो आज़ाद और खुद मुख्तियार होती है कि मुल्क के अंदर जहाँ पर भी कोई नाइंसाफ़ी होती है तो वो उसके खिलाफ जो है अपने जुडिशरी सिस्टम के ताकत से और तवस्सुत से उसको कंट्रोल करे। लेकिन यहाँ पर ये सब चीज़ें जो है ख़त्म करके इस मुल्क को एक ऐसे सिस्टम में ढाला जा रहा है जो चंद अफराद के कंट्रोल में रहे। और वो चंद अफराद कौन है? एक वो ताकतवर जो जंग के जोर पर मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, और दूसरा उनके अभी जो शेयर होल्डर जिनको वो जिसको हम कहते हैं कि फार्म 47 के जरिए या आने वाली इलेक्शन में पता नहीं अब और क्या होगा, जिस तरीके से इक़्तिदार पर लाते हैं, उनको सारा अख्तियार देकर सारे मुल्क को चलाने के लिए है। दूसरा मैं इसमें ये चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल हवाले से अगर हम बात करें, आप एज ए सीनियर तर्जा निगार कैसे देखते हैं कि आर्टिकल 184 जो है उस आर्टिकल को ख़त्म करने की भी तैयारियाँ और मतलब बात कर रहे हैं कि उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के जो अख्तियार आते हैं वो जो हैं ख़त्म करके आइनी अदालतों के पास चले जाएंगे। तो क्या वाकई में हम मतलब आइनी अदालतों की ज़रूरत पेश क्यों आई है? देखिए, वैसे तो अगर पाकिस्तान को फेडरल सिस्टम के तौर पर चलाते और कोर्ट का सिस्टम भी वही होता तो हर प्रोविंस की अपनी सुप्रीम कोर्ट होती और फिर फेडरल सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होती, तो फिर तो ये सिस्टम जो है एक तरह से सही किसी हद तक नजर आता है कि मुल्क के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मामला हैं और बिलखुसूस प्रोविंशियल और प्रोविंसेस के फेडरेशन के साथ जो भी मामला हैं उनको देखने के लिए वो कोर्ट होती तो फिर तो सही है। लेकिन यहाँ पर मामला ये नहीं है। यहाँ पर मामला ये है कि फेडरल जो जुडिशल कोर्ट बनाई जा रही है उसका मकसद ये है कि ये अपने जो भी आइनी तजावुज़ात कर रहे हैं, जो जमहूरियत से मावरा फैसले कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए इस तरह के कोर्ट्स जो हैं वो बनाई जा रही है। दूसरा आसिफ, मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर लूँ कि पाकिस्तान की पास्ट हिस्ट्री जो रही है उसमें यही है कि आलमी जो सूरत हाल है उसको नजर में रख के देखा जाता है कि क्या जरूरत पड़ती है पाकिस्तान के अंदर कि हर कुछ चंद 10 सालों के बाद किसी बावर्दी शख्स को ताकतवर बना के मुल्क का पूरा इक़्तिदार उसके हवाले किया जाता है। तो आप वो जनरल अयूब से लेकर जनरल मुशर्रफ तक और अब जो सिस्टम चल रहा है उसमें अगर देखेंगे तो आज की सूरत हाल भी वैसी है कि इस खित्ते के अंदर अमेरिका की जो नीड है, जो उसकी ज़रूरत है, उसके हिसाब से उसको ये लगता है कि कोई बावर्दी शख्स जो है उसके पास मुकम्मल पावर हो तभी उनकी जो एजेंडा है वो आगे बढ़ सकती है, नहीं तो अदरवाइज जो जमहूरी हुकूमतें होती हैं उनसे उनकी एजेंडा आगे नहीं बढ़ सकती। तो अभी इस खित्ते में जो सूरत हाल बन रही है उसमें मेरा तो हमेशा यही रहा है कि जो बावर्दी लोगों को पावरफुल बना के मुल्क का इक़्तिदार उनके हवाले किया जाता है, उसके पीछे ये आलमी कुव्वतों की एजेंडा शामिल होती है। तो अभी कुछ ही सालों में आप देखेंगे कि इस इलाके के अंदर उस आलमी एजेंडा की क्या जो है पेशरफ्त होती है। आया अफगानिस्तान में दोबारा कोई जंग का आगाज हो जाता है या आया यहाँ पर खित्ते में चाइना और अमेरिका दोनों की आपस में कोई खींचातानी जो है वो शुरू हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान एक ही वक्त में ग्वादर चाइना को दे रहा है तो उसी वक्त ही दूसरा जो है पसली अमेरिका को देने के लिए तैयार है। एक ही वक्त में पाकिस्तान के अंदर चाइना जो है वो सिंधक में और बाकी जगहों पर मिनरल्स पे काम कर रहा है, दूसरी तरफ वहीं पर ही पाकिस्तान अमेरिका के साथ मुआहदे कर रहा है कि वो मिनरल्स और आयरलैंड गैस में जो है वहाँ पर आके जो है अपनी इन्वेस्टमेंट करे या वो आके कंट्रोल संभाल ले। तो ये सारी चीजें जो है उस पर बेटर करता है। तो मेरे ख्याल से सियासत पे और जमहूरियत पे इस बिल का क्या असर पड़ेगा? जो जमहूरी अमल है वो मुकम्मल तरह से ठप हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ज़ियाउल के दौर में 10-11 साल जो है एक जनरल के पास कंट्रोल रहा, अयूब के दौर में उसके पास कंट्रोल रहा, मुशर्रफ के दौर में उसके पास कंट्रोल में रहा। तो इस वक्त सिर्फ फर्क ये है कि डायरेक्ट मार्शल या जो जिस तरह पीसीओ ऑर्डर जो था मुशर्रफ का वो उसको चेंज करके इन्होंने एक जदीद तरीका निकाला है, और वो जदीद तरीका ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनली वहाँ पर प्रोविजन पैदा कर रहे हैं
कि एक बावरती शख्स को मुकम्मल तरह पे ताकतवर जो है फर्द बना के मुल्क के अख्तियारात को उसको निशान दिया जाए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया इनाम भट्टी साहब, आपने हमें कीमती वक्त दिया। नाजरीन, इनाम भट्टी हमारे साथ बात कर रहे थे 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से। अभी हम यहाँ पे लेंगे एक मुख्तसर सा ब्रेक। सिद्दीक बलोच दा फरवरी 1947 लियारी कराची वदी बुतक ISCT स्कूल लियारियाच्या मॅट्रिक SM लॉ कॉलेज कराचीच्या इंटरमीडिएट कराची यूनिवर्सिटीच्या ग्रेजुएशन और मुआशियात ताहा मास्टर को तक। सिद्दीक बलोच जानकारी सियासतदानी और फुटबॉल जवानी ले भी हम बुतक भले आइया अहवालकारी पेड़ा नाम कशे तक बलूचिस्तान सियासत और मुआशियात बाबता आशी वारे मर्दमी बुतक वो आइया ए सरहालानी सरा किताब हम निबिश्ता को तक 1972 बलूचिस्तान पेशगी गवर्नर गौस बख्श बिजंजो प्रेस सेक्रेटरी हम बुतक सियासी लेखा हो जौदानी सबबा नवाब कैर बख्श मरियो गौस बख्श बिजंजो हवारिया जिला हम बन बुतक आइया हेवालकारी बिंदात च अंग्रेजी रोहताक कुतक औरंदा रोहताक एक्सप्रेस कोयटा और रोहताक आज़ादी कोयटे बोनहिश तीर को तक। सिद्दीक बलोचा हेवाल कारानी डलानी अंबराइया बाजी मुल्कानी तरोताब हम को तक आदा 6 साला कैंसर नादराइये आमाच पुतक ओ अब्तादो 8 साले उम्रा 6 फरवरी 2018 कराची बिरान पुतक। मोहम्मद हुसैन अनखा 23 सितंबर 1970 बलूचिस्तान दमक मच बौलाना वदी बुतै ये कमाशे नाम मीर मोहम्मद अब्दुल्ला बुतै। मोहम्मद हुसैन अनखा शायर और नविश्ताकारी बुतै ये शायरी राजी जोश जज्बगा चसर चक्कार बुतै ये वती सियासी और लफ्जां की जिन 1934 बिंदाक बुतै ये नवीस्तगी किताबानी तहा तवार गुलिस्तान साहबी रियल हो तारीख बलोच बलूचिस्तान फ़रोक़ पुल हवारन मोहम्मद हुसैन अनखा 1970 हफ्ता कैंसर नादराई सबबा बीरान बुते। मलिक मोहम्मद रमज़ान 1918 बलूचिस्तान दमक कच्चिया वदी बुतै हायक अवालकारी सियासी राशोनी शायर व निबिश्ताखारी बुतै। मलिक मोहम्मद रमज़ान बलूची ब्राहवी सिंधी सराइकी फारसी व उर्दू सरपद व जानकार बुतै। 1985 पाकिस्तान मजलिस शौरा बास कम बुतै। 1986 दा 1986 बलूची अकेडमी चेयरमैन बुतै। आइए चाप शिंग बुतगी किताबानी तहा बलूची शायरी बलूची सकाफत बलूची समाज के खदोखाल हज असगर दमगी रहबन पंत शोन हवारन।
बेचारे मरागिश बिजाना पंशंबे दशंबेया शपे साहत अश्ता योका वश न्यूज़ा। सिद्दीक बलोच दा फरवरी 1947 लियारी कराची वदी बुत्तक आईया सिटी स्कूल लियारियाच्या मॅट्रिक एसएम लो कॉलेज कराचीच्या इंटरमीडिएट कराची यूनिवर्सिटीच्या ग्रेजुएशन और मुआशियात ताहा मास्टर को तक सिद्दीक बलोच जानकारी सियासतदानी और फुटबॉल जवानी ले भी हम बुत्तक भले आईया अहवालकारी पेड़ा नाम कशे तक बलूचिस्तान सियासत और मुआशियात बाबता आशी वारे मर्दमी बुत्तक वो आइया ए सरहालानी सरा किताब हम निविश्ता को तक 1972 बलूचिस्तान पेशरगी गवर्नर गौस बख्श बिजंजोए प्रेस सेक्रेटरी हम बुत्तक सियासी लेका हो जौदानी सबबा नवाब कैर बख्श मरियो गौस बख्श बिजंजोए हवारिया जिला हम बंद बुत्तक आइया हैवालकारी बिंदात च अंग्रेजी रोहताक कुतक औरंदा रोहताक एक्सप्रेस कोयटा रोहताक आज़ादी कोयटे बोनहिश तीर को तक सिद्दीक बलोचा हेवाल कारानी डलानी अंबराइया बाजी मुल्कानी तरोताब हम को तक आदा 6 साला कैंसर नादराइये आमाज पुतक वो अब्तादो 8 साले उम्रा 6 फरवरी 2018 कराची बिरान पुतक My name is Dr. Aiza Kashif and I come from मेरा नाम Pakistan. डॉक्टर आयजा काशिफ है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है। मैं इस वक्त शंघाई अमेरिकन स्कूल में बायोलॉजी और माहौलियाती साइंस की उस्ताद के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही हूँ। मैं 2012 में चीन आई और अब तकरीबन 13 बरस हो चुके हैं। मैं चैंग जियांग के इलाके में मुकीम हूँ और मुझे ये कम्युनिटी बहुत पसंद है क्योंकि मेरे नज़दीक एक मिसाली बस्ती वो है जो साफ सुथरी, पुरअमन और जहाँ ट्रैफिक कम हो और यहाँ ये तमाम खूबियाँ मौजूद हैं। चीन में जिंदगी वाकई निहायत आसान है। ताओबाओ मेरी पसंदीदा ऐप है। मैं अक्सर ऑनलाइन खरीदारी करती हूँ और ऑर्डर बआसानी घर पहुँच जाता है। मेरी जिंदगी का मकसद हमेशा यही रहा है कि मैं अपनी सलाहियतों को माशरे की खिदमत के लिए इस्तेमाल करूँ। चूँकि मैं मेडिसिन और ड्रग्स के बारे में जानती हूँ और नौजवानों से मुझे खास मोहब्बत है, इसीलिए मेरा मिशन भी इनकी बेहतरी के लिए है। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से। अभी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है सीनियर सहाफ़ी हैं और डायरेक्टर न्यूज़ पाक अलर्ट जो हैं अली आबिद हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी अली आबिद हुसैन, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और अभी जो हमने देखा है मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर, अखबारात में कि जो है वफाकी आईनी अदालत का क़याम और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो आर्मी चीफ को ओहदा देने के हवाले से बातें हो रही है। 27वीं आईनी तरमीम का जो बिल है काबीना के बाद सीनेट में पेश किया गया। अब आप क्या कहेंगे इसके हवाले से, बिल के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो अपने प्रोग्राम में मुझे एक बार फिर शामिल किया। आपका निहायत ही मशकूर हूँ, ममनून भी हूँ आपका मैं। देखिए, आज ये बिल पेश किया गया है और मैं तो कोई कानूनी माहिर तो हूँ नहीं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का क़याम है उसके हवाले से, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हम तक है, जो मालूमात हैं वो पहुंची हैं हम तक ज़रा से, वो ज़रूर आपको हम बताना चाहेंगे। देखिए, इस पे तो बातें हो रही थी। सबसे पहले अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा इसको आपको थोड़ा बैक पे ले जाना चाहूँगा। वो ये कि पहले तो इस पे बातें जो हो रही थी वो इस तरमीम के हवाले से वो बंद कमरों में हो रही थी। उसके बाद फिर जो है वो एक ट्वीट के ज़रिए ये बातें हमें पता चली हैं, जो कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बराबर ज़रदारी की जानिब से एक ट्वीट की गई थी। तो उसके बाद ये चीज़ें जो है वो आश्कार हुई हैं। उसके बाद फिर पता चला कि जी ये तरमीम जो 27वीं आईनी तरमीम है उसमें
उस मसवदे में जो भी शिक हैं उनका फिर पता चला कि इन चीज़ों पर वो गवर्नमेंट जो है वो चीज़ों को अमेंड करने जा रही है। इस अमेंडमेंट में ये चीज़ें शामिल हैं, जिसमें आपका जो है वो सबसे अहम मामला उस वक्त ये कहा जा रहा था कि NFC अवार्ड है और सूबों की खुद मुख्तारी है, शायद उस पर भी हमला होगा, जिनके बात उस पर भी की गई थी। उसके बाद फिर एजुकेशन था, उसके बाद फिर जो है वो बात की गई पॉपुलेशन पर, और इंतहाई अहम जो आर्टिकल 243 था उसमें भी। तो फिर उसके बाद जो है वो पीपल्स पार्टी यकीनी तौर पे ये कहा जा रहा था कि शायद वो भी साथ देंगे, तो फिर उनकी तरफ से CC का इजलास बुलाया गया। इजलास के बाद फिर फैसला हुआ कि जी हम जो है वो इंडिया और पाकिस्तान की जंग के बाद से जो है वो कारनामा था फील्ड मार्शल का, हमारी फ़ौज का, तो मुसल्लह अफवाज और दिफा से रिलेटेड जो इस्लाहात थी उस पर जो है वो पीपल्स पार्टी ने हिमायत का भी ऐलान किया, और उस पर बाकी जो भी शिकें थी उन पर उनका जो है वो डेडलॉक था, उन्होंने जो है वो उसको मुस्तरद किया। फिर उसके बाद उन्होंने एक फिर जो है वो इजलास बुलाया। इजलास के बाद उन्होंने फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट्स हैं उस पर और फिर जजों का जो तबादला है उस पर भी उन्होंने हामी भरी है। तो आज ही ये मजे की बात यह है कि जिस दिन यानी कि गुज़िश्ता रोज भी कैबिनेट का इजलास होना था, लेकिन चूंकि पीपल्स पार्टी ने खुलकर जो है वो हिमायत नहीं की थी तो फिर इजलास जो है वो पोस्टपोन हो गया था। लेकिन अब आज फिर, और मजे की बात यह है कि वज़ीर आज़म जो है वो मुल्क में मौजूद नहीं है, लेकिन वीडियो लिंक के जरिए वो शरीक हुए और उन्होंने जो है वो कैबिनेट ने मंजूरी दी, पेश किया गया। तो आज ही जो है वो उसको सेनेट में पेश किया गया है और मसौदा मंजराम पर आ गया है, जिसमें जो है वो फील्ड मार्शल जो है उनका ओहदा ताहयात करार दिया गया। बाकी जजेस के हवाले से अभी हतमी तौर पर चीज़ें सामने नहीं आ सकी हैं, तो यही कहा जा रहा था कि शायद हो सकता है कि 18th अमेंडमेंट में जो चीज़ें थी उनको रोल बैक किया जाएगा या उसके हवाले से, लेकिन अभी तक उसके हवाले से कोई चीज़ें देखने को नहीं मिली हैं। आया ये भी कहा गया है कि जजेस का जो ट्रांसफ़र है उसके हवाले से भी अभी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और अपोजिशन ने भी आज असेंबली में जब मैं आपसे बात कर रहा था तो उनके भी जो रहनुमा है वो भी उनका भी खिताब का सिलसिला जारी था, वो तो अपोज कर रहे हैं, वो शायद शिरकत ना करेंगे, लेकिन अगर वो शिरकत ना भी करते तो हुकूमत इस बिल को पास कराने में कामयाब हो जाएगी। अच्छा जी, शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि आसिफ जरदारी ने इस बिल के हवाले से हमारा साथ दिया, और बिलावल भुट्टो की ट्वीट हमारे सामने थी कुछ दिन पहले, तो सोशल मीडिया पे के तूफान बरपा हो गया कि 18वीं तरमीम को रोल बैक करेंगे, बाईपास करेंगे। लेकिन हमें आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान का वो इंटरव्यू याद है जिसमें पूछा गया था उससे कि बीबी के खोने के बाद हमने क्या पाया, तो उन्होंने कहा कि हमने 18वीं तरमीम पाई। तो उस हवाले से हमें बताएं कि अगर 18वीं तरमीम की कोई भी शिक इसमें शामिल होती तो पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ होता, जैसे अभी पीपल्स पार्टी ने स्टैंड लिया इस बिल के हवाले से? देखिए, इस पर तो पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा ही सही राय दे सकता है। एज ए जर्नलिस्ट हम ये कहेंगे, देखिए पीपल्स पार्टी जब से पावर में आई है और अभी इनके जो रहनुमा हैं या चेयरमैन हैं सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी हों या उनके चेयरमैन हों, उनके रहनुमा हों, वो 18th अमेंडमेंट को जो है वो अपना कारनामा करार देते हैं। वो कहते हैं कि जी आइन भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही बनाया था 73 का, जो कि एक बहुत बड़ा कारनामा है। उसके बाद वो कहते हैं कि जी 18th अमेंडमेंट हमने दी है, और देखिए उसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें हम ये कह सकते हैं कि 18th अमेंडमेंट जो है वो यकीनी तौर पर कंसेंसस के बाद जो है वो 90 रोज की जो है वो बैठक के बाद, सर जोड़ के बैठने के बाद जो है वो उसको 2/3 अक्सरियत से मंजूर कराने में कामयाब हुए, और इसमें सूबाई खुद मुख्तारी और भी चीज़ें इसमें शामिल थी, सूबों को एम्पावर किया गया। तो जब पीपल्स पार्टी जब ये सोचे और ये कहे हर प्लेटफॉर्म पे पीपल्स पार्टी जब ये जाकर कहे कि जी ये हमारा कारनामा है, जाहिर सी बात है तो पीपल्स पार्टी इतनी बड़ी गलती ऐसी नहीं कर सकती एक ट्वीट पर या तो फिर 2-3 मुलाकातों पर नहीं, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो एक पुरानी जमात है। उसने जो है वो डिक्टेटरशिप का सामना किया है, एक आमरियत का एक तवील दौर रहा है जिसमें उनका जो है वो उनके साथ जो है वो मुकाबला रहा है। तो अब देखना यह है कि यहाँ कर जो लोग बातें कर रहे थे या हमारे कुछ तजिया निगार, कुछ दानिश्वर खुसूसन सिंध पर ये बातें कर रहे थे कि जी अब इन्होंने भेज दिया है, अब ये कोई सौदाबाजी करेंगे, अब तक देखने में वो चीज़ें नहीं आ रही। क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी 18th अमेंडमेंट या NFC अवार्ड से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड जो मामला थे वफाक को सुपर्द करने की जो चीज़ें थी उनमें तो उन्होंने खुलकर उस पर बात की है। अभी ये कहा जा रहा है कि जी उन्होंने उन पर खुलकर बात इसलिए की है क्योंकि अगर 18th अमेंडमेंट को वो रोल बैक करते हैं तो यकीनी तौर पे वो उनका फिर देखें ना वो सियासी मौत हो जाएगी पीपल्स पार्टी के लिए। अब जो आप गवर्नेंस देख लें, दीगर चीज़ें देख लें, इनकी जो 15 साल कारकर्दगी है उनकी वो चीज़ें देख लें, वो एक तरफ है, लेकिन नेशनल लेवल पर उनकी पॉलिटिक्स है वो आइनी तौर पर जो है वो आइन से रिलेटेड चीज़ें हों, फिर 18th अमेंडमेंट का बार जो है वो सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी हों या इनके रहनुमा हों, हर टॉक शो में जो है वो हर जो है वो
जलसों में ये यही करार देते हैं कि 18th अमेंडमेंट इनका बहुत बड़ा कारनामा है और वो सुर्ख लकीर है, उस पर वो बात नहीं करेंगे। तो मैं नहीं समझता, शुरू से ही जब आपसे मेरी बात हुई पहले भी, तो मैंने आपसे यही कहा कि पीपल्स पार्टी इस तरीके से नहीं जाएगी, ऐसे कोई जल्दबाजी में वो चीज़ों को जो है वो नहीं लेंगे, क्योंकि 18th अमेंडमेंट बड़ी मुश्किल से इन्होंने जो है वो कंसेंसस के बाद जो जी आपको हम बताते चलें कि आपसे पहले हमारी बात हुई थी नसीर मेमन साहब और इनाम भट्टी साहब से, तो उनका ये कहना था कि ये जो शोशा छोड़ा गया खुद मुख्तियारी का, सूबाई खुद मुख्तियारी का, तो सिर्फ शोशा था, बिल यही पास करवाना था, इनका मकसद यही था। देखिए वो उनकी राय है, मोहतरम है, सीनियर जो है वो तज्ज़िया निगाह, सीनियर सहाफ़ी कॉलम निगाह नसीर साहब, वो उनकी राय है यकीनी तौर पर। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये आने वाला वक्त बताएगा कि आया कि पीपल्स पार्टी ने इस पर सौदेबाजी की है या जो है वो, देखिए ना, इस पर मैं आपको ये बात बताते चलूँ कि पीपल्स पार्टी की तरफ से एक प्रेस नहीं है, उन्होंने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी का स्टैंड लिया है उन्होंने, और ऐसे जो हमें शक व शुबात थे वो भी नहीं है इसमें, लेकिन ये सिर्फ बिल पास करवाने के हवाले से ये एक 18वीं तरमीम का, एजुकेशन का और पॉपुलेशन का जो था वो वफाक को वापस देने का एक शोशा छोड़ा गया था, लेकिन बिल असली मकसद यही था जो वो पास करवा के। देखिए बिल्कुल कभी इम्कान है इसका, ये चीज़ें थी, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दो तरफ एक ऑप्शन दिए गए, या तो फिर आप उस तरफ जाएं या तो फिर इस तरफ जाएं, मैं दबे लफ्ज़ों में चीज़ें कह रहा हूं, तो फिर यकीनी तौर पर उन्होंने ये रास्ता इख्तियार किया जिस पर ये एग्री हुए हैं, और हो सकता है ये भी मुमकिन है। लेकिन आप जो है देखना ये है कि ये कब जो है बिल पास होता है और इस पर मजीद क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब इस बिल ने जो है वो इसको जो है वो कमेटीज़ के सुपुर्द कर दिया गया है, उसके बाद जब दोनों ऐवानों से इसको पास कराया जाएगा, अब मजीद इसमें चीज़ें दिन ब दिन चीज़ें सामने आती जाएंगी। तो अब देखते हैं, क्योंकि जल्दी भी है गवर्नमेंट को पास करवाने की, ये आप भी समझ सकते हैं, ये मैं भी समझ सकता हूं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर अपनी साख थोड़ी सी बहाल करने की भी पूरी कोशिश की है वो, क्योंकि इस पर जब ट्वीट के बाद से ही जो है वो, जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो है वो इंकशाफ किया, ट्वीट के बाद ही सिंध में जो है वो वकला कन्वेंशन, सिंध बार काउंसिल ने भी ऐलान किया था कि वो उसके अलावा सिंध की जो नेशनल पार्टीज हैं उन्होंने भी प्रोटेस्ट की बात की थी, साथ साथ सिविल सोसाइटी, तो सिंध से बहुत ज्यादा आवाजें उठ रही थी और यकीनी तौर पे वो उनकी दिफा में भी थे। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर थोड़ी सी अपनी साख बेहतर करने की पूरी कोशिश की है। और अभी जो आप बात कर रहे थे कि हो सकता है कि मकसद जो है वो आर्टिकल 243 की तरामीम की तजवीज़ है असल में, और साथ साथ ये भी रख दिया गया, डाइवर्ट किया गया इस तरफ, ये भी मुमकिन है। अली आबिद हुसैन साहब, आपने हमें कीमती वक्त से मतलब बहुत बातें बताई हैं, और आपका बहुत शुक्रिया कि 27वीं जो आइनी तरमीम के हवाले से आपने बात की और 18वीं आइनी तरमीम में क्या था, और वो जो सूबों के हवाले से बात की गई, सूबाई खुद मुख्तियारी के हवाले से कि रोल बैक करने की तैयारियां हो रही है, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जो खदशात थे वो ख़त्म हो गए। नाज़रीन, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, तब तक अपने मेज़बान आसिफ थेबो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। उस्ताद अब्दुल सत्तार नुस्दसत सियोपंचा लियारिया वदी बुताई आइए कवला रोहिर कप्ते बलूचिस्तान शहर बमपूरा चलोडुबार कुतग कराची दमग लियारिया जाहमिन बुतग आइया चा कसानिया साउज जेमला गो हुब बुतग बिंदाते वानुगसान का पद आइया उस्ताद नजर मोहम्मद शागिर्दिया साउज जेमले पेड़ हेल गिप्तग चर्शिया पद यक जवाने गुशंदये बिस्तारा आयोतेजम पेशताश तक EMI ग्रामाफोन कंपनी आइए तवारा च मुतासिर बुतग ओगो हाइया राबतई कुतग आइए अवली सौत दिल कंते पिरियात रिकॉर्ड कनक बुत इस सौते नामदार वागा पद EMI ग्रामाफोन कंपनियां आइए बाजी सौत रिकॉर्ड कनाई उस्ताद सत्तारे सौतानी बाजी सीडियो नवार शिंग बुता आइए शागिर्दानी तहा कासिम अमीन, आरिफ बलूच, इमाम बख्श मजनू, शौकत मुराद, शाहजान दाऊदी, इमाम बख्श मस्ताना, खुदगी बासी नाम आवारन उस्ताद सत्तार बलूच अब्तादो यक साल हमरा 14 अप्रैल 2006 लियारी दमक गुल मोहम्मद लैना बीरान बुत बलूच राज आइए वशी तवारा च जिबार बुत
मोहम्मद हुसैन अनखा 23 सितंबर 1900 हफ्ता बलूचिस्तान दमक मच बौलाना वदी बुतै ये कमाशे नाम मीर मोहम्मद अब्दुल्ला बुतै मोहम्मद हुसैन अनखा शायर व नबिश्ताकारी बुतै ये शायरी राजी जोश व जज्बगा चसर चक्कार बुतै ये वती सियासी व लफ्जां की जिन 1904 बिंदाक बुतै ये नवीस्तगी किताबानी तहा तवार गुलिस्तान साहदी रियल हो तारीख बलोच बलूचिस्तान फ़रोक़ पुल हवारन मोहम्मद हुसैन अनखा 1900 अब्तादो हफ्ता कैंसर नाबराई सबबा बीरान बुतै My name is Dr. Aiza Kashif and I come from मेरा नाम Pakistan. डॉक्टर आयजा काशिफ है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है। मैं इस वक्त शंघाई अमेरिकन स्कूल में बायोलॉजी और माहौलियाती साइंस की उस्ताद के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही हूँ। मैं 2012 में चीन आई और अब तकरीबन 13 बरस हो चुके हैं। मैं चैंग जियांग के इलाके में मुकीम हूँ और मुझे ये कम्युनिटी बहुत पसंद है क्योंकि मेरे नज़दीक एक मिसाली बस्ती वो है जो साफ सुथरी, पुरअमन और जहाँ ट्रैफिक कम हो और यहाँ ये तमाम खूबियाँ मौजूद हैं। चीन में जिंदगी वाकई निहायत आसान है। ताओबाओ मेरी पसंदीदा ऐप है। मैं अक्सर ऑनलाइन खरीदारी करती हूँ और ऑर्डर बआसानी घर पहुँच जाता है। मेरी जिंदगी का मकसद हमेशा यही रहा है कि मैं अपनी सलाहियतों को माशरे की खिदमत के लिए इस्तेमाल करूँ। चूँकि मैं मेडिसिन और ड्रग्स के बारे में जानती हूँ और नौजवानों से मुझे खास मोहब्बत है, इसीलिए मेरा मिशन भी इनकी बेहतरी के लिए है। बेचारे मरागिश बेजाना पंशंबे दरशंबेया शपे साहत अश्ता योका वश न्यूज़ा। मलिक मोहम्मद रमजान 1900 अजदहा बलूचिस्तान दमक कच्चिया वदी बुतै हायक अवालकारी सियासी राशोनी शायर व नबिश्ताखारी बुतै मलिक मोहम्मद रमजान बलूची ब्राहवी सिंधी सराइकी फारसी व उर्दू सरपत व जानकार बुतै 1985 पाकिस्तान मजलिस शौरा बास कम बुतै 1986 दा 1986 बलूची अकेडमी चेयरमैन बुतै आइए चाप व शिंग बुतगी किताबानी तहा बलूची शायरी बलूची सकाफत बलूची समाज के खदोखाल हज असगर दमगी रहबन पंत शोन हवारन। सिद्दीक बलोच दा फरवरी 1947 लियारी कराची वदी बुतक आईया सिटी स्कूल लियारियाचा मॅट्रिक एसएम लो कॉलेज कराचीचा इंटरमीडिएट कराची यूनिवर्सिटीचा ग्रेजुएशन और मुआशियात ताहा मास्टर को तक सिद्दीक बलोच जानकारी सियासतदानी और फुटबॉल जवानी ले भी हम बुतक भले आईया अहवालकारी पेड़ा नाम कशे तक बलूचिस्तान सियासत और मुआशियात बाबता आशी वारी मर्दमी बुतक वो आइया ए सरहालानी सरा किताब हम निबिश्ता को तक 1972 बलूचिस्तान पेशरगी गवर्नर गौस बख्श बिजंजो प्रेस सेक्रेटरी हम बुतक
सियासी लेका हो जौदानी सबबा और नवाब कैर बख्श मरियो कौस बख्श बिजंजो हवारिया जिला हम बन गुत्तक आया हैवाल कार्य बिंदात च अंग्रेजी रोहताक कुतक औरंदा रोहताक एक्सप्रेस कोयटा और रोहताक आज़ादी कोयटा बोनहिश तीर कुतक सिद्दीक बलोचा हैवाल कारानी डलानी अंबराइया बाजी मुल्कानी तरोताब हम कुतक आदा 6 साला कैंसर नादराइये आमाच पुतक ओ अब्तादो 8 साले उम्रा 6 फरवरी 2018 कराची बिरान पुतक उस्ताद अब्दुल सत्तार 1955 लियारिया वदी बुताई आइए कवला रोहिर कप्ते बलूचिस्तान शहर बमपूरा चलोडुबार कुतग कराची दमग लियारिया जामिनन बुतग आइया चा कसानिया साउज जेमला गो हुब बुतग बिंदाते वानुगसान का पद आइया उस्ताद नजर मोहम्मद शागिर्दिया साउज जेमले पेड़ हेल गिप्तग चर्शिया पद यक जवाने गुशंदये बिस्तारा आयोतेजम पेशताश तक EMI ग्रामाफोन कंपनी आइए तवारा च मुतासिर बुतग ओगो हाया राबतई कुतग आइए अवली सौत दिल कंते पिरियात रिकॉर्ड कनक बुत इस सौते नामदार वागा पद EMI ग्रामाफोन कंपनियां आइए बाजी सौत रिकॉर्ड कनाई उस्ताद सत्तारे सौतानी बाजी सीडियो नवार शिंग बुता आइए शागिर्दानी तहा कासिम अमीन आरिफ बलूच इमाम बख्श मजनू शौकत मुराद शाहजान दाऊदी इमाम बख्श मस्ताना खुदगी बासी नाम आवारन उस्ताद सत्तार बलूच अब्तादो यक साल हमरा 14 अप्रैल 2006 लियारी दमक गुल मोहम्मद लैना बिरान बुत बलूच राज आइए वशी तवारा च जिबार बुत मोहम्मद बेग बेगुल 1 जून 1986 लियारी कराची वदी बुतक आयवती बिंदाती वानगोजानक च गुलाम हुसैन सिंधी स्कूल मैट्रिक 1954 च SM स्कूल लियारी इंटरमीडिएट 1956 च SM कॉलेज कराची दरबुर्तक मोहम्मद बेग बेगुल बलोची ज़बान नामदारी तजनु बिचकन नवीस शायर गिदार नवीस व आजमान कारी बुतक आइए सफरनामा हम निबिश्ता कुतक मोहम्मद बेग बेगुला दर मुल्कानी तरोताब हम कुतक के हानि तहा नॉर्वे स्वीडन अरब अमारात व हुमान हवारन आइए निबिश्ता कुतगी किताबानी तहा मेजर मोकलर किताब बलोची ग्रामर रिजांग फातिमा जिनाए किताब माय ब्रदर ए रजांग मनीब्रात कायदे आज़म गोश्तांकानी रजांग बेगे जिंद आज़मा कानी अंग्रेज़ी रजांग दी प्राइज शक्ल व माजीन जंडी दपार जोकर हुबरजक हवारन मोहम्मद बेग बेगुल सैयद हाशमी अकेडमी मुनहिश तीर कनूकानी तहा आवार बुतक मुल्ला फाजिल अकेडमी और बलोची अकेडमी बिंदाती बास बुतक आइए बलूची ज़बान व लफ्ज़ां के इज़्मत पदा बलूचिस्तान सरकार नेमगचा अवार्ड बलूची अदबी जोधकार बहरीन नेमगचा सैयदाद अवार्ड बलूची डिपार्टमेंट बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी नेमगचा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और कोयत लफ्ज़ां की संगतानी नेमगचा अवार्ड रस्तक मोहम्मद बेग बेगुल 12 अप्रैल 2017 कराची बिरान बुतक
मुझे 25 दिसंबर 1982 का वो दिन आज भी याद है जब मैं लाहौर जिमखाना में अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ कॉफी पी रहा था। तो मेरे एक दोस्त ने इंतहाई समझदारी का सवाल किया। उसने कहा कि मुनव्वर, तुम यहाँ की मेंबरशिप भी नहीं ले लेते। मैंने इंतहाई बेकार जवाब दिया, किस खुशी में लूं? लेकिन अब एहसास होता है कि मेरे इस बेकार से जवाब ने मुझे बहुत सी खुशियों से महरूम कर दिया। जिमखाने की मेंबरशिप का क्या फायदा, ये अपनी जगह, लेकिन अब तो जिमखाने की मेंबरशिप मिलना ही मुश्किल है। एक लंबा इंतजार करना पड़ता है या फिर करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे खुशी है कि मेरे समझदार बेटे ने गवादर जिमखाने की मेंबरशिप ले ली और इस फैसले से उसके आने वाले नस्लों को भी फायदा पहुंचता रहेगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि गवादर कराची, इस्लामाबाद और लाहौर से बहुत जल्द आगे निकल जाएगा। गवादर पाकिस्तान की मेन रोड है और हमारे लाहौर के दोस्तों को भी गवादर आना पड़ेगा। मैं भी आपको यही मशवरा दूंगा, वक्त ज़ाया ना करें, ये वक्त वापस नहीं आएगा। गवादर जिमखाने की मेंबरशिप के लिए अभी अप्लाई करें, बिफोर इट्स टू लेट। सैयद ज़ौहर शाह आशमी 21 अप्रैल 1926 गुहदरा वदी बुताई। आइए पिते नाम सैयद मोहम्मद शाह हाशमी बुताई। बलूची ज़ुबान दीम रवी हातरा सैयद आशमिया बाज़ इसमत बुताई। 1950 सैयद आशमिया वती अवली बलूची दस्तों निविश्ता बुताई। बलूची ज़ुबान अवली बिजांत बलद सैयदगंज। सैयद ज़ौहर शाह हाशमी 26 सालानी जोहदे बरवर्दी। आइए चाप शिंग बुतगे किताबानी तहा मीरगिन बलूची बुंगीची नासुक त्राप कनेत्रम अंगर और त्रोंगन गिसद गुआर बलूची स्याहगे रास्त नबीसर बलूची जुबान अदब की तारीख शक्कल शज्जू ब्रितकगी बीर सिस्तगी दस्तों जजहम सिचकाने सस्सा सैयद नमदी हवारन। सैयद आशमी चीज़े किताब अंग तक चाप न बुतगा। सैयद ज़ौहर शाह आशमी 52 साल हमरा 4 मार्च 1900 हफ्ता 2 कराचिया बीरान बुतर। ब्रदर चारुका अस्सलाम वालेकुम मराकेश बिजाना माशुमारा वशत कने चुके बलूचिस्तान सूरत कसनी वदी आइए बाबत गब भी तो उदा बलूचिस्तान यक न यक अच्छी जीड़ा के या बलूचिस्तान संगीन तरीन जीड़ा गुशक भी तो ये हवाला गुस्तगर रोचा वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी साहब एक स्टेटमेंट तो ये गुशक हमेशा के बलूचिस्तान मस्तरीन मसला इंसर्जेंसी नहीं बल्कि करप्शन है, चूँकि हर हुकूमती के अवतारा एक अच्छे फेयर हुकूमती साबित करने की कोशिश का या अंचे हुकूमती के आउशी मनी दौरा छोड़े करप्शन न बूता भले वदी के ज़मीनी हक़ाइक़ चारक वहाँ या बलूचिस्तान डेवलपमेंट फ़ंड चारक भी हो पदा बलूचिस्तान ज़मीन सारा तरक्की चारक भी तो ये दुएँ के हस्ते खुदमें मुतजाद या बरक्स तो बलूचिस्तान डेवलपमेंट या तरक्की नामा अरबा कलदार करप्शन के हस्ते माजियाम बुतम अच्छी बुगाएँ और ये सिस्टम में तहा आओ के वदा हम भी तो बलूचिस्तान अमा अजला के दूर दराज अजला या आना यकसा तरक्की नबूत खुसूसी तवज्जो दिया के तवज्जो न दिया को दो मिनी का बुनियादी ज़रूरत रोज़गार वसी मौक़े के हस्ते अपॉर्चुनिटीज़ नबूत के सबा या मायूसी शेंगे तो बलूचिस्तान मगंदे के देखे बाज़ें जेड़ा मौजूद हैं चूँकि वज़ीर आला साहब इंसर्जेंसी के हस्ते मजनी मसला करार नदाता भले बलूचिस्तान मगंदे के इंसर्जेंसी या बलूचिस्तान मिलिटेंसी एक मजने जिगड़ाई तो बलूचिस्तान मकरोच लाशानी दस कपा को दो मिनी का कौमी शायरा निबंध कनग
मल्लुकारा तकासर कनक कहते मखरूची कारी जुड़ बुद्ध तो बाज़ जगह कहते गाड़ी दारा मल्लुक तंग कनक भी भले इसके बावजूद कहते बाज़ कलाका फोर्सेस या देखे फोर्स कहते इलाका या गेंदक नवा तो ई दुरुस्ती मामला कहते ये गिरदार चूँ भी बलूचिस्तान सरमाकारी चूँ इजाफा भी बलूचिस्तान बैरूनी सरमाकारी हुकूमत प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए जिताई मनसूबा चूँ बिंदात कनक वहीं अवाम अजनी मनसूबा कहते हैं बलूचिस्तान वास्ता गेम चेंजर को शक बंद तो अमिनचो गैर फ़ाल कि उधर मकामी मरदम वहाँ ची अचवड़ा फ़ायदा चिस्कन का नहीं या मकामी मरदमानी कार रोज़गार बॉर्डर को वाबस्ता हैं तो कार रोज़गार इस तरह मजनी पैमाना या खदगन या बंदिशें तो ये महलू के वास्ते मजनी जेड़े चूँकि वस्ती रोचा में दूसरे के सबक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ तुरबता बॉर्डर बंदिशें हवाले कुछ हमेशा चमाना बगैर तक वाजरा इस सरहदी इलाका कहता उदा भल्लुक पमेश का जंजालानी हमाचा आनी मजनी कार रोज़गार में बॉर्डर को वाबस्ता बूता तो बॉर्डर कहते हैं इस तरह बाज़ बंदिशां चरशी सबा मल्लुक जंजालानी आमाचें तो मरूज में मजमूई सूरत हाल इस तरह पुत्रान कने कि बलूचिस्तान डेवलपमेंट नबुआ के बलूचिस्तान बाज़ मामला गिरदार नबुआ की वजह तो ये अब्दुल आयन सरा में गुना अमरदारी कनगाएँ जमात इस्लामी बलूचिस्तान सेक्रेटरी जनरल अब्दुल मतीन अखवानज़ादा साहब आइए गेशन का पुत्रान कने अस्सलाम वालेकुम अखवानज़ादा साहब। वालेकुम सलाम सर बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकालना हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे तो सर अगर बलूचिस्तान की बात की जाए तो जो मेन मसाइल हैं बुनियादी मसाइल हमारी और आपके सामने इस हवाले से आपकी जमात ने एक जो है इस्लामाबाद की तरफ से लॉन्ग मार्च भी करने की कोशिश की कुछ आप लोगों के साथ मुज़ाकरात की बातें भी हुई लेकिन आपने भी देखा हमने भी देखा कोई खास पेशरफ नहीं हुई तो बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं कि सबसे बड़ा सूबा रकबे के लिहाज से मुल्क का वसाइल भी ज़्यादा हैं लेकिन इस हद तक बदहाली का शिकार क्यों है तो मौजूदा हुकूमत दावे तो बड़ी करती है लेकिन ग्राउंड में कुछ ना होने के बराबर है क्या वजूहत हैं इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुक्रिया जनाब वाक़तन बलूचिस्तान बड़ा भी सूबा है और कुदरती वसाइल से और ख़जानों से मादनियात से मालामाल है वो जो इंसानी हुनर है स्किल है उसकी भी बेपनाह मौके हैं लेकिन ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारी गवर्नेंस जो है उस तर्ज की नहीं है कि जिससे हम फ़वाइद ले सकें और दावे तो खैर मौजूद है सारे वफाक के भी और सूबाई हुकूमत के भी लेकिन अमलन जो है वो जो ताज़ा सर्वे आया है आखिरी सर्वे इकनॉमिकल उसमें 70% के लगभग जो है वो गुर्बत है बलूचिस्तान में और ज़ाहिर है बदअमनी अपनी जगह खुद एक बड़ा चैलेंज है और वसाइल का ज़िया जो है वो ये इतने बड़े बड़े मसाइल हैं कि जिसके नतीजे में हमारी 1.5-2 करोड़ आबादी जो है उसकी वो सूरत बेहतरी की नहीं बन पा रही है चाहे क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से हो चाहे हुनर और स्किल्स के हवाले से हो चाहे रोज़गार और कारोबार के हवाले से हो और इस वक्त तो ज़ाहिर है हम एक बड़ी मुश्किल में है कि हमारे दोनों बॉर्डर्स बंद है ईरान और अफगानिस्तान के तो जब तक आप लोगों को रोज़गार नहीं देंगे हुनर नहीं देंगे स्किल नहीं देंगे तो मुमकिन कैसे होगा कि ग्रोथ हो सके या हम कोई पेशरफ कर सकें। तो कौन सा जो आप लोगों ने बलूचिस्तान के मसाइल को लेकर एक लॉन्ग मार्च जो इस्लामाबाद पहुंचने की कोशिश की लाहौर में काफ़ी दिनों आपको रोका गया आपकी जमात की जो ये मार्च को तो बुनियादी तौर पर कुछ यकीन दहानियाँ आप लोगों को कराई गई तो क्या इसमें कुछ पेशरफ्त हुई जो बुनियादी मुतालबात थे उसमें कुछ पे इम्प्लीमेंटेशन हुई है? जी यकीनन जुलाई और अगस्त में हमारा एक बड़ा भरपूर बहुत ऑर्गेनाइज और एक मिसाली और गर्म तरीन मौसम में हम 12-15 दिन रहे मुस्तकिल एक मुज़ाहमत में एहतजाज में लेकिन जितने भी डायलॉग्स हुए डिस्कशंस हुए मुज़ाकरात हुए उसके नतीजे में पेशरफ तो फेडरल गवर्नमेंट ने करनी थी उन्होंने एक कमेटी का कहा था कि हम एक कमेटी जो है वो तश्कील देंगे बड़े आला सतह पे और उसमें तमाम जो ख़ासकर हमारा बॉर्डर ट्रेड पे होता कि बॉर्डर ट्रेड बदअमनी और जो हमारे यहाँ गवर्नेंस के मसाइल है और मुश्किलात है इसे हल करने के लिए जो है वो हमें पेशरफ नज़र नहीं आ रही है लेकिन उसमें नहीं हो पाया है वादे जो है वो वफा कहाँ होते हैं पाकिस्तान में यही तो सबसे बड़ा मुश्किल सवाल है सियासी दोस्तों के लिए। तो सर जो एक मसला जो है हम देखते हैं कि जो बॉर्डर है चमन से लेकर ग्वादर तक लोगों बलूचिस्तान के बेशतर जो अजला से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनका ज़रिए माश इन्हीं बॉर्डर से वाबस्ता है लेकिन इस पर कदगने हैं काफ़ी सख्ती कर दी गई है चाहे ग्वादर हो तुरबा तुरमाड़ा ये
हम देखते हैं कि पंजगूर से लेकर फिर चमन तक, तो इसकी हवाले से हमने ये भी सुना है कि इनको दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होता है, जो सिक्योरिटी मसाइल हैं। लेकिन सब मसाइल अपनी जगह, लेकिन रोज़गार सबसे बड़ा मसला है बलूचिस्तान में। तो आप क्या समझते हैं कि इसको इतनी सख्त करना या इसको इस तरह कदगन लगाना, आप नहीं समझते हैं कि बलूचिस्तान के लोगों का एक मुआशी कत्ल है और हुकूमत को इस पर संजीदगी से इकदाम करनी चाहिए? यकीनन ज़ाहिर है कि हमारे दोनों ममालिक के साथ एक दरीना तारीख़ी रिवायती ताल्लुकात है, ईरान के साथ भी, अफगानिस्तान के साथ भी। और बॉर्डर के जो एरिए हैं 12-15 अजला, गवादर से चमन और जोब तक, और ज़ाहिर है इन्हीं 15 अजला के नतीजे में जो हमारे बाकी 15 अजला है, सूबे के 20 अजला है, वो हब और नसीराबाद और मुसाखिल और बारकन तक भी इन्हीं बॉर्डर के कारोबार के असरात भी जाते हैं। मेरा ख्याल है देखिए ये वफाकी हुकूमत का फैसला था और बिल्कुल एक गैर आइनी या गैर अखलाकी या एक तरफा था। हम जब बलूचिस्तान के अंदर इसको डिस्कस करते हैं तो बलूचिस्तान के तमाम लोग, चाहे वो इंतजामी तौर पे जिम्मेदार है या सियासी मैदान में हैं, उनसे कोई राय, हमारे यहाँ ये मुश्किल तो है कि सियासी लोगों की कमजोरियाँ आई है कि लोग मौके पे बात नहीं कर सकते हैं, दलील नहीं दे सकते हैं। दुनिया के अंदर मिसालें हैं, बॉर्डर्स तो दुनिया के 200 ममालिक के एक दूसरे के साथ हैं, तनाज़ात भी आते हैं लेकिन उसमें हल के रास्ते भी मौजूद हैं। तो हमने इस पे वर्किंग भी की थी और उस लॉन्ग मार्च के अंदर तमाम डिस्कशंस में हमारा जो बुनियादी या पहला बड़ा मौजूद था वो बॉर्डर ट्रेड ही था। उसके लिए आसानियाँ पैदा करना, उसके लिए मौके तलाश करना, उसके लिए अच्छे तजुर्बात के लिए रास्ता बनाना। लेकिन देखिए अब इस वक्त तो अफगानिस्तान के साथ हम हालत जंग में चले गए हैं, जो एक गैर ज़रूरी जंग है और बेमानी है जिसका कोई बुनियाद ही नहीं है। और मुफ्त में हम एक अपने मुल्क के अंदर भी मुआशी हमने एक उलझाव क्रिएट किया है और अफगानों के लिए भी और ईरान के साथ भी ज़ाहिर है दूसरों के उस पर हम अगर अपने पॉलिसियाँ तरतीब देंगे तो उसके नतीजे में तो गुर्बत का हमें सामना है, बदइंतज़ामी का हमें सामना है, मसाइल जो बदअमनी है उसका हमें सज़ा मिल रही है। तो ये जब तक सियासी या इंतज़ामी या सिविल या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी इसको रिविजिट करने पे, दोबारा असर नौ गौर करने पे, मुकालमे पे तैयार नहीं होंगे तो ये मसाइल तो इसी तरह चलते रहेंगे और लोगों की बदअमनी के अंदर भी इजाफा हो रहा है और माशी कत्ल भी इंसानों का हो रहा है। कल हमारे एक जो स्टेटमेंट है सरफराज बुगटी साहब वज़ीर आला बलूचिस्तान है, उनका एक स्टेटमेंट हमारी नज़रों से गुजरा, आपने भी देखा हो कि बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला इंसर्जेंसी नहीं है बल्कि करप्शन है। जब हम करप्शन पे काबू नहीं पा लेंगे तो सूबे में तरक्की और खुशहाली जो है नामुमकिन है। लेकिन हम देखते हैं कि इसके बावजूद जो वज़ीर आला साहब हैं वो समझते हैं कि करप्शन बड़ा मसला है, उनके अपनी हुकूमत में अपनी ही काबीना के वज़रा और करप्शन में मुलव्वस हैं, बड़े बड़े स्कैंडल भी सामने आ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत पे तनकीद ज़्यादा होती है कि वो काम नहीं कर रहा, उससे मसाइल हल नहीं हो रहे हैं, बदअमनी है, अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं कर रहा, तो जब ये चीज़ें हमारे वज़ीर आला साहब समझता है तो उसको तरजीह बुनियादों पर हल करने की कोशिश क्यों नहीं करता? तो आप क्या समझते हैं कि वो भी एक हद तक बेबस हैं? देखिए मेरे ख्याल में वज़ीर आला ठीक कहते हैं, करप्शन के मानी ये है कि वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, ज़ाया हो रहे हैं और ये चैलेंज तो हमें दरपेश है गवर्नेंस का और बेहतरी नहीं आ पा रही है। इस वक्त आप हेल्थ की सूरत हाल देख लें, आप एजुकेशन को देख लें, आप रोड्स की हालत देख लें, आप अमन अमा की हालत देख लें। तो ये जो भी हमने बात की बॉर्डर ट्रेड की या बड़े मसाइल की, और जाहिर है कि ये जो इस वक्त चैलेंजेस है, दुनिया बहुत आगे चली गई है। मेरा ख्याल ये है कि हमारे यहाँ जो तर्ज हुक्मरानी है, जो कवानीन बनाते हैं, उसके अंदर माफियाज आ गए हैं, उसके अंदर लोगों के मफादात और मरात आ गए हैं और आम आदमी की जो दर्द है, आम आदमी के जो एहसास है, जिसके नतीजे में एक यानी इस वक्त तो कवानीन ऐसे बन रहे हैं कि जिसमें आप आम आदमी के मुंह से जो नवाला है वो छीन रहे हैं। तो ये एक मुश्किल सूरत हाल में हम है, ये हुक्मरानों के लिए भी है और पार्टियों के लिए भी ये चैलेंज है कि भाई हम क्यों एक बंद गली में जा रहे हैं और अल्लाह न करें इसके नतीजे में तो बगावतों का हमें सामना होगा, एक अफरा तफरी का सामना होगा, एक मजमूई तौर पे इस वक्त पूरे सिस्टम से, पूरे निज़ाम से लोगों की एक मायूसी है, एक अफरा तफरी की कैफियत है। तो इससे निकलने के रास्ते में तलाश करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम
लोगों के माशी कत्ल करने के फैसले कर लें। सर चूँकि इस वक्त देख रहे हैं मुल्क में जो 27वीं आईनी तरमीम है उसका बड़ा चर्चा है, बड़ी हलचल है, तो ये भी कहा जा रहा है कि जो 27वीं तरमीम है उसमें 18वीं तरमीम में भी कुछ जो है रद्दबदल किए जाएंगे, रोल बैक किया जाएगा 18वीं तरमीम को, उसके कुछ हिस्से निकाल दिए जाएंगे, सूबों के जो शेयर है इसको कम कर दिया जाएगा। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि अगर ये इकदाम लिया गया तो बाकी ठीक है, अगर कुछ और वफाक के लेवल पे अमेंडमेंट होंगे, तरमीम होंगे, लेकिन NFC अवार्ड या 18वीं तरमीम को छेड़ा गया तो आप नहीं समझते कि जो छोटे सूबे हैं 18वीं तरमीम के बाद NFC अवार्ड के मद में उनको कुछ मिला है, इससे क्या रद्द अमल आएगा, इसको आप कैसे देखते हैं? वैसे इस वक्त ज़ाहिर है कोई ड्राफ्ट तो उसका हतमी तौर पे टेक्स्ट आया नहीं है कि जिसको आप पढ़ के देख लें या समझें कि उसकी क्या पोजीशन है या क्या उस पर रह दे सकते हैं। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद 26वीं तरमीम तक तो आए हैं, इसलिए तरमीमात तो एक आइन में रास्ता है। लेकिन मेरे एक सियासी कारकुन के तौर पे पहला सवाल तो ये है कि 18वीं तरमीम से सूबों में गवर्नेंस के अंदर क्या बेहतरी आई है और उसके अंदर जितनी भी तब्दीलियाँ आई हैं। हमारे सूबे के अंदर तो हम कोई बेहतरी नहीं पा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि पंजाब के अंदर ज़ाहिर क्या पोजीशन है या सिंध में क्या पोजीशन है। तो लेकिन बहरहाल आईनी तरमीमात तो मुकालमे से, मशवरे से, पार्लियामेंट के अंदर मुबाहिस से सियासी और कानूनी माहिरीन के राय से तय होते हैं। और अगर ये जो इस वक्त पाकिस्तान में एक तरफा कानून साजी है उसके नतीजे में तो फरीकैन का एक दूसरे के ऊपर जो है वार का इशू रहता है या खदशा या हमला रहता है, और ये जाहिर है कि हमारे लिए ठीक नहीं है। पहले अगर अदलिया ने इस तरह के इख्तियारात इस्तेमाल किए जिसमें इंतजामी तौर पे हम बंद गली में जाते थे, अब इस वक्त दूसरे जो दोस्त है या इदारे हैं वो इस तरह के इकदामात और तजावीज़ और तरमीमात कर रहे हैं। ये तो वही यानी हम वैसे भी हमारे जो मजमूई कानून है या गवर्नेंस है या पूरा सिस्टम है ये आवाम दोस्त नहीं है। इसके अंदर जो पाकिस्तान की इस वक्त भी जो इकनॉमिकल सर्वेस कहता है कि 50 पूरे पाकिस्तान में तो 50% से ज़ायद जो है वो गुर्बत है, बलूचिस्तान में 70% गुर्बत है। तो इसके नतीजे में तो खराबियाँ होंगी, कोई अच्छाई की उम्मीद जो है वो इस तरह के बेसरोपा तरमीमात से तो नहीं आ पाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल मतीन अफरोज़ साहब, जमात इस्लामी बलूचिस्तान, आप टाइम निकालना प्रोग्राम में शरीक है। मदर चारुका चूँकि शुमा दिलगोश को अब्दुल मतीन साहब का पुत्रान करेंगे जमात इस्लामी मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल का पुत्राना चूँकि मदिस्तक के जुलाई माह एक लॉन्ग मार्च को तक बलूचिस्तानी बुनियादी मसला नसरा इस्लामाबाद ने मगा कोयटा चाहे इस्लामाबाद लेकिन लाहौर आधारक बुता और चर्शिय पद आनी यकीन दहानी दियक बुक आनी जेड़ा की शुक्रवार कनक हुआ बल्कि कुछ हमेशा के इदा यकीन दहानी के अस्ता आ सिर्फ नामेगा नसरा छोड़ी इम्प्लीमेंट नबी तो मजमूई तौर बलूचिस्तान के अस्ते अमन अमान हवाला इंतहाई ख़राब दौरिया गुजगाई या ख़राब तरीन सूरत हाल शिकार हैं। तो दोमिनी मुगमगंदी के बॉर्डर मल्लू के कार रोज़गार वाबस्ता हैं उदा आई सराम में चौड़े इकदाम कनक नबुआ के सब्बा मल्लू के तहाक मायूसी दिलपोशी पैदा बुआनी और मल्लू जंजालानी आमाचे ब्रेक के जरूर पता मैंने मकान के शिंगा पत्रान का मीर कॉस्मक्श बिसंजो दिसंबर 1917 जावे में तक शाम कवदी बुताई आइए कमाशिना सफर खान बुताई आइए बिंदाती वानोगुजानक चक्वेटा दर बुताई गेशी वानोगुजान गे हात्रा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान शुताई मीर कॉस्मक्श बिसंजो तालिब इल्मी जमानगा सियासता गो हुब बुताई 1938 चा अलीगढ़ वातर बुआगा पद आ बलोच लीगा हवार बुताई 19 चलो यक्का कलात स्टेट नेशनल पार्टिया हवार बुताई 19 चलो हफ्ता रियासत कलात असम्बली बिजा दीवाने हामे बास्क गिचिन बुताई बलूचिस्तान को पाकिस्ताना अलहा के जेड़े सरा आया अपोजिशन लीडर बिस्तारा इसे मुखालिफत कुताई
नुज़दसत 50 शशा शहजादा अब्दुल करीम अमराया आया उस्तमान गल नामे गले जोड़ कुतर नुज़दसत 60 शशा चरोहिर कप्ते पाकिस्ताना कौमी असम्बली बास्क गिचिन गुतक नुज़दसत अब्तादा 1 यूनिट प्रोशगा पर चमकुराना कौमी असम्बली बास्क गिचिन गुतक नुज़दसत अब्तादा दोहा मीर खास बख्श बिसंजो बलूचिस्तान गवर्नर जुड़ बुतक नुज़दसत अब्तादा सेहा नेब सरकार हलास कनगा पर मीर खास बख्श बिसंजो वती चिसे अमरहा अवार दस्कीर कनक बुतक 5 फरवरी नुज़दसत अब्तादा हश्ता आयला बुतक नुज़दसत अश्तादो सेहा तहरीक बहाली जमहूरियता आय जुआनिया गो बाहर जुरते नुज़दसत अश्तादो पंचे खैर जमाती की चिनकारियानी आया बाइकआउट होते नामदार बलूच राशो मीर खास बख्श बिजंजो 11 अगस्त नुज़दसत अश्तादो नोहा बीरान बुत बलूचिस्तान राज दफ्तरे यक द्रपशना की दरी आसर बुत My name is Dr. Aiza Kashif and I come from मेरा नाम Pakistan. डॉक्टर आयजा काशिफ है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है। मैं इस वक्त शंघाई अमेरिकन स्कूल में बायोलॉजी और माहौलियाती साइंस की उस्ताद के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही हूँ। मैं 2012 में चीन आई और अब तकरीबन 13 बरस हो चुके हैं। मैं चैंग जियांग के इलाके में मुकीम हूँ और मुझे ये कम्युनिटी बहुत पसंद है क्योंकि मेरे नज़दीक एक मिसाली बस्ती वो है जो साफ सुथरी, पुरअमन और जहाँ ट्रैफिक कम हो और यहाँ ये तमाम खूबियाँ मौजूद हैं। चीन में जिंदगी वाकई निहायत आसान है। ताओबाओ मेरी पसंदीदा ऐप है। मैं अक्सर ऑनलाइन खरीदारी करती हूँ और ऑर्डर बआसानी घर पहुँच जाता है। मेरी जिंदगी का मकसद हमेशा यही रहा है कि मैं अपनी सलाहियतों को माशरे की खिदमत के लिए इस्तेमाल करूँ। चूँकि मैं मेडिसिन और ड्रग्स के बारे में जानती हूँ और नौजवानों से मुझे खास मोहब्बत है, इसीलिए मेरा मिशन भी इनकी बेहतरी के लिए है। नवाब अकबर खान बुगटी 12 जुलाई 1920 हफ्ता बारखाना वदी बुतक आइए कमाशे नाम नवाब मेहराब खान बुतक नवाब अकबर खाना लाहौर एचिसन कॉलेजा वती वानक दर बुरतक चरिशियपत आयवती गेशी वानक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटिया दर बुरतक 19 चलो शशा वती कबीला है 19 सरदार जुड़ बुतक 19 50 हश्ता वजीर मुमलिकत बिस्तारा बुंजाई काबीना अवार बुतक 19 अब्तादो सेहा बलूचिस्तान गवर्नर बुतक 19 अश्तादो हश्ता बलूचिस्तान सूबाई असम्बली बास्क गिचिन बुतक फरवरी 19 अश्तादो नोहा बेगर दा अगस्त 19 नवदा बलूचिस्तान सरवजीर बुतक 19 नवदो से है लस गिचिन कारियां चा डेरा बुकटिया कौमी असम्बली बास्क गिचिन बुतक कौमी असम्बली दीवाना हया उर्दू जुबान बाइकआउट को तक हुवती माती जुबान बलूचिया गुश्तांग दातक 2005 डॉक्टर शासिया खालिद वाक़या पद नवाब बुकटिया रियासत इलाफा तवार चिस्तकुत और दीमपा खुहारब 26 अगस्त 2006 कोहलुए दमा त्राथानिया आया शहीदी जाम नौशकुत मरादार चारों का ब्रेकअप माशुमार वशत करने का पुत्रान बरजाएं बलूचिस्तान से सूरत हाल सरा मलिक सिकंदर एडवोकेट साहब जमीयतुल उलमा इस्लाम सीनियर रहनुमाई साबिक अपोजिशन लीडर बलूचिस्तान असम्बलिया युगेशन का पुत्रान अपने अस्सलाम वालेकुम एडवोकेट साहब। अस्सलाम जी, क्या हाल है आपके? खैरियत से? शुक्र है सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला है मेरे प्रोग्राम में शरीक है। तो सर हम बात कर रहे हैं जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, मौजूदा हुकूमत में तनकीद बहुत ज़्यादा होती है। पिछले हुकूमत में जो असम्बली थी आप थे बैसियत अपोजिशन लीडर, लेकिन उस वक़्त हमने देखा कि थोड़ा बहुत तरक्याती काम हो रहे थे, इतना कौमी शायराएँ गैर महफूज नहीं थे, लेकिन अब ज़्यादा सूरत हाल जो हैं टेंस है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या वजह है कि मौजूदा हुकूमत जो है
हालात को बजाय ठीक करने के खराबी की तरफ ले जा रहा है? देखिए, एक तो ये है कि अगर एक हुकूमत आवाम की मैंडेट लेकर आती फिर तो बड़े धड़ल्ले से अपना प्रोग्राम आगे ले जाती। तो इस हुकूमत में इस अमर का फुकदान है, किसी उससे वो आवाम का मैंडेट इनके पास नहीं है। दूसरी जो बड़ी वजह है वो ये कि अगर वो खुद मुख्तार और आज़ाद होते तब फिर अपनी तबीयत के मुताबिक कोई काम कर सकते थे। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि ये खुद मुख्तार भी नहीं है, आज़ाद भी नहीं है। तो इस वजह से कोई चीज़ सीधी चल नहीं रही है। तो लेकिन हमने ये देखा कि जो मिनरल्स माइंस एक्ट के हवाले से एक बिल पास हुआ, बाद में अपोजिशन आपकी जमात ने शोर शराबे, उसके बाद इनको वापस लिया गया अपोजिशन के साथ मिलकर। तो इसके नुकसान क्या थे और इसको वज़ीर आला ने यह कहा कि दोबारा असम्बली में ला के उनको पास किया जाएगा। तो आपको लगता है कि जिस हालात में उनको लाया गया था अगर दोबारा लाया गया पास हो सकता है? क्योंकि JUI सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है बलूचिस्तान असम्बली में। ठीक है, पास तो वो कर सकते हैं क्योंकि उनकी अक्सरियत है। अब बात ये है कि पहले पास कराया, दोबारा इसकी क्यों जरूरत पड़ी, ये एक अलग चीज है। लेकिन असल सूरत हाल तो ये कि इनका ये जो जिस मकसद के लिए ये पास कर रहे हैं इनका कोई इसमें हिस्सा नहीं है। ये लॉबी है, हमारा जो कबायली सेटअप, ये जो लोग वहाँ रहते हैं असल बेनिफिशरीज वो होने चाहिए। तो अगर उनको मायूस किया जाए, उनको मारूम किया जाए, फिर तो जोर जबरदस्ती से कोई भी इंतकाल कराया जाए उसकी कोई हैसियत नहीं होती। तो मेरे साथ दूसरी तरफ देख रहे हैं कि जो बलूचिस्तान में जो बेशतर लोग हैं या अजला में रहने वाले वहाँ के अवाम हैं, तो उनका कारोबार का एक बड़ा हिस्सा है, ज़रिए माश सरहदी इलाके हैं, बॉर्डर है, चाहे चमन बॉर्डर हो या ईरान से बलूचिस्तान का मुल्हिका बॉर्डर हो। लेकिन बड़ी सख्ती कर दी गई मौजूदा हुकूमत ने, बॉर्डर बंद है, लोग जो हैं बड़े पैमाने पे बेरोज़गार हैं, उस पर शोर भी होती है, अपोजिशन भी बात करती है, लेकिन उस पर कोई तब्दीली नहीं लाती। अब भी बड़े कदगन हैं बॉर्डर पे और बेरोज़गारी मुसलसल इजाफा हो रहा है। बेरोज़गारी जो है बुराइयों का जड़ है, बहुत सारे मसाइल पैदा करेगी। तो आप क्या समझते हैं कि इस पे हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत इस तरह सख्त इकदाम लिया बॉर्डर के हवाले से। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट को बखूबी मालूम है कि बलूचिस्तान में न कोई इंडस्ट्री है, न कोई रोजगार के दूसरे जराए हैं। तो इसी बॉर्डर पे लोगों की जिंदगी और माश का दारोमदार था। अगर वो माश भी इनका रोक दिया जाए फिर तो ये फाकों में जाएंगे, और फाकों में जाने के बाद फिर ये कि जाहिर है कि तमाम जो जराइम हैं वो जराइम इख्तियार करेंगे। उनको किसी सूरत में कोई रोक भी नहीं सकता, उनके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब उनका माशी हालात दुरुस्त नहीं हो तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन हुकूमत का एक मौक़िफ़ ये भी है मलिक साहब के जो बॉर्डर हैं ईरान से बॉर्डर या अफगानिस्तान से वो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का सबब बन रहे हैं। तो हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पे सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं। बलूचिस्तान के बजट का एक बड़ा हिस्सा भी जो है अमन व अमान पे मुख्तस किया जाता है। तो क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि वो बॉर्डर को ठीक करे, लोगों का कारोबार तो ना रोके? देखें, बॉर्डर ये इंटरनेशनल लॉ है कि जो जिन मुल्कों का आपस में ट्रीटी है तिजारत की, चाहे उनके दरमियान कितनी बड़ी दुश्मनी क्यों न हो, वो बॉर्डर अपनी जगह पे खुले रहते हैं। जो तिजारत वाला रास्ता है वो बंद नहीं होता। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात आ जाती है फिर बॉर्डर बंद हो जाते हैं। अब इस दफा ये जो ताजर हैं हर ताजर को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। तो ये लोग कहाँ जाएं? जो सामान वो ले आए थे वो गल सड़ गए, उनकी गाड़ियां खराब हो गई, उनके पैसे फंस गए। ये बहुत बुरी मुसीबत है। तो मलिक साहब दूसरी तरफ जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है, कल उसका स्टेटमेंट भी मेरी नज़रों से गुजरा। आपने भी देखा होगा कि बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला इंसर्जेंसी नहीं है बल्कि करप्शन है। लेकिन मौजूदा हुकूमत में हम देखते हैं कि एक डेवलपमेंट बजट का एक बड़ा हिस्सा है लेकिन तरक्याती काम ग्राउंड में ना होने के बराबर है। उसके अपनी काबीना के वज़रा भी शायद मुलव्वस हैं इस नासूर करप्शन में। तो आप नहीं समझते कि वज़ीर आला को इस पर एक्शन लेना चाहिए जब इनको बड़ा मसला समझता है? मैंने पहले आपको बता दिया कि बाख्तियार भी नहीं है, मैंडेट भी नहीं है, तो उनके पास कोई सही चीज लाने के लिए कोई तरीका मौजूद नहीं है। फिर जो जिसके हाथ आए
जैसे चले उस तरीके से चलेगा, न ये किसी को रोक सकते हैं न किसी को कह सकते हैं। तो मलिक साहब आपसे मेरा आखिरी सवाल यह है, चूँकि आप खुद एक सीनियर कानूनदान भी हैं, तो आजकल मुल्क में जो 27वीं आइनी तरमीम है उसकी बातें हो रही हैं कि ये तरमीम जो है 18वीं तरमीम को रोल बैक करेगा, उनके कुछ हिस्सों को तब्दील किया जाएगा, सूबों के हिस्से कम किए जाएंगे, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि उसका अभी असल ड्राफ्ट सामने नहीं आया है, लेकिन क्या साराइयाँ हो रही हैं इस पर? लेकिन 26वीं तरमीम पे हमारे साथ इनके वादे वईद हुए थे, लेकिन उनमें से एक वादा 26वीं तरमीम का इन्होंने नहीं माना है। तो अब 26वीं तरमीम अधूरी रह गई है, तो 27वीं तरमीम के लिए ये क्या करेंगे? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए। मज़ार चारों का मलिक सिकंदर एडवोकेट साहब, जमीयत उलमा इस्लाम बलूचिस्तान में मरकज़ी रहनुमाई और साबिक अपोजिशन लीडर बलूचिस्तान, साबिक हुकूमत अपोजिशन लीडर बुता। तो पुत्रान कन का ये कोशा हमेशा के मौजूदा हुकूमत कहते हैं आई कर रहा मैंडेट ने या आरियल ओटाची नियत का या फार्म 47 आम लफ्जा कोशक भी भले आ चो महलू के जेड़ा गिशुगीवार कुत का। तो बुनियादी मसला ये वदा वकोल वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब के करप्शन है, इंसर्जेंसी जो मसला है नहीं बोले इंसर्जेंसी कहते हैं आइए बलूचिस्तान अमा एक डायरेक्शन या बुरतक के आइए दोबारा ये मगा आरक बाज नामुमकिन जोड़ बुता। तो वज़ीर आला साहब कहते हैं मसला नसर पद नबी बल्कि आइए नज़रा करप्शन मस्तरी मसला है, बोले करप्शन गिरफ्तार करने के हवाला आइए करा हिकमत अमली ची या वती काबीना दीवाना चेवण इकदाम का इशे भी वाजे एक मौक़िफ़ हुकूमत निमगा नेस्ती हैं और दोमी निमगा में गिंदगा के मौजूदा हुकूमत कहते हैं आइया बॉर्डर सरामा कदगन या बंदिश या पाबंदी जते गा कि इस आम मर्दम मजनी पैमाना या मुतासर हैं, चूँकि बलूचिस्तान मल्लुक के रोज़गार कहते हैं बॉर्डर वाबस्ता हैं या सरकार नौकरी कहते हैं नबूआ के बराबर या हुकूमत मल्लुक का रोज़गार दात को नकाऊ दोमी निमगा इंडस्ट्री बलूचिस्तान ने या ईरान और अफ़गानिस्तान बॉर्डर कहते हैं चमन तक वाजरा मल्लुक के कारोबार या ज़रिए माश वायद ज़रिए हैं भले आ मगिंदे के इसरा बंदिश जनक बुता या इसरा कदगन बाज़ तो पमेश का आ मसला कहते हैं या कदिया तक की शुगवार नबूगा में बलूचिस्तान मज़ीद एक बदमनी नेमगा ये बरक बोगा। तो इसी की शुगवार करने के आतर हुकूमत के वाजे पॉलिसी लायामल नबूआ गई वो दो निमगा इंसर्जेंसी सब बलूचिस्तान कौमी शायरा गैर महफूज हैं या बाज़ें बलूचिस्तान कौमी शायरा के शप वदा सफ़र सरा पाबंदी तो एक मजनी अलमी है। इंसर्जेंसी अगर मसला ही नहीं करप्शन मसला है, करप्शन गिरदार का इतनी कंट्रोल आए इंसर्जेंसी तो कंट्रोल को इतना करने बोले करप्शन हम मौजूदा हुकूमत गिरदार डालने ब्रेक की जरूरत पता मैंने कहा कि पुत्रान करें। मीर कॉस्मक्श बिसंजो दिसंबर 1900 अब्दाहा जावे में तक शाम कवदी बुताई आइए कमाशिना सफर खान बुताई आइए बिंदाती वानोगुजानक चा क्वेटाहा दर बुताई गेशी वानोगुजान गे हात्रा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान शुताई मीर कॉस्मक्श बिसंजो तालिब इल्मी जमानगा सियासता गो हुब बुताई 1938 चा अलीगढ़ा वातर बुआगा पद बलूच लीगा हवार बुताई 19 चलो यक्का कलात स्टेट नेशनल पार्टिया हवार बुताई 19 चलो हफ्ता रियासत कलात असम्बली बिजा दीवाने हामे बास्क गिचिन बुताई बलूचिस्तान को पाकिस्ताना अलहा के जेड़े सरा आया अपोजिशन लीडर बिस्तारा इसे मुखालिफत कुताई 1950 शशा शहजादा अब्दुल करीम अमराया आया उस्मान गल नामे गले जोड़ कुताई 1960 शशा चरोहिर कप्ते पाकिस्ताना कौमी असम्बली बास्क गिचिन बुताई 19 अब्तादा वन यूनिटर प्रोशिका पद चमकुराना कौमी असम्बली बास्क गिचिन बुताई 19 अब्तादा दोहा मीर खास बख्श बिसंजो बलूचिस्तान गवर्नर जोड़ बुताई 19 अब्तादा सेहा नेपे सरकारी हलास कनगा पद मीर खास बख्श बिसंजो वती चिसे अमरहा अवार दसगीर कनक बुताई 5 फरवरी 19 अब्तादा हश्ता आयला बुताई 19 अश्तादो सेहा तहरीक बहाली जमहूरियता आय जुआनिया गो बाहर जुरते 19 अश्तादो पंचे खैर जमाती की चिनकारियानी आय बाइकआउट होते
नामदार बलूच राशोन मीर गौस बख्श बिजंजो 11 अगस्त 1989 बीरान बुत बलूचिस्तान राज दफ्तरे यक द्रपशना की दरी आसर बुत। सिद्दीक बलोच दा फरवरी 1947 लियारी कराची वदी बुतक ISCT स्कूल लियारियाच्या मॅट्रिक SMLO कॉलेज कराचीच्या इंटरमीडिएट कराची यूनिवर्सिटीच्या ग्रेजुएशन और मुआशियात ताहा मास्टर को तक सिद्दीक बलोच जानकारी सियासतदानी और फुटबॉल जवानी ले भी हम बुतक भले आइया अहवालकारी पेड़ा नाम कशे तक बलूचिस्तान सियासत और मुआशियात बाबता आशी वारे मर्दमी बुतक वो आइया ए सरहालानी सरा किताब हम निबिश्ता को तक 1972 बलूचिस्तान पेशरगी गवर्नर गौस बख्श बिजंजो प्रेस सेक्रेटरी हम बुतक सियासी लेका हो जौदानी सबबा नवाब कैर बख्श मरियो गौस बख्श बिजंजो हवारिया जिला हम बन बुतक आइया हेवालकारी बिंदात च अंग्रेजी रोहताक कुतक औरंदा रोहताक एक्सप्रेस कोयटा रोहताक आज़ादी कोयटे बोनहिश तीर को तक सिद्दीक बलोचा हेवाल कारानी डलानी अंबराइया बाजी मुल्कानी तरोताब हम को तक आदा 6 साला कैंसर नादराइये आमाच पुतक वो अब्तादो 8 साले उम्रा 6 फरवरी 2018 कराची बिरान पुतक मड़ादार चारों का ब्रेकअप माशमर वशत करें पुत्रान कनगाए बलूचिस्तान मौजूदा सूरत हाल सरा तो बलूचिस्तान चूँकि वज़ीर आला साहब गस्तर स्टेटमेंट है कि बलूचिस्तान मस्तर मसला इंसर्जेंसी नहीं करप्शन है या बलूचिस्तान अब गुड गवर्नेंस के हस्ते आई वास्ता हुकूमत कोशिश कन गाई और 2 महीने में पुत्रान हम करने 27वीं तरमीम में के हस्ते बलूचिस्तान सरा ये असरात सीनियर सहाफ़ी तजियाकार बिलाल डार साहब मनादारी कन गाई गेशिंग पुत्रान कने अस्सलाम वालेकुम डार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। तो डॉक्टर साहब हम प्रोग्राम के आगाज़ में आपसे जो वज़ीर आला बलूचिस्तान का जो एक स्टेटमेंट है गुज़श्ता दिनों उन्होंने जो है जारी किया है हमारे नज़रों से गुजरा का बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो इंसर्जेंसी नहीं है बल्कि करप्शन है। जब तक करप्शन पे काबू नहीं पा लेंगे तो बलूचिस्तान में हकीकी तरक्की और खुशहाली का दौर शुरू नहीं होगा। तो बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं, चूँकि बलूचिस्तान को करीब से कवर करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा मसला वाकई है, लेकिन इंसर्जेंसी से बड़ा मसला नहीं है। तो अगर इंसर्जेंसी हुकूमत इसको कंट्रोल नहीं कर सकता तो आप नहीं समझते हैं कि करप्शन को कंट्रोल करना हुकूमत के लिए इतना बड़ा मसला नहीं है? तो इसके बावजूद इतने करप्शन ने क्यों बड़ा मसला बन चुका है बलूचिस्तान का? जी देखिए, मेरा ख्याल में जो वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने जो कहा है मैं उनकी बात से इत्तेफाक इसलिए करता हूँ क्योंकि जब तरक्याती फंड्स लोगों की फलाह बहबूद पे खर्च होने वाला पैसा वहाँ खर्च होने के बजाय किसी की जाती जेब में चला जाता है करप्शन के जरिए, तो उसके नतीजे में माशरे में एक हिंजानी कैफियत, एक इस्तराब, एक गुस्सा, एक गम की कैफियत पैदा होती है। जैसे कि कई मरतबा ये सब सामने हमारे आया है कि बलूचिस्तान के लोगों ने ये कहा या ये दावे हुए या बातें हुई हैं गमो गुस्से में कि उनके प्यारे बगैर इलाज के एड़ियां रगड़ते रगड़ते मर गए और वहाँ पीने का साफ पानी तक मैसर नहीं है और कोसों दूर से पानी उठा के लाना पड़ता है। और फिर जो बच्चियां आला तालीम हासिल कर लेते हैं उनको आला तालीम हासिल करने के बावजूद वहाँ नौकरियां नहीं मिलती। तो ये सारे जब गमो गुस्सा इकट्ठा होता है तो वो पूरा गमो गुस्सा फिर फ्यूल बनता है, ईंधन बनता है जो कलादम तंजीमें हैं उनके लिए, क्योंकि फिर कलादम तंजीमें उन गमो गुस्से में मुब्तला मासूम लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए इस चीज को इस्तेमाल करती हैं और कहती हैं देखा ये रियासत की हुकूमत ये आपको आपका हक नहीं दे रही।
तो आपको आपका हक लेना है तो बंदूक उठा लो। ये वो बयानिया है उनका कलादम तंजीमों का, जो कि उनको मजीद तबाही की तरफ ले जाता है। लेकिन वो इस उनके क्योंकि जो तंग आमद जंग आमद एक मिसाल मशहूर है, तो फिर वो गमो गुस्से में या इंतकाम की आग में या बदला लेने के मामले में वो फिर उन अलाकार बन जाते हैं बदकिस्मती से उन भारतीय फंडेड तंजीमों के। तो और वो पाकि माशरे में फिर वो तबाही जो होती है वो हो रही होती है। अगर आपने कलादम तंजीमों को खत्म करना है तो जरूरत है कि इनको पीछे से जो रसद मिल रही है, चाहे वो मैन पावर की सूरत में है या और मामलात की सूरत में है, उसे बंद करना होगा। तो जैसे कहते हैं ना, अगर किसी एक कोई ऐसा दरख्त है जो कि माशरे के लिए ठीक नहीं है, मसलन पोलन एलर्जी फैलती है मुख्तलिफ दरख्तों से जिनमें एक जंगली शहतूत है, तो अगर उस जंगली शहतूत को जड़ से नहीं खत्म करेंगे तो फिर वो ऊपर से काटेंगे, फिर वो दोबारा निकल आएगा। तो इसी तरह अगर आप कलादम तंजीमों की पूरी रसद नहीं काटेंगे, उनकी जड़ें नहीं काटेंगे, तो ये मामले भी चलते रहेंगे। तो मेरे ख्याल में बलूचिस्तान को जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है वो करप्शन ने पहुंचाया है। आपके इल्म में है कि जब यहाँ बलूचिस्तान में एक साबिक सेक्रेटरी खजाना, सूबाई सेक्रेटरी खजाना के घर से 80-90 करोड़ रुपया तो कैश में निकला, और दुनिया जहान की करेंसी और बड़े हैवी किस्म के प्राइस बॉन्ड और सोना भी निकला। फिर बाद में उन्हीं के निशानदेही पे क्वेटा की एक बेकरी से सोने के बिस्किट जो छुपा के रखे थे वो निकले। फिर कराची में बड़ी बड़ी कोठियां, बेंगलोर, बड़े बड़े महंगे कमर्शियल और रेजिडेंस प्लॉट और महंगी तरीन गाड़ियों की एक पूरी फ्लीट, क्या कुछ नहीं बरामद हुआ। तो एक बंदे के घर से अगर अरबों रुपया निकल रहा है तो सोचें कि जो बलूचिस्तान में करप्शन हो रही है वो किस हद तक चली गई हुई है। अब ये बात क्या किसी से ढकी छुपी है? अफसर आम हर बंदा कह रहा है, हर बंदा सुन रहा है कि एक्सीएन लगवाना है तो इतने लाख इतने दे दो, फलानी पोस्ट पे बंदे को लगवाना है तो इतने करोड़ दे दो, फलाना ठेका लेना है तो इतने % दे दो। क्या ये बात अब ढकी छुपी रह गई है कि बलूचिस्तान में जब आपको याद है साल पहले फ्लड आया, साल 1.5 साल पहले जब डैम्स टूटे, तो डैम्स बनाने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनके खिलाफ कार्रवाई की बात हुई, पूरे माशरे से मांग हुई, मुतालबा हुआ कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें। इन्होंने नाकिस मटेरियल लगा के डैम्स बनाए हैं जिनकी वजह से बड़ा जानी और माली नुकसान लोगों का हुआ, तो इनके खिलाफ कार्रवाई करें। ऐसे ऐसे डैम्स भी टूटे जो साल 1.5 साल 2 साल पहले बने थे। तो जब वो कार्रवाई होने लगी तो उन्हीं कॉन्ट्रैक्टर्स की यूनियन के एक अहदेदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो जो सोशल मीडिया पर तो खुलेआम वायरल हुई, जिसमें उन्होंने दावा किया कि हमसे तो सारे इतने % फला लेता है, इतने % फला लेता है, और एट द एंड जाके हमारे पास जो बचता है वो 30% 35% बचता है, जिसमें हमने डैम भी बनाना है और फिर खुद भी कमाना है। तो सोच लें फिर ऐसे माशरे में क्या तरक्की होगी। तो इस चीज को खत्म करना जरूरी है। करप्शन दुनिया के हर मुल्क के हर माशरे में है। अगर कोई कहता है कि अमेरिका में करप्शन नहीं है जो सुपर पावर है, और अगर कोई कहता है कि यूरोप जैसे माशरे में जहां मुल्कों के वज़ीर-ए-आज़म, बाज़ मुल्कों के वज़ीर-ए-आज़म बसों पे और साइकिलों पे सफर करके पहुंचते हैं गुजरा, तो अगर कोई कहता है कि वहां करप्शन नहीं है तो ये उनकी खामख्याली है। वहां भी करप्शन है और बड़े पैमाने पे है, लेकिन वहां की करप्शन का परसेंटेज बहुत कम है। वहां करप्शन 5% 10% हो रही है टोटल पूरे माशरे में। यहाँ जो हम बलूचिस्तान में करप्शन हो रही है वो तो 60 से 70% करप्शन हो रही है हर प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप अंदाजा लगाएं कि फिर ये करप्शन आपके माशरे को तो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने देती, बल्कि पीछे की तरफ धकेलती है। तो अब आज अगर आपकी किसी इलाके की आबादी और बलूचिस्तान की आज आबादी अगर बिलफर्ज 2 करोड़ है, तो आपको अब जो प्रोजेक्ट शुरू करने हैं आज के दौर में वो अगले 3 करोड़ अफराद को नजर में रख के करने हैं कि आगे 3-4 करोड़ आबादी के लिए ये सहूलतें हमने प्रोवाइड करनी है। तो जब आप आज नहीं कर पाएंगे तो वो 4 करोड़ आबादी जब हो जाएगी तो वही टारगेट तामीर और तरक्की का 1.5-2 करोड़ इजाफी के बजाय 5-6 करोड़ इजाफी पे चला जाएगा कि इतनी आबादी मजीद बढ़नी है, तो उसको मद्देनजर रख के बनाए। ठीक है, तो नहीं हो सकेगा। तो करप्शन हमारे माशरे को तबाह कर गई है। करप्शन ने हमारे पूरे निजाम को तबाह कर दिया, खासतौर पर बलूचिस्तान का पूरा निजाम करप्शन की वजह से नाकारा मफलूज हो चुका है, अपाहज हो चुका है। ऐसे ही जैसे कोई बंदा
किसी खुदा न खासा हादसे की वजह से या पैदाशी तौर पे अपाहिज हो जाता है और वो अपनी मर्जी से उठ बैठ हिल जुल नहीं सकता, इसी तरह हमारा पूरा निज़ाम जो खास तौर पे बलूचिस्तान का निज़ाम है, जिसने इस माशरे को चलाना है, तामीर और तरक्की देनी है, अगली प्लानिंग करनी है, वो सारा अपाहज हो चुका है। इसको अगर अपाहज होने से आपने ठीक करना है, इसका इलाज करप्शन का खात्मा ही है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि एक तरफ हम करप्शन के खात्मे की बातें करते हैं, दूसरी तरफ हमारे जो कवानीन है उन्हीं में करप्ट लोगों के लिए बचाव के रास्ते भी छोड़े गए हैं। जैसे प्ली बारगेन है, ये प्ली बारगेन क्यों की जाती है? एक शख्स जैसा वो मैं बात हुई थी, मैंने शुरू में कहा कि वो सेक्रेटरी खजाना साहब पकड़े गए, उनके घर से कितने पैसे निकले और अरबों की रिकवरी हुई। एट द एंड जो इतलात हैं वो मुबैना तौर पर प्ली बारगेन करके डील करके निकल आए। प्ली बारगेन क्या है कि कुछ परसेंटेज आप सरेंडर कर दें, कुछ फाइन भर लें, बाकी का आप सजा से माफ हो जाएंगे और बाकी पैसे भी आपको वापस मिल जाएंगे। तो ये ऐसे कवानीन खत्म करने की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन आपने कहा ये भी कहा कि जो इंसर्जेंसी उन्होंने कहा इतना बड़ा मसला नहीं है, तो हम ये भी देखते हैं कि बलूचिस्तान के लोगों का जो ज़रिया माश है वो अफ़गानिस्तान या ईरान का जो बॉर्डर है चमन से लेकर ग्वादर तक, तकरीबन 80% लोग इसी बॉर्डर पे अपना रोज़गार करते हैं, उनका ज़रिया माश है। कोई सरकारी नौकरी इतने पैमाने पे नहीं है, बलूचिस्तान में इंडस्ट्रियाँ भी ना होने के बराबर हैं बल्कि नहीं है। तो अगर बॉर्डर को बंद किया जाता है, नौजवानों की बड़ी तादाद, जैसा कि आपने कहा कि ये नौजवान जो हैं वो फ्यूल का किरदार अदा करते हैं, इंसर्जेंसी की तरफ जाते हैं, तंजीमों का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन इस पर इतना सख्ती क्यों कर दी गई है, या बॉर्डर को जो पाबंदियाँ इस पर जो कदगन है इतनी सख्त क्यों हैं, ताकि नौजवान जो हैं जब रोज़गार नहीं होगा ज़ाहिर सी बात है वो ऐसा रास्ता इख्तियार करेंगे जिसका नुकसान रियासत को होगा। देखिए बात यह है कि बज़ाहिर हमें लगता है कि जो बॉर्डर बंद करने के नुकसान ज्यादा हैं, ये बज़ाहिर है, लेकिन हकीकत पे देखा जाए तो इसके नुकसान कम और फवायद ज्यादा होंगे। एक तो हमें, आपको पता है, सिक्योरिटी के चैलेंजेस का सामना है और हमारा जो दुश्मन मुल्क है हमसाया भारत, वो आपको मालूम है कि पहले भी यहाँ से ईरान के रास्ते से बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करवाने के लिए आते हैं। कुलभूषण यहीं से पकड़ा गया और अभी भी जो दहशतगर्दी की बहुत ज्यादा चीजें आती जा रही थी वो ईरान के मुख्तलिफ रास्तों से आ रही थी। फिर ये भी था कि दहशतगर्द हमला करते थे, जब उनके खिलाफ कार्रवाई होती थी वो ईरान भाग जाते थे। फिर तीसरा ये था कि इस स्मगलिंग की आड़ में बहुत कुछ आ जा रहा था जिसको रोकना जरूरी था। अब मसला ये है कि अगर आप इस बात को देखें कि ग्वादर के लोगों का जो गुजर बसर है वो वाकई ईरानियन मईशत के ऊपर या उनकी अशिया के ऊपर है, या उनका रोजगार पेट्रोल की स्मगलिंग या वहां से चीजें ला के उस पर है, सारा डिपेंडेंट है। लेकिन अब उसके मसाइल ये हैं कि उससे पाकिस्तान की पूरे मुल्क की मईशत को बहुत सख्त नुकसान पहुंच रहा है। उस नुकसान को रोकना है तो हमें ये कुछ ऐसे सख्त इकदाम हुकूमतों को करने पड़ेंगे जो कि नागुज़ीर हैं। लेकिन जब हुकूमत का फर्ज है कि जब आप ऐसे इकदाम उठा रहे हैं तो पहले फिर इसकी प्लानिंग भी करें कि जो वहाँ ग्वादर में या उन एरियाज के अंदर लोगों को मुश्किलात पैदा होगी उनको हल करना तो फिर हुकूमत की ही जिम्मेदारी है। तो उसके लिए पहले से कोई ऐसे इकदाम किए जाने चाहिए थे कि जिस तरह उनके वहाँ मुकामी आबादी को जो रोजमर्रा की अशिया हैं या खुर्दोनोश की अशिया हैं उनकी शॉर्टेज ना हो। दूसरा, वहाँ जो लोग बेरोजगार होंगे उनको मुतबादिल रोजगार कहाँ दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, ये अब हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। और वैसे भी हर जगह ये जिम्मेदारी हुकूमत की ही होती है कि वो इस तरह की प्लानिंग करें या ऐसे मौके पैदा करें कि जिनसे लोगों को बाइज्जत रोजगार भी मैसर हो। तो अगर वो नहीं किया जा रहा तो ये अफसोसनाक बात है, ये हुकूमत की गलती है, नाअहली है। हुकूमत ने अगर बॉर्डर बंद किए हैं ठीक है, हम समझते हैं कि जी माशरे में सिक्योरिटी के मसाइल हैं या और चैलेंजेस हैं। लेकिन डॉक्टर साहब आपकी बात सही है, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, लेकिन वहाँ जो है फोर्सेस तैनात हैं, मज़ीद किया जाए। बलूचिस्तान का एक बजट का बड़ा हिस्सा जो है अमन अमान पे मुख्तस होता है, तो कम से कम रोज़गार, जहाँ लोग रोज़गार करते हैं या जहाँ से चीज़ें आती जाती तो वहाँ सिक्योरिटी सख्त करें या लोगों की चेकिंग ज़्यादा करें ताकि दहशत गर्दी के जो अनासर हैं उनको रोका जा सके। रोज़गार को इस तरह बंद करना तो इसके असरात बड़े मनफी होंगे सर। जी बिल्कुल यकीनी है, आपका बात सवाल बड़ा वैलिड है।
और देखें, अगर बिल्कुल ही हर चीज बंद कर देंगे तो बंद तो चले कर दी है, मैं वही कह रहा था कि बंद कर दी है, ठीक है, मजबूरी थी, लेकिन आपने उस जगह लोगों के जो मसाइल पैदा हो रहे हैं उनके हल के लिए हुकूमत ने क्या किया? ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज और सवालिया निशान है और उनकी कारकर्दगी पर बहुत बड़ा एक तनकीदी पॉइंट है कि उन्होंने बॉर्डर तो बंद कर दिया, लेकिन अब वो लोग क्या भूखे मर जाएं या उनका क्या सिस्टम बनेगा, इसके लिए हवाले से हुकूमत ने क्या किया क्या नहीं किया, ये तो हुकूमत बताना चाहिए उसको। मैं यही कह रहा था कि जब आप बंद करते हैं तो फिर आपको पहले उसके मुकसरात का हल के लिए भी इकदाम करने होते हैं साथ ही, ताकि लोग मुतासर ना हो। तो अब वो लोग मुतासर हो रहे हैं, जब लोग मुतासर होंगे तो फिर यही लोग, जैसे मैंने पहले कहा कि जब उन्हें सहूलतें नहीं मिलेंगी, रोजगार नहीं मिलेगा, तो वो फिर अलाकार बन जाएंगे खुदा ना खास्ता कलदम तंजीमों का, उनमें जाके शमूलियत इख्तियार करेंगे। तो इसलिए इस मसले को हुकूमत को फौरी तौर पे हल करना चाहिए और वहाँ पे या तो रोजगार के फौरी मौके दें लोगों को, या वहाँ पे जो वहाँ के लोगों को मुख्तलिफ इलाकों में ले जाके वहाँ उनको रोजगार फराहम करे। देखिए, आज दुनिया भर में खास तौर पे गल्फ में बहुत ज्यादा मांग है मैन पावर की, वहाँ मैन पावर की जरूरत है। तो मेरा ख्याल है हुकूमत बलूचिस्तान को चाहिए कि खास तौर पे गवादर के एरियाज को या जिन जो बॉर्डर एरियाज जो बंद किए गए हैं वहाँ के लोगों को हुनर सिखाए और हुनर सिखा के उनको बाहर भेजे। बाहर की अब जो खबरें आ रही हैं कि सऊदी अरब ने अब जो प्लानिंग की है, दुबई ने की है, या और जो अरब ममालिक हैं उनकी तरफ से लाखों अफराद की डिमांड है कि आप हमें लाखों अफराद की मैन पावर हमें चाहिए, तो आप हमें दें। तो उसके लिए, लेकिन अब ऐसे लोगों को तो वो नहीं ले सकते जिनको कोई काम ही नहीं आता, तो अब उन्हें हुनर सिखाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत को चाहिए कि वो फुल फौज जंगी बुनियादों पे गवादर में ऐसे इंस्टीट्यूट बनाए जहां मुकामी आबादी को बगैर किसी फीस के, बगैर किसी चार्जेस के उनको फ्री में हुनर सिखाएं, उनको कोर्सेज कराए, शॉर्ट कोर्सेज 6 महीने का, 3 महीने का डिप्लोमा कराए साल का, और उन सबको आप बाहर के ममालिक में रोजगार के लिए भेज दें। इससे उनको रोजगार भी मिलेगा और प्लस ये होगा कि वो लोग जो है पाकिस्तान के लिए भी ज़र मुबादला कमाने का एक बड़ा अच्छा जरिया बनेंगे। तो अगर हम इस हवाले से भी कुछ नहीं कर रहे, वहाँ इंडस्ट्री भी नहीं लगा रहे, वहाँ के लोगों को रोजगार भी नहीं दे रहे, वहाँ खाने पीने की अशिया अर्जा निर्खों पे या बर वक्त भी नहीं पहुंचा रहे, तो फिर वो लोगों के पास तो नाराज होने के अलावा फिर और कोई रास्ता नहीं बचता। तो ये हुकूमत की नाअहली है जी। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इस हवाले से फौरी तौर पे इसमें इक़दाम करने चाहिए, खाली तकरीरें नहीं करनी चाहिए, बल्कि फौरी इक़दाम करने चाहिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, टाइम निकालना प्रोग्राम में शरीक रहे। मेरे चारों को बिलाल डार साहब सीनियर साफी तजियाकार को पुत्रान कनकाई कुछ हमेशा के बॉर्डर बंदिश कस्ती बाज़ ये इम्फेक्ट बाज़ खराब भी पर्चा के मल्लुक बेरोज़गार भी या हुकूमत एक अंचे तरीक़ेकार ये मनसूबाबंदी भी कहा कि मल्लुक का बेरोज़गार भी है, रोज़गार दोमी ज़राए ये हम एक ऑप्शन नहीं थी। तो बॉर्डर बंदिश दोमिनिम का नौजवाना मायूसी या पता बलूचिस्तान इंसर्जेंसी ने मगर रवग ये बाज़ मजनी मसला ये करप्शन मसला ही वकौल वज़ीर आला साहब भले इंसर्जेंसी भविष का मसला ही कि तो आइयारा फ्यूल करने के वास्ते अच्छी इकदाम करने गए कि नौजवाना अमा निमगा बरगाएँ। तो इसी गिरदार का नकस्ती हुकूमत ज़िम्मेदारी बॉर्डर बंदिश या बॉर्डर कदगन एक मजनी नुकसान हुकूमत इसी निमगा तवज्जा बेदा उसी की शिगवारा बिका गोमेदा कम राशद पास रासबूतन अल्ताफ बलूच रज़ा दी अल्लाह बाउट। बेचारे मरागिश बिजाना पंशंबे दशंबेया शपे साहत अश्ता योका वश न्यूज़ा। उस्ताद अब्दुल सत्तार 1935 लियारिया वदी बुताई
आइए कवला रोहिर कप्ते बलूचिस्तान शहर बमपूरा चलोडुबार कुतग कराची दमग लियारिया जामिन बुतग आइया चा कसानिया साउज जेमला गो होब बुतग बिंदाते वानुगसान का पद आइया उस्ताद नजर मोहम्मद शागिर्दिया साउज जेमले पेड़ हेल गिप्तग चर्शिया पद यक जवाने गुशंदये बिस्तारा आयोतेजम पेशताश तक EMI ग्रामाफोन कंपनी आइए तवारा च मुतासिर बुतग ओगो हाइया राबतई कुतग आइए अवली सौत दिल कंते पिरियात रिकॉर्ड कनक बुत इस सौते नामदार वागा पद EMI ग्रामाफोन कंपनियां आइए बाजी सौत रिकॉर्ड कनाई उस्ताद सत्तारे सौतानी बाजी सीडियो नवार शिंग बुता आइए शागिर्दानी तहा कासिम अमीन आरिफ बलूच इमाम बख्श मजनू शौकत मुराद शाहजान दाऊदी इमाम बख्श मस्ताना खुदगी बासी नाम आवारन उस्ताद सत्तार बलूच अब्तादो यक साल हमरा 14 अप्रैल 2006 लियारी दमक गुल मोहम्मद लैना बिरान बुत बलूच राज आइए वशी तवारा च जिबार बुत नवाब अकबर खान बुगटी 12 जुलाई 1920 हफ्ता बारखाना वदी बुताई आइए कमाशे नाम नवाब मेहराब खान बुताई नवाब अकबर खाना लाहौरे एचिसन कॉलेजा वती वानक दर बुरतक चरिशियापत आयवती गेशी वानक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटिया दर बुरतक 19 चलो शशा वती कबीला है 19 सरदार जोड़ बुताई 19 पंजाब हश्ता वजीर मुमलिकत बिस्तारा बुंजाई काबीना अवार बुतग 19 अब्तादो सेहा बलूचिस्ताने गवर्नर बुतग 19 अश्तादो हश्ता बलूचिस्ताने सूबाई असम्बली बास्क गिचेन बुतग फरवरी 19 अश्तादो नोहा बेगर दा अगस्त 19 नवदा बलूचिस्ताने सरवजीर बुतग 19 नवदो से है लस गिचेन कारियां चा डेरा बुकटिया कौमी असम्बली बास्क गिचेन बुतग कौमी असम्बली दीवाना हया उर्दू जुबाने बायकॉट कुतक हुवती माती जुबान बलूचिया गुश्तांग दातक 2005 डॉक्टर शासिया खालिद वाकिया पद नवाब बुकटिया रियासत इलाका तवार चिस्तकुत उदीम पा कुहारब 26 अगस्त 2006 कोहलुए दमाग त्राथानिया आया शहीदिये जाम नोशकुत सिद्दीक बलोच दा फरवरी 1947 लियारी कराचिया वदी बुतक आइया सिटी स्कूल लियारियाचा मैट्रिक एसएम लो कॉलेज कराचियाचा इंटरमीडिएट कराची यूनिवर्सिटीचा ग्रेजुएशन और मुआशियात ताहा मास्टर को तक सिद्दीक बलोच जानकारी सियासतदानी और फुटबॉल जवानी ले भी हम बुतक भले आइया अहवालकारी पेड़ा नाम कशे तक बलूचिस्तान सियासत और मुआशियात बाबता आशी वारे मर्दमी बुतक ओ आइया ए सरहालानी सरा किताब हम निबिश्ता को तक 19 अब्ताद 2 बलूचिस्तान पेशरगी गवर्नर गौस बख्श बिजंजो प्रेस सेक्रेटरी हम बुतक सियासी लेका हो जौदानी सबबा नवाब कैर बख्श मरियो गौस बख्श बिजंजो हवारिया जिला हम बन बुतक आइया हवालकारी बिंदात च अंग्रेजी रोहताक कुतक औरंदा रोहताक एक्सप्रेस कोयटा रोहताक आज़ादी कोयटे बोनहिश तीर को तक सिद्दीक बलोचा हेवाल कारानी डलानी अंबराइया बाजी मुल्कानी तरोताब हम को तक आदा 6 साला कैंसर नादराइये आमाज पुतक ओ अब्तादो 8 फरवरी 2018 कराची बिरान पुतक
मुझे 25 दिसंबर 1982 का वो दिन आज भी याद है जब मैं लाहौर जिमखाना में अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ कॉफी पी रहा था। तो मेरे एक दोस्त ने इंतहाई समझदारी का सवाल किया। उसने कहा कि मुनव्वर, तुम यहाँ की मेंबरशिप भी नहीं ले लेते। मैंने इंतहाई बेकार जवाब दिया, किस खुशी में लूं? लेकिन अब एहसास होता है कि मेरे इस बेकार से जवाब ने मुझे बहुत सी खुशियों से महरूम कर दिया। जिमखाने की मेंबरशिप का क्या फायदा, ये अपनी जगह, लेकिन अब तो जिमखाने की मेंबरशिप मिलना ही मुश्किल है। एक लंबा इंतजार करना पड़ता है या फिर करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे खुशी है कि मेरे समझदार बेटे ने गवादर जिमखाने की मेंबरशिप ले ली और इस फैसले से उसके आने वाले नस्लों को भी फायदा पहुंचता रहेगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि गवादर कराची, इस्लामाबाद और लाहौर से बहुत जल्द आगे निकल जाएगा। गवादर पाकिस्तान की मेन रोड है और हमारे लाहौर के दोस्तों को भी गवादर आना पड़ेगा। मैं भी आपको यही मशवरा दूंगा, वक्त ज़ाया ना करें, ये वक्त वापस नहीं आएगा। गवादर जिमखाने की मेंबरशिप के लिए अभी अप्लाई करें, बिफोर इट्स टू लेट। सैयद ज़ौहर शाह आशमी 21 अप्रैल 1926 गुहदरा वदी बुतई। आइए पिते नाम सैयद मोहम्मद शाह हाशमी बुतई। बलूची ज़ुबान दीम रवी हातरा सैयद आशमिया बाज़ इसमत बुतई। 1950 सैयद आशमिया वती अवली बलूची दस्तों निविश्ता बुतई। बलूची ज़ुबान अवली बिसांत बलद सैयदगंज। सैयद ज़ौहर शाह हाशमी 26 सालानी जोहदे बरवर्दी। आइए चाप शिंग बुतगे किताबानी तहा मीरगिन बलूची बुंगीची नासुक त्राप कनेत्रम अंगर और त्रोंगन गिसद गुआर। बलूची स्याहगे रास्त नबीसर। बलूची जुबान व अदब की तारीख शक्ल शज्जू ब्रितकगी बीर सिस्तगी दस्तों जजहम सिचकाने सस्सा सैयद नमदी हवारन। सैयद आशमी चिसे किताब अंग तक चाप न बुतगा। सैयद ज़ौहर शाह आशमी 52 साल हमरा 4 मार्च 1900 हफ्ता 2 कराचिया बीरान बुतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मन ज़ैनब बलूच प्रोग्राम कानूना बिजाना शुमारा वशत कना ए मरागश्तहा मावती चारों काना कानून बाबता सरपदी दई। आज हम बात करेंगे कि गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि 26वीं आईनी तरमीम की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में और उसके हवाले से बड़ा वावेला मचा था, लेकिन उसके बाद भी वो अमेंडमेंट हो गई। अब हुकूमत की तरफ से एक नई बहस छिड़ गई है कि 27वीं तरमीम होने जा रही है। ये 27वीं तरमीम की ज़रूरत इस वक्त क्यों पेश आई, जबकि इससे पहले जो है वो 26वीं अमेंडमेंट कर दी गई थी। इसमें जो मेन बहस के इश्यूज़ हैं वो ये है कि जजेस के तबादले पे बात की जाएगी, NFC अवार्ड्स पर नज़रसानी की जाएगी। इसमें मेन पॉइंट ये है कि आईनी अदालतों का क़याम किया जाएगा और एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट अपॉइंट किए जाएंगे। ये तमाम के तमाम इसके पॉइंट है, क्योंकि अभी तक प्रॉपर तरीके से जो है वो ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ तक बहस छिड़ गई है वो इन्हीं मेन मौज़ूआत पे बहस छिड़ी है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये तमाम चीज़ें पहले से मौजूद हैं। अगर NFC अवार्ड की बात करें तो 18वीं अमेंडमेंट में स्पेशली NFC अवार्ड किया गया था, तमाम सूबों को सूबाई खुद मुख्तारी दी गई थी। इस वक्त क्यों नज़रसानी की ज़रूरत पेश आई। दूसरा, आईनी अदालती बेंचों का क़याम जो किया जाएगा तो वो भी ऑलरेडी मौजूद है, तो दोबारा से उसमें अमेंडमेंट में ऐसी क्या पॉइंट, ऐसा क्या चीज़ है जिसको दोबारा से इसमें अमेंड किया जाएगा। थर्ड, जो इसमें जजेस के तबादले से वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मौजूद है। 26वीं तरमीम में भी इनकी जजेस की अपॉइंटमेंट पे बातचीत पॉइंट उठाया गया था और वो हो भी चुकी थी। तो अब 27वीं तरमीम की ज़रूरत क्यों पेश आई है और अवाम को इससे क्या
सहूलियत मुहैया की जाएंगी? क्या ये आवाम की बेहतरी के लिए होगा? क्या ये अदालतों की बेहतरी के लिए होने जा रहा है? क्या ये इदारों को बेहतर करने के लिए हुआ जा रहा है? इन तमाम मौजूओं पे हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन एडवोकेट भी हैं और इनका बड़ा गिरफ्त भी है इस हवाले से, सालिम सलाम अंसारी साहब। उनसे इस मौजू पे बात करते हैं और पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, आज हम बात कर रहे हैं कि पहले हमने देखा कि 26वीं अमेंडमेंट ने इतना वावेला मचा दिया आइन में, जो 26वीं तरमीम की गई। अब जो है वो जो बहस छिड़ गई है वो 27वीं आइनी तरमीम जो करने होने जा रही है, अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और इस वक्त उसके मेन पॉइंट्स क्या हैं? देखिए, अभी उसका ड्राफ्ट तो सामने नहीं आया, लेकिन उसके जो मेन पॉइंट्स हैं जो सामने आ रहे हैं उससे तो अजीब व गरीब किस्म का माहौल पैदा हो रहा है। ये आईनी तरमीम जो 27वीं है, 26वीं है और पाकिस्तान में 18वीं आईनी तरमीम के अलावा जितनी आई, 8वीं आईनी तरमीम आई ज़िया-उल हक के बाद, उसने 1973 का जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था और जो मुतफिका तौर पे पास हुआ उसकी शक्ल बिगाड़ दी। 18वीं तरमीम के तहत उसको वापस लाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद जो ये तरमीम करते रहे, खास तौर पे 26वीं और अब जो 27वीं तरमीम ला रहे हैं, ये एक किस्म का वो जो आइन, असल आइन था 1973 का, उसको मसक करने की, उसकी शक्ल बिगाड़ने की और आइन के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश। मैं ये समझता हूँ कि 73 का आइन मुतफिका आइन था, सिर्फ 6 मेंबरान ने उस पर दस्तखत नहीं किए थे, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान बागी ग्रुप कहलाता था। मीर अली अहमद खान तालपुर, साहबजादा अहमद रजा खान कसूरी, मुख्तार राना, मलिक सुलेमान, राव खुर्शीद, अब्दुल हमीद जज़ाई। मेरा कहना यह है कि 18वीं तरमीम मुतफिका थी, तमाम पार्टियों ने उस पर इत्तेफाक किया और 1973 के आइन को रिस्टोर करने की कोशिश। अब ये 26वीं आईनी तरमीम लाए अपने मफादात के लिए और अब उसके मजीद 27वीं आइन ला रहे हैं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इन लोगों की पॉलिसी क्या है, ये चाहते क्या। उसके तहत जैसे ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाना चाहते हैं, ये इंडिया से जो तस्वुर लिया था कि 5 पहले सीनियर जज एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोड या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाते हैं, उसकी जगह इन्होंने 26वीं में अपनी पसंद के सुप्रीम कोर्ट के जजों पर मुश्तमिल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाई और उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि किसी आदमी को उन अदालतों से हुकूमत के खिलाफ किसी किस्म का रिलीफ मिलने की, टैक्स मैटर हो, आईनी मामलात हो या इलेक्शन के मामलात हो, कोई उम्मीद नहीं रही। अब ये उसको मजीद 68 ईयर्स की बात करके उन्हीं जजों को दोबारा दुआम देके अपनी मनपसंद जुडिशरी बना रहे। फिर इसका मतलब ये, फिर इसके अलावा दूसरी चीज एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट की बात हो रही है। देखिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट आए आर्टिकल 175 के तहत, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के तहत, शरफरीदी केस के तहत, लेकिन ये है कि अब एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट की क्या जरूरत पेश आती। या तो अगर इतना ही अंग्रेजों के उस सिस्टम से इनको प्यार था, जो कहीं बेहतर सिस्टम भी था क्योंकि अंग्रेज बैठा हुआ था डिप्टी कमिश्नर के तौर पे, डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पे, हाई कोर्ट के जज के तौर पे और एसडीएम के तौर पे, तो फिर राय तो यही है जिस तरह के लोग यहाँ बनाए जा रहे हैं उससे बेहतर है कि नीली आंखों वाले अंग्रेज इंग्लैंड से मंगवा के, वेल्स से मंगवा के उन्हें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज और डिप्टी रेवेन्यू में बिल्कुल सर, लेकिन देखिए 1973 का जो आइन है, अब वक्त के साथ साथ जाहिर है पॉपुलेशन बढ़ती है, लोग बढ़ते हैं, मसले मसाइल बढ़ते हैं, तो ये तो आइन में गुंजाइश है कि आप बैठ के अक्सरियत के साथ तरमीम ला सकते हैं। तो क्या आप नहीं समझते कि ये तो एक कानूनी पॉइंट है जो कि इनको असम्बली को राइट भी दिया गया है, पार्लियामेंट को, कि वो अगर चाहे वक्त की जरूरत के तहत वो कर सकता है तरमीम। देखिए, तरमीम जो है बेहतरी के लिए होगी। मुझे बता दें 26वीं ने या 27वीं ने बेहतरी की तरफ किया, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, किसी किस्म की प्लानिंग करने के लिए, या आप जो समझ पॉवर्टी जो लाइन से लोग नीचे जा रहे हैं उसके लिए। इवन फौज के अंदर जो है अभी जो है ना चीफ आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन देते हैं, तो नीचे लेफ्टिनेंट जनरल हैं उनको भी ये नहीं कि वाइस चीफ ऑफ जनरल आर्मी स्टाफ का होता जो ज़िया-उल हक के दौर में जनरल सवार और दीगर को दिया गया था, ऐसा ओहदा लाके फ्रस्ट्रेशन को कम करें, महंगाई को कम करने की बात की जाए, आबादी को रोकने की बात की जाए, को खुशहाली तालीमी निज़ाम को बेहतर करने की। ये तो उस आइन को मस्त करने की बात है, जैसे कि ज़िया-उल हक ने किया
फिर परवेज मुशर्रफ ने, ये इस तरह 8वीं आईनी तरमीम आई, वो आइन को बेहतर बनाने के लिए थोड़ी की गई, बल्कि ये हुआ कि वो आइन को और बिगाड़ने की कोशिश हुई और इसको मजीद बिगाड़ा जा रहा है, उसका चेहरा मस्त किया जा रहा है। और एक इसीलिए कभी 26वीं आईनी तरमीम को 26वीं आर्मी तरमीम कहा जा रहा है, और इससे कोई मकासद हासिल नहीं होंगे जो ये मकासद हासिल करते हैं। इससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी और कौम के अंदर जो है ना एक हैजान पैदा होगा, और माशरा जो है ना, आम आदमी को तो खैर से दिलचस्पी नहीं रही, उसके लिए उसकी महंगाई को रोकने के लिए, बेरोजगारी के लिए, खुशहाली के लिए, कोई उसको सहूलियात देने के लिए तो कुछ नहीं किया जा रहा। लेकिन सर इसमें अगर हम देखें तो अदालतों के हवाले से काफ़ी वो पॉइंट आउट किया गया, जैसे 26वीं अमेंडमेंट में यहाँ भी जजेस के तबादले के ऊपर एक मेन पॉइंट है, और दूसरा ये है कि NFC जो अवार्ड है उस पर भी नज़रसानी की जाएगी। तो ये अभी इस वक्त किस लिए ज़रूरत पेश आ गई कि NFC अवार्ड पे जो 18वीं तरमीम में किया गया था उस पर दोबारा नज़रसानी? देखिए, इनकी ख्वाहिशात तो बहुत हैं कि छोटे सूबे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट भी बना दें, जो बना नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान ने सूबे नहीं बनाए, सूबों ने और प्रिंसली स्टेट ने पाकिस्तान को तश्कील किया। ये बड़ी सूझ सियासी बसीरत रखने वाले बात के पास होना चाहिए। इन लोगों को कुछ समझ नहीं है। कभी NFC अवार्ड में जो सूबों को हिस्सा मिलना था, जो 18वीं तरमीम में दिया गया, जो 1973 के ओरिजिनल आइन की रूह को जिसने प्रमाण चढ़ाया, अगर आप उसे खत्म कर देंगे तो पहले सूबे जो है, और खासतौर पर छोटे सूबे, वो इस बात का मातम कर रहे हैं कि उनको हकूक नहीं मिल रहे, उन्हें कानूनी के तौर पे ट्रीट किया जा रहा है, और आप वो भी खत्म कर देंगे तो मजीद एहसास से महरूमी बढ़ेगा। छोटे सूबों के लिए कोई भी काम ऐसा नहीं किया जा रहा। कभी उनके पानी को रोकने की बात की जाती है, कभी मादनियात, पेट्रोलियम, गैस और जो दीगर मसाइल पे जो उनका हक है उसको खत्म करने की बात की जा रही है। ये तो एक मजबूत मरकज की तरफ जा रहे हैं, हालांकि दुनिया जो डिवॉल्व हो रही है और नीचे म्यूनिसिपैलिटीज और काउंटीज और डिस्ट्रिक्ट की तरफ जा रही है, बजाय उधर जाने के मरकज को ज्यादा अख्तियार दिए जा रहे हैं। ये तो ऐसा ही है जैसे 1974 1 जनवरी को जो प्राइवेटाइजेशन हुई थी, दुनिया उधर डीनेशनलाइजेशन की तरफ जा रही थी, और पाकिस्तान ने प्राइवेटाइजेशन करके बैंकों को और बड़े बड़े कारखानों को, इवन स्कूल को भी सरकारी मुलाजमीन के हवाले कर दिया, जिस बात की कैपेबल नहीं थे कि कारखाने और बैंक चलाते। लेकिन सर इसमें अगर 27वीं अमेंडमेंट होती है तो हम नहीं समझते कि इन लोगों को इंसाफ भी मुहैया हो पाएगा। आईनी अगर अदालतों का क़याम होगा या जो आईनी बेंच बनेंगी तो इस चीज़ पे भी लोगों को इंसाफ के लिए ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। शायद इसी वजह से ये अमेंडमेंट की ज़रूरत पेश आ रही है। देखें, ये जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और ये जो सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनेगी, जो लोगों को ऑलरेडी इंसाफ मिल रहा है उससे भी लोग जाएंगे, और लोगों का एतमाद जो आजाद अदलिया पे किसी हद तक होना चाहिए और किसी हद तक था, इतना भी नहीं था। ये नहीं मैं कह रहा कि 18वीं तरमीम के बाद को अदालतें वो हो गई थी, बिल्कुल आजाद और खुद मुख्तार हो गई थी, इंसाफ से फैसले करने लगे थे, क्योंकि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो है उसका क्राइटेरिया जब तक नहीं बनाया जाता और ऐसे लोगों को जज बनाया गया, और अब मजीद 26वीं तरमीम के तहत जो जज बनाए जा रहे हैं उस तरीके कार में लोगों को कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, बल्कि इंसाफ के इदारे से और अदालत के इदारे से इन लोगों का इत्मीनान उठ चुका है और मजीद उठ जाएगा। लेकिन सर 26वीं अमेंडमेंट के टाइम पे भी बड़ा वाविला मचा हुआ था, हर जगह पे बातचीत भी हो रही थी, इसके खिलाफ बड़ी बड़ी कन्वेंशंस भी की गई थी, लेकिन उसके बाद भी वो अमेंडमेंट हो गई और उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि अभी भी अगर इसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी या कन्वेंशंस वगैरह की जाएंगी तो क्या इसको रोका जाएगा, या पार्लियामेंट जब चाहेगी तो ये तो हो जाएगा? देखिए, ये जो पार्लियामेंट है 47 वाली, इसको तो बिल्कुल कोई इख्तियार नहीं, ना ये नुमाइंदा पार्लियामेंट है। जिस हल्के में मैं रहता हूँ वहां भी जो शख्स मुंतखब हुआ वो 47 की पैदावार, पूरे कराची में ऐसा हुआ, पूरे पाकिस्तान में ऐसा हुआ। जहां तक आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को इख्तियार है, पार्लियामेंट को आइन का जो उसकी जो बुनियादी चीजें हैं उसको तब्दील करने का, और इस किस्म की पार्लियामेंट जो है ये जो एक जनरल इलेक्शन के जरिए आई, लेकिन मैं आगे आपसे कह रहा हूँ कि वो तो 8वीं तरमीम भी पास की थी, जियाउल हक के तमाम इक़दाम को क्लीन स्लेट दे दी गई, 14वीं तरमीम भी हुई, 26वीं भी हुई और 27वीं भी हुई, लेकिन ना ये मुतफिका है और मुतनाज़िया है, और पार्लियामेंट पे जो है ना बूट रख के ये तरमीम कराई गई। तो इसको तो आवाम की ताकत ऐसी नहीं है, पाकिस्तान का आवाम इतना मुनज़्ज़म नहीं है, मासवाए चंद
जो पढ़े लिखे तबकात हैं जो लीड करते हैं वो शोर करते हैं और शोर करने से ज्यादा कुछ नहीं करते, उनको भी खरीदा जाता है। तो वो तरमीम तो हो जाएंगी लेकिन उसके नतीजे बड़े जो है ना वो मंफी निकले। यही लास्ट में सर सिर्फ यही सवाल करना था कि अगर 27वीं अमेंडमेंट हो जाती है तो इसके असरात क्या मुरतब होंगे, नेगेटिव आएंगे या पॉजिटिव आएंगे? इसके बहुत नेगेटिव असरात आएंगे और जब भी तारीख लिखी जाएगी तो जो लोगों ने भी ये तरमीम तहरीर की है और इसकी हमायत की है, इसे पास किया है, तारीख में उनका नाम इंतहाई मंफी किरदारों के तौर पे लिखा जाएगा और जालिमाना तारीख लिखी जाएगी इन लोगों के हवाले से। और लोग सफर करेंगे, वो लोग जो महंगाई से पीछे हुए हैं, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो एक फ्रस्ट्रेशन इस मुल्क के अंदर जो फैली हुई है, लोग इस मुल्क से को छोड़ के जाने की बातें कर रहे हैं, सरमाया जा चुका है, तो इससे को अच्छे नतीजे थोड़ी होंगे और जो है ना बुराई की तरफ मुल्क जो है वो धकेल दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। यहाँ हमारे साथ मौजूद थे सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एडवोकेट सालिम सलाम अंसारी साहब। उन्होंने पूरा बताया कि 26वीं अमेंडमेंट के बाद जो दोबारा तहलका मच गया है, मुल्क में एक बहस छिड़ गई है कि 27वीं अमेंडमेंट की जा रही है और 27वीं अमेंडमेंट का जो मेन पॉइंट है जजेज़ों के तबादले के ऊपर है और इसके अलावा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ऊपर है, दूसरा आइनी अदालतों का क़याम करना, इसके अलावा NFC अवार्ड पर नज़रसानी, ये इसके मेन पॉइंट हैं। क्या इस तरमीम की ज़रूरत इस वक्त क्यों पेश है जबकि ऑलरेडी 26वीं अमेंडमेंट मौजूद, अभी रिसेंटली करने के बाद फिर 27वीं अमेंडमेंट, मज़ीद इस पर बात करते हैं। यहाँ लेते हैं ब्रेक के बाद आते हैं। मोहम्मद हुसैन अनखा 26 सितंबर 1900 हफ्ता बलूचिस्तान दमक मच बौलाना वदी बुतै ये कमाशे नाम मीर मोहम्मद अब्दुल्ला बुतै मोहम्मद हुसैन अनखा शायर और नबिश्ताखारी बुतै ये शायरी राजी जोश जज्बगा चसर चक्कार बुतै ये वती सियासी और लफ्ज़ां की जिन 1934 बिंदाक बुतै ये नवीस्तगी किताबानी तहा तवार गुलिस्तान साहदी रियल हो तारीख़ बलोच बलूचिस्तान फ़रोक़ पुल हवारन मोहम्मद हुसैन अनखा 1900 अफ्तादो हफ्ता कैंसर नाबराई सबबा बीरान बुते मलिक मोहम्मद रमज़ान 1900 अजदहा बलूचिस्तान दमक कच्चिया वदी बुतै हायक अवालकारी सियासी राशोनी शायर व नबिश्ताखारी बुतै मलिक मोहम्मद रमज़ान बलूची ब्राहवी सिंधी सराइकी फारसी व उर्दू सरपत व जानकार बुतै 1985 पाकिस्तान मजलिस शौरा बास कम बुतै 1986 दा 1986 बलूची अकेडमी चेयरमैन बुतै आई है चाप व शिंग बुतगी किताबानी तहा बलूची शायरी बलूची सकाफत बलूची समाज के खदोखाल हज असगर दमगी रहबन पंत शोन हवारन नवाब अकबर खान बुकटी 12 जुलाई 1920 हफ्ता बारखाना वदी बुतै आइए कमाशे नाम नवाब मेहराब खान बुतै नवाब अकबर खाना लाहौर एचिसन कॉलेजा वती वानक दर बुरतक चरिशियपत आयवती गेशी वानक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटिया दर बुरतक 1900 चलो शशा वती कबीला है 19वीं सरदार जोड़ बुतै 1950 वजीर मुमलिकत बिस्तारा गुंजाई काबीना अवार बुतक
19 अब्तादो सेहा बलूचिस्तान गवर्नर बुतग 19 अश्तादो हश्ता बलूचिस्तान सूबाई असम्बली बास्क गिचिन बुतग फरवरी 19 अश्तादो नोहा बेगर दा अगस्त 19 नवदा बलूचिस्तान सरवजीर बुतग 19 नवदो से है लस गिचिन कारियां चा डेरा बुकटिया कौमी असम्बली बास्क गिचिन बुतग कौमी असम्बली दीवाना हया उर्दू जुबान बायकॉट कुतक हुवती माती जुबान बलूचिया गुश्तांग दातक 2005 डॉक्टर शासिया खालिद वाक़िया पद नवाब बुकटिया रियासत इलाफा तवार चिस्कुत उदीम पा खुहारब 26 अगस्त 2006 कोहलुए दमा त्राथानिया आया शहीदी जाम नौशकुत ब्रेक पद शुमारा वशत कनी हम बात कर रहे थे कि 26वीं अमेंडमेंट के बाद एक नई बहस छिड़ गई है कि 27वीं अमेंडमेंट आइन में होने जा रही है। इसके असरात क्या मरतब होंगे, मनफी या पॉजिटिव असरात आएंगे, इन तमाम पहलुओं पे बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवोकेट सर सरफराज अली मैथलो साहब। उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बिल्कुल सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, हम बात कर रहे हैं कि पहले तो 26वीं अमेंडमेंट ने बड़ा तहलका मचाया और फिर भी वो हो गई। अब ये नई बहस छिड़ गई है कि आइन में 27वीं अमेंडमेंट होने जा रही है, तो इस वक्त उसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ज़रूरत क्यों पेश आ रही है ये तो वही लोग बता सकते हैं जो ये अमेंडमेंट कर रहे हैं, लेकिन सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपना दो टोक मौक़िफ़ दिया है कि किसी किस्म के एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट्स हम कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि सिविलियंस का ट्रायल अदालतों के बाहर के सिविल सर्वेंट्स को मजिस्ट्रियल पावर दे के करवाया जाए, तो हम कभी नहीं चाहेंगे ये। लेकिन सर, इसका एक पॉइंट ये भी है कि एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट जो है उनके ऊपर भी बात हो रही है, एनएफसी अवार्ड पे भी नज़रसानी हो रही है, आइनी अदालतों का क़याम भी इसका एक पॉइंट बताया जा रहा है। तो अगर ये हो जाती है एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट, तो इस पर फिर आपका लाएमल क्या होगा? देखिए, पहली बात तो जहाँ तक आइनी अदालतों का मामला है तो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस मुल्क में काम कर रही हैं। अगर उसको मजीद रिफाइन करके बेहतर किया जाए कि एक आइनी अदालत बनाई जाए जिसमें चारों सूबों के बराबर नुमाइंदगी के मुताबिक जजेस हों, ताकि जब भी कोई फैसला हो उसमें सारे सूबों का बराबर आवाज हो, तो ये एक खुशाइन अमल है। लेकिन अगर उसको भी मजीद के किसी एक सूबे को मेजॉरिटी दे दें, किसी एक सूबे की नुमाइंदगी कम कर दें, तो फिर ये एक अच्छा अमल नहीं होगा। जहाँ तक ताल्लुक है एनएफसी अवार्ड, तो ये प्राइमरली हमारे मुल्क में 4 सूबों में 4 अलग अलग हुकूमतें हैं। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी है, पंजाब में मुस्लिम लीग नून है, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई है, बलूचिस्तान में वहाँ के जो लोकल नवाब वगैरह हैं उनकी हुकूमतें हैं। तो ये लम्हा, ये सवाल बुनियादी तौर पे उनसे वाबस्ता है कि वो अपने सूबों को आगे किस तरह चलाएंगे। तो वो सब इस पे समझते हैं कि एनएफसी में कोई पॉजिटिव चेंज वो ला रहे हैं, इससे उनकी सूबाई हुकूमतें ज्यादा मुस्तहकम होंगी, तो ये खुशाइन है। और अगर ये समझते हैं कि वो कोई ऐसा अमल करने जा रहे हैं जिसमें सूबाइयत गैर मुस्तहकम होगी, तो वो उनके लिए एक लम्हा फिक्रिया है। बार एसोसिएशन से ज्यादा ये सियासी जमातों के लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रा होगा। लिहाजा वो मुझे उम्मीद करता हूँ कि कोई सोच समझ के कदम लेंगे। लेकिन हमारा जो प्राइमरी अदालती निज़ाम से वाबस्तगी होने से की वजह से ग्रास रूट पे अगर आम आदमी की को मुतासर करेगा, तो वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सिविलियन का ट्रायल का पावर मुतासर करेगा, जो हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह से हम अदालतों से हट के किसी और एग्जीक्यूटिव के हवाले कर दें। अच्छा सर, इस पे एक और भी है कि जजेस के तबादले के हवाले से भी ये तो ऑलरेडी शेख कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है कि जजेस का जो तबादला होगा, ट्रांसफ़र होगा, तो फिर भी इसमें उसमें मज़ीद जो है वो इस चीज़ को ओमिट करना, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखें, इसके 2 पहलू हैं। एक तो वो पहलू है कि अगर कोई जज आपको ऐसा मिल गया है जिससे आप जान भी नहीं छुड़ा सकते और वो कंसेंट भी नहीं देगा कि उसको तबादला किया जाए, तो फिर आप उसको भुगतते हैं। अगले 10 साल तक वो आप उसको भुगतते रहेंगे।
अगर ऐसे जैसे सिविल सर्वेंट कोई आपके पास आ जाता है या कोई और ऐसा हुक्म आ जाता है जिससे आपकी जान छूटने का कोई तरीका नहीं होता, तो आप उसका तबादला कर देते हैं कि आप दूसरी जगह जाएं। इसी तरह से अगर ये यहाँ पे कोई काम ला दे तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई मजाका है कि अगर आप एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में तबादला करें। आइडियली ये इस्लामाबाद चूंकि सबकी मरकजी हाई कोर्ट है, उसके सूबे के दरमियान होना चाहिए। सूबों का बैनल सूबाई ट्रांसफरेंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये इतनी डेंजरस नहीं है जितनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से नुकसान होने का खदशा है। अच्छा सर, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के ऊपर ज़रा इनसे क्या आम लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ेगी या वकला को ज़्यादा तकलीफ का सामना पड़ेगा या इंसाफ की मुहैया जो इंसाफ है वो डिले होगा? इससे मतलब ज़्यादा खतरात किस चीज़ को है? देखें, इससे खतरात ये बुनियादी तौर पर देखें अवाम उन्नास का प्रॉब्लम है। वकील तो वकालत करेगा, वो चाहे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास हो या आम अदालत में केस हो। मुश्किल जरूर होगी हमें, क्योंकि यार हम यहाँ पे एक बार एसोसिएशन में कोर्ट हाउसेज, रेगुलर कोर्ट हाउसेज के दरमियान एक हमारे हम यूज टू हैं, हमारी सहूलत है। लेकिन सबसे बड़ा मसला अवाम उन्नास के लिए होगा कि उनको हुकूमती कारिंदे उनके ऊपर केसेस चलाएंगे, ये इंतहाई खतरनाक है। केस बनाए भी हुकूमत और सजा भी हुकूमत दे, ये अवाम के लिए अवाम दुश्मन पॉलिसी होगी, ये बिल्कुल गैर मुनासिब होगी, इसके हम मुखालिफ हैं। अच्छा सर, 26वीं अमेंडमेंट के भी मुखालफिन बहुत ज़्यादा थे, कन्वेंशंस भी होती रहीं, लोग सड़कों पे भी आए, रैलीज वगैरह भी हुई, लेकिन वो अमेंडमेंट हो गई और इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है। आप क्या समझते हैं, क्योंकि वकला का एक बहुत बड़ा रोल है, बड़ा किरदार है, और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का भी अपना एक बहुत बड़ा रोल है, अगर ये अमेंडमेंट हो जाती है या इसमें इस पॉइंट को रखा जाता है तो आपकी तरफ से इसकी मुखालफत जैसे की जाएगी तो वो किस तरह से होगी? देखें, हम वकील एक पढ़ा लिखा तबका है, हम जो पढ़े लिखे लोगों की तरह जिस तरह उसकी मज़ामत होती है हम उसके ऊपर सेमिनार करेंगे, अवेयरनेस पैदा करेंगे और अपना मौक़िफ़ वक्तन फ़वक्तन सामने रखते रहेंगे, ताकि लोग और जो लोगों के नुमाइंदे हैं, जो आम लोगों से वोट लेके आगे आते हैं, उनके ऊपर एक प्रेशर बढ़े और वो इस बात के ऊपर आवाज़ उठाएं, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए कानून बनाने वाले वो लोग हैं जो आवाम से वोट लेके आए हैं, तो उनके ऊपर हम चाहेंगे कि ये आए। और जाहिर है हमारी कानूनी चाराजोई जो भी होती है, जैसे अदालतों में इस किस्म के अक़दामात को चैलेंज करना और सेमिनार्स करना, कन्वेंशंस करना, ये एक पढ़े लिखे महज़ब तरीके से अपना रेजिस्टेंस शो करने का एक तरीक़ेकार है जो हम जरूर करेंगे। सर, ये लास्ट में सिर्फ पूछेंगे कि ये जो है अगर ये अमेंडमेंट हो जाती है और ख़ासतौर पे इसमें जो ये शिक है, जैसे अभी आपने कहा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, तो क्या ये मनफी असरात पैदा करेगी या मिस्बत असरात पैदा करेगी? देखिए, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तो डेफिनेटली हम समझते हैं कि मनफी असरात पैदा करेगी जी लोगों के। ठीक है सर, अगर इस अमेंडमेंट को रखा जाएगा तो फिर जो है जैसे कन्वेंशंस होती हैं यहाँ पे, तो उस हवाले से आप क्या समझते हैं कि इनको कन्वेंशन के थ्रू रोका जाएगा या इस अमेंडमेंट के हवाले से जो है जो लोग बैठेंगे, जैसे पहले 26वीं अमेंडमेंट की फेवर की थी तो इसके फेवर में आएंगे, तो अगर ये अमेंडमेंट पार्लियामेंट करती है तो क्या इससे अदालतें आज़ाद रहेंगी या अदालतें भी जो है वो बाउंड हो जाएंगी? देखें, अदालतों से डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का कोई ताल्लुक नहीं है। अदालतें अपने उसी कानून के अंदर काम करती रहेंगी जिसमें वो काम कर रही हैं। इसका ताल्लुक है अवाम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के दरमियान, जो कि ऑफेंसेस होंगे तो उस पैराए में ये एक मनफी तरमीम होगी जिसको रोका जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। यहाँ हमारे साथ मौजूद थे सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब बैरिस्टर सरफराज अली महतो साहब। उन्होंने अपना मौक़िफ़ साफ पेश किया है, बताया है कि जो 27वीं अमेंडमेंट होने जा रही है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसकी बहस अभी हर जगह पे हमें नज़र आ रही है, कि इसके जो मेन पॉइंट है, स्पेशली उन्होंने कहा है जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के हवाले से जो पॉइंट रखा गया उसके बड़े मनफी असरात सामने आएंगे, और आइनी अदालत का जो क़याम है अगर उसको भी देखा जाए तो उसके भी कोई असरात इस तरह सामने नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक चीज़ मौजूद है 26वीं अमेंडमेंट के हवाले से। तीसरा जो जजेस के तबादले के हवाले से है, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जा रही है लोगों के लिए अच्छे असरात साबित करेगी या अवाम उन्नास के लिए मनफी असरात छोड़ के आएगी? मजीद इस पर बात करते हैं या लेते एक ब्रेक के बाद आते हैं।
उस्ताद अब्दुल सत्तार नोस्तसद सियो पंचा लियारिया वदी बुताई आइए कवला रोहिर कप्ती बलूचिस्तान शहर बमपूरा चलोडुबार कुतग कराची दमग लियारिया जामिनन बुतग आइया चा कसानिया साउज जेमला गो हुब बुतग बिंदाती वानुगसान गपत आइया उस्ताद नजर मोहम्मद शागिर्दिया साउज जेमले पेड़ हेल गिप्तग चर्शिया पद यक जवाने गुशंदये बिस्तारा आयोतेजम पेशताश तक EMI ग्रामाफोन कंपनी आइए तवारा च मुतासिर बुतग ओगो हाया राबतई कुतग आइए अवली सौत दिल कंते पिरियात रिकॉर्ड कनक बुत इस सौते नामदार वागा पद EMI ग्रामाफोन कंपनियां आइए बाजी सौत रिकॉर्ड कनाई उस्ताद सत्तारे सौतानी बाजी सीडियो नवार शिंग बुता आइए शागिर्दानी तहा कासिम अमीन आरिफ बलूच इमाम बख्श मजनू शौकत मुराद शाहजान दाऊदी इमाम बख्श मस्ताना हुदगी बासी नाम आवारन उस्ताद सत्तार बलूच अब्तादो यक साल हमरा 14 अप्रैल 2006 लियारी दमक गुल मोहम्मद लैना बिरान बुत बलूच राज आइए वशी तवारा च जिबार बुत नवाब अकबर खान बुगटी 12 जुलाई 1920 हफ्ता बारखाना वदी बुताई आइए कमाशे नाम नवाब मेहराब खान बुताई नवाब अकबर खाना लाहौरे एचिसन कॉलेजा वती वानक दर बुरतक चरिशियपत आइए वती गेशी वानक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटिया दर बुरतक 19 चलो शशा वती कबीला है 19 सरदार जोड़ बुताई 19 पंजाब हश्ता वजीर मुमलिकत बिस्तारा बुंजाई काबीना अवार बुतग 19 अब्तादो सेहा बलूचिस्ताने गवर्नर बुतग 19 अश्तादो हश्ता बलूचिस्ताने सूबाई असम्बली बास्क गिचिन बुतग फरवरी 19 अश्तादो नोहा बेगर दा अगस्त 19 नवदा बलूचिस्ताने सरवजीर बुतग 19 नवदो से है लस गिचिन कारियां चा डेरा बुकटिया कौमी असम्बली बास्क गिचिन बुतग कौमी असम्बली दीवाना हया उर्दू जुबाने बायकॉट कुतक हुवती माती जुबान बलूचिया गुश्तांग दातक 2005 डॉक्टर शासिया खालिद वाकिया पद नवाब बुकटिया रियासत इलाका तवार चिस्तकुत उदीम पर कुहारब 26 अगस्त 2006 कोहलुए दमाग त्राथानिया आया शहीदिये जाम नोशकुत सिद्दीक बलोच दा फरवरी 1947 लियारी कराचिया वदी बुतक आइया सिटी स्कूल लियारिया चा मैट्रिक एसएम लो कॉलेज कराचिया चा इंटरमीडिएट कराची यूनिवर्सिटी चा ग्रेजुएशन और मुआशियात ताहा मास्टर को तक सिद्दीक बलोच जानकारी सियासतदानी और फुटबॉल जवानी ले भी हम बुतक भले आइया अहवालकारी पेड़ा नाम कशे तक बलूचिस्तान सियासत और मुआशियात बाबता आशी वारे मर्दमी बुतक ओ आइया ए सरहालानी सरा किताब हम निबिश्ता को तक 19 अब्ताद दोआ बलूचिस्तान पेशगी गवर्नर गौस बख्श बिजंजो है प्रेस सेक्रेटरी हम बुतक सियासी लेका हो जौदानी सबबा नवाब कैर बख्श मरियो गौस बख्श बिजंजो हवारिया जिला हम बन बुतक आइया हैवालकारी बिंदात च अंग्रेजी रोहताक कुतक औरंदा रोहताक एक्सप्रेस कोयटा रोहताक आज़ादी कोयटे बोनहिश तीर को तक सिद्दीक बलोचा हेवाल कारानी डलानी अंबराइया बाजी मुल्कानी तरोताब हम को तक आदा 6 साला कैंसर नादराइये आमाज पुतक ओ अब्तादो 8 साले उम्रा 6 फरवरी 2018 कराची बिरान पुतक
रेखा चिपत शुमारा वशत कनी हम बात कर रहे थे कि 26वीं अमेंडमेंट जो आइन में की गई उसके बाद अब 27वीं अमेंडमेंट जो होने जा रही है आइन में, उसने बड़ी बहस छिड़ गई है कि आया इसके क्या असरात सामने आएंगे। इस मौजू पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, साबिक प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवोकेट जनाब यासीन आज़ाद साहब। उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, हमने देखा कि पहले 26वीं अमेंडमेंट ने बड़ा तहलका मचा दिया था पूरे मुल्क में, कन्वेंशंस, लॉयर्स की तरफ से या बाकी सिविलियन की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी वो हो गई। अब ये जो 27वीं अमेंडमेंट होने जा रही है, इसके क्या असरात सामने आएंगे? लेकिन जो आपने जुमला बोला ना कि 26वीं अमेंडमेंट ने बड़ा तहलका मचा दिया था, उससे मैं इख्तिलाफ करते हुए एक बात कहता हूँ कि पार्लियामेंट ही वो वाहिद कानूनी इदारा है जो कानून साजी करता है। इसके अलावा किसी के पास से कानून साजी करने का कोई इख्तियार नहीं। बिल्कुल। अब 26वीं अमेंडमेंट के आने के बाद कुछ हमारे वकला भाइयों ने प्रोटेस्ट किया, जैसे जुलूस निकालने की भी कोशिश की, लेकिन वो जो मूवमेंट थोड़ी सी चली थी वो अपनी मौत आप मर गई। आपने देखा होगा कि बिल्कुल लोगों ने इख्तियार कर दी। और ऑनरेबल जजेस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, वो ये कहते हैं कि हम कानून और आइन के पाबंद हैं। जो आइन कहता है हम उसके मुताबिक कर देंगे और जो अमेंडमेंट आती है हम उसको कबूल करें। रह गया आप जो सिचुएशन चेंज हो रही 27 अमेंडमेंट, वो कि इसका मसौदा अभी तक सामने नहीं आया। कैबिनेट के अंदर पेश किया गया लेकिन उसको अभी तक पब्लिक नहीं किया गया कि क्या क्या वो अमेंडमेंट करने चाहते हैं। लेकिन जो आम खबरें सामने आई हैं उसमें एक तो ये है आइन के आर्टिकल 243 में शायद कोई अमेंडमेंट करने चाहते हैं। नंबर 1 NFC जो है उसको जो इख्तियारात हैं वो बजाय सूबों के जो जाता है मामला या सूबों को पेमेंट होती है वो उसको खत्म करके मरकज अपने पास रखना चाहता है। और तीसरी अमेंडमेंट ये है कि जो तालीम के है महकमे हैं वो चारों सूबाई हुकूमतों के पास हैं। अब मरकज ये चाहता है कि वो तालीम के जो महकमे हैं वो सारे के सारे मरकज के हवाले किए जाए। 18 अमेंडमेंट से तो पहले यही पोजीशन थी, लेकिन 18 अमेंडमेंट के आने के बाद तो ख्याल चेंज हुई और ये इख्तियारात सूबाई मामला को दी हुई। बाद में कराची में आपने देखा होगा कार्डियो का जिनास निकल का कोई तफसील चले और फिर हेल्थ को आपने एक किस्म का मरकज के हवाले किया। अब जो सूरत हाल है, जो अमेंडमेंट आती है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों जब तक एक नहीं होंगे किसी किस्म की कोई अमेंडमेंट नहीं आ सकती, क्योंकि उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। और ये दोनों जमातें अगर एक हो जाते हैं तो इनके पास 2/3 मेजॉरिटी से भी 10 मेंबर ज्यादा है। बिल्कुल। लेकिन इसके बाद सर इसमें जो एक पॉइंट और उठाया गया है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स का, इसके बारे में इसके क्या असरात मरतब होंगे? देखिए मैंने कराची में पहले जो देखा शुरू में एग्जीक्यूटिव के इख्तियार जो मजिस्ट्रेट के पास ही थे, लेकिन जो अदलिया की आज़ादी की फिर एक मूवमेंट चली और उसमें एग्जीक्यूटिव इदारों को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन इस अमेंडमेंट में अभी तक एग्जीक्यूटिव के हवाले से कोई बात सामने नहीं आई। यहाँ सबसे मेन चीज़ ये है कि क्या 18 अमेंडमेंट में किसी किस्म की कोई तब्दीली हो रही है। अगर 18 अमेंडमेंट हो रही है तो उसके लिए पाकिस्तान पीपल पार्टी फिलहाल तैयार नहीं है। लेकिन उनका कराची में आपने देखा होगा सैफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की मौजूदगी में उनका अपना इजलास जारी है। वो किन चीज़ों पे इत्तेफाक करते हैं, किस पे नहीं करते, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इसी तरह हुकूमत ने जो दूसरी सियासी जमातें हैं उनसे भी अप्रोच किया है और वो कंसेंसस से अमेंडमेंट लाने चाहते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम बड़ी लंबी चौड़ी बहस कर रहे हैं या अखबार की हद तक जो चीज़ें आ रही हैं, लेकिन मसवदा अभी तक मेरे और आपके सामने नहीं है जिस तरह हम खुल के बात कर सकते हैं कि इस मसवदे में ये गलती है ये नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम इन चीज़ों पर इत्तेफाक भी कर लेते हैं कि कोई चीज़ गलत हो रही है और पार्लियामेंट इसके बावजूद करती है तो जाहिर है कि इख्तियार उसी का है
और पार्लियामेंट अगर अमेंडमेंट कोई लेके आती है और उसके साथ मेजॉरिटी से अप्रूव हो जाती है जो आइन की रिक्वायरमेंट है, तो फिर मेरा और आपका शोर करना बनता नहीं है। जाहिर है कि हम इस बात का इजहार कर सकते हैं कि इस अमेंडमेंट से क्या फर्क पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा। लेकिन सर एज अ नॉलेज के हवाले से तो पता तो हम लोग इंफॉर्मेशन तो दे सकते हैं कि बेसिकली ये चीज़ें हैं क्या। सर एनएफसी अवार्ड में जो है वो नज़रसानी करने की भी बात की जा रही है, तो क्या ये 18वीं तरमीम के अंदर दोबारा से कोई कुछ हो रहा है? देखें, अगर आप ये करेंगे, एनएफसी अवार्ड कब आया? 18 अमेंडमेंट के साथ आया ना, आपने सूबों को इख्तियार दिए, तो उसमें अगर कोई अमेंडमेंट करते हैं जिसके लिए पीपल पार्टी कहती है कि हम किसी किस्म की अमेंडमेंट नहीं चाहते और वो वाकई अगर नहीं चाहते और वो एक वाजिया स्टैंड लेने के लिए तैयार हैं, तो फिर तो एनएफसी अवार्ड में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि 18 अमेंडमेंट को आप नहीं छेड़ रहे। अब रह गया मामला एजुकेशन का, तो माजी में एजुकेशन मरकज के पास ही था और 18 अमेंडमेंट के बाद ये इख्तियार आपने सूबों को दे दिए। अब फिर वही बात आ जाती है कि आपने देखा होगा कि फेडरल कोर्ट का एक कंसेप्ट सामने आया जो पहले 26वीं अमेंडमेंट के वक्त आया था, लेकिन उस वक्त हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी। मौलाना फजलुर रहमान साहब फेडरल कोर्ट के हक में नहीं थे, तो बाद में बात कंसिडर नहीं हुई। अब फेडरल जो कोर्ट होता है, अमेरिका से कानून उठा के देख लें या कई दूसरे मुल्कों के ममालिक हैं जिनमें फेडरल कोर्ट का क़याम अपनी जगह पे है। फेडरल कोर्ट का मतलब कंसेप्ट यही होता है कि जब कोई आईनी मामला बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड हो जाए तो उसको फिर जो आईनी बेंच के अंदर ले जाएंगे, और यही वजह है कि फेडरल कोर्ट में ले जाएंगे। यही वजह है कि आप फेडरल जो कोर्ट बनाने चाहते हैं उनके जजेस की एज बढ़ाना चाहते हैं 68, और सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस के नहीं बढ़ाने चाहते। तो मेरा एज के मामले में ये है कि आपको याद होगा कि माजी में जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी एज के मामले को हाईकोर्ट के जजेस के लिए 62 को 65 का और हाईकोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जजेस को 65 से 68 करने की कोशिश की थी। उस वक्त ने बुकला ने एक मूवमेंट चलाई थी और एज की मुखालफत की थी कि एज किसी सूरत में नहीं बढ़नी चाहिए। अब जो 68 की आप पूरे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नहीं कर रहे, आप जो फेडरल कोर्ट के 5 या 6 जज, उन जजों का तयन हो जाएगा कि फेडरल कोर्ट में सिर्फ कितने जज होंगे। 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। अमेरिका में चले जाए, वहाँ भी लिमिटेड फेडरल कोर्ट के जजेस हैं। उनकी एज अमेरिका में तो की रिटायरमेंट की कोई एज ही नहीं है। कोई रिटायर हो जाए खुद ब खुद या अल्लाह को प्यारा हो जाए तब जाकर वो खत्म होता है, वरना वो ताउम्र जो है जब तक वो जिंदा है वो जज रहता है। तो लेकिन यहाँ की सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि हम लोग जो हैं पाकिस्तान बने हुए तकरीबन 76-77 साल हो गए। वक्तन फक्तन हमारे यहाँ 56 का आइन आया, 62 का आया, 73 का आइन आया। पहले दोनों आइन हमने ख़त्म किए, अब 73 का आइन आया। तो 73 का आइन के अंदर कई अमेंडमेंट आई, 18 भी आई, 19 भी आई, 21 भी आई, 2 भी आई, 26 में भी आ गई, कई सारी अमेंडमेंट आई। अब मुझे ये बता दें कि आज जनता किसी आईनी अमेंडमेंट को हमारी अदलिया ने डिक्लेयर किया कि ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है। आज जनता किसी अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने गैर आईनी डिक्लेयर नहीं किया। बात होता है आईनी अमेंडमेंट में अगर किसी भी किस्म के बुनियादी हकूक पे अटैक हो रहा हो, ऐसी सूरत में अगर आप मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगा मुझे और आपको मानना है। और अभी भी देखें 26वीं अमेंडमेंट के तहत बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है जो आईनी बेंच के अंदर हैं। अब वहाँ वो फुल कोर्ट में जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच पे नहीं जाना चाहिए। तो जब आईनी कोर्ट का कंसेप्ट सामने आ गया तो वो उसी बेंच के अंदर जाएगा जिसमें आईनी मामला हैं, वो वही बेंच सुनेगी, पूरा सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा। अगर चीज का कंसेप्ट अमेंडमेंट नहीं आती तो माजी में जब उमर ख्याल बदयाल साहब थे, हम सारे सबका वाइस प्रेसिडेंट गए और हमने उनको कहा कि बाद इश्यूज पे आप फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं। उन्होंने हमारी बात मानने से इनकार कर दिया, नहीं रखा फुल कोर्ट। और कई जजमेंट आए
जो डिस्ट्रीब्यूट थे, मैंने और आप सब ने क्रिटिसाइज किया, लेकिन बात तो अपनी जगह बराबर रही। अब जो सूरत हाल है 26वीं अमेंडमेंट से, लेकिन सर अगर ये अमेंडमेंट्स आ जाती हैं और उसके बाद भी अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन लगाई जाती है तो आईनी मामलात के लिए आईनी बेंचेस बनाई गई हैं, तो क्या वो भी इस अमेंडमेंट के तहत जो आईनी बेंच बनाए गए हैं, तो इस तरह आप क्या समझते हैं कि इस तरह अदलिया आज़ाद रहेगी इस अमेंडमेंट के बाद? देखें, एक पहली बात बता दूं कि आईनी बेंच का जब कोई कंसेप्ट आया तो सुप्रीम कोर्ट का लिए आया, लेकिन सूबों को कहा गया कि करारदाद के जरिए कुछ आईनी बेंच बनानी चाहे तो बना दें। सिंध हाई कोर्ट में बहुत जल्दी हुकूमत ने बहुत जल्दबाजी की और उठा के आईनी बेंच बना दे। आप पूरे पाकिस्तान में बाकी जितने हाई कोर्ट हैं वहाँ सारे के साथ जज आईनी कोर्ट के साथ हैं। सिंध ने ये जल्दबाजी करने की आपको जरूरत नहीं थी जो आपने की। इसकी वजूहत तो सिंध गवर्नमेंट बताएगी कि सिर्फ सुबह सिंध को ही इन आईनी बेंचों की जरूरत क्यों थी, जबकि बाकी चारों हाई कोर्ट के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, KPK, बलोचिस्तान और पंजाब में कोई आईनी बेंच नहीं बनी। वहाँ पूरे अदलिया के जजेस जो आईनी बेंच का हिस्सा है। अब इसका जवाब तो सिंध गवर्नमेंट को देना चाहिए कि आपने करारदाद पास करके आईनी बेंच क्यों बनाई। आईनी बेंचेस जो आईनी एतबार से बनी वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बनी थी, बाकी सूबों पे छोड़ दिया गया था कि सूबे अपनी करारदाद पास करके कोई आईनी बेंच बनाने चाहें तो बना सकते हैं। सिंध ने बना दिया, बाकी सूबों ने नहीं किया। अब जो सूरत हाल है वो बिल्कुल अलग है कि अगर फेडरल कोर्ट का वजूद अमल में आता है तो फिर ये जो आईनी बेंचेस हैं मुमकिन नए मसले के अंदर इनके कंसेप्ट को खत्म कर दिया जाए और अमली आईनी मामला जो है फेडरल कोर्ट में जाए, बाकी सुप्रीम कोर्ट में जाए। अब आपने खुद कह दिया कि जो फेडरल कोर्ट बनेगा उसका चीफ जस्टिस ही अलग होगा और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अलग होगा। अब जो सूरत जो सवाल आपने किया उसका जवाब ये है कि आप खुद ये बता दें कि जजेस की आज़ादी का जो आप कंसेप्ट लेते हैं कि जजेस की आज़ादी खत्म हो जाए, तो मैं ये पूछता हूँ कि जजेस अगर पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ जो इंसाफ की चेयर पर बैठते हैं, कानून और आइन के मुताबिक जजमेंट देते हैं, तो क्या दुनिया का कोई कानून उनको रोकता है? अब जजेस के पे हिम्मत है कि वो अपने इख्तियारात को कहाँ तक इस्तेमाल करते हैं। ये आज़ाद अदलिया का जो कंसेप्ट है वो तब भी पूरा होता है जब जजेस खुद कानून और आइन के मुताबिक बेखौफ होके जो ताकि कोई जो जजमेंट कानून और आइन के मुताबिक दें, उनको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोकती। लेकिन अगर हमारी जजेस खुद ही आज़ाद नहीं होने चाहते, खुद मुख्तार नहीं होने चाहते और कानून और आइन उनको नहीं रोकता और वो जजमेंट देने के लिए तैयार नहीं है, तो इसमें गलती फिर किसकी है? सर इसमें लास्ट में ये पूछेंगे कि जजेस के ऊपर अगर बात हुई थी तो यहाँ पे एक पॉइंट ये भी ऐड किया गया कि जजेस के तबादले के हवाले से, ट्रांसफर के हवाले से, ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है कि जजेस के ट्रांसफर के हवाले से, तो इस शिक को डालना आप क्या समझते हैं कि मजीद इसकी जरूरत है? देखें, फेडरल कोर्ट का कंसेप्ट में यह है जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना था तो उस वक्त क्या ये हुआ था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चारों सूबों को नुमाइंदगी दी जाएगी और आज भी कोशिश यही होती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस अपॉइंट होते हैं वो तकरीबन चारों सूबों से एक जज को तकरीबन लिया जाता है। अब जो फेडरल कोर्ट का कंसेप्ट है, अगर फेडरल कोर्ट का पार्लियामेंट इसकी अप्रूव कर लेती है तो फेडरल कोर्ट में भी चारों सूबों की और मरकज की नुमाइंदगी होगी, तभी वो कहते हैं 5 या 6 जज होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। फेडरल कोर्ट के जजेस की तादाद बड़ी लिमिटेड होगी। बाकी जजेस जो सुप्रीम कोर्ट की आपने पहले ही 17 से बढ़ा के 34 की हुई है, तो वो 34 की तादाद तो पूरी हो नहीं सकती। अगर आप पूरी करते भी हैं तो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में तो आपके पास जजेस को बैठाने की जगह नहीं है। आज फेडरल कोर्ट का कंसेप्ट आप दे रहे हैं, लेकिन फेडरल कोर्ट के लिए कोई बिल्डिंग है? आप एक नया आप तजर्बा कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फौरी तौर पर जो जहाँ पहले था उस बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया जाए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फेडरल कोर्ट का कंसेप्ट दिया जाए। तो हुकूमत से मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको ये कुछ करना ही था, पहले फेडरल कोर्ट के हवाले से तो बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाते और बनाने के बाद कानून साजी करते। अब इस्लामाबाद हाई को
कोर्ट को वहाँ से लाके इस नई बिल्डिंग में आबाद किया गया, वहाँ आके वो जजेस काम कर रहे हैं। आप एक दफ़ा फिर अगर उनको उठा के वापस पुरानी बिल्डिंग में ले जाते हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फेडरल कोर्ट के जजेस को बैठा देते हैं, तो वो भी मेरे नज़दीक गलत है। जो गलत बात है मैं उसको गलत कहता हूँ, लेकिन मेरे आपके कहने से, गलत कहने से अगर हुकूमत बात नहीं मानती तो हम और आप सिर्फ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब जो सूरत हाल है कि फेडरल कोर्ट का जो कंसेप्ट है, जब तक ये मामला पूरा सामने न आए, और थोड़ी देर पहले मैंने ये देखा कि अभी डेडलाइन पर पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान जारी है और कराची में पीपल पार्टी का इजलास काफी देर से जारी है। वो मसब्बे पे डेडलॉक है, 18 अमेंडमेंट के मामले पे डेडलॉक है। लेकिन मेरे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि जब कोई चीज़ अप्रूव होने वाली हो तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कंसेंट देते हैं। मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से एक बात पूछता हूँ ना, अब ये बता दें कि 3 दिन तक मुसलसल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जनरल बाजवा के दौर में कहा कि कानून और आइन इजाजत नहीं देता, मैं आपका एक्सटेंशन नहीं दे सकते। बाद में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने की एक्सटेंशन क्यों की और वो मामला पार्लियामेंट को क्यों भेजा, और पार्लियामेंट में उस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट थी। तो अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उस वक्त की 2 बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल पार्टी, दोनों ने भी जाके पार्लियामेंट के अंदर बाजवा की एक्सटेंशन में वोट दिया। उस वक्त हमने शोर नहीं किया, शोर उस वक्त होना चाहिए था ना कि ये दोनों जमातों ने कंसेंट क्यों दी किसी एक्सटेंशन के मामले में। तो जनरल बाजवा की 3 साल को बढ़ा के 6 कर दिया, तो उस वक्त हमने कुछ ज्यादा शोर नहीं किया। अब जो सूरत हाल है, पीटीआई आपके सामने एक बात का शोर करती है, बार बार शोर करती है, लेकिन शोर करने में पीटीआई से ये पूछें कि जब 26वीं अमेंडमेंट आई तो क्या उनकी आईनी टीम मौलाना फजलुर रहमान के साथ 26वीं अमेंडमेंट का मसौदा मौलाना फजलुर रहमान को भेजा गया ना, और उसके बाद पीटीआई के लोग एमएलए और सेनेटर उनके साथ बैठे, मुतफिका तौर पे अमेंडमेंट सजेस्ट की, मानी पीटीआई ने इनकार कर दिया, लेकिन वो तजावीज़ फिर चली गई पार्लियामेंट में। तो आप पार्टियों को आज़ादी भी नहीं देते कि वो जो पार्लियामेंट का कानून और आइन कहता है उसके मुताबिक चलें। आपकी लीगल टीम कहती है नहीं ये काम सही है, और पार्टी का हेड कहता है नहीं ये गलत है, और फिर आप कहते हैं जी हम पार्टी हेड नहीं मानता था, हम कुछ नहीं कर सकते। ये मुल्क के साथ जो तमाशा लगाया हुआ है ना, ये खत्म करना पड़ेगा आपको, और मामला को बेहतरीन तरह ले जाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया और बड़ी डिटेल में वाज़ा करके तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन किया। यहाँ हमारे साथ मौजूद थे सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, एक्स प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवोकेट जनाब यासीन आज़ाद साहब। उनसे हमने बात की, उन्होंने तमाम पहलुओं पे नज़र डाली कि 26वीं अमेंडमेंट के हवाले से भी बहुत सारी बातचीत हुई, हर चीज़ हुई, लेकिन क्योंकि सुपीरियर इंस्टीट्यूशन जो हमारे पास लेजिस्लेशन का कानून साजी का है वो पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट अगर कोई कानून पास करती है तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी करवा सकती है, और लाजमत है वो कानून में अगर अमेंडमेंट करेगी तो उसको भी एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि सबसे सुपीरियर पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि 26वीं अमेंडमेंट के बाद अब 27वीं अमेंडमेंट के हवाले से जो बातचीत चल रही है, जो बहस छिड़ गई है, वो कहाँ तक जाएगी? क्या इसके मनफी असरात सामने आएंगे या इसके जो है वो पॉजिटिव असरात सामने आएंगे? अब बात ये करनी है कि जैसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के हवाले से बातचीत हो रही है कि वो एक पॉइंट है, तो इसके हवाले से सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने तो अपना मौक़िफ़ साफ कर दिया, बाकी बार एसोसिएशंस और इस पर क्या कहती हैं। इसके बाद है आइनी अदालतों का क़याम के हवाले से भी बातचीत चल रही है, पहले भी था, लेकिन उसके हवाले से तमाम सूबों को ये इख्तियार दिए गए थे कि वो चाहें तो आइनी बेंचेस बना सकते हैं 26वीं अमेंडमेंट में। लेकिन अब 27वीं अमेंडमेंट में मजीद इसका क्या जिक्र सामने आएगा? उसके अलावा जो जजेस हैं उनके तबादले के हवाले से, ट्रांसफ़र के हवाले से भी शिक ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, लेकिन फिर भी इसमें इस पॉइंट को ऐड करने के पीछे की रीजंस क्या होंगे? और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिस पे जो बात चल रही वो है एनएफसी अवार्ड पर नज़रसानी, जो कि 18वीं अमेंडमेंट में तमाम सूबों को खुद मुख्तारी दी गई थी। इस पर एक बार फिर नज़रसानी क्या रंग लेकर आएगी? इन तमाम मौजूओं पे हमने बात की। आगे चल के होने क्या जा रहा है, क्या इससे इस 27वीं अमेंडमेंट के असरात लोगों के लिए अच्छे साबित होंगे, मुल्क के लिए अच्छे साबित होंगे, पार्लियामेंट के लिए अच्छे साबित होंगे, अदलिया के लिए अच्छे साबित होंगे? इन तमाम पहलुओं पे हमने बात की। और अब दीजिए मुझे ज़ैनब बलोच को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।
सिद्दीक बलोच दा फरवरी 1947 लियारी कराची वदी बुत्तक IICT स्कूल लियारियाच्या मॅट्रिक SM लो कॉलेज कराचीच्या इंटरमीडिएट कराची यूनिवर्सिटीच्या ग्रेजुएशन और मुआशियात ताहा मास्टर को तक सिद्दीक बलोच जानकारी सियासतदानी और फुटबॉल जवानी ले भी हम बुत्तक भले आइया अहवालकारी पेड़ा नाम कश्य तक बलूचिस्तान सियासत और मुआशियात बाबता आशी वारे मर्दमी बुत्तक वो आइया ए सरहालानी सरा किताब हम निबिश्ता को तक 1972 बलूचिस्तान पेशरगी गवर्नर गौस बख्श बिजंजोए प्रेस सेक्रेटरी हम बुत्तक सियासी लेखा हो जौदानी सबबा नवाब कैर बख्श मरियो गौस बख्श बिजंजोए हवारिया जिला हम बंद बुत्तक आइया हैवालकारी बिंदात च अंग्रेजी रोहताक कुतक औरंदा रोहताक एक्सप्रेस कोयटा और रोहताक आज़ादी कोयटा बोनहिश तीर कुतक सिद्दीक बलोचा हैवालकारानी डलानी अंबराइया बाजी मुल्कानी तरोताब हम कुतक आदा 6 साला कैंसर नादराइये आमाज पुतक वो अब्तादो 8 साले उम्रा 6 फरवरी 2018 कराची बिरानी पुतक My name is Dr. Aiza Kashif and I come from मेरा नाम Pakistan. डॉक्टर आयजा काशिफ है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है। मैं इस वक्त शंघाई अमेरिकन स्कूल में बायोलॉजी और माहौलियाती साइंस की उस्ताद के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही हूँ। मैं 2012 में चीन आई और अब तकरीबन 13 बरस हो चुके हैं। मैं चैंग जियांग के इलाके में मुकीम हूँ और मुझे ये कम्युनिटी बहुत पसंद है क्योंकि मेरे नज़दीक एक मिसाली बस्ती वो है जो साफ सुथरी, पुरअमन और जहाँ ट्रैफिक कम हो और यहाँ ये तमाम खूबियाँ मौजूद हैं। चीन में जिंदगी वाकई निहायत आसान है। ताओबाओ मेरी पसंदीदा ऐप है। मैं अक्सर ऑनलाइन खरीदारी करती हूँ और ऑर्डर बआसानी घर पहुँच जाता है। मेरी जिंदगी का मकसद हमेशा यही रहा है कि मैं अपनी सलाहियतों को माशरे की खिदमत के लिए इस्तेमाल करूँ। चूँकि मैं मेडिसिन और ड्रग्स के बारे में जानती हूँ और नौजवानों से मुझे खास मोहब्बत है, इसीलिए मेरा मिशन भी इनकी बेहतरी के लिए है। कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान। फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी NGO वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदअमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं। हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है। आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है। मुझे 25 दिसंबर 1982 का वो दिन आज भी याद है, जब मैं लाहौर जिमखाना में अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ कॉफी पी रहा था।
तो मेरे एक दोस्त ने इंतहाई समझदारी का सवाल किया। उसने कहा कि मुनव्वर, तुम यहाँ की मेंबरशिप भी नहीं ले लेते। मैंने इंतहाई बेकार जवाब दिया, किस खुशी में लूं? लेकिन अब एहसास होता है कि मेरे इस बेकार से जवाब ने मुझे बहुत सी खुशियों से महरूम कर दिया। जिमखाने की मेंबरशिप का क्या फायदा, ये अपनी जगह, लेकिन अब तो जिमखाने की मेंबरशिप मिलना ही मुश्किल है। एक लंबा इंतजार करना पड़ता है या फिर करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे खुशी है कि मेरे समझदार बेटे ने गवादर जिमखाने की मेंबरशिप ले ली और इस फैसले से उसके आने वाले नस्लों को भी फायदा पहुंचता रहेगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि गवादर कराची, इस्लामाबाद और लाहौर से बहुत जल्द आगे निकल जाएगा। गवादर पाकिस्तान की मेन रोड है और हमारे लाहौर के दोस्तों को भी गवादर आना पड़ेगा। मैं भी आपको यही मशवरा दूंगा, वक्त ज़ाया ना करें, ये वक्त वापस नहीं आएगा। गवादर जुमखाने की मेंबरशिप के लिए अभी अप्लाई करें, बिफोर इट्स टू लेट। सिद्दीक बलोच दा फरवरी 1947 लियारी कराची वदी बुतक ISCT स्कूल लियारियाच्या मॅट्रिक एसएम कॉलेज कराची इंटरमीडिएट कराची यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन और मुआशियात ताहा मास्टर को तक। सिद्दीक बलोच जानकारी सियासतदानी और फुटबॉल जवानी ले भी हम बुतक भले आइया अहवालकारी पेड़ा नाम कशे तक बलूचिस्तान सियासत और मुआशियात बाबता आशी वारे मर्दमी बुतक वो आइया ए सरहालानी सरा किताब हम निबिश्ता को तक 1972 बलूचिस्तान पेशरगी गवर्नर गौस बख्श बिजंजो प्रेस सेक्रेटरी हम बुतक सियासी लेका हो जौदानी सबबा नवाब कैर बख्श मरियो गौस बख्श बिजंजो हवारिया जिला हम बन बुतक आइया हवालकारी बिंदात च अंग्रेजी रोहताक कुतक औरंदा रोहताक एक्सप्रेस कोयटा और रोहताक आज़ादी कोयटे बोनहिश तीर को तक। सिद्दीक बलोचा हेवाल कारानी डलानी अंबराइया बाजी मुल्कानी तरोताब हम को तक। आदा 6 साला कैंसर नादराइये आमाज पुतक वो अब्तादो 8 साले उम्रा 6 फरवरी 2018 कराची बिरान पुतक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वशत कनश मार में मर्ची की मरागश वशी सोबा उम्मीद कनश वो वशता खुशता में वशी में खुशी बढ़ जाबी बात बलुस्को में बलुच आगिर नमच आगिरदानी हवार निश्ताती होगी पाकिस्तान दरमुल का हम आइनी अवार वश पे बाता खुश वश ग्रज पे बाता गोली चारों कश महर वादा गलो शादाब पे बातें कदी गम मगिन दाते अल्लाह की रहमत चुनूदानी वर्ष में सरब बिशंदाश मर कदी गर्मी गुआत मलगात हम मर्दों के नादरा हाँ अल्लाह पाक है जुता सेहत तंदुरुस्त नसीब बिका मर्दों की चिड़हानी दीम पानी कन गया आइनी जेरहान सुता हलास बिकन आमीन आमीन सुम आमीन मनी वशी वशी गोले चारों के एक पदा वशी सोबे वशी सलाम आज की शुम जानेदा मा शुम मेज़बान हुआ बलोच एक रंदी पदा हाजिरा शुम दीमा और शुम यक नो के मेज़बानी गुमा जो है ये शो हम वश न्यूज़ आ गई और कानून हवाले चाहिए मैं मर्ची की मरागा शता हाँ मैं गेस्टी बास खासी गेस्टी मोशनु आया हम शुमावश टीवी सर चारेता हम मर्दम के आगोशे के मरा कानून वापदा सरपदी लूटी थी हाँ नजाना थे और ये बात शरी चीज़ें मोशा के हमों के मर्दमा कानून वापदा सरपदी भी अंजु की शुमा जानेता मोती बासे मरागा शही गप जदा के पर्चा कानून जो अस्ती इल्मी अकाली एडवोकेटानी तक महदूद है शरी वकीलाना हाँ पर्चा दे भी पर्चा
मर्चा सरजमी मर्दम कानून हवाले ची नजाना जब मैं कानून हवाले ची नजाने गोड़ माये फॉलो चूं कनी एक मर्दों में बेते ना क्या ये गोशक नबूता नु मैं नजाने के एक केस है तो का चे चीज हंसता जब मैं सरपद नबी गुड़ आये तो का मैं छो दे में एक्ट खुद कने नु ए दर्शाने गिशगी वार हद का कि फर्चनु शमा चारता वश टीवी ये सरा कानून बाबत बाज़ चीज़ें जो मर्ज की गेस्ट ही आई एक प्रोग्राम में बैठी जैनब बलोच है जो है एडवोकेट ही जैसे आई कोर्ट एडवोकेट ही हो आई वशत करने में मरागश है तो का और आया मोशा के मुरादबाद भी दे वो बाज़ी गोशा के ने के ख्वाहिशात और ने की तमन्ना ये वास्ता कि आगे नो की प्रोग्राम में वश सरा हनु कहती और आगे शुमे गुमहुर माँ बिचारा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वशी तबीयत वशी शुक्रिया शुमा चोन है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बास मुबारक भी तरह माँ बास खुश है खैर मुबारक पहला तो माँ शुमारा मुबारकबाद दें पदा मैं शुक्रगुजार हाँ कि शुमा मर्ची होती प्रोग्राम तहा मैं लौटाएं तो मनी प्रोग्राम में हवाले अच्छी भी शुमा गप पुत्रान को शिवस्त माश में मेहनत वारा मैंने बात शर लगी कि यक जाल बोली एडवोकेट कानून हवाले से जान मोशे कि यक जाल बोले हम यक जाल बोले शर्री वड़ सरपदी दात खुद का अभी कानून हवाले अच्छे अगम बेचारे कि मैं कह रहे जाल बोला नहीं हवाले अच्छे है सरपदी नेस्ती शरण उन्हीं ए मगोशा कि जब से मना ए हाल रस्ता कि जैनब एक प्रोग्राम में बैठी मैं कह रहा हूँ मैं बास खुश बीता कि ये बात शर्री चीज़ें जो मैं वश न्यूज़ है एक देखिए गांव में जिसको था कानून हवाले अच्छी नुमा तरह गोशक लूटे जब तरारा ये प्रोग्राम में हवाले अच्छी गोशक भी तरह छोड़ लग गए माना सजना जो पेसरा तो अमी चीज़ दोस्त बीत के कानून हवाले अच्छे वाकई में बेचारे कि मैं सोसाइटी था अवेयरनेस नहीं बिल्कुल ख़ास तौर पर बेचारे के जाल बोला आयना वती हक को हुकूक और राइट्स आनी ही खबर नहीं कि हमारा चे का नगलूटी मैं वह सच्चे चीज़ शतरे चे चीज़ बेहतर है इस्लाम हमारा चे हक दातगा मैं मुल्क के कानून हमारा चे हक को हुकूक दातगा नी अमशी वास्ता अगर माई मरागशा कने हम तो इश्तु का मैं गेश्तरी सरपदी अस्ते जाल बोला नहीं हवाले अच्छे हम दई चुक्का नहीं हवाले अच्छे हम दई और इसी बार जो इधर मुल्क के तहत देगे के मर्दम निश्तगा मर्द हजरात हम निश्तगा बुजुर्ग हम निश्तगा आए नहीं हवाले अच्छे भी देंगे आए नहीं हक को हुकूक चियाँ रियासत ची जिम्मेदारी बयानते वती मर्दमानी सरा के आवती मर्दमानी हक को हुकूक चेवड़ा पूरा बिका माँ गेंदी के इदा मर्दम व जाना के एकार कनगी एकार न कनगी भले आए ना कानूनी हवाले ची चीज़ा नहीं नेस्ती खबर नेस्ती नहीं माँ आए ना हमें चीज़ें दायग वास्ता मैं कुछ कि ये प्रोग्राम करने और मना बाज वश लगे था कि वश न्यूज़ हस्ते को तो ये बड़ी प्रोग्राम में ऑर्गेनाइज करने की कोशिश को था कि बड़ी प्रोग्राम में भी चाहिए कि मैं सोसाइटी तो का अवेयरनेस से बास कमी है और माँ लोटे के माँ मर्दमानी तक ये अवेयरनेस रसेंत बेकनी ताकि मर्दम हम सरपत बीबियाँ हरकस के बेजा के अगर मैं इकारा कन गया शी पोश्ता मनी बेनिफिट्स चिया और इशिया खराबी चिया मनी वास्ता जब तक क्या ये चीज़ा नजा माँ बाज जागे बेगंदी के बाज क्राइम में रेशो अलग अलग तरीके हैं बह गई द फ्रॉड भी बह गई एक मर्द में नजा होती जर्रा डिग्री आ रहा निजार पदा शोता मर्द मरा गेतना का खासकर जाल बुलानी वही चीज बाज पे और जाल बुलानी को हम बह गई मर्दीन हानी को हम बह गई नी सोसाइटी तो का हरकस के निष्ठा होती हक को हुकूक हम बेजार थे अमशी वास्ता ये प्रोग्राम कनक वास्ता ज़रूरी बिता बास इस सोसाइटी वास्ता ये माशरा वास्ता मैं वैसा ज़रूरी के चुशी प्रोग्राम में बेकनी बिल्कुल आओ हाँ चूँकि माँ सारिया ही गप जा कि हगा मैं या कानून पूछ दे मम्बर सजने से पहरा मोशा मारा ही खबर भी कि कानूनी हगा माँ ट्रैफिक या कानून पूछ दात मारा डंडा लग गया हाँ कहती तरह जा तरह चालान कम सजने से सारी गोशा हायर तो ए बगोश के एक कानून चाहिए ट्रैफिक के छे कानून हस्ती जब आयर कानून हवाले से सरपदी ने हाथ चे वर्ड फॉलो करते बास खूबसूरती गप्पे तो को के जाल बुलानी हवार मर्द बुजुर्ग चुक्कानी दुरसानी हुकूक के हवाले अच्छी गपजनक ड्यूटी जब तक दुरसाना यकदूमी हुकूक के यकदूमी फ़राइज़ हवाले से सरपदी नबी गुड़ा हाँ चून सर अंजाम दे जब यक लोग वाजे नजा कि आइए लोग ये चे हक को चे फ़राइज़ अच्छो सर अंजाम दे बिल्कुल और स्पेशली इश्तु का माँ के जाल बोला आयनी हक को हुकूक के बारवा बरकने आयन हस्ते हरास कनक बह गई डिफरेंट जागे चे डिफरेंट चीज़न तो का आई वास्ता वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट में चे गुशिते आई बाद हस्ते डोमेस्टिक वायलेंस जो बह गया लोग तहा जाल बुला निसरा जुल्म बह गए जनक बह गया बर्दाश्त कर गया
आई वास्ता मैं जो प्रोटेक्शन एक्ट आचे गुशी थी पता चौका नहीं हवाले आचे अन्नी भी मगंदगी के न्यूज़ तो का हर रोज मगंदे नोकी एक इशू चेस्ट भी चाइल्ड मैरिज एक्ट चेस्ट भी था चौका नहीं सीर का नाइन था कसानी उम्र था पता इशिया चंद मगंदे चाइल्ड अब्यूज़ बह गया इन को गलती चीज़ बह गई इशिया चंद मगंदे चाइल्ड लेबर सरा रहो या ना कार गिरक बह गई कि मना ही सख्ती सरा तो चाइल्ड एक्ट में मौजूदा आईनी हवाले आचे माँ गप त्रान करें ये मनी के बेसिक नॉलेज हाँ कि मारा जहानक लोटा मारा हर्च मर्दमी यारा दएग लोटा ताकि कम से कम दिगे ना होती हमें दो गप्पावा को तो बेका कि भाई मैं चे हक हुकूका और आइन बारो आइन जानकारी भी बीते कि अगर मैं गुमा कसी ए वड़ा कंते गुड़ मैं करे कोजाम रहा पश्त कपी म कोजाम इदारा के रा बुरुई कोजाम जा गया बुरुई ये गप्पा कम से कम मर्दबर सोशल मीडिया ऐसा मर्चा मर्दबाना हरास कर गया डिफरेंट तरीके यानी पिक्चर्स शो कर गया यानी वीडियोस शो कर गया ये मजदे क्राइम में बह गई इसी बारो मर्दमाना नॉलेज नहीं थी मर्दम ने होती गप्पा खामोशी सरा बर्दाश्त करा या बाजी मर्दम हस्ते वती इज्जत खातिरा गप ना कंती विश्व में करा राइट्स हस्ता हुकूक हस्ता मुल्क इशमारा सजी कानून दात मैं कानून तहत बुरी होती कार्रवाई बेकरें अगर दूमी मर्दमा मिसयूज़ को तगा ये चीज़ या गलत तरीके आरतगा तो आइर पनिश कनक भी सजा दे भले मर्दमाना खबर नहीं खामोशी इख्तियार करना निंदा लोगा तो माँ गोशी खामोश मभी होती हक के अबरा बेकना हमें हक के अबरे सोच देगो वास्ता मल उठता कि अंची एक मरागशी लाजम बीबी कि मैं मर्दमाना मैं सोसाइटी मर्दमाना ये चीज़ें अवेयरनेस बीबी अमा के वंत की तबका है माँ गोशी आ भी खामोशी इख्तियार करना आ तबका के तालीम अच्छे महरूमा आ तो बिल्कुल ही खामोश बिल्कुल अंचू तरह समझा कि मैं हिच जना राइट्स नहीं क्योंकि राइट्स वो दुरुस्त नहीं इक्वल आई तो ये चीज़ नहीं करची कि तालीमी याफ्ता नहीं तो आई रही राइट्स ना मिला अर्ची के तालीमी याफ्ता ये मिला सोसाइटी दुरुस्त ना राइट्स दनती ना एक रियासत दुरुस्त ना दनती कानून दुरुस्त नहीं वस्ता बराबरी भले एदा में समझक भी कि तालीमी याफ्ता है वस्ता कानून हस्ते और बेतालीम वस्ता कानून नहीं बिल्कुल ये गलत है सोचे माँ हमें चीज़ें अवेयरनेस मर्दमन तो बात करना लोटे कि वती हक और हुकूक का पज्जा भी आ रहा बिल्कुल आओ हाँ जो कि तो सोशल मीडिया बाबत कब्जा गोले चारों को शुमारे ही गप्पा गोशक लूटा कि अगर सोशल मीडिया सरा खुजा हा या जाल बोले खुजा हा या जनिक के खुजा या बच्चे के मर्दी ने अगर आप ब्लैकमेल बुहा गई खास मगोशा के खास कर ए पे में केसेस दीमा हाथ कगा के हगा मचारे कि अगर एक जने की पिक्चर जो अस्ती आई ये अक्स मिसयूज रदे वड़ा कार्मर्स कनक बुतगा आ जने चीका सजना ची गुशी आइए दिमाग डायरेक्ट ये ऑप्शन कहते कि आ सुसाइड बेका आ खुदकुशी का चिच्चो केस रिकॉर्ड बुतगा खुदकुशी है अंची बाजे कैसे जो रिकॉर्ड न बुतगा आ खुजा आ जनिक का खुजा हा बच्चे का जो यूनिवर्सिटी है हरास बैग शरे यूनिवर्सिटी तो का ही वता पासी लगाई ना हॉस्टल तो का वता पासी लगाई ना खुदकुशी करनी गया इस समझ कारण न करेंगे कि ये जो स्टेशन के बस हमें यकी ऑप्शन पेश कब तक खुदकुशी है अवेयरनेस नहीं ना अवेयरनेस नहीं थी आयना होती हक को राइट से खबर नहीं और दूमी हस्ती के आयना कानून बारो आज खबर नहीं कि मारा कुजाम कानून ची प्रोटेक्ट को था बिल्कुल जबकि ये सख्त कानून इसी खिलाफ बनता कि FIA तो कुछ एप्लीकेशन मूव बेकन था या अगर कसी हरास कर गई तो शमिक्र इदारा आस्ता हरासमेंट वास्ता उदा एप्लीकेशन मूव करने बाकायदा खिलाफ कार्रवाई कनक भी खास तौर पे पिक्चर्स आए सोशल मीडिया इस तरह जो अपलोड्स करते जो गलत तरीके से ना करते मौसम अन्य जो सोसाइटी दौर देमा रहोगे ना जदीद दौर जब पैदा करी हरासमेंट तरीका भी जदीद बह गया बिल्कुल पहले की दौर में दीते भी हरासमेंट करने का अलग तरीका बीतेगा मर्दमनी दुम्बा कप्तगा पुश्तात कगा ये डोला जनी नजर तंग कोतगे ऑफिसर नहीं तो का कारे जा गया ये डोला तंग कोतगे मर्चा करने सोशल मीडिया है सरा बिल्कुल या कि फोन करने या कि ब्लैकमेल करने की पिक्चर्स आए की वीडियोस आनी जाहिर सोसाइटी तो डिफरेंट जगह रहो तो सीरत हाश होते तो कोई फंक्शन या होते अटेंड को औदती पिक्चर्स और तंते थी वीडियो बनाए थे आयन अपलोड को थे नहीं या अगर सीर को जने ने आमे तोर सच के मनी लोग खराब मबी आ गपुत्रान नका मौशी बल्कि गपुत्रान बिकने जे जब तक शुमोती गपुत्रान नकने शुमारा ही गलत सरपत कनक भी के शुमा जाना गलत है और शुमोती हक का पज्जा भी आ रहे दिमाग गप बेकने और माँ चुशे मर्द हजराता ना भी गुशा कि आ चुशे जाल बोले ना सपोर्ट बेकना क्या देमा बुरो चे जाल बोल बच्चे ज़्यादातर परेशान में अक्सर अपलोड बे मर्दी ना ब्लैकमेल कनक भी जनी ना गेस्टर कनक भी खामोशी अक्सर अमा खामोशी इख्तियार करना कि अगर मैं गप पितराने चीज़ें को तो बल्कि मैं इंसल्ट कनक भी या सोसाइटी तो मैं देम पेशदाश्त न कने या मैं मूव को न कने और ये गलत सोचे मालूटी के ये देमा ब्याह है बच्चे यक मर्द में अगर इस टाइप पे चेस्ट का ना देखे जाल बोले ना ताकत मिली बिल्कुल
कि भाई इशिया को मन भी हम कोत कना जैनब हंची एप्लीकेशन भी हंसा कि आ गैर कानूनी है शरीक वो आम सा अगर मां जैसे मैं पाकिस्तान अलाउ ने मैं VPN यूज़ करनी मैं ची यूज़ करनी एप्लीकेशन वती फ़ोन का डाउनलोड करनी वो आइए तहा अंचे जैसे हगा मनी हक से मोती हक से ज़ीरा बनी जो आइए दे में हिस्से या काटा देखिए एक वीडियो में सरल लगे ना वो हाँ जनिक हर चुरादी हरकती करनी है तो मनी दीम कर शरीक ए वजह बाज़े मर्दमावती ज़िंदगी तबाह कोता बाज़े मर्दमानी डाइवोर्स बुतगा मुझे ए एप्लीकेशन ने हवाले से बोशो मर्द मुझे शर्त समझा कि ए हाई रास्ती बल्कि हमें चीज़ें मुझे ये पे बाज़े चीज़ें हंसता वो हमें सबबा में बलूची जाल बोला गोशा कि शुमा सोशल मीडिया सरा में आए था शुमा कह अगर टैलेंट हंसी शुमाती टैलेंट दीमा दरा मकने था बमिश का में बलूची जाल बोल गे शच गे सोशल मीडिया तहाने नया ना बेचा इस्तो गप पेशी हर चीज़ें के कहे थे ना ये नेगेटिव और पॉजिटिव दो ही साइन बहन थी बिल्कुल अगर सोशल मीडिया है तो का कोई व्हाट्सअप या ज़रूरत है तहदात का मर्चा ये भी मिसयूज़ बह गई बिल्कुल सही है ना चाहिए मिसयूज यूट्यूब का तरह नॉलेज भी दन दे तो चीज़ा हम चाह रहे तो सरपदी हम जी रहे तो बाद चीज़ चाह रहे मनी खाया अमित चो के यूट्यूब तरह सरपदी दा देखे चीज़ें ना भले आई तो गलती चीज़ हम हंसना बिल्कुल बड़ा हर चीज़ें नेगेटिव और पॉजिटिव साइन बयान थी भले ताओ चीज़ें जीरे फॉलो करने या तई से डिपेंड करते बिल्कुल कि तो अगर ये पॉजिटिवली जीरे तो आता वो से शर्री तरह धनती अगर तो ये नेगेटिव जीरे लाजम अबरी के इंसान नेगेटिव जीरे को नेगेटिवली रहती नहीं हमा के तो गप को कि मर्द में पिक्चर जीरा सारा दिगरिएगा ये बाज बह गई मैक्रच मैटर्स भी बाज मर्चा सक बाज यमी कि अक्सर दिगरी का जना बॉडी दिगरी का जना और आइए देखे बड़ा शो करना देमा शो से कंप्लेन सेल मौजूद है भाई जाहिर है अबरे के तो यह कार्य ना कोता आ बिल्ली तो पहला स्टेप होती का चेस्ट बेकाना तो बुरो FI एप्लीकेशन ही बदे कि भाई ये वेबसाइट सरा मनी खिलाफ ये मनी अक्स नहीं मन चीने आवा था ये चार अंते चेक करना थे कि वाकई ऐसे बनाए नक बिता चिकाई आई बनी था चिकाई और आ पूरा ये क्लियर करना सज्जना जी पेश रहा ये वेबसाइट है बंद का कंप्लेन वत का माँ बाजित शी केस हैंडल को तका बिता फौरन आप पहला वत ये वेबसाइट है FI का बंद करना ही नहीं कि शेयर ज्यादा देमा रोगा नहीं ली पब्लिसिटी मतलब शी बैगा नहीं ली शे बंद करते इशिया चे रन पता आमा मर्दमा के कार को था मर्दमा रो अरेस्ट का कि कया ये कार को था और बाकायदा कोजाम ए मोबाईलाची बिता कोजाम लॅपटॉपाची बिता या कोजाम कंप्युटराची बिता आ द्रोस्तीची आ इंस्ट्रूमेंट आता कारी ती देमार असी नहीं कि इशी तोकाची कनक बिता और ए असते ए मर्द काय कोता या इशी असते कोई ID बिते या चीज़ी बिते बाकायदा गिरक भी नहीं कि न भी भले माँ हमशी गोशी के कमो देर बचा हर्च कारी था कमो देर हम भी बिल्कुल ए नहीं कि शुमा गोशी माँ मर्चीज ना कंप्लेन को बस बांधा इधरो कार भी और छुआ नहीं दे इन्वेस्टिगेशन करने का कमो टेम हम लग गई कमो आयदारा इन्वेस्टिगेशन भी का नहीं यो का मनी केस नहीं कि मन शोतगा यो का उधर नेश्तिका के मनिंगा फॉलो भी करते लाजमी देखे हम केस हस्ता मर्चा में कोटन तो का हम चाह रहे कि मर्दम हमें वास्ता कोटा नहीं आया उसी कोट तो का बरो ब्या हेच ना बीते बिल्कुल हमें तोरसा चे मर्दम असी पोस्ता केंजा और कोट तहा नहीं आया हर चीज़ी ता देर लगी भले इंसान अरवती राइट्स लाजम मिलना माँ इन अंगा तक नचारता कसी कर रहा कि कसियर राइट्स आई ना मिले तक कोट तो कागा अतका आई होती आवाज़ चेस को था अगर इदा चे बेनिफिट ना मिलता भले देखे जागे चाहिए बेनिफिट लाजम मिल लेता चशी बाजी मिसाल मैं करा अतका तो बेचा चिक्का चिक्का हाईलाइट केस बीतगा आ केस अंदा चे बीता है ना नाम वो को ना बाजी जा गया हालांकि चुन चुनी केस बीतगा बिल्कुल भले शी बावजूद आए होती हिम्मत पोश्ता नदात आ देमा अतका हम कदम बीता वती गप त्राणते आए ना गेंदे का देगे जो अस्ते जाल बोल देमा दरत का बिल्कुल नहीं माँ लोटी शुमा में गप को के बलोच जाल बोल माँ लोटी के मैं अवेयरनेस में बलोच जाल बोल तो का हस्ते मैं जाल बोलन तो कॉन्फिडेंस भी बाज हस्ते मर्चा मगेंदे हर फील्ड है तहा हम पैदा किया मैं जाल बोल सोशल मीडिया है तो का हम बाज एक्टिव हाँ और ये शर्री गप पे शर्री खराबी वो हर जगह अभी बिल्कुल भले ये इंसान वती सर या उतरा चिक्का दाश्त करते ए सोसाइटी तो का माँ लोटा के अमिचो कॉन्फिडेंस मर्चा और माँ शी वास्ता शुक्रगुजारा वती बलोच मर्दानी भी के आया एक कदम चेस्को थी जाल बोला ना सपोर्ट कर गया देमा कार गया पहला कदी वकालते फील्ड है तो का बलोच बीतगा बलोच जाल बोल बीतगा कदी ना बीतगा इशेरो गोशाई मर्दानी फील्ड मर्चा भले तो भैया गेश्तर गेंदे के जाल बोल हम पैदा किया माइक्रो चिक्का वहां ने गया दो बलोच मिसाली निश्तानुशी प्रोग्राम भी वश चैनल सरा तो चुशी अस्ता डॉक्टरी फील्ड है तो बेचार बाजी ना नाम को था वजारत फील्ड तहा हम पैदा किया असम्बलियन तहा हम पैदा किया मीडिया तहा हम पैदा किया एंड तौरिश्ते एक मिसाल ही है बिल्कुल एक बलोच बोला माँ गोशा के बलोचन तो का हम ये अवेयरनेस अतका भले गेश्तरी अवेयरनेस मारा अंगा दैग लूटी हमारे ना दैग लूटी के अंगा जो हमारा पसमानदगी तहा निश्तगा
आप आया होती राइट्स आणि गप्पा बेकना बिल्कुल लोगे वास्ता भी गप बेकना कि मना लोगे तो कचे राइट्स लूटी और रियासत मन रचे राइट्स दनते आ भी मनी हक हुकूक मन रबेदा जब तक क्या नजा चा मा चौक के नगरे मा छू आई रशीद में चीनी मात भी जाहिर नजा ना कि चौक ची लूटी ची बिल्कुल ताओ के होती गप्पा ना करने गुर देम वाला चीज आ के तरह मना चेद आएगी गुर जाहिर तो होती गप्पा एर बेका ए इदारा ना कहाँ ये ची बुर्जे इदारा हस्ते आई आ इदारा ना कहाँ ये ची बुर्जे इदारा हस्ते तो होती गप्पा हट जाएगा पर जागे न जागे लाजम थी गप पेश करक भी अगर गप पेश करना भी मर्चा सोशल मीडिया हस्ते सोशल मीडिया तहा तो होती गप्पा बेका आओ कोजा गप होते वत मर्दम तई कर रखा है कि तई मा ए इशू बिता चिया बिता ची वास्ता बिता कोण मां लोटे कि अमी गप्पे वास्ता के ये प्रोग्राम में कनक जरूरी बिता कि मर्दमाना मां ए कानून बाबता अवेयरनेस भी दिए मर्दम बाजे डॉक्टर कहाँ वती ज़ाहिर बॉडी हवाले ची मर्दमारा हाल दे गप त्रान कना कि कुछ हम चीज़ में ऐसा शर है कुछ हम चीज़ शर नहीं कुछ कानून हवाले ची भी मां लोटे के मर्दमाना मां हमें अवेयरनेस भी दिए कि कुजाम कार शुमारा कनगी कुजाम कार शुमारा नकनगी रियासत शुमारा चे प्रोटेक्शन दात का चे प्रोटेक्शन दात ना का रियासत अगर नोकी कानून पास का आई इफेक्ट चे बित्ते बिल्कुल आणि बाजी कानून मगेंदे पास बे मर्दमाना खबर ने आना गलत रंगा जीरन थे मां आणि एक मिसाल दा ट्रांसजेंडर एक्ट आणि पास बित्ते का आइए सरा गप करन डूटी कई पोछता चाहिए मर्दमा से बिल्कुल गलत रंगी दाता के चाहिए जबकि आई पोछता जो कानून पास बिता आई पॉइंट्स हैं तो वाने चाहिए अंचो पेरेंट्स से वास्ता प्रोटेक्शन एक्टिव पास बिता मात पिता ना जो कश्य गया आई वास्ता एक एक्टिव पास बिता और ये ज़बरदस्त शर्री चीज़ है कि मात पिता के पीर में औलाद आए ना बेकशी मात पिता ने हक हुकूक चाहिए आई वो इस्लाम भी दी थी मुल्क के कानून हम दनते भले आइए नहीं बाकायदा कानून ही बनाए था ये चीज़ें अवेयरनेस मारा देगी देम तेरी जनरेशन आ ये क्या नहीं आयो के जनरेशन आ रहा ये चीज़ें नहीं खबर नहीं बिल्कुल ये हिच ना जा ये सिर्फ अमी जानते यानी मोबाइल कंप्यूटर अंचो को तगा मर्दम कि आ हिच ना जाना सिर्फ वती मतलब है चीज़ा जीरा देम तेरी आला हिच ना जाना बिल्कुल तो अमी चीज़ वास्ता मालूटी कम वो बाज अगर माँ माता ना या आईनी मस्तरे ना हमें अवेयरनेस दई तो आयो की होती नस्ला रही चीज़ रही हाँ बिल्कुल अगर मैं जैनब बेचारी के जो ऐसी प्रॉपर्टी हवाले अच्छी भी अंगा मोशा के जाल बोल बाज नज़रअंदाज कनक माँ आयना आईनी बाहर देख नबी थी हगम बेचारे के इस्लाम में तो कहीं चीज़ भी हस्ती मर्दम बाज इस्लाम फॉलो करना दीन दीन गम जना हो जाल बोला प्रॉपर्टी ए अबर बिल्कुल रास्त को मन अरवा दिया गप्पे का ना माँ कुछ है कि अमिचो मन वती नज़र तो का बेचारा है इस्लाम अमिचो के मॉडर्न है मज़हब का मॉडर्न नहीं हकीकत अमिचो के प्रोटेक्शन जने नरा इस्लाम अदाता दे कसा न दाता और कानून भी हमें को था नहीं तो बेचार के जनेन के रखी जोस्त बेका नहीं आई निकाया बेका इस्लाम वत गुशी कि मतलब भाई रजामंदी भी तो ज़बरदस्ती ना करने इस सोसाइटी का ना का ये अलग अबरी इस्लाम ये चीज़ें नगोश के तरह कोई मॉडर्न मज़हब है ना इस्लाम तो का जने ना राइट दाती की तो गई मर्द को निंदक न लूटे खुला बिजीर मना वो क्रिश्चियन मज़हब तो कहीं हस्ती क्रिश्चियन मज़हब तो तलाक खुला ही नहीं इसती आखिर मेरे जिंदगी में हमें मर्द में बिनंद हिंदू मज़हब तो कई चीज़ नहीं इसती गुड़ा मॉडर्न बित मैं मज़हब मतलब इक्का राइट दाते तरह के तो अगर निंदक ना लूटे तो बुरो तलाक खुला बिजीर शीलावा तो जोस्तवे का जरिन करा दूमी तिजारत हक एदाउजी के जालबुल ऐसे कारकोत नकना सजना जी मस्जिद पहला बिजनेसमैन वत बीबी खतीजा बिता बिल्कुल बिजनेस वो मैंने बिता ना तिजारत को गुड़ा मना बो कि इस्लाम मॉडर्न है मॉडर्न नहीं ये सोसाइटी है शेयर चुस्को तो इस्लाम वो जने नर सज्जे हक दात नहीं मर्दम नदियन ते नहीं तो मर्दम गुड़ा गलत ना अबरा भी इस्लाम है कना अबरा भी कानून है कना जने ने हक हम जना जबकि प्रॉपर्टी था तो बेचार के पिते जायदाता ची भी जने ने चौक के हक हस्ते मर्दे जायदाता ची भी जने हक हस्ते बिल्कुल और चौक के हस्ते बचे चौक के आइए भी हक हस्ते के माता रबे माते हक हस्ते आई तो का लीगल एयर तो का पहला लीगल एयर आई माते अगर कोई अंची चीज़ें भी डिस्ट्रीब्यूट करन थी प्रॉपर्टी या तो आई दो सरिया पैसा मात पेत और आई जन चौक बया ग्वार बरातंगा ना अभी भले मात पेत लाजम आई नहीं कि सिर्फ जन चौक का ना मिली और अगर पिते जायदाती तो बचकारा जनकारा दुई ना दायक भी अगर मर्दे जायदाती तो जनारा भी दायक भी तो जनी ना और सही जागे ची हिस्सा मिले बिल्कुल इस्लाम वो द्रो जागे ची दात ना नहीं सोसाइटी आई हक्कारा जन थी और सोसाइटी होती जवाब दे हुआ थी अमी अवेयरनेस तो देगी कि भाई अक्की हक्का शुमा अन्नी अगर वारे था नदी था के जाल बोले इसी हक के नबी थे बड़े गलत थे भाईदे के दीन चलो शुमा कानून नकने बोले दीना वो बेकने फॉलो जब कानून आई रहा देगा हक्का अगर शुमा इधर न देती आजाहिर रहो तो कानून कोट रहो अमी चीज़ें माए ना हाल दई के भाई तई हक का गदा दायक नबी तई वस्ता राह पचा तो बुरो अदालत होती हक्का बिजी मर्दे जायदाता ची तरह दायक नबी तो बुरो उधर क्लेम बेका
तरह मात पे जायदाद अच्छी अगर नदात गे तो उधर क्लेम खुद कने अगर चुक्के जायदाद जन चुक्का सिर्फ जरूरत और मातरा जोस्त न कन्या आई भी हक तो प्रॉपर्टी तहा जनी ने शेयर अर्जा गया ये रही मर्दे जायदाद अच्छी आई रस्ते 1/8 दैक भी और अगर पिते जायदाद है तो आई तो कच्चे अस्ते हाफ अस्ते बचका बीते तो आई अस्ते जैसे यक बच के 2 जनक बराबर बीते मतलब नेम दैक भी शी वजह ऐसी कि मर्दम गोशा के द इस्लाम बचका रगेश्तर दाता तो बचका रगेश्तर न दाता जनी नर सही जा गया हिस्सा मिल गई मर्दी नर यक्की से पिते जायदाद ची मिल गई और मतलब इधर इस्लाम पदा भी जनी नर ज़्यादा था इस्लाम तो हर जगह प्रोटेक्ट को और कानून भी हमें चीज़ें घोषित थी नहीं मर्दम के नजान होती प्रॉपर्टी हवाले अच्छे बड़ा इशू है सक्सेशन लॉ में एक मौजूद है इनहेरिटेंस लॉ में एक मौजूद है कि तो बरोती हक्का बिजी रहूदा पदा से हस्बैंड सिर्फ मेंटेनेंस है तो क्लेम खुद कने पदा हक में क्लेम खुद कने पदा वती शेयर क्लेम खुद कने कि भाई मैंने ये शेयर बनी थी जब तक क्या निकाह तहाई अगर निकाह तहा नहीं गुड़ा ये शेयर ना बनी बिल्कुल जाहिर है कि डिवोर्स भी मेरे गा चिरन बनी थी भले अगर तलाक भी अलहदगी भी गुड़ा ये हिस्सा ना बनी तो ये चीज़ें जानकारी दायक वास्ता में गुश्ता अंची मरागशी बीबी के मर्दमाना हमें चीज़ें नॉलेज भी बिल्कुल कि हर कस वती हक को हुकूक हम बेजानते अनि कसानी कसान चीज़ें दफ़ा 144 लगी 144 लगी मर्दमाना खबर नहीं चाहिए हालांकि अस्ते मामूली चीज़ें भले मर्दमाना खबर नहीं नश्तगा लोग आए ना खबर नहीं मारा खबर न बीता और शी कानून अच्छे ताखीर मतलब कानून अच्छे ये चीज़ तो कुछ नहीं मना खबर न बीता मैं यक ये कत्ल को मना खबर ही नहीं गोना गलत थे भाई चूँ तरह खबर नहीं तरह ये अवेयरनेस नहीं कि तो कसी मर्दों में जाता के और तो मना खबर नहीं कि ये ऐसे जुर्म तो बाजी अंची जुर्मा जो हमारा खबर नहीं बिल्कुल ये बाज रास्ते गप्पे हो मगोशा के बाजी हंचे जुर्म हसा के मवती 10 से वत आया कनेरी के मोती चौका जीरे कि स्कूल अरे एक मदरसे अरे एक ट्यूशन अरे मगोशी शिया बेजा शिया हरची कने बेका शिया कली वाने सजना चे गेश तेरे जुल्म हमेशा के मैं चौकानी सराहिया कनीनी और ये भी कानूनत का काउंट भाई बोले चारों का अनुवाद में एक वन ब्रेक की सूरी ब्रेक अब मरागशा बढ़चा करें मोहम्मद हुसैन अनखा 26 सितंबर 1900 हफ्ता बलूचिस्तान दमक मच बौलाना वदी बुतै ये कमाशे नाम मीर मोहम्मद अब्दुल्ला बुतै मोहम्मद हुसैन अनखा शायर और नविश्ताखारी बुतै ये शायरी राजी जोश जज्बगा चसर चक्कार बुतै ये वती सियासी और लफ्ज़ां की जिम 1900 सियो चारा बिंदाक बुतै ये नवीस्तगी किताबानी तहा तवार गुलिस्तान साहबी रियल हो तारीख़ बलोच बलूचिस्तान फ़रोक़ पुल हवारन मोहम्मद हुसैन अनखा 1900 अफ्तादो हफ्ता कैंसर नाबराई सबबा बीरान बुते वशत के मनी वशी गोले चारों के क्रंदी पदश मरा वशत का नहीं शुरू होती दूसरा के मरागश वशी सोबा गोले चारों का मर्ची शमे होस्ट निश्ता गोया गोशा के मैं अपकमिंग होस्ट ये गुमा जो शुमारा कानून हवाले चे सरपरी दंती अनु ब्रेक अच्छे सारी जाल बुलानी प्रॉपर्टी जायदाद तो कब बाहरे हवाले चे गपुत्रान कन गए थी भले नू हगम बेचारे के सोशल मीडिया या बाजी शरी ट्रेंड्स भी चलते बाजी गोशंती के रदी चीज़ भी चलती नहीं मैं सरें कि माँ चे चारे हो चे न चारे चीज़ वो द्रो में दी मकान रील्स में द्रो में दी मकाया निम को जामिए चारे को जामिए दीर करी हमें दस्ते नु आगे तो का हंचे ट्रेंड भी हंसती कि जाल बुलाना गोशक बुहा गई कि वती निका नामिया वाने ता हो गोश बिदारे था कि आगे तो का चीज़ लेके था निका चाहिए और मुगोशा के बाजी हंचे जनिक हंसना कि हाँ ना खबर ही नहीं कि मनी निका नाम है तो का मनी हक महर चाहिए माँ बेचा अगर मैं गोशा के एकदम जहेज़ वाला गप्पा भी आ रहा
के बचे की तरह हर चीज दा आ हक मेहरी आ निका नामेत को निविष्टा भी भले जब जनिक के नियम गाचे जहे सूरग भी आ निका नामेत को परचे निविष्टा नबी पमिश का गोशंते के वती निका नामा जो एक तो कमिटमेंट साइन करने गए आया शरीर सरवान और इसी बाबत सरपति बुजुर्ग की इच्छी शरीर पमिश का गोशंते के जैसे नलूटी परचे के आइए तो निविष्टा को ती नगने के मैं चीज दाता अगर तो दीमा अगर तेरे को लाजी रगी है तो उसमें ये चीज जोड़ता कुछ प्रूफ लिखे था न लिखे था तो ही हवाले से चीज गोशक लूटे चने का नाम है तहा वह सही चीज सदने ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो मलोटी के वायदे के आया बेचारा बिल्कुल एक जने के नाम जने के पिता अच्छा यक देगे कंप्लेन में जने के बारवा वो सज्जी डिटेल लिख के था इस तरह भी ऑब्जेक्शन यानी चेस्ट बिता जने कंवारी मतलब के सिर को तगीने नहीं जने कास्ते हमें चिन मर्दी मुर्ता बेवाई या विडो या इसी अलावा लिखे थे तलाकी याफ्ता मुतल्लिकाई ए वो लिखे था मर्दे बारो इचना लिखे था आइए दूमी सिर सेमी सिर इचने के सिर को तगेने नए जने मुर्ता या तलाक दातगे चीजें इचने आई सिर्फ डिटेल अस्ता हर चने का नाम है चेस्ट पे काई तो टोटल हमेशा बिल्कुल पहला बारिश ये गलत है तरीका अगर तो लिख गए तो दोइना बार प्रॉपर पूरा चीज़ा मिले और अदरवाइज अगर दोइना नहीं गए मलिक नहीं ये चीज़ लिख के तक दूमी अबरिशी के नाम बैग लूटी वालिदे नाम पिते नाम बैग लूटी और आइए चिरन दस्ते आई पूरा एड्रेस बैग लूटी पदास्ते मर्दे ने सजी चीज़ में बैग लूटा पता गवाए नहीं जो जने नेम गए गवाया जो मर्दे नेम गए गवाया आए नहीं नाम बैग लूटी नहीं मैं कह रहा ये भी सरप्रदी नहीं कि गवा चिक्का बैग लूटा गवा दो मर्देन गवा बैग लूटा दो मर्देन गवा बिल्कुल चाहे तो अर्ज के स्कूल्स ऑफ थॉट्स या चाह रहे तो आयन अशियर बिल्कुल क्लियर डिफाइंड होता है कि निकाह वास्ता कम से कम दो गवाह ज़रूरत थी चार इरका ने वेल एंड गुड बट दो ज़रूरी हैं मर्द गवाह बिल्कुल जनीन ना इन केस अगर आ अवेलेबल नहीं भले गोड़ो यक मर्दी ने दो जनीन बिल्कुल जनीन गवाह हाफे हां नेमी अगर इन्ना तवशे इन्ना बल्कि मर्दिन बिल्कुल नहीं तो चार माँ जनीन जीना तो ये एक्सेप्टेबल नया चार जनीन तो जरूरत ना कने एक बात सूरत अंची के अवेलेबल नेस्ते कोई भी मर्द गवाह और यक मर्दे ने दो जनीन वो कुत कने अदरवाइज कुत ना कने बाजी तो माँ बेचारे के इमाम इसी तरह भी इत्तेफाक ना करनते आवश्यक मर्द ही गवाह बैग लूटा निकाल चाहे चुके तलाक के गन चुप इसी दूमी अबर इसी की इश्तुआ से ना जो मेन पॉइंट चीज़ें जो महारास्ते आ हकमहर चारक लूटी बिल्कुल कि हकमहर को जा लिखता अच्छा कॉलम नहीं तो का लिखता हकमहर मुअज्जल है मुवज्जल है गैर मुअज्जल है खबर ही नहीं का सारा कर्जा लिखा लेकिन लफ्जा नहीं अदायगी जा निका नाम है चेस्का ने तो उदा में लिखता भी कितना महर की रकम मुअज्जल है कितना मुवज्जल है कितना गैर मुअज्जल है इंदुल तलब है लफ्ज में शार्च निका नाम है चेस्का ने लफ्ज में शाह चिया अल्फाज ही हमेशा तई कि हकमहर या तो मुअज्जल भी या मुवज्जल भी या गैर मुअज्जल भी या गैर मुअज्जल भी हमेशा नहीं ऐसा नई चीज़ खबर नहीं कि लिखी गई चाहिए कम से कम तरह गुड़ा खबर भी तरह और दूमी अबर हक मेर जीरगे हिस्सा अस्ते हक अस्ते जनी ने जिंदगी बिल्कुल माँ मातारा दाता जन के माँ पितारा दाता जन के बिरातारा दाता ये नहीं इस्लाम गुशी कानून गुशी के जने के दस्ता तो दाता हक मेर जने का जुरता तिक रहे हक मेर गुड़ा जनक पाबंदी के रिटर्न भी करती बिल्कुल नी निका नाम है तो लिख गा लिखन थी लेकिन बांधरू चाहिए चीज़ चूँ तो एक्सप्लेन करने के हकमर मिल लेते या ना मिल लेते आज जनक बेजा ना कि भाई तू का लिख के था कि मनारा दात ओला सोर मिल लेता और को जा आज सो लिख के गया हद तक आई होती इज्जत एर को दीवान तो का गप को थे भले रंदा उड़ा कुछ पेसरा बेगिन दीते क्या हो भाई मनी दस्ता ही चीज़ दात गनती हक मेहर अंची चीज़ें निका तो का निका नाम है तो हर चीज़ें बेलेक आ एक्सेप्ट नहीं सिवाय हक मेहर है बिल्कुल तो अगर बांदर उच क्लेम करें तो हक मेहरे का नहीं चिया के ये थी वैलिड चीज़ें लाजमी निका प्रपोजर तो कभी कि तो एक जोस्त बेका एक्सेप्ट जनीन एक्सेप्ट बेका कबूल बेका हिजाब बेका कबूल बेका और सही में से कंसिडरेशन बेका ये हक मेहरा बेदे बिल्कुल ये ज़रूरी चीज़ा हाँ कर्ज कने रंदा दे लाते हिस्सा कर्ज कने ये सही है लेकिन दस्ता आई जिंदगा बेदे अजनीन वत माफ करती अलग आई होती है तो आई में जबरदस्ती कभी रजामंदी बैग ठीक है आवत होती हक मेरा तरह माफ बेका भले अगर ना करती तो तरह अदा कनगी यार सूरत अदा कनगी बिल्कुल और हक मेरे सख्त सजा आई कि तो अगर जने आदमी हक्का जने निकाय टेमा या निकाय चिरंद भी जब डिमांड करती इंदुल तलबे मतलब हमारे माँ होती डिमांड आका हमारे माँ भी दिए बिल्कुल इसी तरह मिश्का में लूटता कि माँ जो थी मरागशा कार तो ऐसा ये पूरा निकाया पूरा माँ ओवरऑल डिस्कस करने कि मर्दमाना खबर बैग लूटी बार हुआ
और निकाह नामा तो बाज़ ही चीज़ें लिखा है ना, खर्चा 5,000 रुपये देगा ना चाकी की सूरत में, ये भी कॉलम लिख के था भी कि आओ ये कॉलम लिख के था ही तो का एक घर नाम पे कर दिया, एक ये नाम पे जो निकाह नामा है तो का सिवाय हक मेरे देखिए कोई भी चीज़ें आए ना तो एक्सेप्ट ना करने। तो अगर लोग ये दाता एज ए चे सूरत दाता अगर तो गिफ्ट को था तो गिफ्ट मेंशन मकायदा बिल्कुल गिफ्ट तो डायरेक्ट दात करे भाई गिफ्ट इतना दाता चे गिफ्ट रिटर्न न भी ना पता लोग हक मेहरत का दाता हाँ मेंशन तो मेंशन बेका कि भाई मैं बाग दाता मैं लोग दाता जैसे कि पहला खुला बिता हजरत ज़ैनब हजरत जैद बिन हारिस गुमा गुड़ा आई तो बाग ही दात के बिते के हक में गुड़ा बाग आई रिटर्न को था तो हक मेहर वाला चीज रिटर्न भी गिफ्ट न भी नहीं तो अगर यकी जनीन ये कार्य एक मुंदरी के सोरे की गिफ्ट दे तो अक्षय हक मेहर और तो ये हक मेहर बोको भी देना कि भाई ये गिफ्ट नहीं हक मेहर गिफ्ट रिटर्न न भी बिल्कुल अगर तरह ये कोई लोग है कोई जमीन नहीं कोई जायदाद है कोई भी चीज़ें तरह से ये हैज़ अ गिफ्ट देगी कोई गिफ्ट आई तो वो मेंशन करना न भी हक में का नाम है तो का गिफ्ट है वो मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं बाकी तो चेन निस्बत चाहिए रहा देगा ये चीज़ा अमिश का ये वैलिड नहीं है बिल्कुल ये खबर नहीं मर्दमाना और वहाँ क्लेम का ना कि बेचा निका नाम है तो ये कॉलम तो वो लिख के दी कि बाग तईगी बिचेर छीना ची तईगी कोई गिफ्ट दाती है कोई हक मेरा दाती दो ही ना दाती और तो दाती की तरह और एक्सेप्ट न करते ना हमेशा का कानून न दनते मर्दम गोशा के मारा छिया न दाती भाई जब आ चीज़ क्लियर नहीं वैलिड नहीं तरह चू कानून दनते बिल्कुल जब अगर गिफ्ट को की तरह डॉक्यूमेंटेशन अमाटी में गिफ्ट का तरह दनते अगर हक मेहर को हक मेहर तो नामा ट्रांसफर कर देती नामा कर दे भाई ये हक मेहर मत दाता दो चीज़ भाई नहीं मर्दमा ना ये चीज़ खबर बाकी निका नामा है तो का वानक ज़रूरी है ये चीज़ें नहीं खबर बैग ज़रूरी है कि मनी हक मेहर चेक करे और मना अस्ते चेक का परसेंट अन्नी मिलता चेक का परसेंट अस्ते मनी हक के बांधल उठत करना होती हक मेहरा चिया के बच्चे बांधल अगर खुलाए राइट जने ने कर रहे आई माते पिते के रहा नहीं बिल्कुल कि बांधल मात पेत बुरुआ कोटे तो का कि मन चौकरा खुला बेदे तो खुलाए राइट जने ने वती कर रही अगर आओ कोट तो का गुशी के भी मना खुला लूटी तो कोट दंते मात आई या पेतरा गुशी के मन चौकरा खुला बेदे और कोट कदी भी न दंती हाँ जी मगोशा के ज़ैनब अगर मैं सोशल मीडिया चारे गुड़ा उगता भी पे में बाजी केस हतका कि माँ जो अस्ती वती लोग वाजा गुमा खुश हाँ या ये लोग वाजा उसी की माँ होती लोग गुमा खुश हाँ भले में फैमिली है जो अंडरस्टैंडिंग नबेगी पमिश का जो अस्ती माँ कुला या डाइवोर्स लूटा गई ना नु ई पे में कैसे शुमार शुमे करे कहते शुमे छू हैंडल करने था अच्छा पहला तो ए पे में ना हर केस में मैं कह केस कहते हस्बैंड वाइफ कहते तो सजना जी पेसरा में कोशिश हमें करने के दोनों ने ऐसी रिकन्सिलेशन भी दो ऐसी राजी बीबियाँ चिया कि अल्लाह ताला कुरान तो का ये कुछ था कि तलाक आई सन्ना ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ें हलाल चीज़ें तो नापसंदीदा चीज़ें थे बोला खुला भी एक किस्म तलाक है ना अलहदगी वो बह गई ना और दूमी अबर मैं कोशिश हमें वास्ता ना करने के मर्द जाल यक भी मैं कोशिश हमें करने के जो चौका इफेक्टेड बहन थे गिश्तर चाहिए कि चौके वास्ता मात पे दो ज़रूरी बयां अगर मात पे अलहदा बयां तलाक या खुला जीरा मात रहो देखे सीरे का पेत रहो देखे सीरे का चौका नहीं चाहिए भी जिंदगी बिल्कुल तो माँ वती पहला कोशिश और मैं कोर्टे जज भी पहला कोशिश हमें करना कि दोनों तो का हस्ते सेपरेशन मबी बायदे के दो यक बीबियाँ बिनंदा कोई भी शन इश्यूज रेज बहन थे आए ना कोशिश करना कि सॉल्व बेकरन थे ख़त्म बेकरन थे भले ये जो मात पिता निगा बेचार इस्लाम चाहिए कि जनी न चे चीज़ बेदे यक मर दिया चे आई नान नफका बेदे वरक बेदे ला बेदे गोद ये ना उसी क्या मुर्ग मुसलम और बिरयानी बेदे ये वो नगुश्ती गिना दो वक्त नगन भी दिए इधर आ नगना भी देखे बड़ा जीरन थे कोड़ा याला गप्पे दो वक्त नगन भी दी आओ ना आओ बिल्कुल रास्ते गप्पे नगन देखो सब नहीं अन्नी महंगाई भी था ये गप्पू हालेगी मैकडॉनल्ड्स आओ ये नगोश्ती के आओ सी दो वक्त नगन भी दी माँ गोशा इस्लाम में डोली मजहब ने दुनिया तहा और मैं सज्जे जो जनीना प्रोटेक्शन अमिच्चो दायक भी था इस्लाम में तहत दायक भी था कानूना नहीं तो का बिल्कुल आओ तो ये पूरा फैमिली लॉ है चेस्का से जनीन अंचु प्रोटेक्ट होता कि मर्दिन बजे कोटा जब का है मेरी हालत खराब को अंचु प्रोटेक्शन दाता और टोटल इस्लाम सराई लेकिन जनीन के वत हक्का नाजा को माँ रचे बुक्शी जनीन ये हक्के जाने के वजह से ही मरागशा करे तो हक्का बेजा मानवशी गलत बेका नाजायज बेका उचे नाजायज तरह ना कुछ ये के तो बेका नी अगर तरह खबर है कि अन्नी गप में बीत के खुलाए हवाले अच्छी मैं गप करने गए थे कि नी खुला अगर तो जीरे में पहला में कोशिश करनी कि दुई यक बीबियाँ इस्लाम उसी दो वक्त नगन बेदे आई गोद पोच बेदे मतलब गोद पोच जाहिर तरह ज़रूरी एक जनी व्यवस्था सही में आई लोग बेदे रिहाइश बेदे नी रिहाइश तो का अगर तो गुंजाइश हस्ती तो आई अलग लोग ही बेदे बिल्कुल
ये नहीं कि उसी जनीन डिमांड करके भाई तय अगर गुंजाइश हस्ते तो ये अलग लोग ही बेदे ये हक के तो ये हक का चाहिए ना देगा ये तो चीज जनीन हमें वास्ता आड़ता कि ब्याह थी मनी मात पिता नी खिदमता बेका या नौकरानी बीबी थी वो हक नहीं थी ना ये वो इज्जत ना लेके था ना कानून गुशी ना शरीयत गुशी ना इस्लाम गुशी अगर इस्लाम गुशी को मजा गया पेशदार कोजम जागे इस्लाम गोश्ता कभी जनीन कहे थी मात पिता री हिजमत करना को ये बात गलत थी चीजें हो मर्दों में हवाले से एक सरपदी ने इसती अमी सरपदी दा एक लूटी मारा बिल्कुल वत रवा डन्ने मुल्का कार करना को वास्ता जनी आदम दा यलदा थी मनी मात पिता संभाल भी चिया बे संभाली थी जने ना सीर दाता तई वास्ता तई को जिंदगी बगवाजी नहीं आई हक के सिर्फ होती मर्दे हिजमत करना आ जनी ने सराय के आज वस्ते कहा या ना कहा शर्री है क्या अगर कंते तो ये आई शर्री है बिल्कुल क्या है ना मात पेतवती गुशी और आई कमो हिजमता कहा वो ये शर्री गप्पे के बाद रंदा मर्द मगा अच्छी चीजें कहा और ये कोई हराबे गप्पे नहीं भले ताओ आई जबरदस्ती गप्पो से मजबूर मका क्या ये कार नको तो नहीं लोग वाला हमें वास्ता बाजी चीज कहा है जाहिर जिन्हें के वती रजाबंदी भी या बच के रजामंदी भी या वत मोतन सीर भी नहीं लोग वाला लोटा के आई बच कर एक्सेप्ट न करना बच के लोग वाले जिन्हें कर एक्सेप्ट न करना जबकि शुमा निकाह को शुमा बायदे के अलग लोग या जिन्हें कर दे ताकि ये इश्यूज हस्ते खत्म भी बिया जब तक बिल्कुल चाहे ये भी हल हस्ते जिन्हें वती मात पिता सरपत पे नाकुन चे गोश्ता जदा न भी मात पिता मिच्चो नाराज भी बोले औलाद आचे कभी भी दस्तबरदार न बिया यक हद्दी का यक जागा ही कहते आखिर आस्ते शना एक्सेप्ट करनते बिल्कुल भले शोमा गोशे ना पहला ही रोचा मबरू जंग जबल तो का अलहदगी बेकने आए ना खुश बेकने को एक गलत तरीका लाते वक्त शुमा अलग लोग ही बिजीरे बिनंदे आवती मात पिता ना अस्ते बरो गप त्रान बेका आए ना ब्यारी ए वती मात पिता ना गप त्रान बेका ब्यारी मानो शो मात पिता भी अलविदा होती का मात पिता ना गप त्रान बेका राजी बेका बिल्कुल कि आए रिश्ते ता राजी बिबिया अगर मात पित गोशा के बयुती जना यलदे गोड़ा जनरा अलग लोग बेका यक दस्ते मात पिता बेदार यक दस्ते जना बेदार मर्दिन वास्ता वो हमें हक के ना मर्दिन वास्ता ये नहीं कि होती माता यल बेदा जन केरा बुरो जना यल बेदा मात केरा बुरो आउशी दो ही ना बेदार ताओ अगर 10,000 कमान गए इश्यर हम बेदे आयर हम बेदे ताओ अगर इशिये लोग संभाल गए तो आई लोग हम संभाल दो ही थी जिम्मेदारियाँ और दो ही ना बेचार ये नहीं कि आई गप्पा भी इशिया यल बेदे इशी गप्पा भी आई यल जो जनीन वास्ता अक्सर गोशक भी के जनीन हस्ती मर्दे पसलिया ची पैदा भी था आस्ते टेढ़ी आई वास्ता भी मिसाल है सही माकनी आगे प्रूशी ए बाकायदा हदीस है कि औरत मर्द की पसली से बनाई गई है वो टेढ़ी है उसको सीधा करने की कोशिश मत करना टूट जाएगी इधर मतलब हस्ते तलाक भी इधर ये नहीं कि तो ये जने कोशे मेरी इधर पुरुष के बाज मर्दम हमसे मतलब हमें डॉल वीरी कि बल्कि मेरी हम मेरी ना गोले टूट जाएगी मतलब रिश्ता पुरुषी बिल्कुल आखिर हमें अलबी ताओ आर्च पे में या हमी पैमा देमा बेबर और अक्सर माँ यह बर दिता कि जनेन कदी भी खुला अंचो नजीरी न रोती आई लोग वाले भी एक्सेप्ट कहाँ आई नहीं इज्मत हम कहाँ आई नहीं दुरुस्ती चीज़ कहाँ आई रे लूटी मर्दा चे सही चीज़ चाहे आई रे शर्रे वरग हम मदा आई रे मजनी महल डोली लोग हम मदा भले आई रे इज्जत बेदा आई रस्ते मोहब्बत सरा एर बेका हमारे हक के आओ और आइए गुमास्ते आइए इज्जत बेका इज्जत बेचा मेन चीज मर्दम लूटी पा मना इज्जत को जा मिल बिल्कुल मनी रिस्पेक्ट को जाए तो गंदे जनीन आ रहा आगावती माते ग्वारे मर्दमन दिमा बेइज्जत को गलती हर इंसानी को भी माना उसी के मर्देन गलती न करना या जनीन सिर्फ गलती का गलती द्रो का नंते गलती वास्ता बाकायदा इस्लाम उसी कानून जी भी गलती अगर कसी को तो खामोशी सरा ये सब सरपत बेका बिल्कुल मर्ची तो इकार को था देमतरा इकार मका खामोशी वो हस्ती ना देमतरा इकार ना का आचारी के वाकई में मर्दा में इज्जत एर को मनी पर्दा एर को मनास्ते सरपत हमको थी और जने ने भी हमें बायदे के होती मर्दे गप्पा गोश्त बेदारी बिल्कुल ये नहीं कि आई हम जवाबी बेका आई गप्पा सरा होती गप्पा एर बेका अगर आई गप शत तेरे यात्रा सरपत करेंगे तो आई गप्पा सरपत हम बेदे ए डौलती लोग चली कदी भी खुलाए नौबत ने भले गेंदे हमूदा एक डिग्री इज्जत खलास बीत हमूदा की एक डिग्री सरा एतबार रिस्पेक्ट खलास बीत कि तो आई सरा ट्रस्ट ना आता इसरा ट्रस्ट ना का गुड़ा रिश्ता खत्म भी आ कदी भी देमतरा न रोती बिल्कुल अक्सर और बेशतर मामे दिता इस्तो का कि कदी भी जने न्याय उदय ये नगुशी के मनरा नगन न दे गई नगन वो आई होती माते लोग रसगा भी तक सीरचिया दाते बिल्कुल गोद पोस्ट आई मात पिता ये न दाता भी था लोग आई मात पिता ये न दाता भी था अब बेसिक चीज लूटी मर्द के रखा है मोहब्बत अट्रैक्शन लव आ चीज़ा लूटी थे कि मन रिस्पेक्ट इज्जत हमा बड़ा बेदन थी हमा क्या ये नरसी गोड़ा आस्ते आखिरी आई स्टेप हमें भी क्या अलहदगी इख्तियार भी बिल्कुल मगोशा की एक देखे चीज़ें जो ये माँ ऑब्जर्व को था कि अनु निकाह अंचोशा ग्रान को था सीर अंचोशा ग्रान को था कि मर्दम रदिकारी नीम करोगे शरी ये तो इसे छेवट सरपत पे
अच्छा निकाह इस्लाम होना को था ना बिल्कुल माँ को था हाँ माँ मिशिया गोशियाँ माँ चिया को था गुड़ा वजह इसी कि अन्नी तलाक और खुलाए रेशो सक ज्यादा ही बिल्कुल अगर तो अन्नी हक मेरा ईर कने 5,000 10,000 गुड़े एक मर्दे ने कार्य जनारा गुशी इक्का खर्च करने छते 5,000 रुपये दया नहीं हक मेरा दया नहीं तलाक दया नहीं मर्दों मम्मी सोचा कि गुड़ा हक मेहरा अगर गेश्तर कने गुड़ा मर्दिन बल्कि बाउंड भी शेर तलाक दात ना का ये टॉर्चर का गुड़ा पे टॉर्चर करते पता खुला आओ ये कॉन्सेप्ट भी गलत है बिल्कुल कि अगर तो ई डॉलर सोचे यक के मर्दे आइए जहनी तौर पे होती अमी चीज़ तैयार को था कि भाई मनी अगर शिव बनी है ना बनी तो मैं यल दें तलाक दें या जने ना ये चीज़ को था कि आओ भाई मानी सीर करना पता से खुला जीरा लहदगी करना गुड़ा जहनी तौर पे जब पहला जो तैयार है अच्छा मजे जी बर्दाश्त नहीं मर्दमन बिल्कुल ये जो बेसिकली तलाक और खुला बैगिश तो बर्दाश्त नहीं इससे और फैमिली मैटर जब कोटा कहाँ है यकीन करें छुक्का नहीं मर्दिन जाल है यकीन करें आयना चारक सक मुश्किल भी मोक्ष एक का क्रिमिनल केस एक का जो ये मुलजिम का आयन थी कोर्ट तो का ईशाना चारक तरह दर्दनाक न लगी भले हमें जो फैमिली मैटर ना तो कहते कोटा गिंदे ना तई अंचु दिखे वड़ तो भाई कि सोसाइटी कुजा रहो गई माँ उतरा इस्लामिक सोसाइटी गोशी माँ उतरा मुसलमान गोशी माँ एक कुजाम निमगा रहो गई और ये गप्पे बुक्शा बलोचन तो गई रेशोबाज कम में बिल्कुल ये आयन तो को माशाल्लाह आयन तो को मदिता के सरपदी कमुबा सरपदी हा या ने भले रेशोबाज कम में ए माँ गेंदा के कोट तो का ए नौबत ने हालांकि दो सीर सैसे सीर कनन थे मर्दिन माँ नौशा के न कनन थे भले रेशोबाज कम में के जनिन तो का सब्र बर्दाश्त हस्ते और अगर माँ बुक्शा के मर्दिन बल्कि आयनी हक को हुकूक पूरा कर गया बिल्कुल ए माँ हकीकतन गप कर गया कि माँ अगर 20 केस देखे जागा लेना बार नस्बत यक केस ही कहती बल्कि और वो रियलिटी भी थी रियल भी कि रियल केस से भी गोड़ा मशतगम तगा केस तो का और अतकगा भी ये नहीं कि नयत कगा अतकगा तो मुझे भले रेशोबाज कम में तलाक और खुला है आई वजह हमेशा नहीं माँ में गोशा कि हो सकता है अवेयरनेस से और शर्र अवेयरनेस से और माँ में मर्द आदमा नाम गोशा के शन तो अच्छा मैं देखिए एक चीज़ भी दीता मैं सोसाइटी तो का खासकर बलोच तो का कि डोमेस्टिक वायलेंस भी बास कम में जनिन सरा कभी भी 10 चेस करने का ही नहीं कि जनोकाई भी या चुशी कोई कंप्लेन भी आए थे हालांकि सीर का ना सोसाइटी मैं सोसाइटी को ज़्यादा बलूचन तो मतलब सीर का ना भले इसी बावजूद हम हक को हुकूक बराबर कर गया कोशिश हमशिन के दोस्तानी हक का में दिया ये नहीं कि यक्की जने नहीं तो दूमी को मसीद तो पहले हक को हुकूक न दे गया ये डॉल नहीं बोला माँ में सरपदी बया कि अगर ये अवेयरनेस हस्ते कम होंगे गेश्तर भी बोला अंगा आइन वैसे 76 भी आज जनीना नहीं वास्ता भी आ मर्दीना नहीं वास्ता भी माँ नौशी के मर्दीना द्रो हक से जनीना दातगा और मर्दीना न दातगन थे आ नी सोसाइटी शना इडोल जीरी की जनीन कमजोरी हमेशा इस्लाम सज्जे हक जनीना रदातगा भले जनीन बर्दाश्त था तो बेचारों को चेक करें थी बिल्कुल मोगोशा के जनी ने बर्दाश्त बेचारे के बाद ही होश माजूना के बाद इमोशनल बीतते के में मरागा से चारा गया ना कम होती जैना फ्रेश ब्रेक ने मरोगे गोंडवी ब्रेक किया ब्रेक में मरागा से बच्चा करें मीर गुलखान नसीर 14 मई 1914 नोशकिया वदी बुतक आइए सियादी च मेंगल टका